अब एडवांस एक्सेल को थोड़ा और एडवांस करते हैं, हम सीखेंगे पावर बीआई। तो इसके लिए मेरे को केवल आप अपने 3 घंटे दे दीजिए ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि कैसे आप 5 घंटे का कोर्स 500 में खरीद सकते हैं। और आज लिमिटेड ऑफर है तो 99 में मिल जाएगा। भाई बंद करो ये फेक क्लास बंद करो, अपना रियल शुरू करते हैं। पावर बीआई द किंग ऑफ डैशबोर्ड, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग इस वीडियो के अंदर डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। लेकिन डैशबोर्ड ऐसे ही नहीं बनता है, पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे वो कंप्लीट प्रोसेस। डैशबोर्ड बनता है डेटा से, तो पहला प्रोसेस आता है आपका डेटा लोडिंग। उसके बाद हमें करना पड़ता है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि पावर क्वेरी के अंदर होता है, पावर एडिटर के अंदर होता है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके पास आता है ढेर सारा क्लीन डेटा, तो उस पर हमें करनी पड़ती है डेटा मॉडलिंग, मतलब क्या, रिलेशनशिप। उसके बाद हमें बनाने पड़ते हैं डैक्स फॉर्मूलाज, और उन डेटा पे लगाने के बाद फिर हमारा डैशबोर्ड तैयार हो जाता है। बेसिकली विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। अब डैशबोर्ड तो तैयार हो गया है, लेकिन आप जानते हैं कि ये वीडियो किन किन के लिए यूजफुल है। तो जो भी लोग डेटा एनालिटिक्स करना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, या किसी भी तरीके का एनालिस्ट बनना चाहते हो, फाइनेंस हो, एचआर हो, इन्वेंट्री हो, कुछ भी हो, हर एक चीज में लगता है डैशबोर्ड। इवन आपकी जॉब या फिर आपके बिजनेस को एनालाइज करने के लिए भी लगता है डैशबोर्ड। तो उसके लिए आपको सीखना क्या होगा, पावर बीआई। तो हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर थ्योरी प्लस में प्रैक्टिकल। अब थ्योरी की बात आई है तो बहुत सारी पीडीएफ एंड एक्सेल शीट्स की बात आई है, तो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारी ऐप पे फ्री कंटेंट के अंदर। अब ये मिलेगा कैसे हमने जाना है, कैसे सारा करना है, वीडियो के एंड में पूरा एक्सप्लेन किया गया। ओके, एंड द अदर थिंग, अगर आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर टॉपिक सीखना तो टाइम स्टैम्प्स हैं, वो भी सारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ में अब आपसे एक थोड़ी सी गुजारिश है, थोड़ा सा काम बढ़वा रही हूँ मैं आपका, कि आपने जाकर फीडबैक जरूर देना है, जिससे हमें पता लगे कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हम अच्छा डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जल्दी से जाइए, फीडबैक जरूर दीजिए। एंड हाँ, वन मोर थिंग, ये 99 वाला ट्रैप नहीं है, सच्ची वाला 0 to हीरो वाला कोर्स है। जल्दी से जाइए। पावर बीआई की बात है, 0 to हीरो वाली बात है, 0 to हीरो की बात हो रही थी ना, तो ऐसी सीरीज को बिल्कुल शुरुआत करनी चाहिए। नहीं तो सबसे पहले हमें, आपको स्क्रीन पे दिख सकता है, ये होने वाला है आपका पावर बीआई। तो ये किस तरीके से क्या सारी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से वर्किंग होती है, जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले पूरा मैकेनिज्म जानना ज़रूरी है। तो थ्योरी पोर्शन आपको हो सकता है ज़्यादा लगे, लेकिन जब मैंने आपसे वादा किया है 0 to हीरो का, मतलब आपसे कहा है कि हम 0 to हीरो पढ़ाएंगे, तो ऐसे केस में आपका जो पूरा मैकेनिज्म समझना है वो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलें अब पूरा मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म की बात आने से पहले, मैं कोई चीज़ काम क्यों करती है, सबसे पहले ये तो जान लो कि काम क्या करती है। तो सबसे पहले जो हम जानेंगे वो जानेंगे व्हाट इज़ पावर बीआई। पावर बीआई है क्या। जब तक मुझे यही नहीं पता लगेगा कि पावर बीआई क्या है, क्या करता है, तब तक मैं तो क्लूलेस हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता मुझे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, किसको पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ने से होगा क्या, हमें समझ क्या आएगा, कौन यूज़ करता है। जब यही क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर मैं पढ़ूँ क्यों। तो इसीलिए इस क्लैरिटी के लिए हमारा थ्योरी पोर्शन करना बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन आपके पास होने वाला है, व्हाट इज़ पावर बीआई। पावर बीआई जैसा नाम है, पूरा नाम अगर मैं बात करूं तो ये है MS पावर बीआई। ठीक है, MS क्या स्टैंड करता है इसके अंदर MS स्टैंड करता है माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है। ठीक है, अब ये क्या मैम कंप्लीटली फ्री है? नहीं, मैं बोल सकती हूँ सेमी फ्री है और सेमी पेड है। दैट मीन्स हम जो सीखेंगे वो पूरा फ्री टूल सीखेंगे। फ्री टूल में सब कुछ आ जाता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा विजुअलाइजेशन हो, कुछ एक्स्ट्रा फीचर हो, कुछ शेयरेबिलिटी की जहाँ बात आती है, तो हमें जो इसका लाइसेंस वर्जन लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग फ्री टूल में सब कुछ सीख सकते हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली सीख सकते हैं, आप पूरी वर्किंग सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे एक्सेल है ना, आप कंप्लीटली पूरा एक्सेल सीख सकते हैं, लेकिन अगर वहीं पेड वर्जन में जाएंगे, 365 वाला लेंगे, तो आपको और एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही है पावर बीआई मतलब पावर, बीआई मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस। क्या? बिजनेस इंटेलिजेंस। तो बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए ये टूल यूज किया जाता है। अब टूल यूज क्यों किया जाता है? देखिए,
एक बिजनेस है और बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे तरीके के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और डिसीजंस जितने भी बनते हैं, अब एक पर्सन है, मान लीजिए, एक सेकेंड लीजिए, देखिए एक पर्सन है जो कि बिजनेस चलाता है, ठीक है, यहाँ पर उसने एक स्टार्टअप किया, आप सुनते आए हो, बहुत देखा भी होगा, शार्क टैंक देखा होगा तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। तो जैसे ही वो एक स्टार्टअप कर रहा है, ठीक है, उसने एक बिजनेस रन किया है। अब बिजनेस के अंदर डेली की ट्रांजैक्शंस होंगी, सेल्स होंगी, एंड उसे वो रिकॉर्ड करता रहेगा कि सारी सेल हमने रिकॉर्ड कर ली है। फिर हमें लास्ट में उसमें ये भी तो जानना होगा ना कि कहाँ पे हम लोग फॉल कर रही हैं, कहाँ पे हम लोगों ने कम सेल किया। अब मान लीजिए उसके पास वो 5 प्रोडक्ट सेल करता है, 5 प्रोडक्ट सेल करता है। अब उसको ये भी जानना होगा मेरा पहला प्रोडक्ट कैसा काम करता है, मेरा दूसरा कैसा करता है, मेरा तीसरा कैसे करता है। अब 4 प्रोडक्ट हैं, ये 5 प्रोडक्ट में से उसने देखा जो 2 प्रोडक्ट हैं वही उसका 80% ऑफ द सेल्स लेकर आ रहे हैं, और बाकी तो केवल 20% ही लेकर आ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बात उसको पता कैसे लगी? सिर्फ रिकॉर्डिंग करने से पता लग जाता है क्या? नहीं, रिकॉर्डिंग के बाद उसने डेटा को समराइज किया होगा, उसमें रिपोर्ट बनाई होगी, तब देखा होगा। लेकिन ये काम उसने मंथ एंड में किया, और पूरे मंथ स्टॉक तो वो इक्वली भरता गया। तो ये जो सेकंड और थर्ड, सिर्फ इन दोनों का स्टॉक भी भरता तो चल जाता, वहाँ पे 1, 4 एंड 5th प्रोडक्ट में भी उसने पैसे लगा दिए। दैट मीन्स उसका जो डिसीजन था कि मुझे जो पैसे हैं वो इक्वली सब में लगाने हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स भरता चला गया, वो रॉन्ग डिसीजन है, उसका पैसा अटक गया, क्योंकि वो तो बिक ही नहीं रहा है। बिक क्या रहा है? वो सेकंड या वो थर्ड वाला बिक रहा है। तो ऐसे केस में अब यहाँ पर वो फॉल कैसे पड़ा? क्योंकि उसने बाद में वो चीज़ चेक की। लेकिन अगर मान लीजिए उसने एक डैशबोर्ड बना रखा होता, यहाँ पे एक स्क्रीन बना रखी होती जिस पे चल रहा होता प्रोडक्ट 1 का सेल ये, प्रोडक्ट 2 का सेल ये, प्रोडक्ट 3 का सेल ये, प्रोडक्ट 4 का सेल ये, और प्रोडक्ट 5 का सेल ये, और इधर एक बना रखा होता कि कौन कौन सा प्रोडक्ट उसके स्टोर में अवेलेबल है और कौन कौन सा खाली हो गया है। अगर एक स्क्रीन पे ये सब कुछ बना रखा होता और बैक एंड में ये रिकॉर्ड जो कर रहा है ये हो रहा होता, तो ऐसे केस में यहाँ पर जो इसको डेली इन्फॉर्मेशन मिलती रहती तो पता लग जाता ना, अरे 1 और 1 4 5th में तो सेल होती ही नहीं है, जितनी भी सेल होती है वो तो सेकंड या थर्ड में होती है। तो ये तो बड़ी गड़बड़ है। तो इसका मतलब मुझे फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ का अभी मटेरियल नहीं डलवाना है, मुझे जो चाहिए, मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए वो सेकंड थर्ड चाहिए, बिकॉज इसका डिमांड है। मुझे सेकंड थर्ड से प्रोडक्ट से रिलेटेड और चीज़ें बढ़ानी चाहिए ताकि मेरे को और ज़्यादा सेल मिल सके। तो ये डिसीजन उसको, ये स्क्रीन जो आपने बनाई विच इज़ योर डैशबोर्ड, ये बनाने से कितनी इजीली उसको सारी चीज़ पता लग गई और उसने करेक्ट डिसीजन ले लिया। तो बेसिकली बिजनेस के अंदर हमें कोई भी डिसीजन लेना होता है तो हम जो डिसीजन लेते हैं वो डेटा के बेस पे लेते हैं। उस डेटा के बेस को, डेटा को इजीली समझना। आप एक बात बताओ, अभी मैं बैठ के आपको एक स्टोरी सुना देती हूँ, एक बुक दे देती हूँ पढ़ने के लिए, एक मैं स्टोरी सुना देती हूँ, तीसरी चीज़ मैं आपको उसी स्टोरी पे एक मूवी बता देती हूँ, देखने के लिए कह देती हूँ। तो आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा याद रहेगी? वो बुक पढ़ना इजी है, बुक पढ़ के उसे याद रखना इजी है, दूसरा मेरी बात सुनकर उसे याद रखना इजी है, या एक मूवी देख लोगे 2-3 घंटे की जिसमें वो आपको पूरी स्टोरी समझ आ गई है, वो इजी है? रिटेंशन के पर्पज से हमारे लिए मूवी बहुत ईजी होती है। बेसिकली जहाँ पर भी हमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन, देखो हम मूवी देख कर आते हैं फिर भी हमें सालों साल तक उसकी स्टोरी याद रहती है ना? हम पढ़ते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन एक मूवी देखा है उसके सालों साल तक स्टोरी याद है, उसका हीरो याद है, उसके गाने याद हैं, उसके ये पता है कि उस टाइम पे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो ये कैसे याद है? वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल्स जो होते हैं वो आपको याद ज़्यादा जल्दी भी होते हैं और ज़्यादा देर तक रहते हैं, क्योंकि आपने उनको देखा होता है। तो इसीलिए जो भी हमारा डेटा है हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं विजुअल्स में, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन से हम उसको इजीली समझ पाते हैं, उसे इजीली रिटेन कर पाते हैं, और वो ऑनगोइंग प्रोसेस की तरह चलता रहता है, बैकएंड में आपका डेटा रहता है और वो विजुअली चलता रहता है। ठीक है, तो इससे हमारे डिसीजन हम बेहतर ले सकते हैं। एक है कि मैं 10 रिपोर्ट देखूं, और एक है एक पेज में 10 चार्ट्स देख लूं और समझ जाऊं कि अच्छा उसमें ये चल रहा है, उसमें ये चल रहा है, उसमें ये चल रहा है, तो सारी चीज़ें एक ही जगह पे आ गई, समराइज हो गई हैं, तो वो हमें इजी पड़ जाता है। तो पावर बीआई एक ऐसा टूल है। पावर बीआई क्या है? मैम कहोगे कि मैम ये तो सारी स्टोरी आपने बता दी, बट पावर बीआई क्या है ये तो बताया ही नहीं। पावर बीआई ही है। पावर बीआई एक ऐसा टूल है जो कि आपको विजुअलाइजेशन कराता है। पावर बीआई
जो है वो विजुअलाइजेशन करने में हेल्प करता है। अब विजुअलाइजेशन तो और भी टूल्स करते हैं, जैसे एक्सेल भी करता है, तो फिर पावर बीआई क्यों? विजुअलाइजेशन यहाँ पे इजी वे में हो जाती है। जैसे टैब्ल्यू भी एक आपका सॉफ्टवेयर है जिससे आप विजुअलाइजेशन करते हो, लेकिन वो लाइसेंस्ड है। हम यहाँ फ्री टूल की बात करें, जो एक ग्रोइंग स्टेज पे जो सॉफ्टवेयर है वो आपका पावर बीआई है। वो आपका क्या करता है? विजुअलाइजेशन करने में हेल्प करता है, लेकिन सारी चीज़ों को ईजी कर देता है। ईजी कैसे? क्योंकि इसमें अधिकतर चीज़ें क्या है? ऑटोमेशन पे हैं, ऑटोमेटेड हैं। आपको बस चीज़ें फिल करनी पड़ती हैं, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। तो पावर बीआई एक ऐसा टूल है जो कि आपको विजुअलाइजेशन कराता है और आपको वो क्लियरली वो डैशबोर्ड, एक अच्छा सा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना के देता है। डैशबोर्ड बनता किससे है? कोई भी इंफॉर्मेशन बनती किससे है? वो डेटा से बनती है। तो डेटा से विजुअलाइजेशन होगा, तो डेटा पावर बीआई का बैकएंड है, डेटा पावर बीआई का बेस है। पावर बीआई में हमें डेटा देना है और वो हमें विजुअलाइजेशन बना के देगा। हमारा जो इनपुट होगा वो हमारा डेटा होगा और जो हमारा आउटपुट होगा वो उसका विजुअलाइजेशन होगा। हमें पहले पावर बीआई को डेटा के बारे में बताना है, बैकएंड में आपका डेटा चलेगा, बिकॉज बिना डेटा विजुअलाइजेशन हो ही नहीं सकता। किसका करोगे? डेटा का करोगे। तो डेटा से बनाएंगे विजुअलाइजेशन। चले अब हम, आई नो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, पढ़ा दिया है, लेकिन ये डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो जीरो टू हीरो वाला कैसे काम बनेगा, है ना? तो चले अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने जाना कि पावर बीआई क्या है। नेक्स्ट हमें जानने की ज़रूरत है कि पावर बीआई अपने आप में ही सफिशिएंट है क्या, या फिर हमें इसके साथ और भी टूल्स पढ़ने पड़ते हैं, या और भी जो टूल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं। क्या वो भी फ्री होते हैं, जिस तरीके से हम पावर बीआई के लिए बोलते हैं कि वो एक फ्री टूल है? तो ये हमें जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, तो लेट मी जस्ट शो इट टू यू, जहाँ पर आपको ये थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी अच्छे से कि आपका कौन कौन सा कंपोनेंट हमारा पावर बीआई के साथ हमें पढ़ना पड़ता है। देखिए, जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं ना, वो आपका होता है डेस्कटॉप, जिसके अंदर हम वो फ्री टूल है जो कि द मेन टूल यूज टू क्रिएट द रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स। ठीक है, ये आपका मेन टूल होता है जिसके अंदर हम लोग काम करने वाले हैं। इसके बाद देखो, आपने काम कर दिया है तो आपने शेयर भी करना होगा। वो अपनी टीम के साथ भी शेयर कर सकते हो, या आपने जिसके लिए काम किया है आप उसको भी शेयर करोगे। तो जो भी शेयरेबिलिटी होती है वो आप यहाँ से पावर बीआई सर्विस से कर सकते हो। वेब मिलता है क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म में। अगर हमने यहाँ पब्लिश कर दिया तो बैकएंड में जो डेटा चलता रहेगा, साथ ही साथ में वो इंटरेक्टिव डैशबोर्ड आप यहाँ शेयर कर सकते हो। मतलब वो चलता रहेगा, वो अपडेट होता रहेगा। तो उसके लिए आपको पावर बीआई सर्विस चाहिए होता है, लेकिन ये कंप्लीटली पेड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है मोबाइल ऐप। अब मोबाइल ऐप तो एक्सेल की भी होती है, बिल्कुल वैसी ही है क्या मैम? हाँ, मतलब काइंड ऑफ। पावर बीआई में आपने कुछ भी बनाया है और उसको आप अपने पावर बीआई मोबाइल ऐप में भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मोबाइल ऐप होता है वो कंप्लीटली इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हाँ, कोई भी पर्सन एक्चुअल में मोबाइल में देख रहा है। जैसे एक्सेल का जो मोबाइल ऐप है, अगर आपने देखा हो, तो वो प्रॉपरली ऐसे जब खुलता है तो पूरी बड़ी सी वर्कबुक खुल गई है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसमें कोई काम नहीं किया जा सकता, उसको समझा नहीं जा सकता। फ़ोन में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, बिकॉज़ वो बिल्कुल वैसे खुलता है जैसे कि हमारे कोई डेस्कटॉप में खुलता है। तो इसीलिए हम सेम इंटरफेस रहेगा तो कैसे देखेंगे। लेकिन पावर बीआई का स्पेसिफिकली एंड स्पेशली डिज़ाइन मोबाइल ऐप है, तो यहाँ पर आप आसानी से वो चीज़ दे सकते हैं, क्योंकि उसको उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हाँ, कोई पर्सन फ़ोन में देख रहा है तो उसको ईजी इंटरफेस मिले। ठीक है, तो अगर आपको अपने डैशबोर्ड्स को मोबाइल ऐप में देखना है तो आप देख सकते हो। तो अगर आपने कोई पेड वर्जन यूज़ किया है तो मोबाइल ऐप में भी पेड वर्जन चलना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने फ्री टूल पे किया है तो मोबाइल ऐप में भी फ्री टूल में वो दिख जाएगा। नाउ पावर बीआई गेटवे, विच इज़ अ सेमी पेड और सेमी फ्री, जो कनेक्ट करता है प्रीमाइज डेटा को विद क्लाउड सर्विस, ताकि वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे। एंड उसके बाद रिपोर्ट सर्वर की, मान लो आपको कहीं पर कोई प्रेजेंटेशन देनी है, होस्ट करना है रिपोर्ट को, जहाँ पर आपको सबको ये चीज़ें बतानी है, तो आप उसके अंदर ये चीज़ें कर सकते हैं। ये बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अभी हम लोग पावर बीआई को जो पूरा सीखने वाले हैं वो पावर बीआई डेस्कटॉप में सीखने वाले हैं, और वो कम्प्लीटली फ्री टूल है। तो आपको घबराने की नीड नहीं है कि ओ माय गॉड बाकी की चीज़ें हम क्या करें, तो उसमें घबराने की नीड नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब देखो, ये जान लिया कि पावर बीआई क्या है, ये जान लिया कि उसके कंपोनेंट्स क्या है, कि क्या क्या होती हैं पावर बीआई में, क्या फ्री होता है क्या पेड होता है। लेकिन अब ये जानना भी ज़रूरी है कि पावर बीआई किसको पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। मतलब
ये समझ आना चाहिए ना कि हायरार्की में अगर कोई पावर बीआई सीखता है तो वो हायरार्की में कहाँ स्टैंड करेगा, कौन सी जॉब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी जॉब में ये पावर बीआई का इस्तेमाल होता है। चलें अब हम वो डिटेल में पढ़ेंगे। का इस्तेमाल वहां पर होता है जहां पर भी की डिसीजन लेने का बात आती है। कहीं पे भी डिसीजन की बात आ रही है तो डैशबोर्ड काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो चलिए इसे थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हु नीड्स टू लर्न पावर बीआई, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है बिजनेस एनालिस्ट का। एंड जैसा कि आप दूसरा नाम पढ़ पा रहे हो, एनालिस्ट। एनालिस्ट का मैं बात बोलूं तो सिर्फ बिजनेस एनालिस्ट नहीं, आप किसी भी तरीके के एनालिस्ट हो, वेदर यू आर अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, आप एचआर एनालिस्ट हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हो, आप किसी भी तरीके के एनालिस्ट हो। तो एनालिस्ट करता क्या है, एनालिसिस करता है एंड देन उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड बनाता है। तो एनालिसिस करने के लिए डैशबोर्ड से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। बेसिकली देखो, आप यहाँ पे भी डेटा एनालिस्ट के लिए पढ़ सकते हो कि वो रॉ डेटा को कन्वर्ट करता है इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स में। उसके बाद आपके पास आता है एमआईएस एग्जीक्यूटिव, वो बिल्कुल हायरार्की के स्टार्टिंग में होता है। हायरार्की के बिल्कुल स्टार्टिंग में है, तो यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा तो नहीं कहूँगी कि डैशबोर्ड का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बिकॉज यहाँ पर सारा रिकॉर्डिंग वाला काम चला जाता है कि आप किस तरीके से रिकॉर्ड करते हो। अभी हम मैं पूरा हायरार्की की बात करने वाली हूँ यहाँ पर, एमआईएस के बारे में, डेटा एनालिस्ट के बारे में, बिजनेस एनालिस्ट के बारे में, सो दैट आपको पूरा सिनेरियो समझ आए कि किस तरीके से इनकी वर्किंग होती है। उसके बाद आपके टीएल्स एंड मैनेजर्स, जो टीएल एंड मैनेजर्स होते हैं वो पूरी पूरी टीम को लीड करते हैं। तो ऐसे केस में उन्हें परफॉर्मेंस ट्रैक करना, वो भी एक पर्सन का डेटा देखकर, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केस में फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपका टीएल है, मैनेजर है, उसकी जो टीम है वो 50 मेंबर्स की है, वो 30 मेंबर्स की है, तो ऐसे में तो वो डेली अगर वो सबका डेटा चेक करने लगा तो पूरा दिन ही से में निकल जाएगा। तो ऐसे केस में वहाँ पे डैशबोर्ड होगा। डैशबोर्ड में बैकएंड में सब लोग अपना डेटा अपडेट करते रहेंगे, डैशबोर्ड देख के उसको पता लगता रहेगा ओके इस पर्सन का भी काम डन है, इसका पर्सन का भी काम डन है, और ऐसे उसको ईजी हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलरली नहीं है, बट हाँ यहाँ पर वो कामगर हो सकता है, बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। उसके बाद एंटरप्रेन्योर्स एंड फ्रीलांसर्स को भी ऑब्वियसली अपने काम को मैनेज करना है, उसके बाद देखना है कि मेरा सभी काम सही से चल रहा है नहीं चल रहा, तो उसके लिए भी काम आएगा। एंड स्टूडेंट एंड जॉब सीकर्स को तो उसमें दिखा रखा है जस्ट बिकॉज टू लाइक आप अपने रिज्यूमे में उसको लिख सकते हो, सो दैट आपको एक एज मिल सकेगी, अरे आपको पावर भी आया जाता है, दैट्स ग्रेट। तो उसके लिए, लेकिन जो मेजरली हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस हायरार्की को जहाँ पर हम लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, विच इज़ योर एमआईएस टू आपका डेटा माइनिंग एक्सपर्ट मैं बोल सकती हूँ, वहाँ तक का एक बार के लिए हम लोग ये हायरार्की पढ़ने वाले हैं। अभी आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैम ये तो अलग नहीं है, पावर बीआई से थोड़ा सा अलग नहीं जा रहे हैं हम, नहीं, इसका इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमें पूरी वर्किंग नहीं समझ आती कि हमारा जो पावर बीआई है वो कहाँ कहाँ एक्चुअल में यूज़ होता है, किस तरीके से कंपनी में वर्किंग होती है, उसमें फिर आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो प्रैक्टिकली इसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वो चीज़ नहीं समझ आ पाएगी, है ना। तो इसीलिए हमें इसकी हायरार्की पे बात करना बहुत ज़रूरी है। हायरार्की के लिए भी मैंने यहाँ पे टूल्स भी लिख दिए हैं और पूरे नोट्स भी बना दिए हैं, और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। अभी नोट्स मिलेंगे कैसे, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैं बिल्कुल एंड में आपको पूरा गाइड करूँगी, जितने में जब सारे नोट्स को कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएंगे तब मैं आपको गाइड करूँगी कि ये नोट्स आपको कहाँ से जाके डाउनलोड करने हैं। ये डायरेक्टली कोई गूगल लिंक नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आप थोड़ा सा वेट ज़रूर करें। चलिए अब हम हायरार्की की बात करते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जब हम डैशबोर्ड की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम इसको सोच के चलते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है। डैशबोर्ड क्या है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का बैकएंड क्या होता है, डेटा होता है, क्लीन्ड डेटा होता है, ठीक है। तो हमें चाहिए डेटा, वो भी क्लीन। क्लीन किसको करेंगे, जब कोई रॉ डेटा होगा, रॉ डेटा होगा तभी तो आप क्लीन करोगे, रॉ डेटा होगा तभी आप क्लीन करोगे। रॉ डेटा क्या होता है, जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन होती हैं उनको जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा रॉ डेटा होता है ना। तो एमआईएस का काम जो होता है वो इनिशियल लेवल का होता है, जहाँ पे वो रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है। डेटा जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन हो गई, सारी चीज़ें हो गई, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन नंबर ऑफ थिंग्स चल रही होती हैं, उन सबको वो रिकॉर्ड करता है, सबको वो मेंटेन करता है, सबको वो गैदर करता है और एक जगह रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको एक्सेल का ज़्यादा यूज़ होता है, पावर बीआई का यूज़ मैं कम बोलूँगी कि वो वहाँ पे डैशबोर्ड का काम नहीं करता, वो मेनली एक्सेल, एडवांस एक्सेल, ऑटोमेशन, इसका ज़्यादा इस्तेमाल करता है, ठीक है। वेन हम आगे बढ़ते हैं तो एमआईएस से आगे जब हम बढ़ते हैं तो जो डेटा एमआईएस ने प्रिपेयर किया है वो जाता है डेटा एनालिस्ट को,
ठीक है। डेटा एनालिस्ट उसके ऊपर एनालिसिस करता है जो डेटा एमआईएस ने बनाया हुआ होता है और जो उसको प्रोवाइड करते हैं। तो डेटा एनालिस्ट के पास हो सकता है जो डेटा आए वो अनक्लीन डेटा है, मतलब एक नॉर्मल डेटा आएगा, फिर उसको और भी क्लीन किया जा सकता है सो दैट हम उससे कोई मेजर निकाल सकें या उससे कोई इंसाइट निकाल सकें या फिर उससे कोई तो इन्फॉर्मेशन निकाल सकें ना। तो यहाँ पर डेटा एनालिस्ट वो सारे काम करता है और इवन डैशबोर्ड भी बनाता है। तो यहाँ पर मैं आपको कह सकती हूँ कि आपको पावर बीआई का सख्त ज़रूरत पड़ती है और आपको एक्सेल आना चाहिए। एक्सेल पावर बीआई तो मस्ट है। एसक्यूएल एक एडवांटेज की जैसा है। उसके बाद आपके पास आ जाता है डेटा एनालिस्ट अपनी जो भी उसने इंसाइट निकाली होती है, जो भी उसने रिपोर्ट बनाई होती है, जो भी उसने डैशबोर्ड बनाया होता है, वो हैंड ओवर करता है बिजनेस एनालिस्ट को। किसको एनालिस्ट को करता है? बिजनेस एनालिस्ट को हैंड ओवर करता है। अब बिजनेस एनालिस्ट उसमें से जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो देखता है। अगर खुद से भी कोई इंफॉर्मेशन का डैशबोर्ड बनाना हो तो बनाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल भी आना चाहिए। एसक्यूएल मांगते हैं। आप देखेंगे इनिशियल लेवल का जब भी जॉब देखेंगे ना, चाहे लिंक्डइन पे देख लो, चाहे आप कहीं इंडीड पे देख लो, नौकरी पे देख लो, आप कहीं पे भी जाके देखोगे तो एसक्यूएल वो मांगते हैं, इनिशियल लेवल में भी मांगते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इन सब की ज़रूरत पड़ती है सो दैट वो यहाँ पर ये सारा काम कर सके और साथ ही साथ में इसको लेने होते हैं बिजनेस डिसीजन। तो यहाँ पर आपको बिजनेस की स्ट्रैटेजीज और बाकी जितनी भी मैट्रिक्स होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, मैट्रिक्स वगैरह होती हैं बिजनेस की, वो सारी आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा और एक्स्ट्रा आना चाहिए। उसके बाद आपकी जितनी भी हायरार्की आगे बढ़ती है, चाहे वो डेटा साइंटिस्ट की हो जो कि आपको प्रोडिक्शन करके बताता है कि अगर आपने ऐसे किया, जो बिजनेस एनालिस्ट ने डिसीजन लिया, अगर ये लिया जाएगा तो फ्यूचर में प्रोडिक्शन करके बताता है, तो उससे ये असर पड़ सकता है, अगर वो डाउन गया तो उससे ये असर पड़ सकता है। और डेटा माइनिंग एक्सपर्ट उसके भी ऊपर जाता है। डेटा माइनिंग एक्सपर्ट भी आपको उन्हीं का ही डेटा पे ही काम करके ये चीज़ें आपको हेल्प करता है प्रोडिक्शन करने में या फिर उसके बारे में और जानने में। तो यहाँ ये इन दोनों लेवल पे आपकी कोडिंग वाली चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो इन दोनों को हम यहाँ कवर नहीं करते हैं। यहाँ पे पावर बीआई का कोई लेना देना नहीं है बिकॉज ये बैकएंड वाला काम आ जाता है और यहाँ पे कोडिंग वगैरह शुरू हो जाती है, वहाँ पे अलग वाले सॉफ्टवेयर शुरू हो जाते हैं। बात आती है बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपको पावर बीआई का सख्त सख्त इस्तेमाल करना होता है। और यही बात देखकर, मतलब मैंने आपको इनिशियली बोल दिया था कि इफ़ यू आर एन एनालिस्ट, डजेंट मैटर कि आप फाइनेंस के हो, बिजनेस के हो, डेटा एनालिस्ट हो, एचआर एनालिस्ट हो, कैसे भी एनालिस्ट हो, आपको डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा। तो आपको पावर बीआई आना चाहिए। तो अभी आई थिंक आपको हायरार्की क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा बस लास्ट थोड़ा सा बचा है, हम लोग इसके टूल्स देख लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो पर्सन है वो टूल्स कैसे यूज़ कर सकता है। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ तो आप देख सकते हैं। टूल्स कॉमनली यूज्ड इन ईच रोल, तो एमआईएस एग्जीक्यूटिव में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, पावर बीआई आता है, विजुअल डैशबोर्ड बहुत कम आता है। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक्सेल हो गया, पावर बीआई, टैब्ल्यू हो गया, डेटा एनालिस्ट के लिए एसक्यूएल हो गया, पाइथन बेसिक मैनिपुलेशन कह रहा है विद पांडास। बहुत मतलब लाइक इंटर्नशिप लेवल पे जब आप शुरू करते हो ना, अगर आप वहाँ कर रहे हो तो नहीं मांगेंगे पाइथन। ठीक है। बिजनेस एनालिस्ट, पावर बीआई, डब्ल्यू, एक्सेल भी बिल्कुल आना चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए एंड बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग टूल्स आने चाहिए डेफिनेटली। मैंने आपको बोला ही था वो चीज़। एंड डेटा माइनिंग एक्सपर्ट और ये सब तो अब आगे चला गया, हमारे लिए मेनली वो एनालिस्ट वाली चीज़ थी, तो इसे पूरा पढ़ सकती हैं आप। जितनी मेन इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको कंप्लीटली दे दी है। चलिए अब हम आगे थोड़ा अब पावर बीआई पे पूरा फोकस करते हैं। मैंने जितनी भी इधर उधर आउटर सरफेस वाली जो बात थी ना, इधर उधर की, जो इसको समझने में आपको हेल्प करेगी कि वाह मैं क्यों पढ़ूँ इसे, क्योंकि जब हमारा क्यों नहीं सॉल्व होता ना कि अरे मैं क्यों पढ़ूँ यार, इसको नहीं पढ़ूंगा तो नहीं चल जाएगा क्या, तो वो वाली चीज़ जब हमें समझ आ जाती है ना कि हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है, तो हम आगे की पूरी जर्नी बहुत इजीली निकाल देते हैं। तो अब आने वाली जर्नी पूरी इजी होने वाली है बिकॉज आप जानते हो कि आप क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है। तो अब हम पावर बीआई को डिटेल में समझना शुरू करते हैं। पूरा डिटेल में ये समझेंगे कि वर्क फ्लो क्या है पावर बीआई का, पावर बीआई काम कैसे करता है। ऑल्दो बातों बातों में हमें एकदम थोड़ा थोड़ा तो पता लग ही गया है कि पावर बीआई काम कैसे करता है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। पावर बीआई का काम क्या है? डैशबोर्ड। तो हमारा एम, बस एम समझ लो, गोल समझ लो कि हमें पहुँचना यहाँ तक है, बट ये पहुँचा कैसे जाएगा। इसकी शुरुआत होती है डेटा से। सबसे पहले आपके पास डेटा होता है। मान लीजिए आप यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं कि एक्सेल में कोई डेटा है। ठीक है। अब आपके पास ये डेटा है और ये रॉ डेटा है, इसके अंदर अभी क्लीनिंग नहीं हुई है। सबसे पहले आप उसको पावर बीआई में लेकर आते हो।
क्या करते हो, पावर बीआई में लेकर आते हो। तो हम इसको क्या कहते हैं, लोड करते हो। अब आपका डेटा तो एक्सेल में था, लेकिन हम तो काम पावर बीआई में करने वाले हैं, डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, तो आपके डेटा को पावर बीआई में लाना भी तो पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम काम करते हैं लोडिंग का, कि हम डेटा को लोड कर कर अपने पावर बीआई के अंदर लेकर आते हैं। ठीक है, अब आपका जो डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है, तो आप क्या करेंगे, उसमें क्लीनिंग करेंगे, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ही तो हो रहा है कि एक डेटा किस फॉर्म में आया था और उसके बाद हम लोगों ने उसमें एडिटिंग करके, क्लीनिंग करके उसका काया पलट कर दिया। तो बेसिकली हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, आपके पास यहाँ पे 3 एक्सेल की शीट्स थी। अब आपने यहाँ पे तीनों लोड की एक एक करके, फिर तीनों को ट्रांसफॉर्म किया एक एक करके। फिर बाद में पता लगा कि अब जो डैशबोर्ड बनेगा वो तो तीनों से बनेगा। अलग अलग जगह डेटा स्टोर हो रखा था, अलग अलग लोगों ने डेटा बनाया था, लेकिन डैशबोर्ड तो एक ही बनना है ना। इन्फॉर्मेशन तो मैनेजर को चाहिए ना। अगर एक बात बताओ, टीएल में 10 लोग हैं, सॉरी, एक टीम में 10 लोग हैं और टीएल को डैशबोर्ड बनाना है, तो वो 10 लोगों का डेटा लेगा ना, सबने अलग अलग बना रखा होगा। देन तो आपको उन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने को हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप बोलते हैं, कि हमें उन सभी डेटा में रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा। आप इसे डिटेल में समझेंगे, एक एक टर्म को रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा, और इन टर्म को बोलते हैं डेटा मॉडलिंग। आपने सुना होगा कि डेटा मॉडलिंग करना है, डेटा मॉडलिंग सीखना है। तो डेटा मॉडलिंग क्या होता है कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, अलग अलग जगह पे स्टोर होता है, और उसको अब आपको कनेक्ट करना है। सो दैट इज योर डेटा मॉडलिंग। और उसके बाद जब आपने रिलेशनशिप बना दिया, सब कुछ कर दिया, आप एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए आपके पास डेटा के अंदर प्राइस गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, लेकिन आपको तो अपने डैशबोर्ड के अंदर टोटल सेल दिखानी है। और टोटल सेल निकलती कैसे है, कैसे निकलती है, प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी से, तो टोटल सेल आती है ना। अगर आपका 100 रुपये का एक चॉकलेट है और किसी ने 2 चॉकलेट्स लिया है, तो उसका 200 रुपीज़ बन जाता है। सो 100 रुपीज़ इज योर प्राइस एंड 2 इज योर क्वांटिटी। तो आपका प्राइस आपने कैसे निकाला, टोटल सेल 200 कैसे निकाला, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो वही मैं बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे तो किया ही नहीं हुआ, आपके डेटा में तो केवल प्राइस है या क्वांटिटी है। तो ऐसे केस में टोटल सेल कैसे निकलेगा, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला तो सामने है ना आपके, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो इन फॉर्मूलाज को लगाने के लिए ही, मतलब इन फॉर्मूलाज को ही हम यहाँ पर मेजर्स बोल देते हैं, कि हम यहाँ मेजर्स लगाएंगे। एंड यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होते हैं वो डैक्स फॉर्मूलाज यूज होते हैं। कैसे फॉर्मूलाज यूज होते हैं, डैक्स फॉर्मूलाज होते हैं। मैम बहुत टिपिकल होते हैं, नहीं। और अगर आपने एक्सेल में फॉर्मूलाज में अच्छी कमांड की हुई है, तब तो बिल्कुल भी नहीं, तब तो आपको बहुत आसानी से हो जाएंगे, तब तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने मेजर्स लगा दिए, सारे काम कर दिए, अब कुछ नहीं बचा। अब आपने वहाँ पर डैशबोर्ड बना देना है। बेसिकली आपने विजुअलाइजेशन कर देना है। क्या कर देना है, विजुअलाइजेशन कर देना है। तो आप समझ सकते हैं कि एक विजुअलाइजेशन तक पहुंचने से पहले बहुत सारे काम करके आपको गुजरना होगा। सबसे पहले आपको डेटा लोड करना पड़ेगा, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। मैं एक बार दूसरा कलर लेती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। हमने यहाँ ब्लू कलर लिया, तो देखो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा हर एक डेटा को, विच इज़ योर सेकंड स्टेप। फिर अगर ज़्यादा डेटा है तो आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने पड़ेंगे। फिर आपको उसमें डेक्स अगर ज़रूरत है तो लगाना पड़ेगा। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें ये प्रोसेस का हिस्सा है तो हमें ये करना ही करना है, नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप करो, वरना चलने दो जैसे काम चल रहा है। अगर मेरे पास डेटा ही है कि तो मुझे रिलेशनशिप की ज़रूरत ही नहीं है, फिर मैं नहीं यूज़ करूँगी। अगर मेरे पास मेजर सारे कंप्लीटली मुझे गिवन है तो मैं नहीं यूज़ करूँगी। ठीक है, अगर कोई चीज़ की कमी होती है तो हम करते हैं। और 5th पॉइंट जाकर आपका विजुअलाइजेशन बनता है। तो ये 5 चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। इन्हीं की डिटेल को ही हम पावर बीआई कहते हैं। यही पावर बीआई है, पावर बीआई यही काम करता है। तो देखिए, ये जो डैशबोर्ड होता है ना, ये तो आपकी फ्रंट स्क्रीन पे बनता है, मतलब आप स्क्रीन पे सामने जितना भी व्यू आप देखोगे वहाँ बनता है। लेकिन बाकी चीज़ें, और ये भी फ्रंट का हो गया, बाकी चीज़ें उसके बैक एंड में, मतलब हमें इसको जितना भी काम करना पड़ता है वो सारा का सारा पावर क्वेरी में करना पड़ता है।
पावर क्वेरी में हम इसे ओपन करते हैं। जब हम डेटा लोड करेंगे तब आपको मैं कंप्लीटली बताऊंगी कि पावर क्वेरी क्या है, कैसे ये खुलता है, कैसे क्या है। अगर आपने एक्सेल में पढ़ा तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे पूरा स्टार्टिंग से ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ये आपका पूरा वर्क फ्लो था पावर बीआई का। अब इसको भी पूरा डिटेल में आगे पढ़ते हैं कि क्योंकि आपके पास क्वेरीज अलग अलग तरीके की होती हैं। तो चलें अब हम टाइप ऑफ क्वेरीज की तरफ बढ़ते हैं और इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था, लोड पढ़ा था। तो हमें जो भी क्वेरी अभी जाननी है, सीखनी है, वो लोडिंग से रिलेटेड हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलें अब हम आगे बढ़ते हैं जहां पर हम लोग इसकी क्वेरी के बारे में पढ़ेंगे। क्वेरी का मतलब क्या होता है, अगर आप बिल्कुल पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। क्वेरी का मतलब होता है रिक्वेस्ट, कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरीके से हमें कोई भी, जब भी कोई काम करना पड़ता है तो हम अपने सिस्टम को जो रिक्वेस्ट भेजते हैं हम क्वेरी भेजते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको क्या कहा, लोड करना। तो देखिए डेटा ना दो तरीके से काम करता है पावर बीआई के अंदर। एक तो होता है इंपोर्टिंग, मतलब आप जो डेटा को पावर बीआई के अंदर ले आओ, पावर बीआई के अंदर ले आओ और फिर उससे काम कराओ। तो उससे होता तो ये स्पीड इंक्रीज हो जाती है, पूरा डेटा पावर बीआई में आ गया है तो वो लाइव नहीं चलता है। लाइव कैसे चलेगा, आपने एक पर्टिकुलर शीट बनाई एक्सेल की और उसे इंपोर्ट कर लिया पावर बीआई के अंदर, तो वो जो डेटा है उसके ऊपर ही पावर बीआई काम करेगा और उससे ही आपको डैशबोर्ड बना के दे देगा, तो वो लाइव नहीं चल पाता। तो ऐसे केस में एक और तरीका होता है जो कि सोर्स डेटा, जिसको हम बोलते हैं सोर्स डेटा, मतलब जहां जो डेटा है ना वो वहीं की वहीं रहेगा। जनरली एसक्यूएल में हम ये पढ़ते हैं कि एसक्यूएल में जो डेटा जहां है वहीं की वहीं रहेगा, हम उसे पावर बीआई के अंदर नहीं लेकर आएंगे। तो मैम पावर बीआई में नहीं लेकर आएंगे तो डैशबोर्ड कैसे और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, इतने सारे प्रोसेसेस कैसे। हाँ, जितने भी प्रोसेस होते हैं, चाहे आपका लोडिंग वाला है, लोड तो करना ही नहीं है, वो डेटा वहीं की वहीं रहेगा जहाँ पे वो है। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी वहीं की वहीं हो जाएगा, आपको यहाँ पर लाने की जरूरत नहीं होती। ट्रांसफॉर्मेशन वहीं की वहीं हो जाएगी, आपकी क्लीनिंग वहीं की वहीं हो जाएगी। आप सिर्फ यहाँ पर डैशबोर्ड बनाते हो, फिर उसे आप अटैच करके डैशबोर्ड्स बनाते हो। सिर्फ डैशबोर्ड के लिए आप यहाँ पर उसे लेकर आते हो, बाकी सारी चीज़ें वहीं हो जाती हैं। मेजर्स आपको लगानी है, अगर आपको रिलेशनशिप बनानी है तो आप यहाँ पे करें। जितनी क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो वहीं की वहीं हो जाती है। तो हमारे पास दो तरीके हैं पावर बीआई में काम करने के लिए। अच्छा, इस सोर्स डेटा से होगा क्या, ये लाइव चलता है, मतलब वहाँ डेटा चेंज हुआ तो ट्रांसफॉर्मेशन तब की तब हो गई है, आपका लाइव डेटा चल रहा है। तो जो आपका डैशबोर्ड है ना वो इंटरेक्टिव रहता है। इंटरेक्टिव तो ऊपर वाले में भी रहता है, लोड में भी रहता है। इंटरेक्टिव का मतलब तो क्या है कि आपने एक चीज़ चेंज की तो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। इंटरेक्टिव तो रहता है, लेकिन इंटरेक्टिव के साथ साथ लाइव रहता है। मतलब आज यहाँ पे डेटा में कुछ भी चेंज हुआ तो आपके डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन लोड में क्या होता है, आपने कुछ भी चेंज किया तो रिफ्लेक्ट होगा, बट वो लाइव नहीं चलता। जो शीट में डेटा आ गया उसी के ऊपर आपका डैशबोर्ड बनता है। तो ये थोड़ा सा इशू वहाँ पे रहता है। तो इसीलिए हम सोर्स पे भी काम करते हैं कि वो डेटा जहाँ पर है वो वही रहे, हम लोग वहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन करें और उसे इस तरीके से पावर बीआई में अटैच कर लें कि हमारा जो डैशबोर्ड है वो लाइव चलता रहे, कोई भी इशू आए तो वो यहाँ पर दिखता रहे। ठीक है, अब जो लोड करने को बोलते हैं, क्योंकि हम लोड कर रहे हैं फिर सारा काम खुद से कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एम क्वेरी, कि हम लोग सॉरी इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट मोड। इसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट मोड बोलते हैं। आई एम सो सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट। इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट मोड क्वेरी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर अपना डेटा इंपोर्ट करके पावर बीआई के अंदर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे काम फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू द सोर्स वन। लेकिन यहाँ पे इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट क्वेरी। डायरेक्ट क्वेरी क्यों बोल रहे हैं, आपको नाम से समझ आ रहा है ना कि डायरेक्ट क्वेरी क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे डायरेक्टली सोर्स पे काम कर रहे हैं, हम लोग उसको इंपोर्ट करके यहाँ पे नहीं लेकर आ रहे। तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आए। फर्स्ट वन इज लोड कर रहे हो तो कौन सी क्वेरी में काम कर रहे हो, आप इंपोर्ट मोड क्वेरी में काम कर रहे हो, मतलब आप डेटा को इंपोर्ट करके पावर बीआई में लेकर आए और अब उसके ऊपर काम कर रहे हो। एंड व्हेन इट कम्स टू द सोर्स, मतलब डायरेक्ट क्वेरी में काम कर रहे हो। कोई अगर आपको कह रहा है ना मैं तो डायरेक्ट क्वेरी में काम कर रहा हूँ, दैट मीन्स आप समझ जाओ कि वो जहाँ पे सोर्स है वहीं से ही डेटा फैच करके डैशबोर्ड बना रहा है, मतलब लाइव डैशबोर्ड है। और कोई कह रहा है ना अरे मैं तो इंपोर्ट मोड क्वेरी में काम कर रहा हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा कि उसने जो डेटा है वो इंपोर्ट किया होगा आपके पावर बीआई में एंड देन उस पर काम किया होगा।
चलो मैं आपको एक डेटा इंपोर्ट करके बताती हूँ कि किस तरीके से हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं। डायरेक्ट क्वेरी के लिए अभी हम नहीं पढ़ रहे, बिकॉज डायरेक्ट क्वेरी के लिए आपको एसक्यूएल का आना बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्ट क्वेरी नहीं करेंगे, हम जो काम करेंगे वो यहाँ पे इंपोर्ट मोड क्वेरी में काम करेंगे। जनरली ये बताया नहीं जाता और डायरेक्टली काम करवाया जाता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि एक और क्वेरी भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हम पावर बीआई को ऑन करते हैं। हम यहाँ डेटा मैं आपको लोड करके बताती हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ये खाली नज़र आएगा, एम्प्टी नज़र आएगा, बिकॉज अभी मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं तो इसलिए वो दिख रहा है। यहाँ पर आपको अलग अलग सोर्सेज नज़र आएंगे जहाँ से आप डेटा लेकर आ सकते हो। ठीक है, आपका डेटा ऐसा तो नहीं है ना एक जगह पे, बहुत सारी जगह पे हो सकता है, तो आप कहीं से भी डेटा लेकर आ सकते हो। इन एनी केस अगर आपके पास डेटा नहीं है और आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास यहाँ लर्न विद सैम्पल डेटा, तो आपके पास सैम्पल डेटा भी अवेलेबल रहता है, तो आप इस पर भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आप ब्लैंक रिपोर्ट पे जाओ। आप ब्लैंक रिपोर्ट पे आने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आता है। लेट मी जस्ट टेक द माउस हाइलाइटर फर्स्ट सो दैट आपको परेशानी ना हो। एंड हमने ये लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। देख रहे हैं आप, गेट डेटा में इतने सारे ऑप्शंस है, एक्सेल वर्कबुक, वनले, कैटलॉग, एसक्यूएल सर्वर, इंटर डेटा, डेटा वर्स, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो हम लोगों को यहाँ पे 72 प्लस कनेक्टिविटी मिलती है। हम 72 प्लस सॉफ्टवेयर से अपना डेटा यहाँ पे लोड कर सकते हैं। उन कनेक्टर्स के बारे में हम इस वाले सेशन के बाद पढ़ेंगे कि कनेक्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक बार छोटा सा लाइक 1 और 2 मिनट का सेशन रख के उसको बताएंगे कि क्या होते हैं डेटा कनेक्टर्स। लेकिन यहाँ पर मैं अभी आपको डायरेक्टली एक बार के लिए डेटा लोड करके बताती हूँ कि इंपोर्ट करना है। क्योंकि हम तो देखो इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर, इंपोर्ट डेटा, हम इंपोर्ट मोड क्वेरी में काम कर रहे हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने कोई भी फाइल को इस्तेमाल कर लेना है। हम लोगों ने यहाँ पे ये फाइल ले लिया, ओपन कर दिया, तो जो मेरा डेटा है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। बैकएंड में मेरा डेटा चलेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ काम करते हैं। अब ये किस तरीके से लोड होता है, देखो आपका डेटा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपने अगर पावर क्वेरी में काम नहीं किया है कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझा दूंगी। ये डेटा आपका यहाँ आ जाएगा और हम इसे पावर बीआई में रख सकते हैं। जब हम पावर बीआई का इंटरफेस समझेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे, तब हमें और डिटेल में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार के लिए डेटा कनेक्टर्स जैसे मैं एक्सेल में लेकर आई हूँ, इस तरीके से और भी तो तरीके हो सकते हैं ना, तो वो जानना ज़रूरी है। तो चले अभी हम जो जानेंगे वो डेटा कनेक्टर जानेंगे। डेटा कनेक्टर जानने के बाद फिर हम और आगे प्रैक्टिकल की तरफ, थ्योरी की तरफ, दोनों को मिक्स कर करके पढ़ते रहेंगे। ओके, जैसा कि हमने बात किया कि 70 प्लस हमारे पास कनेक्टिविटी होती है जहाँ से हम अपना डेटा लोड कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर। तो ठीक वैसे ही हमारे पास कनेक्टर्स होती हैं, जो कनेक्टर्स हेल्प करते हैं उस डेटा को लोड करने में पावर बीआई में। तो अगर मैं फाइल बेस्ड कनेक्टर की बात करूं, फाइल बेस्ड कनेक्टर, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर हमें एक्सेल की फाइल करना हो, टेक्स्ट या सीएसवी करना हो, एक्सएमएल करना हो, जेसॉन करना हो, पीडीएफ करना हो, शेयर पॉइंट फोल्डर हो या किसी भी तरीके का और हो, तो वो इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद आपके पास आता है डेटाबेस कनेक्टर्स। तो डेटाबेस कनेक्टर्स के अंदर आपके पास एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रे एसक्यूएल, ओरेकल, जितनी भी होती हैं, एस4हैना, ये सब आ जाता है। जो सैप का हो गया, वहाँ से भी आप डेटा डायरेक्टली पावर बीआई में लेकर आ सकते हैं और उसके बाद आप उस पर डैशबोर्ड बना सकते हैं। ये सब पढ़ने के पर्पज से है, इसको कोई याद नहीं रखना। तो बस एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, विच इज़ पावर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एज़्योर के कनेक्टर्स होते हैं, साथ ही साथ में ऑनलाइन कनेक्टर्स होते हैं कुछ, और साथ में अदर कनेक्टर्स होते हैं। ये डेटा भी आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। एज सच कुछ इसमें याद करने के लिए नहीं है, एज सच उसमें कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है, बस आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हाँ इस तरीके से कनेक्टर्स होते हैं। जैसे स्पेशल कैटेगरी कनेक्टर्स हो गया, जेनरिक कनेक्टर्स हो गए, तो इस तरीके की कनेक्टर्स आपको हेल्प करते हैं अपना डेटा पावर बीआई में लोड करने के लिए। कितनी कनेक्टिविटी हमारे पास होती है, 72 प्लस हमारे पास कनेक्टिविटीज यहाँ पे होती है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। सीखेंगे डेटा को लोड करना, तो बिल्कुल इनिशिएट करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। तो आपको अपना पावर बीआई को ओपन कर लेना है। उसके बाद आप चाहे यहाँ से इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल करें, चाहे यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करें, चाहे यहाँ से एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करें, या फिर जब हमने बाहर देखा था बाहर वाले इंटरफेस में अगर आप क्लिक करें तो भी आपका डेटा लोड हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने डेटा लोड कर लेना है। तो यहाँ से मैं कोई भी डेटा ले लेती हूँ एक बार के लिए। जस्ट गिव मी अ मिनट। हम लोगों को यहाँ पे कोई डेटा चाहिए एंड हमारा डेटा कहाँ चला गया है, हमें देखना पड़ेगा।
एक बार के लिए हम ये डेटा ले लेते हैं ना, ओपन कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, ये डेटा यहाँ पे प्रीव्यू करेगा। जो भी डेटा आपका ओपन होता है वो पावर क्वेरी के अंदर ओपन होता है। फिलहाल के लिए जो देख रहे हो ये नेविगेटर जो देख रहे हो ये पावर क्वेरी है। आपके पास यहाँ पे, मेरे पास इस शीट का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शीट 1 होगा, इसलिए शीट 1 नजर आ रहा है। आप इस पर क्लिक कीजिए एंड आपके पास फिर ऑप्शन होता है लोड। मतलब क्या, आपको डेटा लोड करना है, मतलब डेटा पावर बीआई के अंदर लेकर आना है। लेकिन आपको जैसा पता है कि लोड का जो सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं, राइट। तो अगर आप उसको डायरेक्टली क्लीनिंग प्रोसेस में ले जाना चाहते हो तो आप ट्रांसफॉर्म कर दो, या फिर आप सिर्फ डेटा को लोड करना चाहते हो, पावर बीआई के अंदर लेकर आना चाहते हो, अभी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रही हो, तो आप उसे लोड भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इस डेटा को लोड कर देती हूँ। ठीक है, आपका डेटा यहाँ पर आ चुका है। ये थोड़ा सा वक्त लेगा, क्रिएटिंग कनेक्शन इन मॉडल, एंड उसके बाद आपका ये डेटा आ चुका है। अब आपका ये डेटा आ चुका है, इस बात की कंफर्मेशन आपको कहाँ से होगी, यहाँ पर देखो डेटा का जो पेन है इसके अंदर शीट 1 नजर आ रही है जो कि हम लोगों ने लेकर आए थे। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो एक आता है टेबल व्यू, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी पूरी टेबल नजर आएगी, जो टेबल आपने वहाँ पे लोड की है वो टेबल आपको यहाँ नजर आ जाएगी, वो डेटा आपको यहाँ नजर आ जाएगा। अगर मैम हम लोग एक से ज़्यादा अगर डेटा लोड करना चाहें तो कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे, वापस से एक्सेल वर्कबुक पे जाएंगे एंड चले इस बार कोई दूसरा डेटा ले लेते हैं। यहाँ पे मुझे एक सेकेंड में डाउनलोड में जाती हूँ एंड यहाँ से ये वाला डेटा लेके ओपन कर देती हूँ। तो मेरे पास एक और डेटा आ गया है जिसके अंदर मुझे देखो जितनी भी उसमें शीट्स होती हैं, जितनी भी उसमें टेबल बनी होती है वो हमें यहाँ नजर आती है। तो हम यहाँ टेबल 2-1 ले लेंगे एंड यहाँ पर भी हमारे पास फिर ऑप्शन देता है कि हमें क्या करना है, हमें लोड करना है या ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम इसे लोड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने एक और लोड कर दिया, तो बेसिकली हमने 2 डेटा लोड कर दिए। तो आप देख सकते हो यहाँ शीट 1 भी नजर आ रहा है, टेबल 2-1 भी नजर आ रहा है। आप जब टेबल व्यू में जाएंगे जहाँ से आपको अपना डेटा देखना होगा, तो आप यहाँ पर जाएंगे, तो आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उसका डेटा आपको नजर आने लगे। देखो ये सेकंड डेटा आपको यहाँ नजर आ रहा है। फर्स्ट डेटा देखना है जो शीट 1 था, आपको उसको देखना है तो आप इसमें कर सकते हो। तो बेसिक बात ये थी कि जैसा कि मैंने आपको इनिशियल लेवल पे बताया था, मैंने जब आपको यहाँ नोट्स बनवाए थे एंड उस टाइम पे मैंने आपको बताया था ना कि देखिए हम लोड करते हैं, उसके बाद ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके बाद डेटा मॉडलिंग करते हैं और डेटा मॉडलिंग के अंदर रिलेशनशिप बनाते हैं। रिलेशनशिप कब बनाते हैं, जब हमारे पास 2 से 3 डेटा होता है, 2 से 3 अलग अलग शीट्स हैं, 2 से 3 जगह से हमने डेटा लेकर आए हैं और अब हम उसमें हम कोई ना कोई तरीके की कनेक्टिविटी बना रहे हैं। तो कनेक्टिविटी कब बनी, जब 2 या 2 से ज़्यादा हुआ, 2 हुआ तब भी तो बनेगी कनेक्टिविटी। उससे पहले तो कनेक्शन की नीड ही नहीं है अगर सिंगल डेटा है। तो इसके लिए ही ये कैसे बनेगी कनेक्टिविटी, जैसा अभी आपने डेस्कटॉप में देखा कि कैसे हमने 2 शीट्स को यहाँ पर अपलोड कर दिया है। 2 शीट्स को अपलोड करने के बाद अब जब हम काम करेंगे तो हमें काम तो इस तरीके से चाहिए ना ताकि दोनों से एक्सट्रैक्शन हो सके, तब जाके हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। तो बेसिक बात यहाँ मुझे प्रॉपरली आपको लोडिंग सिखानी थी कि किस तरीके से आप डेटा को लोड करते हैं, सो दैट आप इस तरीके की चीज़ों को सीख सके। अगर सिंगल डेटा कर रहे हो तो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन में जाओगे एंड अगर मल्टीपल डेटा कर रहे हो तो आप उनको ट्रांसफॉर्म भी करोगे। ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपको उसमें रिलेशनशिप भी क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ सिंगल कर लेती तो मेरे को रिलेशनशिप वाली तो कोई टेंशन ही नहीं होती। सिंगल डेटा है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है और उसके बाद उसमें डैशबोर्ड बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी के लिए जो सीखा वो हमने सीखा डेटा लोड करना। आप कहीं से भी कोई डेटा लोड सेम तरीके से कर सकते हैं, सेम तरीके से पावर क्वेरी के अंदर ही आपका डेटा ओपन होता है। मैं आपको यहाँ पे बात बताती हूँ कि जो भी हमने डेटा ओपन किया है वो हमने ओपन किया है पावर क्वेरी। किसमें ओपन किया हमने, पावर क्वेरी में। जैसे आपने डेटा लोड किया था तो एक अलग विंडो खुल के आई थी ना जो एक्सेल की तरह दिख रही थी, तो इसको हम बोलते हैं पावर क्वेरी। हमने पावर क्वेरी के अंदर डेटा खोला, लेकिन डेटा को लोड किया है। अब लोड के बाद आपके पास क्या ऑप्शन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है, पूरा होल प्रोसेस है। हम लोग प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों यहाँ पर करेंगे एंड उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन देखो, लोड की आपने अपने आप में 2 क्वेरी पढ़ी है। क्या पढ़ी है कि एक हमारा डायरेक्ट क्वेरी होता है जिसमें हमें लोड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली सोर्स पे काम करते हैं। और एक आपने पढ़ा, एक हमारे पास इंपोर्ट मोड क्वेरी होता है जिसके अंदर हम एक्चुअल में लोड करते हैं, इंपोर्ट मोड क्वेरी होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन में भी क्वेरीज होती हैं। उसके अंदर आगे जैसे ये लोड है वो पावर क्वेरी में खुला है, तो ट्रांसफॉर्मेशन किस में खुलता है, उसकी कितनी क्वेरी होती है, ये अब हम आगे जानेंगे। अभी तक पूरा लोड हम जान चुके हैं। मैं आपको पर्सनली पता है क्या कहूँगी, ये कहूँगी कि देखिए मैं खुद जानती हूँ ये एक मैराथन वीडियो है, काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है, राइट। तो एक बारी में तो आप पढ़ने नहीं वाले हो, है ना।
तो आप तो इसको धीरे-धीरे करके पढ़ोगे, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, कितने भी दिन में पढ़ सकते हो। तो आपको बहुत सारे डाउट्स भी आ सकते हैं। ऑल्दो मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि मैं पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊँ ताकि आपको डाउट नहीं आए, लेकिन फिर भी डाउट आता है तो आप हैंड टू हैंड कमेंट सेक्शन में लिख दें या फिर उसको एक जगह पे नोट करते जाएँ। एक जगह पे नोट करेंगे ना तो वो पूरा लोड होता जाएगा और आगे का समझ नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कुछ पढ़ा है उसके 2 लाइक 2 दिन बाद आपने कुछ और पढ़ा है, तो गए वो तो डाउट्स। तो आप हैंड टू हैंड कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तब की तब आप लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में कि मेरा ना ये डाउट है। बात खत्म। हमारी टीम के थ्रू या मेरे थ्रू वहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा, आपका वो जो भी कमेंट होगा, जो भी इशू होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये वाला अप्रोच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है कि आप क्या अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। मेरा काम है आपको ये सिखाना एंड आई होप मैं अच्छे से सिखा पाऊँ। तो चलिए, अब हम लोगों ने लोड का तो सीख लिया, लोड की क्वेरीज के बारे में भी जान लिया, डेटा को लोड कैसे करते हैं वो भी देख लिया। अब इसके बाद मैं पहले इंटरफेस आपको पढ़ाऊंगी, फिर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगी, बिकॉज इंटरफेस समझना बहुत ज़रूरी है। चले अब हम इंटरफेस समझते हैं। इंटरफेस को यहाँ से भी समझा जा सकता है, लेकिन आप उसको डिटेल में समझ सको इसीलिए मैंने यहाँ पर उसके स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। तो सबसे पहली स्क्रीन, जैसे मैं फाइल पे जाती हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। यही सेम ऑप्शंस आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। सबसे पहले ऊपर आपको आपका फाइल का नेम समझ आता है। फाइल का नेम यहाँ पे लिखा होता है कि आपका फाइल जो है वो किस नेम से सेव हो रहा है, ठीक है। अभी अनटाइटल्ड है, हमने कुछ भी नाम से सेव नहीं किया था तो इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ये सेव का ऑप्शन होता है कि अगर आपको सेव करना है तो आप इस पे कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे हर एक फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, हर एक फाइल का एक्सटेंशन होता है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ, आप पीडीएफ को सेव करते हो तो लास्ट में डॉट पीडीएफ लिख कर आता है। आप कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट सेव करते हो तो लास्ट में डॉट docx लिख कर आता है। आप कोई वीडियो को सेव करते हो तो डॉट mp4 लिख कर आता है। अगर आप कोई ऑडियो को सेव करते हो तो डॉट mp3 लिख कर आता है। इसी तरीके से जब आप कोई एक्सेल की फाइल को सेव करते हो तो आपका डॉट xlsx लिख कर आता है। तो ठीक वैसे ही जब आप पावर बीआई का जब करते हो तो pbix आता है, ठीक है। pbix मतलब पावर बीआई। बहुत से लोग इसे पीबीआई भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, पावर बीआई को ही पीबीआई बोलते हैं, ओके। यहाँ पर आपको होम का ऑप्शन मिल जाएगा ताकि आपका होम आ जाए। ओपन मतलब कोई पुरानी कोई फाइल अगर ओपन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। सेव एज, पहली बार जब हम सेव करते हैं तो सेव एज आता है और उसके बाद अगर बार बार कर रहे हैं तो सेव आता है। शेयर कर सकते हो। गेट डेटा मतलब कहीं से डेटा लेना है, वो हम अंदर भी देख चुके हैं और यहाँ पे भी है। इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, पब्लिश करना है। पब्लिश हमने बताया था ना, वो सर्विस वाले कंपोनेंट के में अगर पब्लिश करना चाहें तो पब्लिश भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक ट्यूटोरियल गिवन है, इंट्रो गिवन है कि पावर बीआई क्या करता है क्या नहीं करता, ये आप पढ़ने के लिए आप देख सकते हो। इधर की तरफ आपकी फाइल्स नज़र आती हैं, जहाँ पर आपने अगर पुराना कोई काम किया होगा तो वो सारा का सारा यहाँ नज़र आएगा। उसके बाद साइन इन का ऑप्शन है, ऑप्शन इन सेटिंग एंड अबाउट है कि मतलब अगर आपको कोई सेटिंग चेंज करनी है या कोई टूल है जो इसमें ऐड नहीं है, कुछ भी करना है वो आप यहाँ इस वाले पोर्शन से कर सकते हो। आपको एंट्री करनी है इस ब्लैंक रिपोर्ट से कि ब्लैंक रिपोर्ट आपने किया तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जो कि आपका पावर बीआई का इंटरफेस है। आप जानते हो ये इंटरफेस अभी आप देख कर आए हो, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल अगर किसी ने एक्सेल किया है तो मैं कहूँगी कि बहुत ही आसान हो जाएगा उसके लिए तो ये सारी चीज़ें समझना। बट किसी ने नहीं किया तो इट्स ओके, यहाँ पे हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप देख सकते हो वही नेम है, वही सेव का ऑप्शन है। आप जो देख रहे हो ये फाइल, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज, इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन सबको हम बोलते हैं टैब। क्या बोलते हैं? टैब। कि फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है। जो भी टैब एक्टिव होता है उसके नीचे ग्रीन कलर की लाइन होती है, जिससे देखकर हमें पता लग जाता है कि कौन सा टैब एक्टिव है। देखो ये होम टैब एक्टिव है, मैंने होम टैब एक्टिव किया हुआ होगा जिस टाइम पे मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, तो ये आ गया। मैं यहाँ पर भी आपको बता देती हूँ, ब्लैंक रिपोर्ट में हम जाएंगे एंड यहाँ पे मान लो मैंने मॉडलिंग पे क्लिक किया तो देखो मॉडलिंग के नीचे ग्रीन लाइन आ गया आपका। दैट मीन्स आपका ग्रीन जो मॉडलिंग टैब है वो ओपन है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से समझ लेना है कि कौन सा टैब ओपन है। उसके बाद जितने भी ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, देखो यहाँ पे एक क्लिपबोर्ड नज़र आया, फिर डेटा नज़र आया, फिर क्वेरीज नज़र आया, इंसर्ट, कैलकुलेशन, सेंसिटिविटी, शेयर, कोपायलट, ये सब जितना भी नज़र आ रहे हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप में। देखिए जो सिमिलर काइंड ऑफ के फीचर्स होते हैं, देखो आप कोई सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली उसके अंदर कितने सारे फीचर्स होंगे, है ना। तो अभी मानो ये सारे फीचर्स एक साथ दे दिए जाए तो गुम नहीं हो जाओगे? ढूंढ पाओगे क्या? एक एक ढूंढते ढूंढते ही पागल हो जाएंगे हम तो ऐसे नहीं होता।
हर जो सिमिलर काइंड ऑफ नेचर का जो फीचर होता है उसे ग्रुप कर दिया जाता है। जैसे क्लिपबोर्ड के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट जितने भी एक साथ हैं वो एक साथ आ जाते हैं। डेटा, तो गेट डेटा वाले जितने भी होंगे वो 72 प्लस वाली कनेक्टिविटी में मैं बता रही थी ना, वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी, कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। क्वेरीज की बात आ रही है तो सब कुछ यहीं आ जाएगा, कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। सेम सभी में होता है। तो इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स के अंदर होते हैं फीचर्स। ग्रुप्स के अंदर आपको क्या मिलते हैं? फीचर्स मिलते हैं। अच्छा, ये सब कुछ आप देख रहे हो, ऊपर ब्लैक स्क्रीन है, ये नीचे देखो ये बॉक्स सा बना हुआ है, ये सब कुछ एक बॉक्स के अंदर आपको गिवन है। बॉक्स के अंदर आपके ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप के बीच में अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ये जो बॉक्स बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिबन। कि ये क्या है? रिबन है। रिबन के अंदर हमारे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के अंदर हमारे फीचर्स होते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, आप यहाँ से देख सकते हो कि जो भी हमें काम करना होता है, हमें काम क्या करना होता है? हमें डेटा चाहिए। सबसे पहले डेटा भी तो चाहिए अगर कोई विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, फिर विजुअलाइजेशन चाहिए। विजुअलाइजेशन मतलब क्या? आपके चार्ट, ग्राफ्स, ये सब चाहिए। तो आप यहाँ से इन एरोज को ऑन एंड ऑफ करके, लाइक ओपन एंड ऑफ करके, एक्सपैंड एंड कोलैप्स करके आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास दो डेटा दिख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास विजुअलाइजेशन का दिख रहा है। तो जितने भी चार्ट हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं, और देखते हैं तो यहाँ से नजर आ जाएंगे। और ये फील्ड्स हैं, तो हम इसे विजुअलाइजेशन पेन कहेंगे, क्योंकि ये फिक्स है ना, तो इसीलिए हम इसे पेन कहेंगे। विजुअलाइजेशन पेन, डेटा पेन या फील्ड पेन। डेटा, क्योंकि डेटा के अंदर, डेटा तो अपने आप में एक होल वर्ल्ड है। डेटा के अंदर बहुत सारा, उसमें पार्टी नेम है, क्वांटिटी है, प्राइस है, डेट है, सीरियल नंबर है, तो वो सब क्या है? फील्ड्स है। तो इसको हम फील्ड पेन भी बोलते हैं। और यहाँ पर एक होता है फिल्टर पेन। तो ये आपका फिल्टर्स, फिल्टर्स जब हम लगाएंगे डेटा के अंदर, जैसे हम एक्सेल में भी लगाते हुए आए हैं। और फिल्टर्स का मतलब होता है कि हम अपने डेटा को छाट छाट के देख रही हैं, अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। तो अगर हमें अलग अलग तरीके से देखना है तो हम फिल्टर्स लगाएंगे। फिल्टर्स लगाने के लिए फिल्टर पेन होता है। ठीक है। यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दो मोड दिखेंगे। एक होता है डेस्कटॉप मोड, जो कि आप देख सकते हो, जिसका मैं स्क्रीनशॉट भी है। और ये होता है फ़ोन वाला मोड। तो आप चाहे अपने पावर बीआई में जाएं और यहाँ से इस मोड को क्लिक कर दें तो आपकी स्क्रीन इस तरीके से नज़र आने लग जाएगी, एक फ़ोन की तरह नज़र आने लग जाएगी, एक मोबाइल ऐप की तरह नज़र आने लग जाएगी। एंड हम जो काम करते हैं वो डेस्कटॉप वाले में करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अपने लैपटॉप में काम कर रहे हैं भाई, तो डेस्कटॉप वाला व्यू ही चाहिए होगा ताकि हम सारा काम कर सकें। तो यहाँ से आप उसका मोड चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपके पास जैसे एक्सेल के अंदर शीट 1, शीट 2 इस तरीके से होती है, यहाँ पे पेजेस होते हैं। ठीक है। आपने और पेजेस चाहिए, इस प्लस के आइकन पे क्लिक करो, आपके पास और पेजेस मिल जाएंगे। जैसे कि मेरे पास, एक सेकेंड माय बैड, हाँ यहाँ पे, वाई वाई वाई, ओके, यहाँ पर हम लोगों के पास प्लस है, मैंने प्लस किया, देखो यहाँ से हम और पेजेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ मैं राइट साइड में आपको बता देती हूँ, जूम इन जूम आउट का मिलता है, फिट टू पेज करना है, और अगर आपको जूम करना है तो प्लस 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 करते जाओ, देखो जूम हो रहा है, वरना माइनस 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 करते जाओ तो ये जूम आउट हो रहा है। पूरा 100 पे चाहिए, आप इस 110 पे क्लिक करो एंड यहाँ पे 100 आ जाएगा, एंड आप अप्लाई कर दो तो आपका फुल स्क्रीन आ चुका है, 100 पे आ चुका है। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हो इस जूम वाले तरीके से। यहाँ से जूम इन एंड जूम आउट होता है। तो एक व्यू मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ आपके इंटरफेस का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास ये यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस क्या है? जो आपको स्क्रीन सामने नजर आ रही है उसको हम बोलते हैं रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हमारा डैशबोर्ड बनता है ना, वो इसी स्क्रीन पे बनता है। ऑब्वियसली मैं जितना काम बोल रही हूँ, मैं हमेशा से बोल कर आ रही हूँ कि पावर बीआई का मेन काम क्या है? डैशबोर्ड बनाना है। तो स्क्रीन पे सबसे पहले हमें डैशबोर्ड नजर आना चाहिए। डेटा तो बैकएंड वाला काम हो गया ना, डेटा तो बैकएंड वाला काम हो गया, इसीलिए जो सबसे पहला व्यू आपके पास आता है वो रिपोर्ट व्यू होता है, जिसके ऊपर हम डैशबोर्ड बनाते हैं। अब आपको मैंने एक बात समझाई थी कि हम लोग काम क्या क्या करते हैं? लोड करते हैं। लोड होगा तो डेटा कहाँ होगा? बैकएंड में जाएगा, मतलब टेबल लोड हो रही है। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो टेबल में करेंगे। अगर हमें उन्हें रिलेशनशिप बनाना है तो रिलेशनशिप के लिए चाहिए, और फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला चाहिए। तो एक जगह सारी खिचड़ी ना बन जाए, उसके लिए अलग अलग व्यूज बनाए हुए हैं। ये आपका सबसे पहले देखो, आप उससे पहले रिपोर्ट व्यू में थे, देखो यहाँ पे डार्कर कलर किसका है? रिपोर्ट व्यू का डार्कर कलर है ना, रिपोर्ट व्यू का डार्कर कलर है, और बाकी तीनों ग्रे आउट हो रखे हैं। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, अब रिपोर्ट व्यू भी ग्रे आउट हो रखा है। ये वाला मोड दैट इज योर टेबल व्यू।
टेबल व्यू में आपको आपकी ये पूरा का पूरा डेटा नज़र आता है, आपकी कितनी टेबल आपने लोड की हुई है वो नज़र आता है, मैंने आपको दिखाया भी था जब हमने डेटा लोड किया। और साथ ही साथ में टेबल जैसे हम एक्सेल के अंदर करते हैं, कुछ भी चीज़ इंसर्ट करते हैं तो उसका अलग से एक टैब बन के आता है, तो ठीक वैसे ही हमारा यहाँ पर टेबल टूल्स आ जाते हैं। जो भी हमने चेंजेस करने हैं, जो भी हमने कुछ काम करना है इस टेबल में, हम डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है, वही चीज़ है, रिबन है, ग्रुप्स है, टैब्स है और आपके फीचर्स हैं। ठीक है, आप कुछ भी काम करना है आप यहाँ से अलग से कर सकते हो। दैट इज़ योर टेबल व्यू। अब टेबल व्यू को हम एक्चुअल में भी देख लेते हैं। देखो अभी आपका रिपोर्ट व्यू डार्क है, मैंने टेबल व्यू किया, आपका टेबल आ गया, यहाँ से दोनों टेबल्स आ गए हैं। आप जिस टेबल पे क्लिक करोगे उस टेबल का डेटा आ जाएगा। नाउ कम टू द थर्ड व्यू विच इज़ योर मॉडल व्यू। मॉडल व्यू क्या करता है? मॉडल व्यू आपका रिलेशनशिप बनाता है। रिलेशनशिप कब बनेंगे? जब एक से ज़्यादा आपके पास डेटा होगा। तो हमारे पास तो एक से ज़्यादा डेटा था, तो हम लोगों के लिए यहाँ पर जब हम मॉडल व्यू में जाएंगे, ओके ये है आपका मॉडल व्यू। जब हम मॉडल व्यू में जाएंगे तो इस तरीके से हमें नजर आएगा। आपको पता है कि हमने दो डेटा लोड किया था, द फर्स्ट वन इज शीट 1, द अदर वन इज टेबल 21T1। तो यहाँ पे ये किया था, तो यहाँ पर इन दोनों डेटा की आपको यहाँ पर टेबल नज़र आ रही है। अब मुझे कोई भी चीज़ जैसे सिटी टू सिटी मुझे कोई कनेक्शन बिठाना है, मान लो सिटी से हमारा कनेक्शन बैठ जाए, हमारा सिटी से बैठ रहा है, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ सिटी से हमारा यहाँ पे कनेक्शन बैठ सकता है, तो हम यहाँ पे रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी डेटा एंड प्रॉपर्टीज, जो भी रिलेशनशिप को बनाने के लिए काम आने वाले जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ नज़र आ जाएंगी। कुछ ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे जिन्हें हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। हमने देखा था रिलेशनशिप मेंटेन होने के बाद, रिलेशनशिप बनाने के बाद हमें हमारे फॉर्मूलाज लगाने पड़ते हैं। तो जो थर्ड व्यू आता है विच इज़ योर डेक्स क्वेरी व्यू। डेक्स क्वेरी व्यू एक बार के लिए मैं पहले मॉडल व्यू भी आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। आप सीधा मॉडल व्यू पे क्लिक करें तो आपको इस तरीके से नजर आएगा, ये प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। डेक्स क्वेरी व्यू, आप देखो जैसे जाते हो नाम आ जाता है डेक्स क्वेरी व्यू के अंदर। इसके अंदर आपको फॉर्मूलाज लिखने पड़ते हैं या क्वेरी लिखनी पड़ती है, कुछ चीज़ें अलग तरीके से लिखनी पड़ती हैं सो दैट आपके वो फॉर्मूलाज अप्लाई हो सके। तो जो भी चीज़ है आपने यहाँ अप्लाई करना है, यही चीज़ मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट में भी दिखा रखा था सेम। ये आपका डेक्स पावर क्वेरी व्यू होता है, डेक्स क्वेरी व्यू होता है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपने जो इंटरफेस था वो जान लिया। एक हिडन इंटरफेस में मैं आपको बता देती हूँ, हिडन नहीं है काइंड ऑफ, जैसे आप डेटा लोड करते हैं, मैंने आपको कहा था ना उसके बाद लोड करने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। आप होम पे अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करें दैट मीन्स उस डेटा के अंदर एडिटिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और आप पावर क्वेरी में डेटा लोड होता है। जब लोड हुआ था तब मैंने आपको क्या बोला था, पावर क्वेरी में आप काम कर रहे हो, पावर क्वेरी में आपका डेटा खुला है। लेकिन जब हम एडिटिंग करते हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो जो डेटा खुलता है वो आपका पावर क्वेरी एडिटर में खुलता है, क्योंकि पावर क्वेरी में तो वो आ गया डेटा, लेकिन अब हमें उसे एडिट करना है तो वो एडिटर के अंदर एडिट होगा। तो एक हम लोगों ने इंटरफेस इसका भी लिया हुआ था एक्सप्लेन करने के लिए, सो दैट आप अचानक से ही ना कहो मैम ये कहाँ से आ गया। तो ये है आपका पावर क्वेरी एडिटर। पावर क्वेरी एडिटर बिल्कुल सेम तरीके से ही वही है कि आपका रिबन है जिसके अंदर बहुत सारे टैब्स गिवन हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और हर अपने यहाँ पर डेटा पे काम करके उसको क्लीन करते हैं। यहाँ आपका डेटा नज़र आता है, यहाँ पर आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं, एंड द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज़ अप्लाइड स्टेप। आप यहाँ पर एक एक काम करते हुए जैसे जैसे जाएंगे वो सारे के सारे स्टेप्स आपको यहाँ नज़र आएंगे। अब ये कैसे काम आता है, कितना अच्छा रहता है, कितना क्या रहता है, वो जब हम इस काम को करेंगे तब हमें डिटेल में समझ आ जाएगा। यहाँ पे मेरा काम था आपको इंटरफेस को समझाना, तो ये आपकी इंटरफेस हो गई। ठीक है, इसके यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इंटरफेस को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में कर लिया है। आई डोंट थिंक अब कुछ भी बचा है, लेकिन मैं आपको डेस्कटॉप दिखा देती हूँ यहाँ से कि इस तरीके से आपके पास सामने डेटा आ चुका है। अब चलें हम आगे बढ़ते हैं अपने इस सीरीज़ के अंदर। जो हमारी लोड क्वेरीज थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, हमारा इंटरफेस कंप्लीट कर लिया। अब मान लीजिए हमने डेटा को लोड करना भी सीख लिया है कि किस तरीके से हम अपने डेटा को लोड करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो स्टेप आता है वो क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेप आता है कि हम लोग अपने डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। पता नहीं उसको क्या हो गया है टैब को, तो कोई बात नहीं, अभी आप राइटिंग को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ठीक है, एंड वो ठीक हो जाएगा इवेंचुअली अभी करते करते। एंड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी अलग अलग क्वेरीज होती हैं। क्वेरीज क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है जब हम अपने सिस्टम को देते हैं कि भाई हमें ये काम कराना है। तो इनिशियल लेवल पे लोड के टाइम पे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमने दो क्वेरीज पढ़ी थी विच इज़ योर डायरेक्ट क्वेरी एंड इम्पोर्ट मोड क्वेरी। तो इसी के आगे लीड होती है,
ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो। देखो मैंने जब आपको बताया था डायरेक्ट क्वेरी के बारे में, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सोर्स पे ही सारा काम होता रहता है, वहीं से ही काम चलता रहता है। तो जो सोर्स पे जो काम चल रहा है, सोर्स पे ही जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं नेटिव क्वेरी। क्या बोलते हैं? नेटिव क्वेरी पे काम कर रहे हैं। अगर कोई पर्सन आपको कह रहा है नेटिव क्वेरी पे काम कर रहा है, तो इसका डायरेक्टली ये भी मतलब है कि वो डायरेक्ट क्वेरी पे काम कर रहा है, और इसका ये भी मतलब है कि वो सोर्स पे डायरेक्टली काम कर रहा है। ये जर्नली एसक्यूएल में होता है, तो वो डायरेक्टली वहीं पे ही काम कर रहा है। वो डेटा को पावर बीआई के अंदर लेकर भी नहीं आ रहा है। उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो क्लीनिंग होती है, जो आगे का जितना भी प्रोसेस होता है, वो पावर बीआई के अंदर नहीं हो रहा है। अगर कोई पर्सन कहता है कि वो नेटिव क्वेरी के अंदर काम कर रहा है, दैट मीन्स वो पावर बीआई में अपना डेटा नहीं लेकर आया, पावर बीआई में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द कि आप पावर बीआई के अंदर ही ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, पावर बीआई के अंदर ही आप क्लीनिंग कर रहे हो, उससे करेक्ट डेटा बना रहे हो, तो उसको बोलते हैं एम क्वेरी। एम क्वेरी क्यों बोल रहे हैं? मैनुअल क्वेरी भी बोल सकते हैं, लाइक एम फॉर मैनुअल। ओके, तो एम क्वेरी बोलते हैं। एम क्वेरी किस पे काम करेगी? अब सोच के देखो, जैसे मैंने बोला नेटिव क्वेरी डायरेक्टली सोर्स पे काम करती है, तो हमने इसको कनेक्ट कर लिया डायरेक्ट क्वेरी से कि डायरेक्ट क्वेरी होगी तभी तो नेटिव क्वेरी आएगी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेरी का मतलब है सोर्स पे काम करना, और वहीं पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स नेटिव क्वेरी। लेकिन इंपोर्ट मोड में क्या किया? इंपोर्ट मोड क्वेरी क्या करती है? आपका जो डेटा है, मान लीजिए आपका ये डेटा है, ठीक है, ये डेटा है आपका, ठीक है, और ये डेटाबेस को हम लोग लेकर आते हैं पावर बीआई के अंदर। पावर बीआई में हम लेकर आए किससे? इंपोर्ट मोड क्वेरी से। इंपोर्ट क्वेरी से ले आए, और फिर इसके अंदर जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वो किससे करेंगे? एम क्वेरी से करेंगे। मतलब एम लैंग्वेज बताते हैं हम, जो कहते हैं उसे एम लैंग्वेज बोलते हैं। एम क्वेरी बताएंगे, एम क्वेरी से हम उसे क्लीन करेंगे। तो ये बस बेसिक्स थे आपके थ्योरी पोर्शन। ये इसलिए है ताकि अब कभी कोई आपसे साइड में बैठ के भी बात कर रहा होगा ना कि अरे पावर बीआई पढ़ रहे हो तुम, पावर बीआई आता है तुम्हें, नेटिव क्वेरी पे काम करते हो, एम क्वेरी पे काम करते हो, नाउ यू नो व्हाट इज नेटिव क्वेरी एंड व्हाट इज एम क्वेरी। अगर आप इसके बेसिक्स नहीं जानोगे, फर्क तो आपको कुछ भी नहीं पड़ा, काम तो आपने वही करना है। काम तो हम ऑब्वियसली, जब हमने बोला कि हम डेटा क्वेरी पे काम नहीं कर रहे, हम तो इंपोर्ट मोड पे काम करेंगे, तो ऑब्वियस है कि नेटिव क्वेरी पे भी हम काम नहीं कर रहे, हम तो एम क्वेरी पे काम करेंगे। जर्नली ये चीज़ बताई भी नहीं जाती है कि भाई हम लोग ना इस पे काम नहीं करेंगे, हम इस पे करेंगे। जितने भी कोर्सेज अब देखोगे आप, वहाँ पर एम क्वेरी पे काम करवाया जाता है, बट ये चीज़ अगर डिस्क्लोज कर देंगे तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा फिर उस पर क्यों नहीं हुआ। देखिए वो लाइव डेटा है, उस पर काम नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इस पर तो सीख लें। अगर इस पे काम आ जाएगा तो उस पर काम करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ जो हम काम करते हैं वो एम क्वेरी पे काम करते हैं। और अब आप जब भी उस एनवायरनमेंट में होंगे और कोई भी पर्सन आपसे बात कर रहा होगा, या तो वो डायरेक्ट क्वेरी बोले, डायरेक्ट क्वेरी बहुत कम बोलते हैं लोग, ऐसे डायरेक्टली बोलते हैं नेटिव क्वेरी पे काम कर रहे हैं। तो नेटिव क्वेरी बोले तो समझ जाना कि वो डायरेक्ट क्वेरी पे काम कर रहा है, वो बंदा सोर्स पे ही काम कर रहा है, वो लाइव डेटा पे काम कर रहा है। और कोई कहता है नहीं नहीं मैं तो एम क्वेरी पे ही कर लेता हूँ, मैं तो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट आते हैं तो उसे अकॉर्डिंग कर लेता हूँ, तो दैट मीन्स वो डेटा को लोड करता है पावर बीआई में और उसके बाद काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने थ्योरी समझी है। अब जब आप अपना डेटा लोड करते हो, लोड जो होता है, देखो लोड जो वो होता है तो वो ओपन किस में हुआ? पावर क्वेरी में हुआ। मैंने आपको ये दिखाया भी था और बताया भी था अभी जब इंटरफेस का बता रही थी, पावर क्वेरी में हुआ। लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है तो उसी पावर क्वेरी को हम ओपन करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन किस में करते हैं? पावर क्वेरी एडिटर के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं? पावर क्वेरी एडिटर के अंदर करते हैं। ठीक है, एडिटर के अंदर ही हम सारी एडिटिंग करने वाले हैं। अब एडिटिंग के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो एडिटिंग में काम आते हैं, जैसे कॉलम लेवल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, रोल लेवल हो गया, टेबल लेवल हो गया, ऐड कॉलम, बहुत सारे आपके पास वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। आपने खुद ने भी देखे थे जब आपने यहाँ से पावर क्वेरी को ओपन किया था, और आप देख सकते हो ये आपका होम है। होम के अंदर भी देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं। ट्रांसफॉर्म के अंदर आपके पास कितने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ऐड कॉलम, व्यू, जिस तरीके से कोई एक्सेल के अंदर पूरा लोडेड रहता है ना आपका रिबन सभी ऑप्शंस के साथ, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी ऑप्शंस आते हैं। अब धीरे धीरे करके इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं और हम पावर क्वेरी सीख रहे हैं। बेसिकली जो पावर क्वेरी का कोर्स भी आपने देखा होगा ना, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आती हैं, या फिर सब कहते रहते हैं पावर क्वेरी का कोर्स कर लो। तो पावर क्वेरी के कोर्स के अंदर ये सिखाया जाता है जो पावर बीआई का बैकएंड है। एक्सेल की पावर क्वेरी और नॉर्मल जो पावर क्वेरी ऐसे डायरेक्टली बोल देते हैं, एंड जो पावर बीआई का पावर है सब कुछ सेम है। एक्सेल की पावर क्वेरी के अंदर कम ऑटोमेशन है, पावर बीआई में ज़्यादा ऑटोमेशन मिल जाएगा। तरीका सेम है, मीनिंग सेम है, काम सेम तरीके से करती है। ठीक है,
तो आपने घबराना नहीं है, अगर जब भी सुना है ना पावर क्वेरी का कोर्स कर लो, ये यहाँ ये सीख लो, हो जाएगा, सब सॉर्टेड है। ठीक है, तो हम लोग चलें अब पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, इसके अंदर जितनी भी एडिटिंग होगी वो डेटा को लेते हैं, एक नए सिरे से शुरू करते हैं और अपने डेटा में काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे ऑब्वियसली आपको पावर एडिटर का भी तो ओवरव्यू बताना पड़ेगा ना, तो उस जर्नी को अब शुरू करते हैं, विच इज़ योर पावर क्वेरी। करने के लिए देखो, अभी यहाँ पे टेबल व्यू में जाके देखो, मेरे पास टेबल तो है। अभी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पावर क्वेरी एडिटर को ओपन करना है, तो मैं सिंपली होम टैब के ट्रांसफॉर्म डेटा में जाऊंगी, बिकॉज हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे एंड इस तरीके से हमारा पावर क्वेरी एडिटर खुल जाएगा। अभी मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 2 टेबल्स हैं, तो हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में वो फील्ड नज़र आती हैं, वो सारी टेबल्स या शीट नज़र आती हैं जो हमने यहाँ डेटा लोड किया है। हमें दूसरा डेटा चाहिए, हम दूसरा डेटा भी ले सकते हैं इस तरीके से। ओके, उसके बाद देखिए नॉर्मल हम इंटरफेस की बात कर रहे हैं, तो ऊपर वैसे ही रिबन आपको मिल जाएगा। जैसे आप होम टैब में जाओगे, ये रिबन मिल गया जिसके अंदर सारे ग्रुप्स हैं, अलग अलग फीचर्स हैं, और यहाँ फाइल, होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, ये सारे आपके टैब्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर, जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, मतलब उसका नेम दिया हुआ है कि कौन सी टेबल में हो। अगर मैं शीट 1 में जाती हूँ तो यहाँ शीट 1 आता है, और अगर मैं टेबल 21 में जाती हूँ तो टेबल 21 आती है। यहाँ अप्लाइड स्टेप, मान लो मैं कुछ भी स्टेप यहाँ पे करती हूँ, अभी के लिए क्या है, सोर्स मतलब जहाँ से ये डेटा आया, नेविगेशन मतलब ये पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है, चेंज टाइप, तो उसने कोई टाइप चेंज किया होगा तो ऑटोमेटिकली आ गया। मान लो मैं कोई भी टाइप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर देती हूँ, कुछ भी रिप्लेस करंट कर देती हूँ, इसको इस तरीके से कर दिया, तो यहाँ पे एरर आ गया है, और यहाँ पर इसका अप्लाइड स्टेप, मैं यहाँ चेंज टाइप को क्रॉस कर देती हूँ, तो देखो मेरा वापस से वही डेटा आ गया है। लेकिन अगर मैं कुछ और करती यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पर डेट कर दिया, तो यहाँ पर वो चेंज टाइप यहाँ नज़र आ रहा है, मैं इसे क्रॉस कर दूंगी तो देखो यहाँ डेट से वो ABC 1 2 3 हो गया है। तो इस तरीके से हम जो भी काम करते जाते हैं वो यहाँ साइड में आते जाते हैं। अब मान लीजिए मैंने इसे डेट कर दिया यहाँ पर, तो डेट एंड टाइम चेंज टाइप आ गया। अब मैं सेम काम करती रहूँगी तब तो चेंज टाइप ही रहेगा, लेकिन अगर मैंने कुछ और काम कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर, एक सेकेंड, हमारे पास रिमूव एम्प्टी कर दिया, तो यहाँ पे एक और फिल्टर्ड रो आ गया, मैंने इसे भी काम कर दिया, यहाँ पे रिमूव एम्प्टी करके इसे भी ऐसे कर दिया, तो एक और फिल्टर रो आ गया। तो जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं अभी डजेंट मैटर, बिकॉज मैं आपको वो सब कुछ तो सिखाऊंगी, लेकिन यहाँ मुझे बताना था कि वो किस तरीके से है। अब मान लो मैं चेंज टाइप पे जाती हूँ, तो यहाँ पर मुझे डेटा जो चेंज टाइप के टाइम था वो आ जाएगा, जैसे ये डेट हुआ था। लेकिन मैं नेविगेशन पे जाती हूँ तो यहाँ पे ABC 1 2 3 था तो वो आ गया। अगर मैं यहाँ पर आती हूँ तो इस टाइम पे मेरा डेटा कैसा था वो यहाँ पर आ गया है। अगर मैं इन्हें क्रॉस कर देती हूँ सबको, तो ये सारे स्टेप्स हट जाएंगे और मेरा डेटा देखो पहले के जैसा हो जाएगा। तो यहाँ अप्लाइड स्टेप में आप किसी पे भी जंप कर सकते हो। उस टाइम पे मेरा डेटा का ओवरव्यू क्या था, मेरा डेटा किस तरीके से दिखता था वो भी देख सकते हो। उस स्टेप को अप्लाई करने के बाद डेटा क्या हो गया वो भी देख सकते हो, उससे पहले क्या था वो भी देख सकते हो। किसी स्टेप को बीच में से हटा भी सकते हो कि ये, अरे ये तो गलती से कर दिया था, ये नहीं करना था। हो सकता है ना मैं 10 काम करती है उसके बाद पता लगे जो 5th काम किया था वो नहीं करना था, तो ऐसे केस में आप उस 5th काम को यहाँ से डायरेक्टली हटा सकते हो। बस उसे देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हर एक काम जो हम करते जा रहे हैं उसका असर एक दूसरे पे होता है, तो इसीलिए हमें थोड़ा देख कर करना पड़ता है, लेकिन ये काम इस तरीके से करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका सिर्फ एक ओवरव्यू दिया था, अब धीरे धीरे हम इस पर काम शुरू करते हैं। और एक बुरी चीज़ ये है कि मैं इसे जूम नहीं कर सकती, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, डेटा हमारे पास है, हाँ, लोड कैसे करना है, ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे आ गया है ये हम जान लिया है, ओवरव्यू क्या है ये हमने जान लिया है। अब हम जो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं, यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिख दी हैं सो दैट आपको इजीली समझ आए। तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो हम सीख रहे हैं विच इज़ योर कॉलम लेवल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले उसमें आता है रीनेम कॉलम्स। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ कॉलम्स हैं, आपके पास आपका डेटा दिख रहा है और उसमें किसी कॉलम को आप रीनेम करना चाहते हो, जैसे कि मैं प्रोडक्ट को प्रोडक्ट नेम लिखना चाहती हूँ, तो मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं। या तो मैं यहाँ पर F2 क्लिक कर दूँ तो मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली अंदर चला गया, मैं दोबारा से यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिख सकती हूँ, ऐसे प्रोडक्ट नेम लिख दिया और एंटर कर दिया, जिस तरीके से हम नॉर्मल एक्सेल में करते हैं।
और अगर मान लीजिए मुझे F2 याद नहीं रहता है, तो सिंपल सी चीज़ है, आपने यहाँ पे अपने कर्सर को ले जाना है एंड डबल टैप करना है। डबल टैप करने से भी आपका कर्सर देखो अंदर आ चुका है। मान लो मुझे प्रोडक्ट ही नेम चाहिए था, मैंने एंटर कर दिया तो ये देखो प्रोडक्ट हो गया। अब मुझे प्रोडक्ट नेम चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया एंड मैंने स्पेस देकर यहाँ पे नेम लिख दिया है। मुझे इस तरीके से लिखना था, फिर मैंने लिख दिया है एंड मैंने एंटर कर दिया। तो इस तरीके से आप अपने कॉलम को रीनेम कर सकते हो। रीनेम करने से पहले कैसा था डेटा, वो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए एक स्टेप पहले से, और रीनेम करने के बाद डेटा कैसे है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास सेकंड क्या आता है, चलो देख लेते हैं, वहीं से एक एक करके करेंगे तो इससे पता है क्या है, क्लैरिटी आएगी। आपको क्लैरिटी आएगी हमने क्या समझा, कौन सा स्टेप किया है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पर इस तरीके से बना के रखा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिमूव कॉलम या डिलीट अनवांटेड कॉलम्स। मान लीजिए आपके डेटा के अंदर कोई भी डेटा ऐसा है जो आपको नहीं चाहिए, वो अनवांटेड है, हमें चाहिए ही नहीं है, ठीक है, तो आप उसे हटा सकते हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास डेटा है पूरा, और मुझे यहाँ पर डेट का अभी के लिए डेट को तो रखते हैं, काम करते हैं, हम यहाँ प्रोडक्ट नेम को ही हटाना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमें ये प्रोडक्ट नेम हटाना है, तो देखिए यहाँ पर ना मैक्सिमम चीज़ें, ऑल्दो यहाँ पर जैसे होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम में बहुत सारे फीचर हैं, सारे फीचर्स हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए। मेरा काम यहाँ पर ये है कि मैं आपको आसान तरीके से सिखाऊं, है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बार बार यहाँ जाकर काम नहीं करना। आप अधिकतर चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं उसके लिए आपको इन फीचर्स में भागने की ज़रूरत नहीं है। आप राइट क्लिक करें और आपको यही मिल जाता है। अब जिस तरीके से मैंने कहा कि मुझे कॉलम हटाना है, मुझे सिटी का कॉलम हटाना है, तो सिटी का कॉलम यहाँ पे डिलीट नहीं होता, यहाँ रिमूव होता है। आप राइट क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर लिखा होगा रिमूव कॉलम, तो आप रिमूव कर दीजिए, वो पूरा कॉलम रिमूव हो जाएगा, ठीक है। आपको वो वापस लेकर आना है। सिंपल सी चीज़ है कि मैं यहाँ से रिमूव वाले स्टेप को अगर क्रॉस कर देती हूँ तो मेरा वापस आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस किया तो देखो मेरा सिटी वापस आ गया है। तो अगर आप चाहते हैं किसी भी कॉलम को रिमूव करना, जस्ट राइट क्लिक करें और उसके बाद यहाँ से रिमूव का ऑप्शन को इस्तेमाल करें, ऐसे इस्तेमाल करें और वो आपका आ जाएगा। नहीं रिमूव करना है, आप यहाँ से इसे क्रॉस कर सकते हो, आपका डेटा वापस आ जाएगा। चलें, द थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, देखा कितना ईजी है, बहुत ईजी होता है। बस हाँ, जब तक हम करते नहीं है ना तब तक ही हमें लगता है कि ओ माय गॉड ये डेटा इस तरीके से दिख रहा है, पता नहीं कैसे होएगा। आराम से हो जाता है, ठीक है। चलें, उसके बाद रीऑर्डर। रीऑर्डर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए देखो ये आपका डेटा है आपके पास, अभी मैं आपसे बात करती हूँ कि मैं आपसे पूछती हूँ फर्स्ट कॉलम में क्या है, तो आप मुझे कहते हो मैम फर्स्ट कॉलम में ना ब्रांड लिखा हुआ है, ओके। सेकंड कॉलम में क्या लिखा हुआ है, फिर डेट लिखा हुआ है। तो बेसिकली एक ऑर्डर के अंदर ये पूरा डेटा लिखा हुआ है। ब्रांड इज द फर्स्ट कॉलम, डेट इज योर सेकंड कॉलम, प्रोडक्ट नेम इज योर थर्ड कॉलम। अगर आप इसे शिफ्ट करना चाहते हो इधर उधर, इधर उधर मतलब सिटी को पहले चाहते हो, कैटेगरी को पहले चाहते हो, प्रोडक्ट नेम को बाद में चाहते हो, तो आप कर सकते हो। आपको कुछ भी, ना तो कंट्रोल को होल्ड करना है ना शिफ्ट को होल्ड करना है, कुछ नहीं करना। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हो तो पूरी की पूरी आपकी कॉलम सेलेक्ट हो गई है, ग्रे आउट हो गई है तो सेलेक्ट हो गई है। बस अब आप अपने कर्सर को ऐसे होल्ड रखो एंड जस्ट ड्रैग इट, जहाँ ड्रैग करना है वो सिंपली ड्रैग हो जाएगा। आपको प्रोडक्ट नेम से पहले चाहिए था, जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड ये प्रोडक्ट नेम से पहले आ जाएगा। ये डेट से भी पहले आ गया है तो इसको बाद में ले आओ, एंड ये डेट के बाद आ गया है, कैटेगरी में आ गया है। तो आप जैसे भी उसे रीऑर्डर करना चाहते हो, जैसे भी उसको लगाना चाहते हो, करना चाहते हो, इधर उधर मूव करना चाहते हो, आप कर सकते हो। मान लो सिटी को सबसे एंड में ले जाना है आपने, आप इधर 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 जाते जाओ और आपका डेटा मूव होता जाएगा। अभी धीरे मूव हो रहा है ये, ठीक है। मान लो आपको रेटिंग से पहले चाहिए तो आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप रीऑर्डर कर सकते हो। रीऑर्डर से पहले आपका डेटा कहाँ था, आपका डेटा था सिटी प्राइस से पहले, और रीऑर्डर के बाद आपका डेटा कहाँ है, देखो रेटिंग दिख रही है यहाँ पे, प्राइस तो इधर आ गया अब, ठीक है। मैं यहाँ से रीऑर्डर को कैंसिल कर देती हूँ कि जैसा मेरा डेटा था वैसा ही हो जाए। बट बात यह है कि जो चीज़ें हमने सीखी हैं, हमने सीखनी है, वो ये है कि हम इस तरीके से रीऑर्डर कर सकते हैं, अपने कॉलम को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है स्प्लिट कॉलम। तो देखो स्प्लिट कॉलम का मतलब क्या है, स्प्लिट का मतलब क्या है, तोड़ना, किसी तरीके से अलग करना। अब अलग करने से पहले हम जोड़ना तो सीख लें। हम अलग किसको करेंगे जब जोड़ेंगे ही नहीं तो पहले हम सीखेंगे कि कैसे जोड़ा जाता है। देन अनदर स्टेप इज मर्ज कॉलम्स। तो पहले हम सोचेंगे कि सीखेंगे हम कंबाइन मल्टीपल कॉलम्स इनटू वन, कि अगर मुझे एक से दो
ऑब्वियसली एक कॉलम को तो जोड़ नहीं सकते, 2 कॉलम, 3 कॉलम या उनसे ज़्यादा कॉलम को जोड़ना है तो कैसे जोड़ा जाएगा, फिर बाद में कैसे अलग किया जाएगा, ठीक है। ओके, एक चीज़ मैं अब यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे भी लिखा है स्प्लिट में डेलीमीटर, और जब आप मर्ज कॉलम करोगे तो भी डेलीमीटर आता है। अब डेलीमीटर का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। डेलीमीटर को समझना ज़रूरी है। हम लोग फॉर्मूलाज भी जब पढ़ते हैं ना, डेट वाले फॉर्मूलाज पढ़ते हैं या किसी भी तरीके का फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो हमें डेलीमीटर का पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट वाली चीज़ें करते हैं तो डेलीमीटर का पता होना चाहिए। एंड लेट्स गो। डेलीमीटर में आपको क्या बता रही हूँ, डेलीमीटर के लिए मैं आपको बता रही हूँ जो चीज़ किसी चीज़ को जोड़ती है। मैंने अपना यहाँ पे नाम लिखा तनु सिंगल, तनु, पता नहीं मेरे टैब को क्या हो गया है अचानक से, इट्स नॉट वर्किंग, सिंगल, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने स्पेस दिया है, तो दैट स्पेस इज माय डेलीमीटर। कोई जो चीज़ जो दो चीज़ों को जोड़ती है वो उसका डेलीमीटर होती है। अगर मैं यहाँ लिखती तनु, मान लो जैसे हम इंस्टाग्राम पे अपने वो नहीं बना देते हमारा यूज़र नेम अंडरस्कोर सिंगल, तो ये जो अंडरस्कोर है वो इसका डेलीमीटर है, ठीक है। आपने कोई चीज़ लिखी तनु एंड फिर कॉमा लगा दिया, फिर लिखा सिंगल, प्लीज़ वो राइटिंग का थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, पता नहीं क्या हो गया अचानक से, बट कोई नहीं, हम कर देंगे उसको अच्छे से। तो यहाँ पर आपका डेलीमीटर क्या हुआ कि किसने जोड़ा है, तनु कॉमा सिंगल, तो दैट कॉमा इज योर डेलीमीटर। तो डेलीमीटर का मतलब क्या हो गया, जो दो वर्ड्स को जोड़ता है वो डेलीमीटर है। इवन यहाँ पर स्पेस था, सिर्फ स्पेस था तो मैंने स्पेस को भी डेलीमीटर बोला है, तो आप समझ रहे हैं। तो स्पेस भी आपका डेलीमीटर होता है। यहाँ पर हम लोग इसको जाकर समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ वर्ड में देखोगे तो यहाँ पे कंबाइन करेंगे तब भी हमें डेलीमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जब हमें स्प्लिट करना है तो भी हमें डेलीमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको डेलीमीटर के बारे में बताया। चलिए अब हम पावर बीआई में जाएंगे एंड हम इन दोनों को मर्ज करेंगे। देखिए दो, कम से कम तो दो चीज़ चाहिए ना मर्ज करने के लिए। तो मान लो मैं मर्ज करना चाहती हूँ प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी को, एक सेकेंड मैंने तो मूव कर दिया, मैंने इसको सेलेक्ट किया। कोई भी मल्टीपल सिलेक्शन करने के लिए, मतलब एक से ज़्यादा सिलेक्शन करने के लिए, तो पहली चीज़ को तो सेलेक्ट करो, उसके बाद कंट्रोल पे अपना मतलब होल्ड रखो, कंट्रोल को होल्ड रखो एंड उसके बाद बाकी की चीज़ें आप ऐसे करते जाओगे तो बाकी की चीज़ें सेलेक्ट होते जाएंगी, ठीक है। अभी मुझे जो सेलेक्ट करना है, मैंने प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, कंट्रोल को होल्ड रखा, उसके बाद मैंने कैटेगरी को भी सेलेक्ट किया, तो दोनों सेलेक्ट हो गई। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मुझे करना क्या है, मुझे मर्ज करना है। तो देखो यहाँ पे ढूंढते जाओ, मैंने कहा ना मैक्सिमम आपको यहीं मिल जाएंगे, ऊपर जाके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मर्ज कॉलम्स आ गया, आप इसे क्लिक कीजिए। मर्ज कॉलम क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है सेपरेटर भी बोला जाता है, डेलीमीटर भी बोला जाता है। सेपरेटर क्या रखना है कि आपको क्या रखना है, कॉलन रखना है, कॉमा रखना है, इक्वल साइन रखना है, सेमी कॉलन रखना है, किससे जोड़ना चाहते हो आप। अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं है जिससे आप जोड़ना चाहते हो तो कस्टम में चले जाओ, यहाँ उसको बताओ किससे जोड़ना चाहते हो। आप तो एक स्पेस से जोड़ना चाहते हो तो एक बार स्पेस दे दो, स्पेस से भी जोड़ना है तो एक बार उसको स्पेस देना पड़ेगा, तभी तो वो समझेगा कि आपको एक स्पेस से जोड़ना है। आपने एक स्पेस दे दिया, हमें यहाँ पे जो नया कॉलम आएगा उसे मर्ज के किस नाम से जाना है, हमें मर्ज नेम ही रख सकते हैं, या फिर हम रख सकते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी। इस तरीके से मैंने एक बना दिया जो एक मर्ज्ड आ जाएगा एंड मैंने ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट कैटेगरी करके एक जो है आपका कॉलम आ गया जिसके अंदर बिस्किट, बेकरी, आटा, ग्रेन, पनीर, डेयरी, मिल्क डेयरी, इस तरीके से ये मर्ज हो गया। देखो मर्ज होने से पहले ये कैसा था, ये अलग था, बिस्किट, बेकरी, आटा, ग्रेन, पनीर, डेयरी, इस तरीके से था, लेकिन मर्ज होने के बाद कैसा है, ये इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि किस तरीके से मर्ज किया जाता है। अब हम सीखेंगे किस तरीके से स्प्लिट किया जाता है। तो आपने ऑब्वियसली इसको सेलेक्ट करना है क्योंकि स्प्लिट भी इसको करना है, राइट क्लिक करना है। स्प्लिट के लिए भी आपको यही ऑप्शन मिल जाता है विच इज़ द स्प्लिट कॉलम, और इवन ऐड कॉलम में भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत बार ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप देख सकते हो स्प्लिट कॉलम का आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लाइक बाय डेलीमीटर आप उसे हटाना चाहते हो, बाय नंबर और कैरेक्टर्स उसको हटाना चाहते हो, बाय पोजीशन उसे हटाना चाहते हो, लोअर केस टू अपर केस, मतलब जहाँ से लोअर केस से अपर केस पे पहुँच रहा है
तब आप हटाना चाहते हो। ये टोटली आपके ऊपर रहेगा कि आपका सिचुएशन क्या है। अभी हमारा नॉर्मल सिचुएशन है, हमारे पास डेलीमीटर एक सिंगल स्पेस है, क्योंकि हम देख सकते हैं हर एक डेटा में सिंगल स्पेस है, तो बाय डेलीमीटर करेंगे। बाय डेलीमीटर करने से ये हमसे पूछेगा कि क्या डेलीमीटर है, ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर, हाँ, और हमारा कोड कैरेक्टर तो नन रख दो, एंड स्पेस इसने ऑलरेडी ले रखा है। अगर स्पेस नहीं होता तो हम यहाँ पर उसको बताते कि क्या है, इसने ऑलरेडी स्पेस लिया हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद आप ओके कर दो, तो यहाँ से उसने इसे 2 में कन्वर्ट कर दिया, विच इज़ योर बिस्किट एंड बेकरी। ये नेम्स आपको खुद से चेंज करने पड़ते हैं, ये स्प्लिट नहीं होते। तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने डबल टैप करके मैं अंदर की तरफ चली गई, एंड यहाँ पर हमारे पास आ गया है, आई थिंक, हाँ, हम ठीक कर रहे हैं। हमें यहाँ पे कैटेगरी लिखना है, कैटेगरी लिख दिया, ठीक है। और अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमने इसको इस तरीके से रीऑर्डर कर दिया है, तो अब मुझे मेरा डेटा करेक्ट लग रहा है। तो देखो हमने यहाँ पे क्या क्या किया, उसको चेंज किया, ठीक है, उसको स्प्लिट कर दिया, फिर चेंज किया, उसके बाद हमने उसको रीनेम किया, और उसके बाद हमने उसको रीऑर्डर किया। सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर है। इस तरीके से आप अपने डेटा के अंदर काम करते हैं। कॉलम के अंदर हम लोग और चीज़ें देखते हैं कि क्या आती है। उसके बाद आपके पास आता है चेंज डेटा टाइप, कि डेटा टाइप कैसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप होगा क्या, तो देखो डेटा टाइप वैसे तो आपको ट्रांसफॉर्म में, यहाँ डेटा टाइप आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ये सारे ऑप्शन हैं कौन से, अब ये सारे के सारे इतना दिमाग में कंफ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सेल पढ़ा है ना तब तो बहुत ईजी हो जाएगा, अदरवाइज भी इजी है, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक बात बताओ, डेट लिखना है तो कौन सा फॉर्मेट जाएगा, डेट का फॉर्मेट जाएगा। अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर कोई नंबर लिखती हूँ, मैंने लिखा 2, 3, 23, 46, तो ये क्या है, ये होल नंबर्स है, इसमें कोई डेसिमल नहीं आ रहा ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, होल नंबर। तो ये इसका फॉर्मेट है। अगर मैं डेसिमल लिखती हूँ तो डेसिमल उसका फॉर्मेट है। अगर हमें लगता है कि उस डेटा के अंदर डेसिमल में भी नंबर्स आ सकते हैं तो हम डेसिमल फॉर्मेट रखेंगे। अगर हमें लगता है कि उसमें डेसिमल में नंबर नहीं आ सकते तो हम होल नंबर रखेंगे। हमें लगता है कि किसी कॉलम के अंदर जो डेट आएगी तो वो डेट, तो डेट फॉर्मेट रखेंगे। अगर हमें लगता है कि किसी कॉलम के अंदर टेक्स्ट लिख के आएगा, जैसे कि आपका प्रोडक्ट नेम, जैसे कि आपकी कैटेगरी, तो हम टेक्स्ट लिखेंगे। और कहीं पे हमें लगता है कि टेक्स्ट और नंबर दोनों आ सकते हैं, जैसे कि आपकी कोई आईडीज नहीं होती है जहाँ पे लिखा होता है OD001, फिर लिखा होएगा YZ, तो यहाँ पर आपके टेक्स्ट भी है और आपका नंबर भी है। तो ऐसे केस में आप ABC 1 2 3, दैट मीन्स कि आपका टेक्स्ट भी है और नंबर भी है। आप इस तरीके से ले सकते हो। यही फॉर्मेट आपको वहाँ नज़र आएंगे। कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, बहुत ईजी था, बस हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। तो यहाँ डेटा टाइप में गए, टेक्स्ट में देखा डेसिमल नंबर, फिक्स डेसिमल नंबर, होल नंबर, परसेंटेज, कोई जहाँ पे हमें लगता है कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो परसेंटेज में, तो परसेंटेज। डेट एंड टाइम, जहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों एक साथ दे रखी हूँ तो डेट एंड टाइम आ जाएगा, अदरवाइज डेट एंड टाइम अलग अलग आ जाएगा। डेट एंड टाइम टाइम जोन भी आ जाएगा, ड्यूरेशन, टेक्स्ट, इस तरीके से हैं। अब देखो इन्हें यहाँ से जाकर चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ ऑप्शन था तो मैंने आपको बता दिया। वहाँ इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, देखो आप ना जितनी भी हेडिंग्स देखोगे उसके आगे कुछ ना कुछ ये लिखा हुआ देखोगे। ये क्या लिखे हुए हैं, उनके फॉर्मेट लिखे हुए हैं, जिससे कि आप पहचान पाओ कि करेक्ट फॉर्मेट है। अभी ब्रांड है, ये ABC के फॉर्मेट में और 1 2 3, ABC 1 2 3 के फॉर्मेट में। क्या ब्रांड के अंदर 1 2 3 आना चाहिए? पूरा तो सब कुछ तो टेक्स्ट में है, तो 1 2 3 क्यों आना चाहिए? तो उसको करेक्ट करो। आप उस देखो जब आप इस पे जा रहे हो तो एक बॉक्स बन के आ रहा है, आप राइट क्लिक करो, तो यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, तो आपने टेक्स्ट कर दिया। अच्छा ABC में आ गया, ये डेट है, ABC 1 2 3 दे रखा है, करेक्ट है क्या? नहीं है, डेट में लिखो। डेट एंड टाइम कर दिया गलती से मैंने, देखो डेट के आगे एक क्लॉक बन के आ रही है, दैट इज डेट एंड टाइम। आप क्लिक करो, डेट पे क्लिक करो, तो रिप्लेस करंट, हाँ हमने उसी पे करंट पे रिप्लेस करना है क्योंकि गलती से आ गया था वो, तो हमने डेट कर दिया। देखो अब कोई क्लॉक नहीं आ रही है उसके आगे। ABC कैटेगरी, हाँ तो ये तो ABC ही टेक्स्ट ही चाहिए, प्रोडक्ट कैटेगरी करेक्ट। सिटी है ABC 1 2 3, ABC 1 2 3 चाहिए क्या? नहीं, सिटी तो हमेशा टेक्स्ट ही रहेगी ना, तो टेक्स्ट कर दो आप इसे, तो टेक्स्ट पे आ जाएगा। प्राइस बताओ, प्राइस का भी ABC आ सकती है, वो तो हमेशा ही एक नंबर रहेगा ना, तो आप इसको होल नंबर ले सकते हो। क्वांटिटी, वो तो हमेशा एक नंबर रहेगा, आप होल नंबर ले सकते हो। डिलीवरी टाइम,
वो हमेशा एक होल नंबर रहेगा, क्योंकि ये मिनट्स में दे रखा है तो हमेशा एक होल नंबर रह सकता है, या डेसिमल में भी रह सकता है, बट डेसिमल में मैं देख सकती हूँ डेटा है नहीं, तो हम इसे वैसे रख लेंगे। पेमेंट मोड, ये हमेशा टेक्स्ट रहेगा, क्योंकि इसमें ये बताया गया कार्ड से पेमेंट है, यूपीआई से पेमेंट है, या सीओडी है, तो ये भी हमेशा टेक्स्ट रहेगा। रेटिंग, रेटिंग आपका देखो यहाँ पर नल जहाँ लिखा होता है उसका मतलब होता है खाली था, वो स्पेस खाली था, लेकिन यहाँ खाली नहीं छोड़ा जाता, यहाँ पर उसकी जगह नल लिख के आ जाता है। जब आप अपने नॉर्मल डेटा में इसे ओपन करोगे तब तो आपको वहाँ खाली स्पेस नजर आएगा, लेकिन जब आप पावर बीआई में लोड कर देते हो और जहाँ पर खाली स्पेस होता है वहाँ पे वो नल लिख के दे देता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ टेक्स्ट लिखा है, हमें टेक्स्ट लिखना है नहीं, ऑब्वियसली हमें कोई वैल्यू फिल करनी है, तो रेटिंग भी हमारी वैल्यू होने वाली है, तो हम इसे होल नंबर देंगे। तो यहाँ पर हमने सभी के डेटा टाइप करेक्ट कर लिए हैं। चलें अब हम आगे देखते हैं, कॉलम के अंदर उसने हमें और कहा है रिप्लेस वैल्यूज और रिप्लेस स्पेसिफिक टेक्स्ट और नंबर्स। चलो ठीक है, हम रिप्लेस करेंगे। हम कहाँ थे, हम पावर बीआई में थे, मैं भूल भूल के वापस एक्सेल में पहुंच जाती हूँ। ठीक है, देखें यहाँ पर हम लोग किसे चेंज कर सकते हैं। चलें कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हम देखते हैं यहाँ पे हम लोगों को कहीं पे कुछ भी रिप्लेस करना है, चाहे कोई वैल्यू हो या कोई टेक्स्ट हो, हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कहाँ पर चेंज करें, यहाँ पर हम लोग स्नैक्स को चॉकलेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर रिमूव रिमूव का दिख रहा है, रिमूव रिमूव रिप्लेस वैल्यूज़ और रिप्लेस एरर। तो रिप्लेस वैल्यू में तो वैल्यू लेगा, वो रिप्लेस वैसे नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर मान लो वैल्यू रिप्लेस करनी है, 127 को रिप्लेस करना है, सबसे ऊपर 127 थी ना, 127 की जगह मैं चाहती हूँ 527 लिख के आ जाए, तो इस पूरे में 127 जहाँ होगा ना वहाँ 527 लिख के आ जाएगा। देखो ये भी 527 हो गया। ये तो था आपका रिप्लेस वैल्यूज़। अगर आपको रिप्लेस करना है यहाँ पर तो भी आप रिप्लेस कर सकते हो, हमें रिप्लेस करना होता है। अभी यहाँ पर तो डायरेक्टली जो ऑप्शन मिलते हैं वो रिप्लेस वैल्यू एंड एरर के मिलते हैं, इसका रिप्लेसमेंट कहाँ से होगा वो देखते हैं। छोटी सी चीज़ रह गई है कि जो भी हम टेक्स्ट भी रिप्लेस करते हैं ना, तो वो टेक्स्ट भी हम वैल्यू से करते हैं। बस उसमें दिक्कत क्या होती है, देखो मैं बताती हूँ। वैल्यू में चल कर दो आप रिप्लेस वैल्यूज़, बस ये कि आप कभी फाइंड तो एक वैल्यू को करो और रिप्लेस आप उसको टेक्स्ट से करो, तो वो नहीं पॉसिबल हो पाता। अभी हमें स्नैक्स की जगह पे चॉकलेट लिखना है, तो हमने स्नैक्स लिखा और यहाँ पर हमने चॉकलेट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने ओके कर दिया, तो देखो यहाँ पर वो स्नैक की जगह सब जगह चॉकलेट आ चुका है। आप जब रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर एक एडवांस ऑप्शन भी आता है, वो क्या कहता है, मैच इंटायर सेल कंटेंट, कि जितना भी सेल में लिखा है वो सब कुछ ही आपको मैच करना है, या रिप्लेस यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर्स। अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर आपको लगाना है तो आपको इन्हें ओपन करना पड़ेगा, इन्हें ऑन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली इन्हें रिप्लेस कर सकते हो। तो बेसिकली रिप्लेस वैल्यूज़ में आप इस तरीके से कर सकते हो। हम एक और वैल्यू को रिप्लेस करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग एग्स की जगह पे फ्रूट्स लिखना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे, रिप्लेस वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर हम इसे सर्च करेंगे, एग्स को सर्च कर लेंगे, एग्स, एंड हम उसे चेंज करना चाहते हैं फ्रूट से, तो हमने फ्रूट्स कर दिया एंड हमने उसको ओके कर दिया। तो देखो जहाँ जहाँ एग था वहाँ वहाँ फ्रूट आ चुका है, फ्रूट्स आ चुका है। देखो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अब यहाँ पे एग नहीं है, ई से एग नहीं है, एफ से फ्रूट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी चीज़ें रिप्लेस कर सकते हो। मैं यहाँ से चाहूँ तो इसे हटा सकती हूँ, वरना मैं रहने देती हूँ। ठीक है, हम उसे फ्रूट ही रखते हैं। चले नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कॉलम के अंदर क्या बचता है। ओके फाइन, हमने कॉलम वाले कंप्लीट कर दिया। ऑल्दो कॉलम के अभी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो वो आगे भी कॉलम में यहाँ पर कवर हो जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि कॉलम का सब कुछ ही कवर हो गया, नहीं। हम इजी टू हार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अभी जो इजी इजी पोर्शन था कॉलम को लेकर वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलें अब जो नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है वो रो लेवल ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, तो चलें वो देखते हैं। With the R column level वाला ट्रांसफॉर्मेशन, नाउ लेट्स कम टू द रो लेवल वाला ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर हम लोग 3 से 4 चीज़ें सीखने वाले हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट एंड आई हैव टू बी एनेबल द एडिटिंग फर्स्ट, एंड तभी मेरा पेन यहाँ पे काम कर पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले हमें सीखना है रिमूव रोज एंड कीप रोज। ये लगभग एक साथ ही सीखा जा सकता है, बिकॉज ये दोनों फीचर्स ना एक ही साथ गिवन है, एंड उसके बाद हम आगे वाले फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे रिमूव रोज, एंड इसके अंदर आने वाले सभी ऑप्शंस को एक बार के लिए देख लेंगे। तो चलें देखते हैं। देखिए डेटा में
सेम ही इस्तेमाल कर रही हूँ, डेटा को हमें अलग करने की नीड नहीं है। अब बात क्या आती है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे कि हम क्या सीखने वाले हैं, रिमूव रोज सीखने वाले हैं ना। तो हम होम टैब में जाएंगे। होम टैब में सबसे ऊपर यहाँ पे ही आपके पास मिल जाता है, दो ऑप्शन होते हैं, रिमूव रोज एंड कीप रोज। आप रिमूव करना चाहते हो या कीप रखना चाहते हो। देखो ये सिंपल से एक चीज है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला सिनेरियो है। मैं एक बार थोड़ा सा समझाऊंगी और आपको दोनों ही ऑप्शन एक बारी में समझ आ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको ये कहती हूँ, यहाँ पे मैंने ना कोई डेटा लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे 5 तक डेटा लिख दिया। मैं कहती हूँ कि मैं 4 और 5 को हटाना चाहती हूँ, 4 और 5 को हटाना चाहती हूँ। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, 4 और 5 को हटा दोगे। और एक तरफ मैंने आपको कहा कि पहली बात तो मैंने ये कहा 4 और 5 को हटाना चाहती हूँ, तो मैंने हटा दिया, दैट इज द नेगेटिव अप्रोच, कि मैंने कहा कि मैंने हटाना चाहती हूँ। दूसरा अप्रोच में मैं आपको और क्या कह सकती थी कि मैं ना 1 2 3 को ही सिर्फ रखना चाहती हूँ। तो 1 2 3 को रखने का मतलब ऑब्वियस है ना कि मुझे 4 5 को हटाना है। तो ठीक वैसे ही कि या तो आप ये कह दो कि मुझे ये वाली रोज रखनी है, कीप रोज, तो ये वाली रोज रह जाएंगी और बाकी की हट जाएंगी, या आप उनको हटा दो कि मुझे ये दोनों हटानी है, तो आपकी जो बची हुई हैं वो रह जाएंगी और आप डायरेक्टली 4 5 को रिमूव कर दो। सेम सिनेरियो वहां पर है, आप एक को समझते हो, दोनों आपको समझ आ जाती हैं। आपके ऊपर है कि आप कौन सा अप्रोच रखते हो, कीप वाला रखते हो या रिमूव वाला रखते हो। बात ये है कि हटेंगी क्या, रोज हटेंगी। अब रिमूव रोज को देख लेते हैं, क्योंकि हमारा पहला ऑप्शन रिमूव रोज था, तो हमने इसको क्लिक किया। रिमूव टॉप रोज, मान लो मैं स्टार्टिंग की 20 रोज को हटाना चाहती हूँ, 20 रो हटेंगी तो उसके बाद जेप्टो आना चाहिए, स्नैक्स आना चाहिए, 20 अप्रैल आना चाहिए। तो मैंने टॉप रोज किया और यहाँ पर मैंने 20 लिख दिया, क्योंकि मुझे 20 रोज रिमूव करनी थी। एंड उसके बाद मैंने ओके कर दिया, तो यहाँ से मेरी वो 20 रोज रिमूव हो गई हैं। और यहाँ पर मेरे को जो मेरा डेटा शुरू हो रहा है, अब जेप्टो से शुरू हो रहा है, 20 अप्रैल से शुरू हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी रिमूव आर रोज। मुझे ये नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे इसे क्रॉस कर दिया, मेरा डेटा वैसा का वैसा वापस आ गया। सेम चीज बाद में आती है रिमूव बॉटम रोज। बॉटम हटाना है, अब मान लो मुझे ये 5th से लेकर 10th तक का हटाना है, 5th से लेकर 10th तक का। मैं बहुत छोटा नंबर ले रही हूँ सो दैट हम फर्क देख सके। 5th जो कि है 12th अप्रैल एंड 10th है विच इज 10th अप्रैल, ठीक है। उसके बाद 27 मार्च आना चाहिए, ओके। कोशिश करते हैं कि हम याद रख पाएँ। मैं थोड़ा सा अच्छी नहीं हूँ इन चीज़ों में। नंबर ऑफ रोज बीच में से कितने हटाना चाहते हो, तो मैं 5 हटाना चाहती हूँ एंड मैंने ओके किया, तो बीच में से रोज हट गई हैं, बॉटम रोज, ओके। डेटा की बॉटम रोज हट जाती हैं, माय बैड, आई एम सो सॉरी। तो बॉटम रोज जो डेटा की बीच में एकदम होंगी रोज, वो यहाँ पर हट गई हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे क्रॉस कर देते हैं एंड हम अपना ईसी ऑन कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एंड वी आर सेट टू रीड इट अगेन। तो चलें हम इसे दोबारा पढ़ेंगे। हम कहाँ थे, हाँ, हम इसको हटा देते हैं कि हमें बॉटम रोज नहीं हटानी है, ऑल्टरनेट रोज हटाना चाहते हैं, एक छोड़कर एक हटाना चाहते हैं। तो फर्स्ट रो टू रिमूव कौन सा हटाना है, नंबर ऑफ रोज टू रिमूव एंड नंबर ऑफ रोज टू कीप। कितना रखना चाहते हो, कितना हटाना चाहते हो, फर्स्ट रो टू रिमूव, हमें फर्स्ट रो ही हटानी है। कितनी रोज हटानी है, 10 हटानी है, और कितनी रखनी है, 20 रखनी है। एक बार के लिए करके देखते हैं। तो इस तरीके से देखो, पहले ब्लिंकेट था, वो एक एक करके हट गई हैं, ठीक है। अगर आपको अल्टरनेटिव रोज हटानी है तो आप उस तरीके से भी हटा सकते हैं, ओके। ये था आपका यहाँ पे। अभी रिमूव डुप्लीकेट करना है। अभी मान लो मैं तो ब्रांड में हूँ, ब्रांड तो 2 ही है, अगर मैं रिमूव डुप्लीकेट कर दूँ तो वो इसका बेस लेगा, ब्रांड को बेस लेगा। अब ब्रांड को बेस लेगा तो कितनी एंट्रीज बचनी चाहिए, बताओ, 2 एंट्रीज नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो ब्लिंकिट और ज़ेप्टो 2 ही है, तो 2 ही एंट्री रखेगा। तो अगर आप यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट करते हो तो 2 ही एंट्री रखेगा और सबसे टॉप वाले पिक कर लेगा और आपको ब्लिंकिट एंड ज़ेप्टो देगा। अगर यही काम मैं प्रोडक्ट में करती, कैटेगरी में करती, तो देखो कैटेगरी में करो, आप यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद डुप्लीकेट करो, तो देखो जितनी भी कैटेगरीज हैं उसमें बच गया है, ओके। तो आप यहाँ से उसे डिलीट कर सकते हैं। हमने और क्या देखा, रिमूव ब्लैंक रोज। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ना लास्ट में, जो डेटा है नल 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 आ रहा है, तो हमने बात की थी कि देखो जहाँ नल लिखा होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि वो ब्लैंक थे। लेकिन यहाँ ब्लैंक नहीं दिखता। जब भी पावर क्वेरी में कोई डेटा लेकर आते हो जहाँ पर ब्लैंक है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली नल लिख के आ जाता है। तो ऐसे केस में आप इसे सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद आपने यहाँ पे कर दिया रिमूव ब्लैंक रोज। तो यहाँ पर
हमारे ब्लैंक रोज हट जाने चाहिए थे। नहीं हटे हैं, ऐसा क्यों हुआ? चले कोई बात नहीं, हम इसे बाद में देखेंगे कि हम इसे क्यों नहीं हटाए। ओके, ब्लैंक नहीं है, ब्लैंक रो नहीं है, कंप्लीट, मैं समझ गई हूँ कहाँ मिस्टेक हुई है। हमारी रो कंप्लीटली ब्लैंक नहीं है, ये सिर्फ वैल्यू, ये वाला पर्टिकुलर सेल है वो ब्लैंक है, इसलिए नहीं हटा। लेकिन अगर हमारी कोई ऐसी रो होती जहाँ पे पूरी की पूरी ब्लैंक रो होती तो वो कंप्लीटली यहाँ से हट जाती है। ठीक है, अगर कोई एरर है किसी में भी वो भी हट जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आपको कीप रखना है, लाइक जो चीज़ रखनी है, अब मुझे मान लो टॉप में से सिर्फ 10 रोज रखनी है, ओके कर दिया, तो सिर्फ 10 ही बचा है, बाकी चला गया। उसमें क्या था, रिमूव में ऊपर से कितना हटाना है, इसमें कितना रखना है। अच्छा, ये हम इसको भी कैंसिल करते हैं। मान लो सेम इसमें भी यही है कि बॉटम रोज की बॉटम रेंज, लाइक कीप रेंज ऑफ रोज कि कौन सी रोज को आप रखना चाहते हो। कीप डुप्लीकेट्स, तो कीप डुप्लीकेट्स में तो डुप्लीकेट्स है ही, वो तो है ही। लेकिन अगर डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए होते तो हम रिमूव करते हैं, और ठीक वो एरर्स के लिए भी है। तो रिमूव का ही आप ऑपोजिट है अपना कीप, लेकिन काम क्या करता है वो आपको अब समझ आ गया होगा। यहाँ पर एक छोटा सा मुझसे हुआ था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, फॉर द नल वैल्यूज। नल वैल्यूज के लिए सेल नल है लेकिन पूरी की पूरी रो नल नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे रिमूव नहीं हुआ था। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कहीं डाउट लगता है ना, देखिए कभी कभी हो जाता है, मैं आपको पूरा लाइव पढ़ा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत सारी एडिटिंग होगी। जहाँ जो चीज़ें होंगी ना वो आपके सामने होंगी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर मान लो मैं अभी आपको एडिट करके और इस तरीके से पढ़ा दूँ तो सारी चीज़ें एक बार, तो वो माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि जब हम भी पहली बार पढ़ेंगे तो हमारा भी काम सारा एक एक बार में हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है, सबको दिक्कतें आती हैं, सब जब पढ़ते हैं तो इस तरीके से चैलेंजेस फेस करते हैं, तो वो सारी चैलेंजेस आपको दिखेंगे। ओके, चलें नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिल्टर रोज, कि हमें रोज को फिल्टर करना होगा और कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नहीं है, आपने अगर एक्सेल पढ़ा हो, बेसिक एक्सेल भी आता हो तो आपको फिल्टरिंग के बारे में पता होगा। ये आपके एक्सेल मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पे ऊपर जैसे ये ड्रॉप डाउन होता है, ये आपके फिल्टर होते हैं ना। मान लो आपको ब्लिंकिट का डेटा देखना है तो आपके पास ब्लिंकिट का डेटा आ गया। सेम यहाँ पर है कि अगर आपको फिल्टर आउट करना है तो आप यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हो। ब्लिंकिट का डेटा देखना है ब्लिंकिट का देख सकते हो, एंड जेप्टो का देखना है जेप्टो का देख सकते हो, दोनों का देखना है दोनों का देख सकते हो। सॉर्टिंग करना चाहते हो तो सॉर्टिंग कर सकते हो। मान लो मैं कैटेगरी को सॉर्ट करना चाहती हूँ असेंडिंग में। सॉर्टिंग के लिए मैं आपको बता देती हूँ, देखो ध्यान से देखना, ओके, समझाती हूँ छोटी सी चीज़। कैटेगरी में गई, सॉर्टिंग आ रहा है असेंडिंग डिसेंडिंग, यहाँ गई, यहाँ पर भी आ रहा है असेंडिंग डिसेंडिंग। ओके फाइन। जर्नली जब हम एक्सेल में करते हैं ना तो वहाँ पर आता है हमारे पास ओल्डेस्ट एंड न्यूएस्ट। यहाँ पर अगर मैं किसी में करती हूँ तो यहाँ पर अभी भी असेंडिंग डिसेंडिंग आ रहा है, जबकि यहाँ पर उसमें आता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे हमें असेंडिंग डिसेंडिंग में सर्च करना है, हमने असेंडिंग किया और हमारा पूरा का पूरा डेटा उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा सॉर्ट हो गया। लेकिन अगर आप उस सॉर्टिंग को हटाना चाहते हैं तो वो भी हटा सकते हैं, विच इज़ योर क्लियर सॉर्ट, तो आप उसे क्लियर कर दीजिए। ठीक है, डेट के अकॉर्डिंग भी करना चाहते हो तो डेट भी यहाँ पर असेंडिंग को वैसा समझा जा रहा है, कम फर्स्ट वाला ओल्डेस्ट ही समझा जा रहा है, डिसेंडिंग को न्यूएस्ट ही समझा जा रहा है। बोलने का तरीका वो हो गया है लेकिन काम वो एक्यूरेट ही करके दे रहा है। ऐसा नहीं है कि नंबर्स में अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं तो फिर वो नहीं ला के दे रहा है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइस को हम लोगों ने 1 2 नहीं रखा था, होल नंबर रखा था, तो हम होल नंबर रख लेंगे। एंड यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो असेंडिंग करने पे देखो जो स्मॉलेस्ट नंबर्स हैं वो आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी वैल्यू पे आपकी सॉर्टिंग काम नहीं करे, अरे मैम ने तो बोला था फिर काम ही नहीं कर रहा, तभी करके नहीं दिखाया, नहीं करके मैंने पूरा दिखा दिया है कि नाम थोड़ा सा अलग है। क्योंकि जब हम देखो मैंने आपको एक्सेल में भी डेटा दिखाया था ना, मैं दिखा देती हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही थी। ठीक है, हम यहाँ पे टेक्स्ट में है तो यहाँ पे देखो A to Z Z to A आ रहा है। मैं यहाँ पे वैल्यू में हूँ तो देखो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ रहा है। मैं यहाँ डेट में हूँ तो देखो यहाँ पे ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट आ रहा है। मेरा बस यही था, यहाँ पर वो सभी में असेंडिंग डिसेंडिंग देता है बट काम वो पूरा करता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चले नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है, ग्रुप बाय और एग्रीगेट सम एंड एवरेज एंड काउंट। चलो इसे थोड़ा और ध्यान से समझते हैं। क्या होता है ना, ग्रुप बाय में हम ग्रुप कर रहे हैं बेसिकली। अभी आपके पास मान लीजिए ब्रांड है 2, ब्लिंकिट है जेप्टो है। आपको जानना है ब्लिंकिट का टोटल प्राइस क्या है अभी, क्योंकि हमारे पास ना सेल नहीं है, तो फॉर एग्जांपल टोटल क्वांटिटी जान रहे हैं या टोटल प्राइस जान रहे हैं। ठीक है,
तो अगर आपका या एवरेज प्राइस जान रहे हैं, तो अगर आपको जानना है ब्लिंकिट का एवरेज प्राइस क्या है या जेप्टो का एवरेज प्राइस क्या है, तो आप डायरेक्टली ये चीज़ निकाल सकते हो ग्रुप बाय करके। हमें उसे ग्रुप कर रहे हैं और एक मेजर दे रहे हैं हमें आंसर लाने के लिए। एक एग्जाम्पल और देती हूँ, जैसे कि कैटेगरी है, कैटेगरी में आप ईच कैटेगरी का एवरेज प्राइस जानना चाहते हो तो वो जान सकते हो। तो चलो मैं 2 बार इसको करके बताऊंगी सो दैट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए, इसको अच्छे से इस्तेमाल करना आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, यहाँ से ग्रुप बाय में जाएंगे। ग्रुप बाय को करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आता है बेसिक से एडवांस पूछता है। बेसिक कब पूछता है, जब हमें एक ही कोई कंडीशन देनी है और उस अकॉर्डिंग हमें चाहिए। एडवांस कब करता है, जब हम और भी ऐड करना चाहते हैं, और एग्रीगेशन मतलब हम लोग एक पूरी की पूरी टेबल बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक ले लेते हैं, सिंपल समझते हैं। हमें किसके अकॉर्डिंग चाहिए, हमें ब्लिंकिट और जेप्टो का जानना है, तो हमें ब्रांड के अकॉर्डिंग चाहिए, तो हमने ब्रांड ले लिया। नए कॉलम का आप आंसर क्या चाहते हो, मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया एवरेज प्राइस, तो मैं यहाँ पे एवरेज प्राइस लिख देती हूँ क्योंकि मुझे एवरेज प्राइस निकालना है। ऑपरेशन क्या करना है, ऑब्वियसली मुझे एवरेज निकालना है, तो मैंने एवरेज रख लिया। और कॉलम किसका एवरेज निकालना है, ऑब्वियसली मुझे प्राइस का एवरेज निकालना है, तो प्राइस ले लिया एंड मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास बन के आया कि ब्लिंकिट का जो एवरेज प्राइस है वो 142 है, वहीं पे जेप्टो का जो एवरेज प्राइस है 139 है। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरीके से पता कर सकते हैं। चल इसको हटाते हैं, एक बार और करके देखते हैं, हम प्रोडक्ट पे करके देखेंगे, या हम ये काम सिटी वाइज भी करके देख सकते हैं। सिटी पे करके देखेंगे तो ग्रुप बाय करेंगे, यहाँ पे एडवांस ले लेते हैं, सिटी में जाते हैं, सिटी का हमें ये करना है ऐड ग्रुपिंग। अगर और भी ऐड करना चाहते हो सिटी के अंदर भी कौन से प्रोडक्ट ने क्या किया है, तो कैटेगरी ले लिया, सिटी का आए, फिर सिटी के अंदर कौन सी कैटेगरी ने कितना परफॉर्म किया है वो आए। कॉलम का नेम क्या होगा, कॉलम का नेम वही होगा एवरेज प्राइस। ठीक है, हमें करना क्या है, वही एवरेज करना है, किसका करना है, प्राइस का करना है। अब हमने ओके कर दिया, तो देखो अब हमें दिख रहा है हैदराबाद के अंदर बेकरी के अंदर ये है, बेंगलोर के अंदर ग्रीन के अंदर ये है, चेन्नई के अंदर डेयरी के अंदर ये है। इस तरीके से आपके पास जितने भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं उस तरीके से उसने मुझे एवरेज प्राइस ला के दे दिया। अगर मुझे एवरेज प्राइस के अलावा एवरेज क्वांटिटी भी जाननी होती या एवरेज और भी चीज़ें जाननी होती तो वो मुझे लाकर दे देता। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से हम ग्रुप बाय करते हैं। चलें अब हम नेक्स्ट देखेंगे, कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पॉसिबिलिटी तो यही रखी है कि देखो ये थोड़ा सा टफ लग सकता था, मुझे पता है कि ये आपको समझने में थोड़ा सा लग सकता था, तो इसीलिए मैंने इसे 2 बार एक्सप्लेन किया। लेकिन फिर भी हो सकता है कि किसी का फिर भी डाउट रह गया और नहीं समझ आया, तो उसको रिपीट करके देख लो। नहीं समझ आता है तो कमेंट तो है ही ना, कमेंट करो आप, आराम से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। देखिए शॉर्ट रोज हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसे दोबारा करने की नीड नहीं है। मैंने आपको करके बताया था ना, असेंडिंग डिसेंडिंग के बारे में बात भी की थी, और आपको एक्सेल में भी दिखाया था कि किस तरीके से वहाँ पे न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट और वहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको सब कुछ में असेंडिंग और डिसेंडिंग लिखा होता है, लेकिन काम वो सभी पे करता है। काम वो डेट पे भी करता है, काम वो वैल्यू पे भी करता है, काम वो आपके टेक्स्ट पे भी करता है, तो सभी पे आपकी सॉर्टिंग होती है सेम तरीके से। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया अपने रो लेवल ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ हम बढ़ेंगे अपने टेबल लेवल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। तो चलें अभी हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं। टेबल ट्रांसफॉर्मेशन, तो चलें एक बार के लिए टेबल ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। सबसे पहले आता है ट्रांसपोज टेबल। ट्रांसपोज टेबल हमें क्या कहता है, ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल बनाना। अगर आपका डेटा ऐसे है तो ऐसे कर देगा, ऐसे है तो ऐसे कर देना। साथ ही साथ में इसमें एक और वर्ड भी है, लेट मी जस्ट जूम इट फास्ट। तो मुझे इसको थोड़ा सा जूम करना चाहिए ताकि आपको अच्छे से दिखे। एंड हाँ, अब आपको बताना चाहिए इसके अंदर आप एक और वर्ड पढ़ पा रहे हैं। एक और वर्ड क्या है, फ्लिप रोज इन कॉलम्स। देखो 2 वर्ड है यहाँ पे, एक है ट्रांसपोज और एक है फ्लिप रोज इन कॉलम्स। ट्रांसपोज होता है जो वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल कर देता है। फ्लिप रोज होती है जो मान लो आपका 1 से 100 तक का डेटा लिखा हुआ है। अभी आपकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो किस तरीके से लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 100 तक लिखी हुई हैं। तो बाद में वो फ्लिप कर दो, मतलब 100 से लेकर 1 तक नीचे कर दो, रिवर्स कर दो। सो दैट इज योर फ्लिप रोज एंड कॉलम्स। तो चलें अब हम ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन करके देखेंगे। सबसे पहले तो हम अपने डेटा के अंदर जाते हैं। डेटा के अंदर आप सबसे पहले काम कीजिए, मैं यहाँ पे से हटा देती हूँ।
जितने भी चेंजेस मैंने किए हुए हैं। एंड यहाँ पर आ जाओ, हमने दोबारा से डेटा लिया है और हम अपनी एंट्रीज़ को वापस से फ्लिप करना चाहते हैं। हम यहाँ पर आते हैं, हम अपनी एंट्रीज़ को फ्लिप करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में सबसे पहला ऑप्शन आता है ट्रांसपोज, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आपका डेटा जो कि वर्टिकल डेटा था, अब वो कैसा हो गया है, हॉरिजॉन्टल हो गया है। कैसा हो गया है, हॉरिजॉन्टल हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में। उसके बाद आपके पास आता है, देखो मुझे इस तरीके से डेटा तो चाहिए नहीं है, तो मैं इसे क्रॉस कर देती हूँ। उसके बाद बात आती है हमारी फ्लिप करने वाली बात की, मतलब मुझे रिवर्स करना है रोज़ को, तो मैं रिवर्स कर सकती हूँ। अभी आप ऊपर देखो बेकरी एंड ग्रेन्स एंड डेयरी लिखा हुआ है, मैं यहाँ से इसे रिवर्स रोज़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर डेयरी, ग्रेन्स, बेकरी मतलब चेंज हुआ है ना, आपको समझ आ रहा है ना कि यहाँ पर हम लोगों ने उसको रिवर्स कर दिया है। अगर आप दोबारा से रिवर्स करना चाहो तो दोबारा से रिवर्स कर सकते हो। तो हमने इसे दोबारा से रिवर्स कर दिया है, तो मेरा डेटा अब वैसा का वैसा हो गया है। तो ये था हमारे पास दो चीज़ें। द फर्स्ट वन इज ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में हमने क्या किया, अपने वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट किया। एंड द अदर वन इज विच इज़ रिवर्स रोज, कि अगर मान लो मुझे अपनी रोज़ को रिवर्स करना है तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने रोज़ को रिवर्स किया। उसके बाद आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आता है, चलें अब हम उसको पढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज अनपिविट, अनपिविट कॉलम्स। अरे वेयर इट इज, जस्ट गिव मी अ मिनट, बार बार चला जाता है। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास आता है अनपिविट कॉलम्स। देखिए अनपिविट तो तब सीखे ना, अनपिविट करना तो मैं तब सीखूं जब मेरे को पिविट करना आ जाए। तो सबसे पहले मैं पिविट करना सीखूंगी, उसके बाद ही तो मैं उसको अनपिविट करना सीखूंगी। तो चलें अब हम लोग अपने कॉलम्स को पिविट करना सीखेंगे और उसके बाद उन कॉलम्स को अनपिविट करके देखेंगे, ठीक है। पिविट करने का मतलब क्या है वो इसमें समझते हैं, एंड अनपिविट करने का मतलब क्या है वो इसमें समझते हैं। पिविट का मतलब यहाँ पर है कि मान लीजिए आपको ये ब्रांड है और आपको इसका डेटा अलग अलग चाहिए, मतलब ब्लिंकिट का रेटिंग वगैरह सब कुछ अलग हो जाए और जेप्टो का रेटिंग अलग हो जाए। तो अगर आपको इस तरीके से चाहिए, दैट इज़ आप पिविटिंग कर रहे हो, आप अलग अलग जान रहे हो। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है पिविट कॉलम, तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आप उसको बताओगे किस वैल्यू के फॉर्म में करना है। तो वैल्यू में तो मैंने बताया ना, रेटिंग के अकॉर्डिंग कर लेते हैं या प्राइस के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, कि जेप्टो की प्राइस अलग से आ जाए या ब्लिंकिट के प्राइस अलग से आ जाए या डिलीवरी टाइम अलग से आ जाए। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने प्राइस ले लिया है एंड मैंने ओके कर दिया है। तो अब होगा ये कि आप बिल्कुल लास्ट में जाएं, लास्ट में जाने के बाद आपको यहाँ ब्लिंकिट का एक हेडर नज़र आ रहा है, एक जेप्टो का नज़र आ रहा है। इसने किया क्या, यहाँ पर प्राइस के अकॉर्डिंग इन्हें अलग अलग कॉलम्स बना दिए। लेकिन क्या हमें ये चाहिए थे, नहीं, ये हमें नहीं चाहिए थे। देखिए अभी मेरा काम था आपको पिवट करके बताना। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने कैटेगरी है, आपके पास 5 या 7 कैटेगरी है और बाद में आप उनको अलग हेडर बनाकर अलग अलग डेटा चाहते हो, तो आप यहाँ से उसे पिवट कर सकते हो बहुत आसानी से। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द कि भाई मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मेरे पास अलग अलग हेडर्स हैं, मुझे उन्हें ज्वाइन करना है, देन यू कैन डू अनपिवट कॉलम्स। तो वहीं पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल को होल्ड रखा, जेप्टो को सेलेक्ट किया। अब मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया है। अभी मेरे को पता है कि पहले मेरा ब्लिंकिट और जेप्टो एक ही कॉलम के अंदर था और सामने उनकी प्राइसेस लिखी थी। वो तो मेरे पिवट करने से हुआ ये कि ब्लिंकिट एंड जेप्टो अलग अलग बन के आ गए। तो जहाँ ब्लिंकिट का प्राइस आया तो वहाँ जेप्टो में नल आ गया, और जहाँ जेप्टो का आया होगा वहाँ ब्लिंकिट में नल आ गया। इस तरीके से मेरा डेटा डिवाइड हो गया। लेकिन मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए था, तो अब मैं अनपिवट कॉलम्स कर सकती हूँ। तो अनपिवट ने क्या किया, इसको ब्लिंकिट और जेप्टो को एक साथ ला के रख दिया जैसा मेरा था, और वैल्यूज़ मेरी एक साथ आ गई हैं। बेसिकली अलग से आ गया है, जो वैल्यू पहले थी वो तो वहाँ पे है ही, लेकिन जो चीज़ें हमने अलग अलग कर दी थी, देखो यहाँ पे तो वो नहीं है क्योंकि वो अलग से बन के आ गया था। तो ये एट्रीब्यूट अब आ चुका है, इसको आप डबल क्लिक करके सकते हो, यहाँ पे ब्रांड लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया, और इस वैल्यू को आप प्राइस लिख सकते हो, क्योंकि आप भी जानते हो कि ये प्राइस था, वो तो हमने कन्वर्ट कर दिया इसे। तो ये इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को पिविट एंड अनपिविट कर सकते हो। अनपिविट करते ही क्या हुआ कि आपका जो ब्रांड था, जिस तरीके से था एक साथ एक कॉलम में पूरा गिवन था, वो उस तरीके से वहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी हम इसे एडजस्ट कर देते हैं, हमें ब्रांड को थोड़ा फर्स्ट पे ले जाना है। हम प्रोडक्ट को साइड में ले आते हैं। क्यों नहीं आ रहा है भाई, हाँ अभी ठीक है। तो हमें इस तरीके से करना था, तो जो हम कर चुके हैं
इस तरीके को हम बोलते हैं कि हमने अपने डेटा को क्या किया, पिवट कॉलम्स किए और उसके बाद उसको अनपिवट करके बता दिया। पिवट में क्या है, वो बिखरा के बता देगा, आपके जो डेटा को अलग अलग हेडर बना देगा और उस अकॉर्डिंग आपको डेटा ला के दे देगा। बट व्हेन इट कम्स टू द अनपिवटिंग, तो वो उन्हें एक में कर देगा और वैल्यूज़ को एक साइड कर देगा, जिससे पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो चलें अब हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है, रिमूव एरर्स और डिलीट एरर रोज एंड कॉलम्स, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखिए इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड है, लेकिन हम लोगों ने देखा था ना रिमूव एरर्स वाला, कि हम एरर्स भी रिमूव कर सकते हैं या फिर हम रिप्लेस कर सकते हैं एरर्स को, तो बिल्कुल वैसे ही है। उसके बाद हम ये कर लेते हैं डिटेक्ट डेटा टाइप। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, ये भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी नहीं पड़ती है, या तो हम मैनुअली डिटेक्शन करके अपना डेटा टाइप चेंज कर दें, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर अपने डेटा में जाकर अपने डेट को अगर चेंज करना है तो डेट को चेंज कर लिया। यहाँ से ये ABC है, ये भी ABC है, ये भी ABC है, ओके, क्वांटिटी का ये ठीक है, ये ठीक है, ये हमने पहले ठीक कर दिए थे। तो इस तरीके से आप यहाँ से डेटा टाइप कर सकते हो। लेकिन ऑटोमेटिक की बात मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप डेटा लोड करते हो, क्या तब आपने उसको कोई किसी भी तरीके का, जब आपने डेटा लोड किया होगा तब आपने किसी भी तरीके से आपने उसको बताया होगा कि मेरा डेटा टाइप इसमें ये रखना। आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा सा इशू कर रहा है पेन टैब। तब आपने उसको बताया होगा कि मेरा जो डेटा है वो इस तरीके से रखना, ये 1 2 3 के टाइप का है या उस टाइप का है, नहीं बताया होगा ना, तो उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। सो दैट इज़ योर ऑटो डिटेक्शन। तो आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने, बड़ा ईजी था, तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना टेबल लेवल ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो हम देखते हैं। तो किस तरीके से देखेंगे, हम यहाँ एक बार के लिए ड्रॉ टैब में जाते हैं, हम ना एरो लेते हैं, सो दैट हम लोग इसे ड्रॉप लाइक नीचे आ सके और चेक कर सके। ऐड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड के कॉलम्स को ऐड, और उसको मैन्युअली ऐड करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एम लैंग्वेज का यूज़ करने वाले हैं। चलिए अब वो सीखेंगे। तो मतलब हम अपनी मर्जी से कोई कॉलम ऐड कर रहे हैं और इसमें कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। चलें इसे थोड़ा सा डीपली समझते हैं। अगर आप अपने डेटा के अंदर देखेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपका क्वांटिटी है और यहाँ पे आपका प्राइस है, और आपका टोटल सेल कैसे निकलता है, टोटल सेल निकालने का फॉर्मूला बताएं। तो टोटल सेल हमें जाननी तो होती ही है, बहुत ही बेसिक सा मेजर है जो हमें जानना है। तो टोटल सेल कैसे निकलता है, टोटल सेल की अगर मैं बात करूँ तो टोटल सेल्स की बात करूं तो उसका क्या होता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो क्वांटिटी इनटू प्राइस करने से हमारे पास टोटल सेल आ जाती है। अब यही काम हमें अगर पावर बीआई में करना हो तो कैसे होगा, तो सिंपल सी चीज़ है, हमारे पास क्वांटिटी है, हमारे पास प्राइस है, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम ऐड कॉलम में जाएंगे और उसका ये ऑप्शन विच इज़ कस्टम कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। कस्टम कॉलम को सेलेक्ट करने से आपके पास इस तरीके की विंडो आएगी। यहाँ पर आपको आपके कॉलम का नेम देना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा तो नेम हमें पता ही है कि टोटल सेल्स लिखना है, तो टोटल सेल्स मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला करना पड़ता है, लेकिन डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला नहीं लिख सकते। आपको क्या चाहिए, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस चाहिए ना, तो आप यहाँ ढूंढो, हेडिंग ढूंढो। तो ये रहा आपका क्वांटिटी, आप इसको सेलेक्ट करो और उसके बाद इंसर्ट पे इस पर क्लिक कर दो, तो ये यहाँ आ जाएगा। करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है ना, तो मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करना है, प्राइस से करना है ना, तो प्राइस को सेलेक्ट करो और इंसर्ट कर दो। तो देखो जो फॉर्मूला आप लगाना चाहते थे वो यहाँ पे आ गया है, विच इज़ योर क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो अब आप इसे ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक टोटल सेल्स का एक मेजर ऐड हो चुका है, जिसके अंदर आपको ये क्वांटिटी इनटू प्राइस करके आपके पास यहाँ पर वो आ चुका है। बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हो, 1 × 88 इज 88। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग एक कस्टम कॉलम को ऐड कर सकते हैं। चलें यहाँ पर तो आपने कस्टम कॉलम को सीख लिया है कि किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप प्लस माइनस मतलब कुछ भी करना चाहो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। आपको बस फील्ड को ध्यान रखना है कि वहाँ से किस तरीके से इंसर्ट करना है और कौन सा आपको यहाँ पर सिंबल लगाना है, आपको प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। यू कैन डू एनीथिंग, ओके। उसके बाद आपके पास आता है इंडेक्स कॉलम। इंडेक्स कॉलम क्या कह रहा है, ऐड सीरियल नंबर्स। सीरियल नंबर समझते हैं आप, जैसे कि आप यहाँ पे एंट्रीज देख सकते हैं। तो एंट्रीज में यहाँ पर आप इनिशियली देखोगे तो कोई भी सीरियल नंबर नहीं है। यहाँ पर जो है वो तो ऑब्वियसली रोज़ के नंबर जो लिखे होते हैं वो है, लेकिन यहाँ कोई सीरियल नंबर नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे कोई सीरियल नंबर ऐड करना चाहते हो तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इंडेक्स कॉलम में। वो भी वहीं ऐड कॉलम के अंदर मिलता है। तो आप यहाँ पे जा सकते हो इंडेक्स कॉलम में। इंडेक्स कॉलम में यहाँ पर आपके पास ये आ चुका है ऑलरेडी। आप इसे यहाँ से ड्रैग कर कर यहाँ लेकर आ सकते हैं। और इसके अंदर जैसे कि आपके पास क्वालिटी ऑन किया हुआ था, क्वालिटी कैसे ऑन करते हैं ये सब मैं आपको बाद में सिखा दूंगी। जस्ट अभी के लिए आप यहाँ पे फोकस करें, मैं
एक बार के लिए मैं इसे साइड में ले आती हूँ। हाँ, यहाँ पे आ जाए ये। तो देखो इस तरीके से ये आ चुका है, आपके यहाँ पर नंबर आ चुके हैं। ठीक है, आप यहाँ से चाहें तो इसका भी डेटा टाइप आप चेक कर सकते हो कि आपको होल नंबर रखना है। होल नंबर ही रखना होता है हमें, तो हमने यहाँ पे होल नंबर रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर मिला इंडेक्स कॉलम का ऑप्शन। एक सेकेंड, इसने ऐसे बिहेवियर क्यों शुरू कर दिया है? हमने गलती से कंडीशनल कॉलम को प्रेस कर दिया था, तो यहाँ पर हम हो चुका है, हम फ्री हो चुके हैं यहाँ पे। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन भी मिल जाता है कि आपको 0 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। जैसे कि हमें 1 से स्टार्ट करना था, हमें 0 से नहीं स्टार्ट करना था, तो हम यहाँ 1 से कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक और हमारे पास कॉलम आ चुका है अब, लेकिन हमारे पास तो एक और कॉलम भी है, तो अगर हम इसे हटाना चाहें तो इसे हटा सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे एंड रिमूव कर देंगे, तो ये वाला कॉलम चला जाएगा। एंड इंडेक्स का जो नया कॉलम आया है विच इज़ स्टार्ट्स फ्रॉम 1, आप उसे रख सकते हैं। यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन भी मिल जाती है कि मान लीजिए आप कभी भी कोई कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं। जैसे कि आप स्टार्ट तो करना चाहते हो 10 से, और जो इंक्रीमेंट चाहते हो वो भी चाहते हो 10 का, मतलब 10 के बाद सीधा +10 20 आए, +10 30 आए, +10 40 आए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आपने ओके कर दिया तो यहाँ पर आपका एक और इंडेक्स नंबर आ जाएगा विच इज़ 10 20 30 40 50। आप देख सकते हो 10 10 का इंक्रीमेंट है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको जो इंडेक्स नंबर ऐड करना है, इंडेक्स कॉलम ऐड करना है, वो किस तरीके से करना है। 0 से करना है 0 से करो, 1 से करना है 1 से करो। लेकिन अगर आपको वो जो इंडेक्स है वो 10 से स्टार्ट करना है और 10 का इंक्रीमेंट देना है, या इंक्रीमेंट कितने का भी देना है, या कहीं से भी शुरू करना है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा इंडेक्स कॉलम के बारे में। चलिए अब हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं कि उसके अंदर क्या गिवन है, विच इज़ योर कंडीशनल कॉलम। मान लो ऐड अ कॉलम बेस्ड ऑन इफ एल्स लॉजिक, मतलब अगर ऐसा हो तो ये कर देना, अगर वैसा हो तो वो कर देना, अदरवाइज कुछ मत करना। तो चलें यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो कि हमारा कंडीशनल कॉलम होने वाला है। तो कंडीशनल कॉलम को हम कैसे करते हैं, जो अभी एक विंडो नहीं ओपन हो गई थी, दैट इज़ योर कंडीशनल कॉलम। कि अगर कॉलम नेम में देखो, अगर हमें कुछ भी काम करना होता है, जैसे कि प्रोडक्ट नेम या ब्रांड नेम ले लो, कि ब्रांड में अगर वो किसके इक्वल है, ये वैल्यू आए तो ये आउटपुट आ जाना चाहिए। बिल्कुल इफ फॉर्मूले की तरह काम कर रहा है कि अगर मेरा लॉजिकल टेस्ट, मतलब जिसको चेक करना है, अगर वो करेक्ट होता है तो ये आ जाए, अगर वो फॉल्स होता है तो ये आ जाए। तो चले एक फुल फ्लेज्ड एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे और उसके बाद ही इसे समझेंगे। एग्जाम्पल हम ये लेके चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास रेटिंग है, राइट, और अलग अलग तरीके की रेटिंग है, लाइक 1 2 3 4 1 to 5 हमारे पास रेटिंग है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर आपका रेटिंग 3 या 3 से नीचे है, या फिर 2 लगा लो, 2 या 2 से नीचे है तो आपका पुअर परफॉर्मेंस है। अगर 4 से नीचे है तो आपका गुड परफॉर्मेंस है, और 5 है या उसके हाई है तो आपका एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो अगर हमें इस तरीके का कुछ लेना है तो हम लेंगे कस्टम कॉलम, सॉरी कंडीशनल कॉलम। कंडीशनल कॉलम लेने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक तो इसका नाम दे देना है, जो भी आप इस कॉलम को नाम देना चाहते हो। जैसे मैं इसे रेटिंग स्टेटस दे देती हूँ, बिकॉज हम रेटिंग को ही स्टेटस दे रहे हैं कि वो गुड है, एवरेज है, पुअर है, एक्सीलेंट है, क्या है। ठीक है, उसके बाद हम कॉलम नेम देंगे कि हम किसको कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम रेटिंग को कर रहे हैं। पहली चीज़ हम क्या चेक कर रहे हैं कि वो क्या हो, लेस देन इक्वल टू, अगर 2 हो, अगर 2 से नीचे हो या 2 हो तो क्या देना है कि पुअर रेटिंग है। ठीक है, उसके बाद हम एक और क्लोज ऐड कर सकते हैं, हम जितने चाहें उतने क्लोज ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ फिर से दोबारा रेटिंग को ले लेंगे और यहाँ बताएंगे कि अगर वो लेस देन इक्वल टू, अब क्या बताएंगे कि वो 3 या 4 से नीचे हो तो हम उसे कहेंगे कि वो गुड है। अब वो समझ जाएगा कि 2 से नीचे वालों को या 2 वालों को तो मेरे को पुअर लिखना है, लेकिन 4 से नीचे मतलब 3 या 4 उनको हमें गुड लिखना है। और उसके बाद आप यहाँ पे दिखा सकते हो एल्स, मतलब जो बच गया तो ऑब्वियसली उसे एक्सीलेंट दे देना, और तो क्या देना है, एक्सीलेंट। ठीक है, एंड हमने ओके कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास एक रेटिंग स्टेटस आ गया। इसके अंदर ये इसलिए आ रहा है क्योंकि एरर्स है, एरर्स इसलिए हैं क्योंकि रेटिंग में बहुत सारी नल वैल्यूज़ थी। अगर मैं रेटिंग की नल वैल्यूज़ को हटा देती हूँ, रिमूव एम्प्टी कर देती हूँ, तो देखो यहाँ के भी एरर्स हट जाएंगे। और इस तरीके से मेरे को जैसे 1 है तो पुअर आ रहा है, 5 है तो एक्सीलेंट आ रहा है, 4 है तो गुड आ रहा है। जिस तरीके से मुझे रेटिंग स्टेटस चाहिए था वो आ चुका है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। डुप्लीकेट कॉलम्स हटानी है और कॉपी करना है एग्जिस्टिंग कॉलम को।
ठीक है, हमें डुप्लीकेट कॉलम बनानी है बेसिकली। तो हम ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए मैं कोई डुप्लीकेट कॉलम बनाना चाहती हूँ, मुझे कैटेगरी का कुछ डुप्लीकेट चाहिए, तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो एक और कैटेगरी का कॉपी बन के आ गया और उसमें नाम भी ऑटोमेटिकली आ गया कैटेगरी कॉपी। आप इसे हटा भी सकते हैं, मैं इसे हटा देती हूँ तो मैंने रिमूव कर दिया। आप डुप्लीकेट करना चाहें आप आराम से डुप्लीकेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, इन्वोक कस्टम। इन्वोक ना करके हम लोग करेंगे क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ पर नहीं आया है, कोई बात नहीं, हम लोग अब करते हैं। वो है कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। उसके बाद हम लोग ये इंडेक्स वाला करेंगे। आई गेस मैंने इंडेक्स नहीं कराया है, लेट मी चेक। पहले हम लोग एक काम करते हैं, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद इंडेक्स देखेंगे। चलिए ठीक है। कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल कैसे किया जाता है, मतलब हमें उसे एग्जाम्पल देना है। तो जैसे ही अगर आपने एक्सेल के अंदर फ्लैश फिल पढ़ा है ना, कैसे काम करता है कि पहला रिजल्ट आपको देना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि हमें क्या आंसर चाहिए, और उसके बाद वो डिटेक्ट कर लेता है। उसमें बस बात ये है कि पैटर्न सेम होना चाहिए, आपके क्वेश्चन का भी और आपके आंसर का भी। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, देखो आपकी मर्जी है आपने कैसे कराना है। मैं यहाँ पर ओवरऑल लेकर चल रही हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल लिया, फ्रॉम ऑल कॉलम्स ले लिया, किसी सिलेक्शन मतलब किसी पर्टिकुलर कॉलम जैसा चाहिए तो सिलेक्शन भी ले सकते हो कि भाई मुझे इस कॉलम में से आंसर चाहिए, लेकिन मैं तो सभी का लेकर चलती हूँ कि मेरे को सभी में से चाहिए, तो मैंने ऑल कॉलम ले लिया। तो देखो ये कॉलम आ गया। अब आपने कुछ नहीं करना, ऑल्दो हमारा पावर क्वेरी ना हमें कभी अलाउ नहीं करता कि उसके अंदर हम ऐसे डायरेक्टली कुछ लिख लें, लेकिन यहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं। हमें उसको एक आइडिया देना पड़ता है कि हमें आंसर क्या चाहिए। तो हम यहाँ पर डबल टैप करेंगे तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे। अब मुझे चाहिए क्या, ब्रांड का नेम, प्रोडक्ट का नेम, कैटेगरी का नेम और चेन्नई। मैं यहाँ तक सिटी का नेम ये तक लिखना चाहती हूँ, तो मैंने लिखा ब्लैंकेट, सॉरी मैंने ब्लैंकेट, स्पेलिंग्स को ढंग से लिखना ओके, वरना वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ब्लैंकेट ब्रेड कॉमा बेकरी कॉमा चेन्नई, ये लिख दिया। और ठीक है, उसके बाद हम देख पा रहे हैं नीचे जब मैंने क्लिक किया तो उसने ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे मुझे सजेस्ट कर दिए। इसका मतलब वो डिटेक्ट कर पा रहा है। इन एनी केस अगर वो डिटेक्ट ना कर पाए ना, तो आप कोशिश कीजिएगा 1 2 3 4 ऐसे कोई एग्जाम्पल्स और देते हुए जाएं, तो वो पैटर्न समझ आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, इसे पैटर्न समझ नहीं आता तो ये काम नहीं करके देगा और आपको लगेगा तो ये काम ही नहीं कर रहा। नहीं, फ्लैश फिल में भी ऐसा होता है कि वो एक बार में कभी कभी डिटेक्ट नहीं कर पाता, हमारा क्वेश्चन हमारा डेटा थोड़ा अलग टाइप का होता है। तो ऐसे केस में आप उसे 1 2 3 4 ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देते रहें और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। अभी उसने एक ही बारे में डिटेक्ट कर लिया क्योंकि मेरा डेटा सारा एक जैसा था। और उसके बाद मैं इसे ओके करूँगी तो देखो यहाँ पर वो मुझे एक और मर्ज्ड एक सेल बना के दे दिया, मतलब मर्ज्ड एक कॉलम बना के दे दिया है जिसके अंदर ब्लिंकिट ब्रेड बेकरी। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं या थर्ड वाला देखते हैं, ब्लिंकिट स्नैक एंड बांग्लादेश, नहीं बैंगलोर, ब्लिंकिट स्नैक बैंगलोर, और यही नेम यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, उसका वर्थ कम है अभी तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी कॉलम एग्जाम्पल से बना सकते हैं। बेसिकली अगर आपको फ्लैश फिल आता है तो ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इन एनी केस अगर नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बड़ी खुशी खुशी सारी चीज़ों का रिप्लाई करूँगी। ठीक है, एक बार मुझे चेकआउट करने दीजिए कि आपने इंडेक्स कॉलम सीखा है या नहीं, उसके बाद फिर मैं आपको इंडेक्स कॉलम सिखाती हूँ। लिया है कि हमने इंडेक्स कॉलम कर लिया है, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं टेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ सॉरी, जिसके अंदर हम ट्रिम, क्लीन, अपर केस, लोअर केस, जो कि मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। बिकॉज जब हम एक्सेल में ये वाले काम करते हैं ना तो हमें इतना मतलब खुद से बहुत ही एफर्ट लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो ये काम एक सिंगल क्लिक में हो जाता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो चले अब हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं। अब हम करने वाले हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आता है ट्रिम एंड क्लीन। देखो ट्रिम एंड क्लीन का मतलब क्या है, जब भी आपके पास मान लो कोई भी लेटर लिखा है और उसके अंदर अनवांटेड स्पेसेस हैं, क्या है, अनवांटेड स्पेसेस हैं, तो हमें, अगर आपने एक्सेल भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हमें ट्रिम फार्मूला लगाना पड़ता है, लेकिन अब हमें यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा। अब ये अनवांटेड स्पेसेस का क्या चक्कर है, देखें यहाँ पर आप देख सकते हो गलत गलत तरीके से अनवांटेड स्पेसेस ही हैं, ये इस तरीके से स्पेस नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पर चलो इसे करेक्ट कर लेते हैं। तो इसको करेक्ट कैसे किया जाता है, जहाँ पे भी आपको अनवांटेड स्पेसेस लगते हैं आप उसका सिलेक्शन कर लीजिए। ओके, सिलेक्शन करने के बाद आप जाएंगे ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में आपको मिलता है फॉर्मेट, फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको मिलता है ट्रिम। तो
ट्रिम क्या करता है, रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस फ्रॉम ईच सेल इन द सेलेक्टेड कॉलम्स। और क्लीन क्या करता है, रिमूव नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स इन द सेलेक्टेड कॉलम्स। तो हमें तो ट्रिम करना है, तो हमने ट्रिम कर दिया, तो ये एकदम करेक्ट हो गए हैं। एंड और भी जगह ओ के ई है क्या, मेरे को लेट मी चेक, यहाँ पे ना ओ के ई लिखा हुआ है जबकि लिखना था, तो मैं यहाँ पर रिप्लेस वैल्यूज़ और करूँगी मैं, तो एक बार के रिप्लेस वैल्यूज़ ओ के ई को हम सी ओ के ई कर देते हैं, बिकॉज कुछ जगह पे गलत लिखा हुआ है, तो एकदम करेक्ट कर दिया है, अब एकदम करेक्ट है, आप अंदर देख सकते हो। यहाँ पे डबल सी हो गया है, तो ओके एक बार और रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ से रिप्लेस वैल्यू में जाते हैं एंड वैल्यू टू फाइंड में ये करते हैं एंड इसे भी रिप्लेस कर देते हैं इससे एंड ओके करते हैं। तो अब मे बी रिप्लेसमेंट एकदम करेक्ट हो गई है, एकदम करेक्ट ये आंसर आ रहा है। तो देखिए हम देख सकते हैं कि अब एकदम एक्यूरेट है, अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से हम लोगों ने सीखा ट्रिम। क्लीन के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया कि कोई ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि प्रिंटेबल नहीं है, तो हम उसे क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम वर्ड में दोबारा से जाते हैं, चेक करते हैं क्या कह रहा है, अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटलाइज्ड मॉडिफाइड टेक्स्ट केसिंग। अब आप मुझे आंसर करेंगे कि अगर मुझे अपर केस करना होता है डेटा को, तो मुझे क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, याद है? अगर आपने एक्सेल किया होगा तो आपको पता होगा कि आपको अपर फॉर्मूला लगाना पड़ता है, अपर, ठीक है। और वहीं पे अगर आपने लोअर केस की बात हो, अरे मेरा पेन टेप ठीक हो गया है, तो लोअर फॉर्मूला लगाना पड़ता है। और वहीं पे अगर कैपिटलाइज ईच वर्ड की बात हो गई, दैट मीन्स अगर मैं तनु सिंगल लिखूं तो तनु का टी बड़ा हो और सिंगल का एस बड़ा हो। अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो इस फॉर्मेट को लिखने को क्या बोलते हैं हम, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस लाने के लिए हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, प्रॉपर, क्या लगाना पड़ता है, प्रॉपर फॉर्मूला लगाना पड़ता है। देखो अगर आपको कोई चीज़, हर चीज़ कैपिटल कर देनी है, कैपिटल में लिखना है सारे अल्फ़ाबेट्स को, तो अपर, स्मॉल में लिखना है तो लोअर, और अगर सेंटेंस केस चाहिए तो क्या लगेगा, प्रॉपर। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं कहती हूँ एक्सेल का बेस अच्छा हो तो पावर बीआई में काम करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने पावर बीआई में। तो हम अपने पावर बीआई में जाएंगे, मान लीजिए मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट नेम जितने भी आपको दिख रहे हैं ये अपर में करने हैं, तो मैं सिंपली वही ट्रांसफॉर्म में फॉर्मेट में जाएंगे, सारे ऑप्शंस यहीं पे हैं आपके, विच इज़ अपर केस, तो अपर केस कर दीजिए, तो देख सकते हैं आप ये सारे के सारे अपर केस में हो गए। लेकिन अगर आपको ये नॉर्मल स्मॉल केस में करनी होती तो आप लोअर केस करते, तो देखो ये सब लोअर केस में हो गए। एंड अगर आपको ये सेंटेंस केस में करना होता तो लिखते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच अल्फाबेट नहीं बोल रहा, अल्फाबेट बोले तो सब कुछ कैपिटलाइज हो जाता, लेकिन क्या बोल रहा है, वर्ड, जैसे वर्ड में चेंज आएगा वैसे ही वो उसको कैपिटलाइज कर देगा। तो यहाँ पर मैंने कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दिया, तो यहाँ पर उसने एक्यूरेस जैसे तरीके से हमें चाहिए थे वैसे आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 चीज़ें सीखी, विच इज़ लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज। तो मैं आपको कहती हूँ ट्रांसफॉर्म के अंदर इस फॉर्मेट को तो एकदम रट्टा मार लो कि मुझे ये तो जानना ही जानना है, ये तो मुझे याद रखना ही रखना है, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलें अब वर्ड की तरफ और बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट। एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट मतलब क्या, एक्सट्रैक्ट करना मतलब क्या है, फ्रॉम स्टार्ट, एंड और स्पेसिफिक पोजीशन। चलो ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, मुझे तो पहले ये बताओ। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है कि कोई चीज़ निकालना, कोई चीज़ करना। तो अब मान लीजिए, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ऑल्दो हमारे डेटा के अंदर ऐसा एज सच कुछ है नहीं जिसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, लेकिन चलो ये मर्ज्ड कॉलम है ना, इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया एंड मैंने एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किया। अगर मुझे क्या एक्सट्रैक्ट करना है, आफ्टर डेलीमीटर, बिफोर डेलीमीटर, तो डेलीमीटर से भी कर सकते हैं, बिफोर डेलीमीटर, तो मैंने ये दिया और डेलीमीटर दे दिया कॉमा। आपको तो पता ही है मैंने कॉमा से जोड़ा हुआ है एंड मैंने कर दिया ओके। तो कॉमा से पहले जो उसमें था वो तो आ गया और बाकी सब चले गए, ठीक है। कॉमा से पहले हमारा ब्लिंकेट था तो वो आ गया, चलो मैं इसे क्रॉस कर देती हूँ। अगर कॉमा के बाद वाला चाहिए होता तो ब्रेड आ जाता, क्योंकि वो पहली वाली चीज़ देखेगा। तो हमने ये आफ्टर डेलीमीटर किया, कॉमा लगाया एंड ओके कर दिया, तो देखो कॉमा के बाद वाला पूरा पोर्शन रह गया है, सॉरी, कॉमा के बाद वाला पूरा पोर्शन रह गया और वो वाला चला गया, ठीक है। और एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, हमारे पास एक्सट्रैक्ट होता है कि हम लेंथ को डिसाइड करके कहें, लेंथ को डिसाइड करके फिर उसको बताएं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये ले लिया है, ओके, हम पेमेंट मोड वाला लेते हैं क्योंकि इसमें हर एक चीज़ 3 लेटर्स पे है, ठीक है। हमने ये किया, लेंथ पे क्लिक किया कि आपको
कितना लेंथ है, कितना इसमें वर्ड है, वो आपको लिख कर आ गया, कितने लेटर्स उसमें लिखे हुए हैं। अब मैं एक बार के लिए इसको क्रॉस करती हूँ, कैलकुलेटेड टेक्स्ट लेंथ उसने कोड किया है, इसने बीच में 4 भी दिया था, ओके देखा कार्ड में 4 आएगा तो इसलिए इसने 4 दिया था, तो मुझे पता लग गया। अब एक्सट्रैक्शन और देखना है, तो एक्सट्रैक्शन के लिए हमें कुछ चाहिए तो हम लोग ये ले लेते हैं, एंड हमें फर्स्ट कैरेक्टर्स कुछ निकालने हैं, तो हमें उसे बताना है, मान लो BLI विच इज़ अ 3 वर्ड हमें निकालने हैं, तो हमने ओके कर दिया, तो BLI रह गया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो आप लास्ट के कुछ वर्ड्स रखना चाहते हो, लास्ट के कुछ कैरेक्टर्स रखना चाहते हो, लाइक किट रखना चाहते हो, तो 3 वर्ड्स रखती हैं ना, ओके कर दिया, तो किट किट रह गया है। तो आप इस तरीके से अपने डेटा में से कुछ भी एक्सट्रैक्शन करना चाहो तो कर सकते हो। मैं ये स्टेप को हटा देती हूँ, एंड जो भी आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। ये ऑप्शन मिला कहाँ मुझे, ट्रांसफॉर्म के अंदर, यही फॉर्मेट के बगल में यही एक्सट्रैक्ट, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास क्या आता है, रिप्लेस टेक्स्ट, चेंज पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इन अ कॉलम, रिप्लेस टेक्स्ट। तो चलें अब हम रिप्लेस टेक्स्ट देखते हैं। रिप्लेस टेक्स्ट का तो देखो वही है, रिप्लेस वैल्यूज से आप रिप्लेस वैल्यूज एंड एरर्स कर सकते हो, जो कि हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं। तो आप उससे आपने देखा था कि हम टेक्स्ट को भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम उसी से ही सेम कर देते हैं। एज सच कोई पर्टिकुलरली एंड स्पेसिफिक कोई फीचर नहीं होता जिसके अंदर हम रिप्लेस टेक्स्ट ऐसा पर्टिकुलरली जाके कर लें, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल के लिए जितने भी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस थे वो हम लोग कर चुके हैं। द नेक्स्ट विल बी द नंबर ट्रांसफॉर्मेशन। मैं हमेशा पता नहीं क्यों ट्रांजैक्शंस बोल देती हूँ, अकाउंटिंग की तरफ चली जाती हूँ। तो नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्डाइज, स्टैटिस्टिक्स एंड एड सब्ट्रैक्ट, ये सब कुछ होने वाला है। चलें अब जल्दी से उसे देखते हैं। काम करते हैं, मैं इस इंक को हटा देती हूँ। अब देखते हैं इसको ध्यान से। सबसे पहले आ रहा है कि स्टैंडर्डाइज में राउंड, सीलिंग, फ्लोर, एब्सोल्यूट एटसेट्रा। तो सीलिंग, फ्लोर, ये सब किस लिए होते हैं, राउंड ऑफ करने के लिए होते हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बोला वो राउंड ऑफ करने के लिए होता है। तो हमारे पास पावर बीआई में, पीबीआई अगर मैं बोलती हूँ तो समझ जाओ पावर बीआई बोल रही हूँ, ठीक है। हमारे पास पीबीआई में राउंड वाला तो डायरेक्टली ऑप्शन होता है, लेकिन सीलिंग, फ्लोर, एब्सोल्यूट ये नहीं होते। तो ये जो हम काम करते हैं वो डेक्स से करते हैं। डेक्स मतलब क्या, फॉर्मूला से करते हैं। तो ये वाला हम फॉर्मूलाज तो अभी नहीं करने वाले हैं, फॉर्मूलाज तो हम बाद में करने वाले हैं, लेकिन हम राउंड को हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो चलो अब हम वो करके देखते हैं कि राउंड को कैसे डायरेक्टली हम कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम अभी राउंड ऑफ कर सकें या कुछ भी है, लेकिन अगर आपके पास कोई नंबर होता है, जस्ट सेलेक्ट दैट नंबर, और ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको नंबर कॉलम के अंदर, देखो अभी आपने टेक्स्ट कॉलम देखा था, तो टेक्स्ट कॉलम के अंदर तो टेक्स्ट वाले आपको सारे ऑप्शन मिले ना, स्प्लिट कॉलम हो गया, फॉर्मेट हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया, जो कि अभी हमने सीखे थे। लेकिन नंबर के अंदर आपको नंबर वाले मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आपको राउंडिंग का ऑप्शन मिलता है। जस्ट ड्रॉप डाउन पे जाओ, नाउ यू हैव ऑप्शंस लाइक राउंड अप करना है, राउंड डाउन करना है, आप कुछ भी कर सकते हो। एंड यहाँ राउंड में जाकर आप यहाँ डेसिमल का प्लेसेस भी बता सकते हो कि कितना राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो आपको जितना भी राउंड ऑफ करना होता है वो यहाँ से करना होता है। सीलिंग, फ्लोर, एब्सोल्यूट ये हम डेक्स फार्मूला से करते हैं, तो लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम फॉर्मूलाज नहीं कर रहे हैं, उसमें कन्फ्यूजन आ जाएगी। उसके बाद आपके पास आता है, देखो हमारे पास क्या आता है स्टैटिस्टिक्स में, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज काउंट। एक सेकेंड, अगर मुझे किसी का भी मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, एवरेज निकालना है, काउंट निकालना है, ऐसे डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते। अगर डायरेक्टली कोई चीज़ करनी भी है तो फिर कस्टम कॉलम और इन सब से कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका और है जिससे कि हम पूरे डेटा को इवेल्युएट करके कर सकते हैं, वो हम करेंगे ग्रुप बाय फॉर्मूला से या ग्रुप बाय फीचर से करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले ग्रुप बाय में जाती हूँ। ग्रुप बाय ये हमसे पूछता है, हम बेसिक वाला ग्रुप बाय करते हैं। सबसे पहले ये हमसे क्या पूछ रहा है, रेटिंग। मुझे क्या करना है, मुझे ब्रांड के अकॉर्डिंग चाहिए। 2 ही ब्रांड है, वी ऑल नो दैट, ब्लिंकिट एंड ज़ेप्टो, तो हम उसको रखते हैं। हमें इस जो नया कॉलम बनेगा उसका नाम क्या चाहिए, तो हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। अभी के लिए मैं मैक्सिमम निकाल रही हूँ, तो मैक्सिमम प्राइजिंग, तो मैक्सिमम प्राइस लिख सकती हूँ। ऑपरेशन हम किस पे क्या कम करने वाले हैं, तो हम मैक्सिमम करने वाले हैं तो हम मैक्स रखेंगे। एंड ऑपरेशन किसके ऊपर करने वाले हैं, किस वैल्यू के ऊपर करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली हम प्राइस जानना चाहते हैं, तो हमने किया ये ओके आ गया। तो इसने हमें इस तरीके से बना के दे दिया, एक नया शीट बना के दे दिया है, विच इज़ ब्लिंकिट का जो मैक्सिमम प्राइस है 257 है, एंड ज़ेप्टो का जो मैक्सिमम प्राइस है वो 392 है। ओके, एंड मैं अगर मान लो कुछ और मेजर चाहती तो मैं कुछ और मेजर भी कर सकती थी। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्रांड लिया,
यहाँ पे काउंट एक बार के लिए नाम रहने दो, मैं बार बार नाम नहीं चेंज कर रही हूँ। एंड मान लीजिए मैं एवरेज लेती हूँ। एवरेज किसका लेती हूँ, मेरे को जानना है डिलीवरी टाइम की, कौन पर्सन ज़्यादा, मतलब कौन सा ब्रांड ज़्यादा डिलीवरी टाइम लेता है, मतलब टाइम लगाता है डिलीवर करने में। तो इसमें ऑब्वियसली हम लोग एवरेज लेंगे, सम नहीं लिया जाता है ऐसे केस में। तो हम लोगों ने ओके कर दिया। नाउ आई गॉट टू नो अबाउट कि ब्लिंकिट डिलीवर करने में 17.45 लेता है, लेकिन जेप्टो वहीं पे ही 13.55 लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग मेजर्स कर सकते थे। ग्रुप बाय के अंदर आपको एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं। एडवांस फीचर्स आपको क्या कहते हैं कि कोई और भी एग्रीगेशन आप ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कैटेगरी का ऐड कर लेते हैं ना, हम इसको काउंट का ही ऑप्शन दे देते हैं। सबसे पहले अगर हमें सम चाहिए, किसका सम चाहिए, हमें क्वांटिटी का सम चाहिए। ठीक है, एक और एग्रीगेशन ऐड कर लेते हैं विच इज़ हम लोग एवरेज लेंगे। एवरेज लेंगे, किसका लेंगे, एवरेज लेंगे। अगर एवरेज मुझे किसी का लेना है तो डिलीवरी टाइम का लेना है। फिर उसके बाद मैं लूँगी रेटिंग का भी एवरेज लेना है, तो एवरेज रेटिंग उसको नेम दूँगी ताकि वो नाम अलग अलग से रहे। क्या करना है, वही एवरेज लेना है, लेकिन किसका लेना है, रेटिंग का लेना है। रेटिंग स्टेटस का नहीं लेना, रेटिंग का लेना है। तो यहाँ पे रेटिंग मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। अगर कोई और एग्रीगेशन ऐड करना चाहते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास और क्या क्या अवेलेबल है। और तो हमारे पास वैल्यूज़ में हमारे पास प्राइस है, क्वांटिटी है, प्राइसिंग हमने नहीं लिया तो एवरेज प्राइस ले सकते हैं। तो एवरेज प्राइस आप ले लो, एवरेज प्राइस ले लिया। उसके बाद हमने फिर एवरेज ले लिया, या मैक्सिमम प्राइस ले लो। मैक्सिमम मैं डाल देती हूँ कि सब में मैक्सिमम क्या है। एंड ब्रांड नहीं, हम लोग प्राइस की बात करें तो ऑब्वियसली हम प्राइसिंग लेंगे। एंड फिर हम ओके कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर इसने मल्टीपल एग्रीगेशन के साथ हमें ये टेबल बना के दे दी है, जिसके अंदर हम जिस तरीके से चाहते थे वो सारे के सारे मेजर्स आ चुके हैं। मैंने आपको पहले बोला था ये एडवांस में है। बेसिक में चाहते हो तो आप एक एग्रीगेशन ले सकते हो, मतलब एक वैल्यू का इसमें मेजर ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने बहुत सारे ले लिए हैं। हमारे पास काउंट भी आ गया, हमारे पास एवरेज भी आ गया, हमारे पास एवरेज रेटिंग भी आ गया, हमारे पास मैक्सिमम प्राइस भी आ गया। ठीक है, हर एक कैटेगरी का आ गया है। तो इस तरीके से आप ग्रुप बाय के थ्रू यहाँ स्टैट को यूज़ कर सकते हो, स्टेटिस्टिक्स चेक कर सकते हो, जो ये दिखा रहा था ना मिनिमम मैक्सिमम एवरेज काउंट। ऐसे डायरेक्टली देखो यहाँ पर फंक्शंस लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है डायरेक्टली जो लिखा हुआ हो वैसा ही उठ के वहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, हम उस पर क्लिक कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। इस तरीके से नहीं होता है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वो काम किस तरीके से हो सकता है। जैसे यहाँ पर ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड है, इसको मैं दोबारा नहीं करूँगी क्योंकि मैं आपसे पूछती हूँ ये चीज़ कि अगर आप मेरी सिचुएशन में होंगे या फिर किसी भी सिचुएशन में होंगे जहाँ पर आपको दो चीज़ों को ऐड करना है, जैसे कि अभी आपको मल्टीप्लाई करना था प्राइस को और क्वांटिटी को, सो दैट आपका टोटल सेल आ जाए, तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बिकॉज ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ तो हम दोबारा नहीं करेंगे। और ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया, लेकिन हमें समझना की ज़रूरत है कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आएंगे डेट एंड टाइम के ट्रांसफॉर्मेशंस। चलो इस बार मैंने ट्रांजैक्शंस तो नहीं बोला, खैर चलिए अब हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। वो आता है डेट एंड टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे एक बार के लिए देख लेते हैं क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन में हम करने वाले हैं। डेट ओनली, टाइम ओनली, ईयर, मंथ, डे, ये हम कर लेंगे। उसके बाद ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, एज कैलकुलेशन करना है, डेट डिफरेंस करना है। तो चलें ये एक एक करके कर लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक नया डेटा चाहिए होगा, बिकॉज हमारे डेटा के अंदर डेट्स नहीं है। तो चलें मैं एक नए डेटा का ओवरव्यू देती हूँ आपको। यहाँ पर हमने एक नया डेटा लिया है, जैसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको जो मिलेगा वो ऑर्डर आईडी मिलेगा। तो ऑर्डर आईडी है, फिर उसके बाद कस्टमर नेम है, फिर कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ है, फिर ऑर्डर डेट है, फिर रीजन है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, उसके बाद प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस एंड टोटल सेल है। अब मैंने इस डेटा को लोड कर लिया है अपने पावर बीआई के अंदर, तो सेम डेटा आपको यहाँ नज़र भी आ जाएगा। ठीक है, हमने बस अभी तक क्या किया है इसके अंदर कि हम यहाँ पर कस्टमर ऑफ डेट को और ऑर्डर डेट को एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या वो डेट फॉर्मेट में है। तो हाँ, वो डेट फॉर्मेट में ही है। ठीक है, तो हमने उसको डेट फॉर्मेट में रख रखा है। अब जाकर हम पहले चेक करते हैं, पहला क्या था, डेट ओनली, टाइम ओनली, ईयर, मंथ, डे। तो चले उसे करके देखते हैं। तो ऑब्वियसली कोई चीज़ अप्लाई कर रही है, डेट का है, तो डेट वाले ही कॉलम्स को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सबसे पहले जो कॉलम लेती हूँ वो कस्टमर डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया। अगर मान लीजिए इसमें से मुझे सिर्फ डे चाहिए, मंथ चाहिए, ईयर चाहिए, तो वो कैसे आएगा वो देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको ऐड कॉलम पे जाना होगा। ऐड कॉलम में आपको ऑप्शन मिल जाता है, देखो यहीं पे ही आपको टेक्स्ट के लिए भी मिला था, नंबर के लिए भी मिला था, तो यहीं पे ही आपको डेट एंड टाइम के लिए भी मिल रहा है। तो आप यहाँ पे डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बीच में आपको ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ईयर, मंथ, क्वार्टर, वीक, डे।
एंड यहाँ से आप ईयर के लिए भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ईयर चाहिए या स्टार्ट ऑफ द ईयर चाहिए या एंड ऑफ द ईयर चाहिए, अगर आप स्टार्ट ऑफ द ईयर कर दोगे तो वो फर्स्ट से शुरू हो जाएगा, एंड ऑफ द ईयर कर दोगे तो लास्ट डेट आ जाएगी। ईयर चाहिए तो सिर्फ ईयर रख सकते हो, और यहाँ पर आपको सिर्फ ईयर का एक कॉलम बन के आ गया विच इज़ 1985, 1973 एंड सारे ईयर्स आपके लिख कर आ गए। लेकिन सिर्फ हमें ईयर नहीं चाहिए होता और हमें कुछ और चाहिए होता, तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर इसे क्लिक किया एंड उसके बाद ईयर का फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द ईयर अगर हम लिखें तो ये देखो यहाँ 1 जन ऑफ 85, 1 जन ऑफ 73, 1 जन ऑफ 63, इस तरीके से आ गया विच इज़ योर फर्स्ट डे। तो इसी तरीके से आप लास्ट डे भी कर सकते हैं, ठीक है। और चीज़ें देखते हैं, अगर मान लीजिए इसी डेट के अंदर मुझे मंथ्स चाहिए होता तो मंथ के लिए भी मेरे पास ऑप्शन रहता है कि मेरे को मंथ चाहिए तो सिर्फ मंथ आ जाएगा, या स्टार्ट ऑफ द मंथ चाहिए तो स्टार्ट ऑफ द मंथ आएगा, एंड ऑफ द मंथ आएगा, डेज इन अ मंथ आएगा, नेम ऑफ द मंथ आएगा। तो चलें एक बार इसे करके देख लेते हैं। जैसे मंथ किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15 अप्रैल 1805 है, तो अप्रैल इज़ योर 4, मतलब अप्रैल तो मंथ। तो आपने मंथ किया तो यहाँ पर एक और बन के आया विच इज़ 4, आप देख सकते हैं। ठीक वैसे ही ओके। एंड अगर मान लीजिए कुछ और करना चाहते हैं, जैसे ये यहाँ पे लिया मंथ की जगह कुछ और करना चाहते हैं, मंथ में ही स्टार्ट ऑफ द मंथ करना चाहते हो तो 15 अप्रैल है तो ये 1 अप्रैल आ गया है। अगर मान लो एंड ऑफ द मंथ करना चाहते हो तो ऑब्वियस है कि आप इसे सेलेक्ट करेंगे, डेट में जाएंगे, मंथ में जाकर एंड ऑफ द मंथ कर देंगे तो 30th ऑफ अप्रैल आना चाहिए। तो देखो ये 1st ऑफ द मंथ विच इज़ द स्टार्ट ऑफ द मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ, एंड आपकी ये यहाँ से आ गया है। उसके बाद अगर मान लीजिए मंथ में और भी क्या चीज़ें दे रखी हैं, आप देख सकते हैं डेज इन द मंथ, उस मंथ में कितने डेज होते हैं तो 30 डेज होते हैं हमारे अप्रैल में, तो यहाँ 30 लिख के आया। नेक्स्ट नवंबर था तो 30 लिख के आया, देखो ये दिसंबर का था तो 31 लिख के आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ही हम लोगों को मंथ में और क्या मिलता है, नेम ऑफ द मंथ। तो नेम ऑफ द मंथ अगर आपको जानना है कि कौन सा मंथ का नेम ही जो है वो अप्रैल आ गया, देखो यहाँ नंबर आया था, यहाँ उनका नेम आ गया। तो इस तरीके से आप चाहें तो ये निकाल सकते हैं। अभी मान लीजिए मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए तो अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं इन्हें सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड राइट क्लिक करके रिमूव कॉलम्स कर देती हूँ, रिमूव कॉलम्स। तो ये मैंने सारे के सारे रिमूव कर दिए। इस तरीके से आप डायरेक्टली भी कुछ भी चीज़ रिमूव कर सकते हैं। चलिए इसके बाद और देखते हैं। अभी हमने ईयर का देखा और हमने मंथ का देखा, फिर अगर मान लीजिए क्वार्टर चाहिए तो क्वार्टर ऑफ द ईयर, तो कौन से क्वार्टर में ये 15 अप्रैल फॉल करती है, तो सेकेंड क्वार्टर में फॉल करती है। इसी तरीके से हर एक क्वार्टर का इन्फॉर्मेशन आ जाता है। अगर मान लीजिए आप डेट ऑफ बर्थ वापस से लेते हैं और क्वार्टर में भी आपके पास और ऑप्शन होते हैं, जैसे स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर। अगर आपको स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर का कोई डेट चाहिए या कुछ चाहिए तो आप यहाँ से स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर पे प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर उस क्वार्टर का स्टार्टिंग 1 अप्रैल 85, 1 अक्टूबर 85, डजेंट मैटर, ये वाली डेट तो नवंबर थी ना, है ना, लेकिन क्वार्टर तो स्टार्ट अक्टूबर से होगा तो इसने स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर दिया है, ठीक है। अगर यहीं पे एंड ऑफ द क्वार्टर चाहिए होता तो एंड ऑफ द क्वार्टर भी मिल जाता हमें, आई गेस एंड ऑफ द क्वार्टर ही गिवन है ना। एंड ऑफ क्वार्टर भी आप देख सकते हो विच इज़ 30th ऑफ जून, 31 दिसंबर। तो उसने उस क्वार्टर में, जिस क्वार्टर में वो डेट फॉल कर रही है, उस क्वार्टर का लास्ट डेट आपको दे दिया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से जाएंगे। इसी तरीके से हम लोगों ने अभी क्वार्टर का देखा तो क्वार्टर का भी जितनी भी हम लोगों ने बना ली हैं, क्योंकि 3 तो बन ही गया है ना। तो एक काम करते हैं, इन तीनों को सेलेक्ट करते हैं। तो मैं एक को सेलेक्ट करती हूँ, कंट्रोल को होल्ड रखती हूँ, तीनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर दो और उसके बाद रिमूव कॉलम्स आता है तो रिमूव कॉलम्स कर दो। अगर रिमूव अदर कॉलम्स कर दोगे तो ये तीनों छोड़कर बाकी की कॉलम्स चली जाएंगी, याद रखना। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से करना कि हमें रिमूव कॉलम्स करना है, रिमूव अदर कॉलम्स नहीं करना है। उसके बाद आपके पास फिर से ऑप्शन आता है, अभी हमने क्वार्टर देख लिया है तो आप अभी डेट को सेलेक्ट कर लीजिए। क्वार्टर के बाद आपके पास मिलता है वीक। अगर मान लीजिए कौन से वीक में ये फॉल करती हैं, कौन से वीक ऑफ द मंथ में ये फॉल करते हैं, स्टार्ट ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक, ये भी चेक कर सकते हैं। तो वीक ऑफ द ईयर लाइक 15 अप्रैल है तो वो 16th वीक में फॉल करता है, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर मान लो मुझे मंथ के अकॉर्डिंग, मंथ में मतलब अप्रैल मंथ में कौन से वीक में फॉल करता है तो वो भी आप जान सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, डेट वाले में जाएंगे, वीक में जाएंगे एंड वीक ऑफ द मंथ कर देंगे। तो अप्रैल के अंदर 3rd वीक के अंदर वो फॉल करता है, 2nd वीक के अंदर वो फॉल करता है। आपकी डेट क्या थी आप चेक कर सकते हैं एंड योर डेट इज़ 15th ऑफ अप्रैल, तो 3rd वीक आ जाएगा, तो उसके अंदर फॉल करता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे वीक में और आता है स्टार्ट ऑफ द वीक। तो उसमें जो डेट जहाँ फॉल कर रही है तो वो वीक स्टार्ट कब हुआ, 14 अप्रैल को स्टार्ट हुआ।
तो इसीलिए यहाँ पे 14 अप्रैल आ गया। एंड एंड ऑफ द वीक, वो वीक जहाँ पे वो डेट फॉल कर रही है उस वीक के अंदर जो लास्ट डेट होगी वो कौन सी होगी, तो वो भी आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ से आप वीक में जाएंगे और एंड ऑफ द वीक कर देंगे, तो आपके पास यहाँ एंड ऑफ द वीक आ जाएगा। तो 20 अप्रैल 14 को वो वीक शुरू हुआ होगा, 20 को वो ख़त्म हो गया होगा। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। अभी हमने ये सारी चीज़ें वीक की जान ली हैं। हम लोगों को यहाँ पर वो पूरा स्पेस फिल नहीं करना है। सॉरी, मुझसे कंट्रोल वाला होल्ड रह गया था, तो इसीलिए यहाँ पे रह गया है। हमने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया और रिमूव कॉलम्स कर दिया, तो हमारे कॉलम्स रिमूव हो चुके हैं और इस तरीके से हम लोगों ने वीक का भी जान लिया है। चलें अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मेरा काम है आपको बताना, तो इसलिए मैंने एक एक ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिया है। आप भी एक बार तो सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर ज़रूर करना, इससे क्या होगा ना, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं आप? नाउ डे ऑफ द वीक, डे ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ द डेट, एंड ऑफ द डेट, नेम ऑफ द डे, ये सब कुछ इसी तरीके से। लाइक डे किया तो इसमें से डे कौन सा है, 15 है। ऑब्वियसली 15 अप्रैल की डेट थी, तो वो आपका डे हो गया। उसके बाद अगर आप जानना चाहते हो डे के अंदर आपको क्या मिलता है, डे ऑफ द वीक, तो वीक का कौन सा डे पड़ता है, 15। हमें पता है कि फर्स्ट डे पड़ेगा क्योंकि 14 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डे ऑफ द वीक आ गया। उसके बाद अगर हम जाने डे के अंदर और क्या आता है, डे ऑफ द ईयर, कौन सी डे पड़ता है ईयर में, तो 105th डे पड़ता है। अगर 15 अप्रैल की बात करें तो ऑब्वियसली 3 महीने निकल जाएंगे, तो 90 डेज तो वैसे भी निकल गए, और उसके बाद 15 डेज और 105 आ गया। ओके, माय बैड, मुझे ये सेलेक्ट करना था। एंड उसके बाद हमारे पास डे के अंदर और क्या आता है, स्टार्ट ऑफ द डे। तो स्टार्ट ऑफ डे मतलब जहाँ से वो डे स्टार्ट हुआ, 15 अप्रैल 1985। एंड आपको यहाँ पे एंड ऑफ द डे भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट किया और इस पे गए, आप डेज के अंदर गए एंड एंड ऑफ द डे, एंड सीधा नेम ऑफ द डे कर लेते हैं। अभी आपने देखा है, तो डे उस दिन मंडे, सैटरडे, मतलब जो भी है, जो चीज़ हम एक्सेल में यही चीज़ कैसे निकाल सकते थे, टेक्स्ट फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते थे, तो यहाँ पे डायरेक्टली कर लिया। अब मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, तो मैं कंट्रोल को होल्ड करके इन्हें सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके रिमूव कॉलम्स कर दूंगी, तो ये सारे चले जाएंगे। तो यहाँ से आप लोगों ने ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है। ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन विल बी द डेट ओनली, टाइम ओनली, ईयर, मंथ, डे, एक्सट्रैक्ट द पार्ट्स ऑफ द डेट, ये आपने ऑलरेडी कर लिया है। अब नेक्स्ट आप करने वाले हो ऐड और सब्ट्रैक्ट द डेज, शिफ्ट डेट्स, एज कैलकुलेशन, कैलकुलेट डिफरेंस फ्रॉम टुडे, ये यहाँ पे भी आ गया है। तो बात एक ये, इसको हम बाद में देखेंगे, मतलब अभी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट डेट्स देखते हैं, अगर कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ऐड का देखेंगे कि किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, तो चलें वो देखते हैं। देखिए हमारे पास 2 डेट्स हैं यहाँ, कस्टमर डेट है और ऑर्डर डेट है। अभी मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा भी रखना पड़ेगा ना जो डेज़ की तरह रख सकते हैं, तो एक काम करती हूँ, मैं क्वांटिटी को यहाँ पे ले आती हूँ एंड क्वांटिटी को हम चेंज कर देते हैं डेज़ में, ताकि हमारे पास कुछ तो डेज़ रहे, है ना? तो हम लोग ये कर सकते हैं। अब एक बात है कि यहाँ पर ना हमारे पास डायरेक्टली ऑप्शन नहीं होता। अब जैसे अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, मैं इसको सेलेक्ट करूँ, जैसे पहले मैं ऑर्डर डेट को सेलेक्ट करती हूँ, माइनस कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ करती हूँ एंड यहाँ पे डेट पे जाकर सब्ट्रैक्ट डेज कर देती हूँ, तो मेरे पास डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन आ जाता है कि हम दोनों ने इन दोनों को, मतलब दोनों डेट में से हम दोनों ने एक दूसरे को ऐसा माइनस कर दिया है, मतलब डेट ऑफ बर्थ ऑर्डर डेट माइनस डेट ऑफ बर्थ कर दिया है, तो सब्ट्रैक्शन आ गया है। इतना सब्ट्रैक्ट करके इतने डेज आएंगे, डेज में आए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको उसको मंथ्स में कन्वर्ट करना है, किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करना है, वो हम कन्वर्जन देख लेंगे। लेकिन बात है कि सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली हो जाता है। लेकिन व्हाट इफ़ कि अगर मुझे एडिशन करना है, मुझे इस ऑर्डर डेट में इन डेज़ को ऐड करना है, तो क्या हम डायरेक्टली कर सकते हैं? तो डायरेक्टली ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए हमें फॉर्मूला लिखना होता है। ऑल्दो फॉर्मूला वाली चीज़ें मैं बाद में कराने वाली थी, बट फिर भी एक बार के लिए यहाँ पे कर लेते हैं, बिकॉज बहुत ही बेसिक सा है। हमें कोई नई चीज़ ऐड करनी है तो ऑब्वियसली हमें कस्टम कॉलम लेना पड़ेगा, हमें ऐड करना है। क्या हम डायरेक्टली उसको ऐसे ऐड कर सकते हैं कि हम ऑर्डर डेट लें, इंसर्ट कर दें, फिर हम प्लस करें और फिर हम डेज लें, इंसर्ट कर दें एंड ओके कर दें? ऐसा करने से हमारे पास एरर आ जाते हैं, वो काम नहीं करता है, क्योंकि वो एक नंबर है, वो एक डेट है, दोनों का फॉर्मेट अलग होने की वजह से वो ये काम नहीं करके देता है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम इसे रिमूव कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो इसे रिमूव कर दो। दोबारा से एक बार के लिए कस्टम कॉलम ले लो, क्योंकि करने तो हम यही वाले हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा फॉर्मूले के साथ करने वाले हैं। यहाँ पे आप लिख दो कुछ भी आप लिख सकते हो, लाइक कस्टम ही लिखा रहने दो, चलो छोड़ो, कस्टम ही लिखा रहने दो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो आपको तो डेट करना था ना, तो डेट डॉट ऐड कॉलम्स, तो ऐड डेट्स, ऐड डेज, तो आपने तो ये वाला लेना है, तो आपने ये ले लिया और इसके आगे का ना ये पोर्शन हटा देना,
ठीक है, अब ये फॉर्मूला की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, पैरेंथेसिस ऑन करना। अब ये क्या पूछ रहा है, डेट टाइम। डेट टाइम क्या था, हमें कस्टमर डेट ऑफ बर्थ में ऐड करना था या ऑर्डर डेट में, ऑर्डर डेट में लेना था, तो ऑर्डर डेट इंसर्ट कॉमा। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, नंबर ऑफ द डेज एज नंबर, तो ऑब्वियसली हमने डेज को नंबर ऑफ द डेज लिया था, तो इसको भी इंसर्ट कर देंगे, पैरेंथेसिस ऑफ कर देंगे, एंटर करके ओके कर देंगे। तो देखो अब हमारे पास ये आ गया 15th ऑफ मई आ गया है। 15th ऑफ मई कैसे आया है, देखो ऑर्डर डेट इज 5th मई एंड 10 डेज जोड़ा तो 15th ऑफ मई आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। नहीं समझ आया, एक बार और समझा दूं? हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है। चलें एक बार और करते हैं। मैं इसे एक काम करती हूँ, राइट क्लिक करती हूँ एंड रिमूव कर देती हूँ। मैंने किया क्या, देखो सबसे पहले मुझे ऐड करना है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, एक कस्टम कॉलम चाहिए होगा। सब्ट्रैक्शन को भी हटा दें क्या, हटा दिया। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, एक कस्टम कॉलम चाहिए होगा, बिकॉज कस्टम कॉलम के अंदर ही तो हम लोग ये काम करते हैं ना। तो मैंने यहाँ से कस्टम कॉलम ले लिया। कस्टम कॉलम लेने के बाद इसका नाम तो चलो छोड़ो, रहने दो। कस्टम कॉलम में जर्नली जब हमें ऐड करना होता है तो हम फील्ड्स को इंसर्ट करते हैं और डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। जस्ट बिकॉज यहाँ पर एक तो डेट है और दूसरा नंबर है, तो दोनों के फॉर्मेट अलग हो जाते हैं, तो ये कंसिडर नहीं कर पाता और हमें एरर देता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो ऐसे केस में हमें एक फॉर्मूला लगाना होता है। फॉर्मूला में लगाते हो जब कैसे करते हो, एक्सेल में भी अगर फॉर्मूला लगाते हो तो कैसे करते हो, फॉर्मूला को लिखना शुरू करते हो। तो मैंने यहाँ पे डेट डॉट ऐड डेज, तो ये फर्स्ट वाला ही लेना है हमने। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये आ गया। इन एनी केस अगर डायरेक्टली नहीं आता तो आप लिखोगे डेट डॉट ऐड डेज, फिर वो आ जाएगा। तो आगे 2 बार डेट लिखा हो सकता है, तो एक वाला हटा देना। ठीक है, पैरेंथेसिस ऑन करना। पैरेंथेसिस ऑन करने के बाद ये सिंटेक्स नज़र आ रहा है, इसका मतलब आपका जो फॉर्मूला लग रहा है वो करेक्ट लग रहा है। अगर आपका सिंटेक्स नज़र नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आप लिखे जा रहे हो, वो फॉर्मूला कंसिडर नहीं हो रहा है। ठीक है, नाउ सिंटेक्स पढ़ो। सिंटेक्स क्या है, डेट टाइम एज एनी, तो डेट लेनी है। तो हमें तो ऑर्डर डेट में ऐड करना था, हमने ऑर्डर डेट ली और इंसर्ट किया, जिस तरीके से हम काम करते हुए आए वैसे ही कॉमा किया। उसके बाद कह रहे हैं नंबर ऑफ द डेज, मतलब जो डेज ऐड करने थे, तो ऑब्वियसली हमने डेज के नाम से उसका कॉलम बनाया था ना, तो आप यहाँ से इंसर्ट कर लो, पैरेंथेसिस आप ऑफ कर दो एंड यहाँ पर आप ओके कर दो। तो यहाँ पर आपका एक कॉलम बन के आ जाएगा। आपने उसको नाम ही कस्टम दिया था तो आ गया, आप बाद में आप उसका नाम चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम ऐड करते हैं। एंड सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट डेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट डेज तभी हो सकता है जब 2 डेट्स आपने चूज़ की हुई हो, 2 डेट्स को आपने सेलेक्ट किया हुआ हो। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। 2 डेट्स को जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला जो ग्रे आउट पार्ट है सब्ट्रैक्ट डेज वाला, वो ओपन हो जाएगा, तब आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने ये वाला भी कंप्लीट कर लिया। मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, चलें अब हम नेक्स्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, विच इज़ योर एज कैलकुलेशन डिफरेंस फ्रॉम टुडे। क्या कह रहे हैं, डिफरेंस फ्रॉम टुडे। ओके, देखते हैं। तो मुझे आज के अकॉर्डिंग चाहिए, मतलब आज मेरा डेट क्या फॉल करता है। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ से मैं चेक करूं कि जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन से आज का दिन तक, तो मैं क्या करूंगी, इसे सेलेक्ट करूंगी एंड यहाँ से अगर मैं डेट में जाती हूँ तो मेरे पास एज का एक ऑप्शन होता है, एज पे क्लिक कर दूंगी तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डेज आ जाएंगे। लेकिन ये डेज इस तरीके से, एज तो आ नहीं रही है, ये तो इस तरीके से आ गए। तो आपने क्या करना है, इस पर सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से ड्यूरेशन का एक ओपन हो गया, बिकॉज उसने तो ड्यूरेशन निकाल के दी है ना। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। अब ड्यूरेशन आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, टोटल ईयर्स में चाहिए, आवर्स में चाहिए, डेज में चाहिए, सेकंड्स में चाहिए, जिसमें भी चाहिए आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपने यहाँ से टोटल ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो ये ईयर्स में आ गया। अब आप एक नंबर ट्रांसफॉर्मेशन वाला ऑप्शन ध्यान में रखो कि आपको क्या था कि ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं हम, राउंडिंग ऑफ डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है और डेट एंड टाइम के बिल्कुल जस्ट साइड में ही नंबर का ऑप्शन रहता है। तो आप यहाँ से उसे राउंडिंग अप, राउंडिंग डाउन या जितना भी राउंड ऑफ करना चाहो कर सकते हैं। मैंने राउंड अप कर दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास पूरे ईयर्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से किए। मैंने 3 ऑप्शन लिया। क्या ऑप्शन लिया, चलिए एक और देख लेते हैं। अगर मैं ऑर्डर डेट से भी देखूँ तो ऑर्डर डेट से तो नहीं देख सकते क्योंकि वो तो अभी का ही डेट है। तो एक काम करते हैं, मैं इसे एक बार रिमूव करती हूँ, एक बार आपको और प्रोसेस बताती हूँ। मैं 2 बार प्रोसेस कभी कभी इसलिए बता देती हूँ क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ना जब हम लाइव में भी पढ़ते हैं ना तो मेरे को ना अंदर से इसे पता रहता है कि भाई मैं करवा तो रही हूँ लेकिन ये मुझे दोबारा भी करवाना पड़ेगा। तो हो जाता है एक बार, तो हम वो प्रोसेस ही देख रहे होते हैं कि होएगा होएगा। हमारे अंदर भी क्यूरियोसिटी होती है कि ये हो जाएगा, कैसे होएगा, क्या प्रोसेस लगने वाला है। ओ ये तो हो गया। एक बार वो हो जाता हुआ दिखता है ना, फिर हमारा दिमाग वापस से चलना शुरू करता है। अच्छा ये कैसे हुआ था, मुझे इसको समझना है। तो पहली बार में वो समझने से ज़्यादा वो क्यूरियोसिटी इतनी होती है कि भाई वो प्रोसेस ही देखता रह जाता है। तो इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ें 2 बार करा देती हूँ
ताकि वो बहुत अच्छे से हो जाएँ। तो जिसको भी ऐसा लगता है ना यार 2-2 बार क्यों कराना, आता तो है, चलो ठीक है आगे कराओ। तो ये थोड़ा-सा दिमाग में रहता है कि हाँ, इसलिए कराना है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है? जो स्किप करना चाहें वो थोड़ा-सा स्किप कर सकते हैं। मैं दोबारा से एक बार बता रही हूँ क्या किया था। मैंने कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ दिया था, फिर मैं डेट पे गई थी, यहाँ से मैंने ऐज को सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे उनका डिफ़रेंस आ गया था। डिफ़रेंस आने के बाद ये एक तरीके की ड्यूरेशन थी, तो ड्यूरेशन वाला ये ऑन हो गया था, तो इस पे क्लिक किया। हमें जिस फ़ॉर्मेट में चाहिए होता है हम ले सकते हैं, तो हमने टोटल ईयर्स कर दिया। तो इसने ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन पॉइंटर्स लगे हुए थे, लाइक डेसिमल लगा हुआ था। तो हमने इसको सेलेक्ट किया एंड राउंडिंग करके राउंड अप कर दिया, तो यहाँ पर मुझे सभी की ऐज मिल गई। तो इस तरीके से हमने ऐज कैलकुलेट की फ्रॉम टुडे। एंड मान लीजिए अब नेक्स्ट वो आपको क्या कहता है कि डेट डिफरेंस निकालना है बिटवीन द 2 डेट्स। बात तो वही है, 2 डेट के बीच में डिफरेंस निकालना है हमने। तो कैसे निकालेंगे? देखो टुडे वाली में चीज़ में तो आ जाती है आज से, तो वो एज आज तक कैलकुलेट कर लेता है। 2 डेट्स के बीच का डिफरेंस निकालना मतलब सब्ट्रैक्शन करना, तो सब्ट्रैक्शन हमने ऑलरेडी किया था। तो ऑर्डर डेट लेकर आप कस्टमर डेट को लेकर एंड ये लेकर आप सब्ट्रैक्ट डेज कर सकते हो, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपके सामने वैसे भी आ जाएगा। अगर आपको इसको भी ईयर्स में करना है, तो जैसे कि आपने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है? एंड यहाँ से आप चाहें तो इसे डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कॉलम करके डिवाइड बाय 365 करके अपने लिए ईयर्स निकाल सकते हैं। अगर आप ईयर्स निकालें, बिकॉज ड्यूरेशन शुरू नहीं होगा, क्योंकि ड्यूरेशन तब शुरू होता है जब हमने एज का कुछ किया होता है कि एज को, ये हमने एज नहीं दिखाया, हमने ये दिखाया है। एक चीज़ हम चेक कर सकते हैं, एक सेकेंड मुझे दीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि क्या हम वो कर सकते हैं। नहीं, डायरेक्टली हमने सब्ट्रैक्ट किया है, हमारे पास डेज़ में आ गया। अगर हमें मंथ्स में करना है या हमें ईयर्स में करना है, तो हमें खुद ही इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा कि इतने मंथ्स है, इतना डेज़ है। डेज़ से करना है 365 से डिवाइड कर दो, एंड मंथ से करना है तो 12 से डिवाइड कर दो कि इतने मंथ्स आ जाएंगे, इतने ईयर्स आ जाएंगे। ये आप कस्टम कॉलम लेकर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी देख लिया। यहाँ पे बेसिकली डेज बिटवीन द 2 डेट्स ही दिया हुआ था, डेज ही दिए हुए थे, तो हमने डेज तो कैलकुलेट कर दिए हैं। मैंने एक्स्ट्रा आपको मंथ्स और ईयर्स के लिए बता दिया है। चलिए फिर अब हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पर हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन डेट एंड टाइम का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अगर हमारे पास नेक्स्ट कुछ आता है तो एडवांस आता है, जैसे कि पैरामीटर्स आ गए, मर्ज क्वेरीज आ गया, अपेंड क्वेरीज आ गया, फर्स्ट ओएस हेडर आ गया। तो जो भी चीज़ें बच जाती हैं ना, मैं आपको सारी बता दूंगी इसमें। हम इसके भरोसे ना चलकर अब जो जो चीज़ें बच गई हैं वो सारी की सारी हम उसमें कवर कर लेंगे, सो दैट हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। मर्ज क्वेरीज में क्या होता है ना, हम लोगों को क्वेरीज को मर्ज करना होता है। तो अभी हमारे पास वैसा डेटा नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसे क्लोज इन अप्लाई कर लेते हैं ताकि हम लोग बाहर आ सकें एंड हम अपने पावर बीआई पे आ जाते हैं एंड एक नया डेटा लोड कर लेते हैं। एक बार के लिए इसको लोड होने देते हैं। हम लोग कितने भी डेटा चाहें हम यहाँ पे लोड कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया था ना डेटा मॉडलिंग के अंदर, तभी तो हम लोग काम कर पाते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोगों को एक एक्सेल वर्कबुक और लोड करनी है, तो हमने यहाँ पे लिया एंड हमने ये डेटा ले लिया ताकि हम अपना मर्ज और अपेंड क्वेरीज जैसा जो टॉपिक है वो सीख सकें। तो उसके लिए हमें डेटा चाहिए था, तो हमने यहाँ पर इन चारों को ही लोड एंड ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम चारों को ही ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो वहाँ पर ये चारों की चारों शीट्स हमें नज़र आ जाएगी। मैं पहले डेटा का ओवरव्यू दूंगी, उसके बाद आपसे बात करूंगी। आता है वो कस्टमर का आता है, तो उसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, रीजन है, साइन अप डेट है। कस्टमर आईडी हमारे पास गिवन है। यहाँ पे ऑर्डर आईडी में आता है तो ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर आईडी है। कस्टमर आईडी तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे आगे उसके कस्टमर लिखा हुआ है, जबकि कस्टमर नेम्स में यहाँ इस तरीके से कस्टमर लिखा हुआ था। कस्टमर नेम इज़ कस्टमर 1, कस्टमर 2, इस तरीके से है। जबकि ऑर्डर में ऑर्डर कस्टमर नेम हमें कर देना चाहिए, ये है ना, तभी तो बात बनेगी आई गेस। क्योंकि यहाँ पे कस्टमर नेम इस तरीके से हैं, कस्टमर आईडी तो नॉर्मल तरीके से है, तो हम कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर नेम यहाँ पे भी है और कस्टमर नेम यहाँ पे भी है। ठीक है, सेल्स 2023 देख सकते हो, सेल्स आईडी, प्रोडक्ट क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट, सेल्स डेट, एंड सेम यहाँ पे सेल्स आईडी, प्रोडक्ट क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट, सेल्स डेट। तो ये तो हम यूज़ करने वाले हैं अपेंड क्वेरीज के लिए, लेकिन यहाँ ये दोनों यूज़ करने वाले हैं मर्ज क्वेरी के लिए। मर्ज क्वेरी के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे दोनों टेबल के बीच में कोई एक कॉमन फैक्टर देखना होता है। जो हमने कॉमन फैक्टर देख लिया, यहाँ कस्टमर में देखूँ तो मैं कस्टमर नेम है, ऑर्डर्स में देखती हूँ तो भी हमारे पास कस्टमर नेम है, तो इस अकॉर्डिंग हम इसे मर्ज कर सकते हैं, लेकिन बेस जो है वो हमें कस्टमर नेम रखना होगा। हम यहाँ पर होम पे जाएंगे, यहाँ पर मर्ज क्वेरीज पे जाएंगे। मर्ज क्वेरीज का क्या होता है ना, जैसे मर्ज क्वेरी करोगे तो जो आपके पास
टेबल है उसी के अंदर चेंजेस हो जाएंगी, लेकिन मर्ज क्वेरीज एज न्यू करोगे तो एक नया टेबल बन के आ जाता है। तो मैं नया मर्ज क्वेरीज एज न्यू करती हूँ कि एक नया टेबल बन के आ जाए। तो नया टेबल में फर्स्ट तो आपके पास कस्टमर है, सेकंड आपने कौन सी लेनी है, ऑर्डर्स लेनी है, तो आपने ऑर्डर्स ले लेना है। दोनों को किससे जोड़ना है, कस्टमर नेम से, तो आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया। अब इन दोनों को जोड़ना कैसे चाहते हो वो देखो। नाउ आप यहाँ पर देखोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज लेफ्ट आउटर ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम द सेकेंड, मतलब फर्स्ट से वो सारी उठाई जाएंगी जो सेकेंड से मैच करेगी। या राइट आउटर ऑल फ्रॉम सेकेंड बट मैचिंग फ्रॉम द फर्स्ट, सेकंड से तो सारी उठाई जाएगी, लेकिन अगर वो तभी उठाई जाएगी जब वो फर्स्ट से मैच कर रही होगी। अगर कोई मैच नहीं कर रही है तो वो आईडी उठाई नहीं जाएगी, वो नेम उठाया नहीं जाएगा। ओके, फुल आउटर ऑल रोज फ्रॉम द बोथ, तो दोनों से दोनों उठाए जाएंगे। एंड इनर, एंड इस तरीके से अलग अलग है। इनर ओनली मैचिंग रोज, रोज ओनली इन फर्स्ट, रोज ओनली इन सेकेंड। तो हम लोग एक बार के लिए फुलर ले देते हैं, फुल आउटर वाला ले लेते हैं एंड ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मर्ज वन में बन के आया। कस्टमर आईडी देखो ऊपर नीचे हो रखी है, वहाँ पे इस तरीके से कस्टमर आईडी नहीं थी, इसने कस्टमर नेम्स को जोड़ा है। देखो आप देख सकते हो कस्टमर नेम यहाँ पे कस्टमर 1 2 3 4 इस तरीके से था। और ऑर्डर्स में आप देखोगे तो 866 700 और 448 था। तो यहाँ पर आकर 866 1 866 2 700 3 448, तो मर्ज कर दिया एक दूसरे को, और उनका डेटा भी यहाँ पर मर्ज हो चुका है। तो जब भी इफ़ यू वांट टू मर्ज, जहाँ पर एक कॉमन बेस हो आपके पास और उन डेटा को पूरे को मर्ज करना है, तो आप इस तरीके से मर्ज कर सकते हो। आपकी मर्जी थी, अगर आपने इसके अंदर मर्ज करना था तो अंदर मर्ज कर सकते थे, लेकिन अलग से मर्ज करना है तो यहाँ इस तरीके से कर सकते थे। यहाँ पर बेसिकली बात क्या होती है, देखिए जब मर्ज क्वेरी की बात आती है ना, मर्ज क्वेरी में आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दो। मर्ज क्वेरी किस तरीके से काम कर रहा है कि मान लो जिस तरीके से हम रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए नहीं बोल रहे थे कि दो टेबल है, रिलेशनशिप भी इसी तरीके से हमें देखना पड़ता है। दो टेबल है, इसके अंदर भी कोई 5 कॉलम वाली एंट्री है, इसके अंदर भी कोई 5 कॉलम वाली एंट्री है, लेकिन दोनों के अंदर ऑर्डर आईडी, दोनों के अंदर ऑर्डर आईडी सेम है। तो इस ऑर्डर आईडी से हम जॉइंट कर दें, और अगर मान लो इसकी ऑर्डर आईडी पे इसका इन्फॉर्मेशन मिलने लग जाए, या इसकी ऑर्डर आईडी पे ये वाली इन्फॉर्मेशन मिलने लग जाए जो यहाँ पर है, तो आपने क्या किया, ऐसी चीज़ हम किससे कर सकते हैं, मर्ज क्वेरी से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, मर्ज क्वेरी से कर सकते हैं। आपको क्या मिल रहा है, आपने इन दोनों को मर्ज किया और इस तरीके से मिल रहा है। अच्छा, अब आपको क्या क्या चाहिए ये भी आप डिफाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ यही चीज़ जो आ गई वो आ गई, आपको आगे क्या क्या चाहिए उस इन दोनों शीट में से आप वो भी देख सकते हो। आपके पास लास्ट में ना ये इस तरीके का सिंबल आ जाता है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप क्या क्या चाहिए आप इसमें से सेलेक्ट कर लो। आपको मान लो ऑर्डर अमाउंट नहीं चाहिए, ऑर्डर डेट ही चाहिए, तो आप ओके कर दो। आपका ऑर्डर अमाउंट चला जाएगा और यहाँ से ऑर्डर कस्टमर नेम, और यहाँ पे अलग से आ जाएगा ऑर्डर डेट और ऑर्डर आईडी और ऐसा सब करके। अगर आपको अलग से चाहिए तो पहले तो सब कुछ आ ही गया, आपको अलग से कुछ चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो इस तरीके से हम मर्ज क्वेरी करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो। इन एनी केस अगर नहीं आता है तो हम इसे दोबारा से एक बार के लिए मैं आपको और बताना चाहूँगी। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं थोड़ा सा चीज़ों को डिटेल में समझाना चाहती हूँ। तो बस यही है कि कस्टमर है, देख रहे हो कस्टमर नेम है, ठीक है। ऑर्डर्स में देख रहे हो तो वहाँ पे भी कस्टमर नेम है। तो आपने कुछ नहीं करना, कस्टमर पे जाना है, आपने मर्ज क्वेरी करना है, मर्ज एज न्यू करना है ताकि पुराना वाला डेटा वैसा का वैसा रह सके। यहाँ पे कस्टमर ऑलरेडी सेलेक्टेड है, हमने यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर हमने ऑर्डर्स को और ले लिया है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमें तो पता ही है, यही देख के तो हमने किया था, हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैंने फुल वाला ले लिया, अगर लेफ़्ट वाला लेते तो लेफ़्ट वाला भी ले सकते थे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कुछ सेम होगा, तो चलो सेम मिल गया है। तो यहाँ पर वो उसने वो वाली ले ली है और इस तरीके से आपका मर्ज हो गया है। नाउ लेट्स कम टू द अपेंड क्वेरीज। अपेंड क्वेरीज का मतलब क्या होता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डेटा में क्या है क्या नहीं है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसको चाहिए जो आपकी हेडर्स है ना वो सेम होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ द कॉलम्स होने चाहिए, सेम आपके हेडर्स होने चाहिए, और उनका जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो आपके डेटा को जोड़ के दे देता है। अब जैसे यहाँ पे एक कहाँ तक डेटा है हम चेक नहीं कर सकते इस तरीके से। तो ये जितना भी डेटा है अगर आप इसे जोड़ना चाहते हो सेल 2024 से, मतलब जो 3001 से शुरू होता है, तो आप जोड़ सकते हो, ठीक है। अभी आपको देखना है यहाँ पे 1 2 3 है, ABC है, 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3 है डेट का, जबकि डेट का होना चाहिए था तो हमने यहाँ डेट कर देते हैं, ठीक है, रिप्लेस करंट कर देते हैं। तो ये डेट का फॉर्मेट आ गया, एकदम परफेक्ट है।
सेल 2024 में भी अगर हम जाएंगे इस तरीके से ही हमें करना होता है, ठीक है। तो हम 1 to 3 है, ABC है, 1 to 3 है, ये है, और ये सेल्स डेट को भी हमने डेट फॉर्मेट में लेकर आना है क्योंकि ये डेट है। अब सबके फॉर्मेट सेम है, जो चीज़ जहाँ वहाँ पे लिखी हुई है वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो हम आराम से इसको अपेंड कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपेंड क्वेरीज में जाएंगे, सेम तरीका है, अपेंड क्वेरीज कर लो या अपेंड क्वेरीज एज न्यू कर लो। तो आपने इस पर क्लिक किया एंड उसके बाद आपने क्या किया, आपको कितनी टेबल्स को जोड़ना है। देखो ऊपर भी लिखा हुआ है कॉन्कनेट रोज फ्रॉम द 2 टेबल्स इनटू अ सिंगल टेबल, ताकि आपको समझ आ जाए कि आप क्या काम कर रहे हो। अभी आप बताओ, मुझे जोड़ना है कोई चीज़ को तो कम से कम मतलब 2 चीज़ें तो चाहिए ना, या तो आपको 2 टेबल जोड़नी है या 2 से ज़्यादा जोड़नी है। 2 से ज़्यादा जोड़नी है तो आप 3 और मोर टेबल्स ले सकते हो, अदरवाइज़ 2 टेबल्स लेंगे। हमें 2 को जोड़ना है तो हम 2 ले लेंगे। फर्स्ट टेबल कौन-सी जोड़नी है, ऑब्वियसली सेल्स 2024, और सेकंड टेबल कौन-सी जोड़नी है। अगर आपको फर्स्ट टेबल दूसरी जोड़नी है तो आप यहाँ से दूसरी चूज़ कर सकते हैं, सेल्स 2023। थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है अभी, इट्स ओके। एंड उसके बाद आप ओके कर सकते हो, तो ये आपको अपेंड करके दे देगा। लेकिन अगर आपके कॉलम नेम सेम नहीं हुए या ये चीज़ें सेम नहीं हुई तो ये नहीं करके देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपके कॉलम नेम अलग होते हैं लेकिन फिर भी आपको डेटा जोड़ना होता है, तो ऐसे केस में हम कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पहले ये समझे, देखो आपका यहाँ पे डेटा जुड़ चुका है, ठीक है। आप नीचे तक देख सकते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट डेटा जुड़ चुका है। अभी हमें ये चार्जिंग की ज़रूरत है, लेट मी जस्ट चेक। 29% है। अभी हम 2 मिनट में पहले ये समझ लेते हैं कि अगर मान लो मुझे दोबारा से अपेंड करना है 2023 2024 को, और मान लो इनकी हेडिंग सेम नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करें, या तो एक को हेडिंग ले लो एंड उसका बेस ले लो, या फिर मैं कहती हूँ ये वाला चीज़ छोड़ो, इतनी हेडिंग करनी ही नहीं है। आपने क्या करना है, 2023 में जाना है एंड यहाँ होम के ऑप्शन पे यहाँ पे आता है यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर। तो हमें फर्स्ट रो एज ए हेडर नहीं, हेडर एज ए फर्स्ट रो, कि आपका जो हेडर है ना, जो हेडिंग है वो आपकी रो में आ जाए, तब तो वो डेटा में कन्वर्ट हो जाएगी। डेटा में कन्वर्ट होते ही ऊपर कॉलम 1 कॉलम 2 लिख के आ जाएंगे। आपने इसको सेलेक्ट किया, ऊपर लिख के आ गए कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 5, ठीक है। और आपका यहाँ पर जो आप फॉर्मेट रखना चाहते हो, फॉर्मेट आपका ऑब्वियसली सभी के लिए ही चेंज होएगा, तो फॉर्मेट आपका सेम ही रहना चाहिए। तो बेसिकली आपने फॉर्मेट यहाँ पर यही रख देना है जो फॉर्मेट है। सेल्स 2024 में भी जाओगे, अब यहाँ पर भी सेम काम कर दो कि हमारे हेडर को फर्स्ट रो बना दो। सेम काम यहाँ पे हो गया, देख लो आप, वही कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 और सेम तरीके के फॉर्मेट आ गए। बस अब आपने कुछ नहीं करना, अब आप डायरेक्टली अपेंड कर सकते हो। आप यहाँ पे अपेंड क्वेरीज एज न्यू करोगे एंड यहाँ पे वही आप उसको बताओगे कि मुझे 24 को अब हम पहले जोड़ लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए, 3001 वाला ऊपर आ जाए एंट्री, एंड देखो ये जुड़ जाएगी। जैसे ही जुड़ गई, अब आपको तो चाहिए था कि भाई फर्स्ट रो है वो तो हेडर होनी चाहिए, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट रो एज हेडर इस पर क्लिक कर सकते हो। तो आपका जो फर्स्ट रो था वो हेडर भी बन गया, आपका काम भी हो गया और ये जुड़ भी गया। तो इस तरीके से इन एनी केस अगर आपके जो क्योंकि हमारे पास अजम्पशन आती है कि हमारे हेडर्स जो हैं वो सेम होना चाहिए, डेटा टाइप सेम होना चाहिए, तो इन एनी केस अगर वो नहीं भी है तो भी आप अपने डेटा को ऐड कर सकते हो। बस मेक श्योर कीजिए डेटा टाइप सेम रहे और आप अपनी जो फर्स्ट हेडर को है वो रो बना दें, सो दैट आपको ऊपर सारे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ये सब मिल जाए एंड उसके बाद वो आराम से हो जाए। इसको हम बोलते हैं प्रमोटेड हेडर्स। ये लिखा हुआ है ना प्रमोटेड हेडर्स, तो डिमोटेड एंड प्रमोटेड, हमने हेडर्स जो रो में थी उनको प्रमोट कर दिया तो वो उनको हेडर बना दिया है। तो यहाँ पर एक ये वाला ऑप्शन भी हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया है। जितने भी एडवांस ऑप्शंस वहाँ पर लिखे हुए थे वहाँ पे हम लोगों ने एक ही बारी में सारे एक्सप्लोर कर लिए, चाहे वो मर्ज क्वेरीज हो, चाहे अपेंड क्वेरीज हो, चाहे आपका फर्स्ट रो मतलब प्रमोटेड हेडर्स या डिमोटेड हेडर्स हो, एंड बाकी चीज़ें हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं। जैसे कि आपका कॉलम्स का हो गया, रोज का हो गया, स्प्लिटिंग हो गया, ग्रुप बाय हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन में हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि व्यू टूल की हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें जो ऑन है उसके बारे में चलो आप जल्दी से बात कर लेते हैं। ऐसे ही काम और कर लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ शीट 1 पे ही आ जाते हैं, हमारे पास पूरा डेटा है कि आप देख सकते हो यहाँ पर ना मेरे पास ये ओपन है जिसके अंदर वैलिड, एरर, एम्प्टी, अगर कोई एरर आता है तो यहाँ दिखा देता है, एम्प्टी वैल्यूज हो तो दिखा देता है, वैलिड है तो 100% दिखा देता है, और नीचे डिस्ट्रीब्यूशन भी दिख रहा है कि 500 डिस्टिंक्ट यूनिक हैं, इतना डिस्टिंक्ट है, इतना यूनिक है, तो ये सब कुछ दिखा रहा है। तो ऐसे ये चीज़ें आती कहाँ से हैं, तो बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसे आप एक्सेल में काम करते हो। आप अपने व्यू टैब में जाओ, व्यू टैब में जाने के बाद आपको डेटा प्रीव्यू के अंदर देखो मोनो स्पेस करोगे तो इसका थोड़ा राइटिंग अलग सा दिखेगा, शो वाइट स्पेस, दैट मीन्स कि आपको ये सारी चीज़ें
हट जाएंगी। देखो कॉलम क्वालिटी हटाओ तो कॉलम का क्वालिटी हट गया, कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन हटाओ, हट गया। अगर मान लो पर्टिकुलर कॉलम का प्रोफाइल चाहिए होता है तो आप इस पर क्लिक करो तो पर्टिकुलर कॉलम का प्रोफाइल आ जाता है। अगर आपको किसी कॉलम पे डायरेक्टली जाना होता है तो आप गो टू कॉलम करते हो, बहुत सारी कॉलम्स हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली किसी पे भी जंप कर सकते हो, आपको बार बार किसी पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। पैरामीटर्स अगर आप ऑलवेज अलाउ करना चाहते हो तो कर सकते हो। फॉर्मूला बार जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, अगर आपको चाहिए तो आप इसे ऑन कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे ऑफ कर सकते हो। तो ये बस छोटा सी चीज़ें थी प्रीव्यू की जो कि मैंने आपको बता दी। अगर क्वालिटी ऑफ करना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करना चाहते हो तो आप ऑफ कर सकते हो, इस तरीके से आपका डेटा दिखेगा। लेकिन क्वालिटी तो ऑन रखा करो, डिस्ट्रीब्यूशन बेशक ना भी ऑन रखा तो चलेगा, बट क्वालिटी ऑन रखा करो। तो इससे अगर इन एनी केस अगर बीच में कोई एम्प्टी भी रह गया, कोई एरर भी आ गया तो आपको पता लग जाएगा। तो चलें, यहाँ पर हम लोगों ने फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन वाली सारी चीज़ें कर ली हैं। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं। ओके, लोगों ने अभी ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सीधा डेटा मॉडलिंग की बात आती है, जहाँ पर हमें एक से ज़्यादा डेटा को जोड़ना होता है और रिलेशनशिप बताने होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं ना, जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन अपना कंप्लीट कर लिया है, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आप अपने डेटा को क्या करना सीख गए हो, क्लीन करना सीख गए हो। आपने अपने डेटा को क्लीन कर दिया है। अब क्लीन के बाद ऑब्वियसली बहुत बार ऐसा होता है, जब जैसे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको बस एक डेटा दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इसको क्लीन कर देना और हमें डैशबोर्ड बना के दे देना। तो इनिशियल लेवल पे अगर मैं बोलूँ, सिंपल लेवल पे आपके पास यही काम होता है कि आप कोई भी डेटा पावर बीआई में लोड करेंगे, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उसे क्लीन कर लेंगे एंड उसके बाद डैशबोर्ड बना लेंगे। तो इसीलिए मैं अभी आपको एक विजुअलाइजेशन वाला पूरा पोर्शन करा रही देती हूँ, जहाँ पर मैं आपको हर एक चार्ट ग्राफ के बारे में चीज़ें बताऊँगी। एंड यहाँ पर मैंने एक शीट भी बना के रखी है कि किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं, सो दैट आप उसको बहुत ईजिली समझ सकें, बिकॉज सारा का सारा डेटा आपको मिल जाता है। एंड विजुअलाइजेशन से फिर हम अब एक ही बेसिक वाला डैशबोर्ड भी बना लेंगे कि किस तरीके से हम लोग डैशबोर्ड बनाते हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन की समझ आ गई तो डैशबोर्ड भी समझ आ जाएगा। फिर ये बेसिक वाला रहेगा, अभी जो है सिर्फ आपको विजुअलाइजेशन की समझ देने के लिए ये सारी चीज़ें कि डैशबोर्ड दिखता कैसे, बनता कैसे, कैसे क्या चीज़ है, सिर्फ उसकी समझ देने के लिए। जैसे ही आप ये क्लियर कर लोगे उसके बाद हम वही वाला पोर्शन रखेंगे जो कि हमारा पोर्शन बचा हुआ है, विच इज़ योर डेटा मॉडलिंग, कि किस तरीके से हम रिलेशनशिप एंड ऑल एवरीथिंग हैंडल करते हैं। उसके बाद डेक्स क्वेरीज आ जाएंगी, डेक्स फार्मूलाज आ जाएंगे, और उसके बाद जाकर आपका एडवांस्ड लेवल वाला जो आपका डैशबोर्ड बनता है वो रहेगा, कि मतलब जो प्रोजेक्ट के लिए हम लोग वेट करें कि लास्ट में रिजल्टेड प्रोजेक्ट क्या रहेगा। ये बीच में लाना थोड़ा सा इसीलिए है ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, विजुअलाइजेशन समझ आ जाए। बिकॉज यहाँ पर जब आप बहुत सारा डेटा मॉडलिंग डेक्स क्वेरीज कर लोगे, उसके बाद आपके अंदर भी वो नहीं होती, वो ज़ील उतनी नहीं बचती है कि हम अब बैठ के विजुअलाइजेशन सीखें। तो अभी के लिए सब लोग क्योंकि पावर बीआई की एक एक्सपेक्टेशन ये रहती है ना, विजुअलाइजेशन हम डैशबोर्ड बना सकते हैं या नहीं। तो अभी के लिए अगर आप विजुअलाइजेशन करोगे तो कट टू डेटा से विजुअलाइजेशन पे आओगे तो थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहेगा, और इस तरीके से पढ़ोगे तो आपकी जो जर्नी है वो ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। एंड मेरा काम यही है कि आपको ईजिली सारी चीज़ें समझाना, तो मैंने इसे थोड़ा सा इस तरीके से ब्रेक डाउन कर लिया है सो दैट आपको ईजिली कन्वे कर सकूँ मैं, आप इजीली उसे समझ सकें। विजुअलाइजेशन यहाँ पर सारा सीख लिया ना, तो यहाँ पर फिर हम एडवांस पैरामीटर्स पे ध्यान दे सकते हैं, फिर हमें विजुअलाइजेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पे मैंने विजुअलाइजेशन भी रखा तो विजुअलाइजेशन प्लस एडवांस पैरामीटर, फिर आप ना ये सोचोगे चलो ठीक है हमने चीज़ें तो कर ली हैं, लेकिन हुई कैसे ये समझने के लिए या तो मुझे दोबारा देखना पड़ेगा या फिर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं वैसा नहीं चाहती, तो इसीलिए हमने इसे अभी के लिए ब्रेक डाउन किया है। एक विजुअलाइजेशन सीखेंगे, उससे एक बेसिक डैशबोर्ड भी बना लेंगे, तो इस तरीके से हमें समझ आ जाएगा डैशबोर्ड कैसे बनता है, विजुअलाइजेशन कैसे काम करते हैं, किस तरीके की विजुअलाइजेशन होते हैं, कैसे हम उसमें बनाते हैं, कैसे हम उसमें एडिटिंग करते हैं। जितनी भी एडिटिंग का पार्ट है, जितना भी बेसिक एडिटिंग का पार्ट आएगा मैं यहीं पर कवर कर लूँगी। एंड देन वी विल फॉरवर्ड टू द प्रोसीड करेंगे हम लोग डेटा मॉडलिंग में, डेक्स फार्मूलाज में, और फिर एडवांस डैशबोर्ड के जितने भी एडवांस पैरामीटर्स होते हैं या बचे हुए फीचर्स होते हैं हम उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलें अब हम शुरू करते हैं अपने विजुअलाइजेशन पार्ट को। विजुअलाइजेशन पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर आपके लिए इस तरीके से एक शीट मेंटेन कर लिया है, जिसके अंदर देखो सबसे पहले मैंने इसका नेम लिख लिया है कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। जैसे द फर्स्ट वन इज़ क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, एंड उसके बाद हम मल्टीपल कैटेगरीज डेटा को वर्टिकल बार्स में, मतलब क्या दिखाता है कि वो चार्ट आपको जब बनाओगे तो क्या दिखाएगा,
कब यूज़ किया जाता है, क्या डेटा चाहिए होता है जब हम उसको बना रहे होते हैं, तो हम लोगों को किस डेटा की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ हर एक डेटा पे हर एक चार्ट नहीं बनता है, तो आपको अलग-अलग डेटा की ज़रूरत होती है। तो जो डेटा हमारे पास अभी ऑलरेडी जिस पे हम काम करते हुए आए हैं, हम उसी पे एक बार के लिए काम कर लेते हैं। जो चीज़ वहाँ से बन सकती है तो ठीक है, अदरवाइज़ उसके लिए बीच में अलग से और डेटा ले लेंगे एंड इसे समझ लेंगे। सारे चार्ट जब समझ आ जाएँगे, देखो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे चार्ट्स हैं। जब ये सारे चार्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएँगे ना, उसके बाद ही हम जाकर अपने बेसिक डैशबोर्ड को बनाएँगे, बिकॉज़ मेरा अभी पर्पज़ यहाँ पे ये है कंप्लीट विजुअलाइज़ेशन को कवर कर लेना। तो एक-एक चार्ट अब हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने डेटा को प्रिपेयर कर लेते हैं, चार्ट बनाने लायक, एंड उसके बाद हम क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को बनाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ पे शीट पे आ जाती हूँ एंड शीट पे देख सकते हो कितना ज़्यादा कियोस्क है अभी के लिए। तो हम यहाँ पर हमारे पास हमें पता है कि ये मेन है, ये सारी हमने हटानी है। तो हम एक काम करते हैं, राइट क्लिक करके इन्हें डिलीट कर देते हैं, बिकॉज़ वहाँ बहुत क्योस हो जाएगा। तो इतना क्योस हमें चाहिए नहीं है। तो हमने इसे डिलीट कर दिया है, ठीक है? एंड लेट मी जस्ट डिलीट इट। एंड यहाँ से भी हम कोई एक डेटा डिलीट कर सकते हैं, बिकॉज़ सिमिलर सा है, तो हम यहाँ से भी एक डेटा रख सकते हैं। चलो इन चारों को रख लेते हैं, ऑल्दो मैं जो भी बनाऊँगी ना, वो शीट 1 पे ही बनाऊँगी, ठीक है? अब हम इसे क्लोज़ एंड अप्लाई कर देते हैं, ताकि सिर्फ़ यही डेटा लोड हो जाए। यहाँ से हमारा डेटा अभी के लिए एक्सपैंडेड वर्जन में है, तो यहाँ से एक बार के लिए मैं इन्हें कोलैप्स कर लेती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे चारों डेटा आ चुका है, कस्टमर, ऑर्डर, सेल्स एंड शीट 1। मुझे सिर्फ शीट 1 का डेटा चाहिए, तो मैं हमेशा इस पे क्लिक कर लूँगी। अगर मैंने इसे एक्सपैंड कर लिया ना, देखो एक्सपैंड करने से सारी एक्सपैंड हो जाती है और फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो पूरे को एक्सपैंड मत करो, आप कोलैप्स ही रखो। जब भी आपको चाहिए तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो और इन फील्ड्स को यूज़ कर सकते हो। अब हम इस पूरे फेस का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्या-क्या चीज़ें हम करने वाले हैं, इसे शुरू करते हैं। बेसिकली अपने विजुअलाइज़ेशन को शुरू करते हैं। अभी तक तो सिर्फ एक ओवरव्यू किया था कि विजुअलाइज़ेशन को किस तरीके से करने वाले हैं, या आगे हम किस तरीके से बढ़ने वाले हैं। चलिए हम एक्चुअल में आगे बढ़ते हैं। है कॉलम क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट और क्लस्टर बार चार्ट भी हम साथ में ले लेंगे, बिकॉज़ बार-बार सेम टॉपिक को पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। तो हम इसे एक बार में समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो स्टैक कॉलम भी आ रहा है, स्टैक कॉलम यहाँ पे भी है, स्टैक बार यहाँ पे भी आ रहा है, बार यहाँ पे भी है। तो हमें सबसे पहले ना इसका थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग लेना होगा कि ये चीज़ें हैं क्या? कॉलम क्या है? बार क्या है? ये तो समझना पड़ेगा ना, ताकि हमें पूरा का पूरा समझ आए। तो हम लोग ना चार्ट्स को बहुत ही इस तरीके से पढ़ेंगे कि ताकि चार्ट्स के एलिमेंट समझ आ जाएँ, बिकॉज़ जिसने एक्सेल किया होता है ना, तो उसने चार्ट्स भी किए होते हैं, तो उसको सारी चीज़ें एडिटिंग करना और बाकी चीज़ें करना बहुत ही आसान पड़ जाता है ना? लेकिन यहाँ पर अगर कोई डायरेक्टली पावर बीआई में कर रहा है, तो उसको चीज़ ही नहीं पता, उसको नाम ही नहीं पता, तो उसको ये भी नहीं समझ आएगा कि कौन सी चीज़ चेंज करने से क्या इफ़ेक्ट आता है। तो इसीलिए मैं बहुत ही डीपली आपको ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, एंड इसमें जो मैं इस्तेमाल करूँगी, मैं एक्सेल का यूज़ पूरा-पूरा करूँगी। बिकॉज़ एक्सेल से ना बेस स्ट्रॉन्ग होता है। अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग हो गया तो वहाँ जाके सिर्फ़ अप्लाई करना है। वहाँ अप्लाई करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे जो एप्लीकेशन है ना, वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, वहाँ के ऑप्शंस के बजाय। फिर आपको वो भी ईज़ी लगने लगेगा। जब आप यहाँ हार्ड काम कर लोगे, होता है ना, जब हमने हार्ड काम कर लिया होता है, फिर हमें जो ईज़ी वाला काम होता है, वो ज़्यादा उसकी अहमियत समझ आती है। वरना उससे पहले तो हम उसमें भी सर लगा रहे होते हैं, ऐसे माथा मार रहे होते हैं कि भई ये कैसे होएगा, ये तो बड़ा हार्ड है। फिर जब हम ये कर लेते हैं तो ज़्यादा समझ आता है हमें। ना पहले चार्ट का कर लेंगे और उसके बाद ही हम करेंगे, ठीक है? तो हम लोग यहाँ से चार्ट का करके देखते हैं एक बार के लिए। हम लोग उस डेटा पे आ जाते हैं। तो हमारे पास ये रही हमारा चीज़ें, एंड हम लोगों को क्या जानना है, सबसे पहले क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट जानना है। तो उससे पहले हमें थोड़ा-सा बेसिक जानना ज़रूरी है, तो चलो पहले बेसिक देख लेते हैं कि आपने ना 9th 10th इवन 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, जहाँ हम लोग इस तरीके से चार्ट बनाते थे एंड यहाँ 0 लिखते थे और इधर इसको हम x लिखते थे और ये हम y लिखते थे। देखिए मैं चार्ट के ना बेसिक्स आपको क्लियर कराऊँगी, उसके बाद ही हम एक-एक चार्ट को जब करेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्सिस मतलब क्या है? एक साइड कुछ प्लॉट करना है और एक साइड कुछ प्लॉट करना है। उसके बाद इस तरीके से हम बार्स बना देते थे और इसको बार्स बोलते थे। अभी देखो ये स्टैंडिंग है, तो कोई भी चीज़ जब स्टैंडिंग होती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं कॉलम। तो ये हमारे कॉलम्स हैं और यहाँ पर चार्ट में अगर कोई स्टैंडिंग बार्स हैं तो हम उसे कॉलम बोलते हैं, और अगर वहीं पे ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, अभी ये वर्टिकल है, लेकिन अगर ये इस फॉर्मेट में होते कि आपका चार्ट होता है ऐसे और ये बार्स ऐसे होते हैं,
ठीक है, तो अभी ये हॉरिजॉन्टल है, तो जब हॉरिजॉन्टल होते हैं तब आपको कैसा करना होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। और अगर ऐसे वर्टिकली स्टैंडिंग है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। अब इसी वजह से यहाँ पर जो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, तो कॉलम का मतलब क्या, मतलब वर्टिकल आपको बार्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वर्टिकल बार्स मिलेंगे। और वहीं पे ही अगर मैं बात बोलूं कि आपको क्लस्टर्ड बार चार्ट मिलेगा, दैट मीन्स दिखाने का तरीका तो बिल्कुल सेम ही है, क्लस्टर्ड चार्ट और कॉलम चार्ट बात तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो कॉलम चार्ट बनेगा उसके अंदर जो बार्स बनेंगे वो इस तरीके के बनेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बार बनेंगे वो किस तरीके के बनेंगे, वो इस तरीके के बनेंगे। ठीक है, बस ये दोनों फर्क रहता है। समझ आया? एक बार के लिए हम लोग इसको बना के देखते हैं और उसके बाद इस चार्ट के एलिमेंट समझते हैं। एलिमेंट्स को हम बाद में समझेंगे, पहले हम लोगों ने जो समझना था बेसिक, वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस समझ लिया, एंड प्लॉटिंग समझ लिया कि किस तरीके से दो एलिमेंट्स होते हैं वो प्लॉट किए जाते हैं। एक बार के लिए मैं एक एग्जांपल से भी प्लॉटिंग समझा देती हूँ कि यहाँ पर जब मैंने प्लॉटिंग की बात की है तो किस तरीके से कोई भी चीज़ प्लॉट की जाती है। अब मान लीजिए आपके पास है कैटेगरी है, कैटेगरी आपके पास 3 कैटेगरी है, फर्नीचर है, फैशन है एंड इलेक्ट्रॉनिक है। तो आपने ये चार्ट बनाया, तो एक साइड तो आप रखोगे कैटेगरी, मतलब 0 एक्स एंड वाई, एक तरफ तो आपने लिखा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक एंड फैशन, और एक तरफ आपने लिखा सेल्स। और आपकी फर्नीचर की सेल्स हुई है 10 लाख, ये मान लो 10 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है, और इलेक्ट्रॉनिक का हुआ है 20 लाख, और फैशन हुआ है 30 लाख। तो आपके बार्स इस तरीके से दिख जाएंगे। तो बेसिकली आपने एक एक्सेस पे एक क्राइटेरिया दिखाया है, दूसरे एक्सेस पे एक क्राइटेरिया दिखाया है। आप जर्नली जो वैल्यू होती है वो वाई एक्सेस पे दिखाते हो, और जो दूसरा एट्रीब्यूट होता है वो आप अपने एक्स एक्सेस पे दिखाते हो। तो ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो मैं आपको बात बता देती हूँ कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कौन से शीट में काम कर रहे हैं, तो उस शीट को आप एक्सपैंड करना चाहें तो एक्सपैंड कर सकते हैं। आप राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक नहीं सॉरी, आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, उसके बाद एक्सपैंड कर सकते हैं, तो ये सारे ओपन हो जाएंगे। लेकिन हमें सारे ओपन नहीं करना, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने कोलैप्स ऑल कर दिया, मतलब सब बंद हो जाए। एंड इस आगे वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे की फील्ड नज़र आ जाती है। फील्ड किस लिए चाहिए, क्योंकि चार्ट बनाना तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर फील्ड भी तो डालनी पड़ेगी। जिस तरीके से आपने उसको बताया कि नीचे हमें कैटेगरी चाहिए, यहाँ हमें सेल्स चाहिए, अगर आप ये से बताएंगे ही नहीं तो फिर ये कैसे इसको एग्जामिन करेगा, कैसे उसको लेगा। तो ठीक वैसे ही हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होता है, हम लोगों को यहाँ पर उन्हें फील्ड बताना होता है। फील्ड इनिशियली अगर आपको नहीं पता कहाँ आप अपलोड करते हैं, कहाँ क्या करते हैं, तो आप बस ऑन कर दो, वो अपने आप कर देगा। यहाँ पे विजुअलाइजेशन में आप जिसके ऊपर भी जाते हो तो विजुअलाइजेशन पे उसका नाम आ जाता है, और आपको जो भी इंसर्ट करना है आप उसे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आपको क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट करना है तो आप इधर जाते हो, देखो स्टैक बार चार्ट आ रहा है, स्टैक कॉलम चार्ट आ रहा है, क्लस्टर्ड बार चार्ट आ रहा है। आपको क्लस्टर्ड कॉलम करना है तो आपने इस पर क्लिक कर दिया, तो ये एक चार्ट बन के आ गया। चार्ट तो बन के आ गया है, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेती हूँ ताकि आप आराम से देख सकें। इसके अंदर हमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे क्या चीज़ें रखनी है वो बताना है। हमने सोचा था कि वाई एक्सेस में हमें वैल्यूज़ रखनी चाहिए, तो हम ऑब्वियसली टोटल सेल रख देंगे। हमने ओके किया, देखो हमने ओके किया तो इसने ऑटोमेटिकली वाई एक्सेस पे ले लिया है। लेकिन एक्स एक्सेस पे भी हमें कोई क्राइटेरिया तो देना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ से कोई भी क्राइटेरिया ले सकते हैं। मैंने प्रोडक्ट नेम ले लिया है, तो प्रोडक्ट नेम लेने से ये क्राइटेरिया आ गया है। तो ये चार्ट आपका बन के आ गया, जिसके अंदर आप देख सकते हो वाई एक्सेस पे आपके सम ऑफ टोटल ऑफ सेल्स है, और एक्स एक्सेस पे आपका फर्नीचर, टेक्नोलॉजी एंड ऑफिस सप्लाईज हैं। और आप इसे आराम से देख सकते हो कि किस तरीके से आपने यहाँ पर एक चार्ट बना लिया है। ये आपका नॉर्मल सा चार्ट था, विच इज़ योर क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, जो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर मान लो मैं यहीं पे बार बना देती हूँ, ये क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट था, यहीं पे मैंने 100% स्टैक आ गया, एंड ये रुको क्लस्टर्ड बार चार्ट आ गया, तो मैंने इस पर क्लिक किया। ओके, मेरी गलती है, मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया था गलती से, ये आ गया। मैंने बाहर कहीं क्लिक किया और उसके बाद दोबारा से मैंने इसे क्लिक किया तो एक ये आ गया। सेम वैसा ही है। अब यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो हमें क्या दिखाना है, वही हम लोगों ने टोटल सेल को ऑन करना है और कैटेगरी को ऑन करना है। अब कैटेगरी मतलब ये उल्टा हो गया ना, तो कैटेगरी आपकी दिखेगी यहाँ पर, जो आपका कैटेगरी है वो आपका वाई एक्सेस पे दिखेगा, और बाकी चीज़ें आपको एक्स एक्सेस पे दिखेंगी। सेम तरीका है, सेम इन्फॉर्मेशन है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो हमें कब हमें बार चार्ट चूज़ करना चाहिए, कब हमें कॉलम चार्ट चूज़ करना चाहिए, इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये भी होती है। आप ये देखें कि आपकी हेडिंग क्या है। अगर आपकी हेडिंग्स बड़ी बड़ी हैं, जैसे यहाँ फर्नीचर, टेक्नोलॉजी एंड ऑफिस सप्लाइज हैं, तो आराम से यहाँ पर भी आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं है।
अगर मान लो बहुत सारी कैटेगरीज होती या फिर ये जो हेडिंग्स है वो बड़ी बड़ी होती, तो ऐसे केस में जब हम इनसे वर्टिकल बनाते हैं ना, तो वो ढंग से नहीं आती, वो नीचे डायगोनल फॉर्म में आ जाती हैं, इधर उधर किसी और फॉर्मेट में आ जाती हैं। तो ऐसे केस में हम बार चार्ट बनाना इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज यहाँ पर स्पेस ज़्यादा होता है, तो हमारी जो हेडिंग्स हैं वो एकदम एक्यूरेट आती हैं। यहाँ पर हेडिंग का आना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो ऐसे केस में जहाँ पर आपको हेडिंग पूरी पूरी दिखानी है और आपकी हेडिंग कॉलम वाले में नहीं आ रही है, तो आप बार को इस्तेमाल करते हो। इन्फॉर्मेशन ये दोनों सेम देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का विजुअल दिखाना चाहते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अभी हम लोगों ने बेसिक 2 चार्ट सीखे हैं, विच इज़ आर कॉलम स्टैक चार्ट एंड आई थिंक कॉलम स्टैक चार्ट ही है ये, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट एंड क्लस्टर्ड बार चार्ट। लेकिन आई एम सो सॉरी, लेकिन इसे आगे सीखने से पहले हम लोगों को क्या सीखना चाहिए? चार्ट के एलिमेंट सीखना चाहिए। तो चलें अब हम चार्ट के एलिमेंट सीखेंगे। चार्ट के एलिमेंट सारे सीखने के बाद मैं आपको आगे के चार्ट्स बताऊंगी। अभी आपने एक बेसिक चार्ट सीख लिया है जो कि बहुत ही बेसिक है। अब इसके एलिमेंट्स जैसे ही आप सीख लोगे ना और एलिमेंट सारे अच्छे से हो जाएंगे, उसके बाद आपको मैं कोई भी चार्ट बनवाऊँ तो उसमें सिर्फ उस चार्ट का समझना रह जाएगा, बाकी चीज़ें आपको ऑलरेडी आ चुकी होंगी। ठीक है, तो चलें अब हम एलिमेंट्स करते हैं चार्ट के एलिमेंट्स सीखेंगे। तो चार्ट के एलिमेंट्स के लिए मुझे थोड़ा सा डेटा चाहिए, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से, हमें प्रोडक्ट कैटेगरी चाहिए, तो हमने यहाँ से प्रोडक्ट कैटेगरी ले लिया एंड यहाँ से हमने प्रोडक्ट कैटेगरी लिया, अरे प्रोडक्ट कैटेगरी लिया, इसे कंट्रोल रखा एंड यहाँ से हमें सेल्स और चाहिए ताकि हम अपना डेटा, ये चाहिए, कंट्रोल सी करेंगे। आई डोंट थिंक ये पेस्ट हो पाएगा, हो गया, ऑल्ट और सी ए हमने कर लिया, हमारे पास ये डेटा आ चुका है। अब हम इसका चार्ट बनाएंगे ताकि हम सारे एलिमेंट समझ सकें। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या चार्ट बन रहा है क्या नहीं, मुझे बस एलिमेंट समझाने हैं आपको। तो इसीलिए हमने बस ये दोनों डेटा ले लिया है एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद हम लोग को चार्ट लेंगे। आप कहेंगे कि मैम हम तो पावर बीआई सीखने आए थे, आप तो इसमें भी एक्सेल सिखा रहे हो, तो ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूरी है, अभी के लिए समझो और सीखो। ये आ गया, ये पिवट में बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट चार्ट ही होता है, हमें बस उसके एलिमेंट समझने होते हैं। देखो अब जो मैं एलिमेंट समझाने वाली हूँ, बस उसे ध्यान से समझना और उसे ध्यान से सुनना, हर एक का नाम याद रखने की कोशिश करना, बिकॉज वहाँ पे ये एलिमेंट्स इस तरीके से नहीं मिलेंगे। आपको नाम याद होगा तो ही आप एलिमेंट्स को अच्छे से काम कर पाओगे। जैसा कि आप देख सकते हो, ये सम ऑफ टोटल बाय सेल बाय प्रोडक्ट कैटेगरी, ये क्या है, ये आपको क्या बता रहा है, इस चार्ट के बारे में बता रहा है। तो इसको जो हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, चार्ट टाइटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि ये हमारे चार्ट का टाइटल है जो कि हमें चार्ट के बारे में बता रहा है कि हमें चार्ट में क्या चाहिए। ओके, इस साइड पे जो हमारी वैल्यूज़ लिखी हैं, ये हमारी जो वैल्यूज़ लिखी है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारी वैल्यूज़ लिखी हैं। और ये कौन से एक्सिस पे लिखी है, वाई एक्सिस पे लिखी है। कौन से एक्सिस पे लिखी है, वाई एक्सिस पे लिखी है। नीचे भी ये हमारी वैल्यूज़ ही हैं, काइंड ऑफ वैल्यूज़ ही हैं। और ये कौन से एक्सिस पे लिखी है, एक्स एक्सिस पे लिखी है। कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। 2 एरियाज़ होते हैं चार्ट में, एक चार्ट एरिया होता है जिसमें चार्ट बना हुआ होता है। देखो यहाँ पे 2 बॉक्स नज़र आ रहे हैं आपको, एक बाहर की तरफ बॉक्स नज़र आ रहा है, एक अंदर की तरफ बॉक्स नज़र आ रहा है। एक चार्ट एरिया होता है और एक बैकग्राउंड एरिया होता है। तो ये जो पीछे है वो है आपका बैकग्राउंड। मेरा पेन ने फिर मुझे जवाब दे दिया है, इसके फिर ड्रामे शुरू हो गए। ये भी हर थोड़ी देर में थक जाता है, कहता है मैम बस करो और कितना पढ़ाओगी। ये हमारा बैकग्राउंड एरिया होता है और यहाँ जिसमें चार्ट बना हुआ होता है उसको हम बोल देंगे कि वो हमारा चार्ट एरिया होता है। प्लीज़ मेरी राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना, आप बात समझने की कोशिश करना। ये जितने भी बने हुए हैं ये हमारे क्या बने हुए हैं, कॉलम्स बने हुए हैं, जो कि मैंने अभी आपको समझाए थे। कॉलम्स क्या होते हैं, बार क्या होते हैं, वो है। ये पीछे की तरफ आप जो लाइन्स देख रहे हो, ये लाइन है, 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 आप ये लाइन देख रहे हो, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन बोलते हैं। ये चीज़ आपको एक्सेल में भी पता होगा, एक्सेल में भी इसी तरीके से लाइंस होती हैं, ये लाइंस ही हैं। तो ये सारी क्या होती हैं, ग्रिड लाइंस होती हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर अभी हम लोगों के पास और एलिमेंट्स ऑन नहीं है, तो इतने एलिमेंट्स समझो पहले, फिर मैं आपको और एलिमेंट्स बताती हूँ। तो यहाँ पर सम ऑफ टोटल सेल बाय प्रोडक्ट कैटेगरी जो हमारे पास ये आया था, ये हमारा क्या था, जो मैं निशान कर रही हूँ वो बताते जाओ।
ये क्या था, चार्ट टाइटल था। ये जितनी वैल्यूज़ लिखी हैं ये कौन से एक्सेस पे लिखी हैं, वाई एक्सेस पे लिखी हैं। ये जितनी वैल्यूज़ लिखी हैं ये कौन से एक्सेस पे लिखी हैं, एक्स एक्सेस पे लिखी हैं। ये जो बैकग्राउंड में दिख रहा है ये बैकग्राउंड है, और जिस एरिया पे चार्ट बना होता है वो क्या होता है, वो आपका चार्ट एरिया होता है। ये जो बना हुआ है ये क्या बना हुआ है, कॉलम बना हुआ है। ये जो पीछे लाइंस है ये क्या है, ये क्या है, ग्रिड लाइंस हैं। चलो जी, वेरी गुड, सारा कुछ आपने बहुत अच्छे से कर लिया है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो सारी इंक हटाते हैं। तो हमने ये सारी की सारी इंक हटा दी है, ठीक है। उसके बाद जाकर हम लोग और एलिमेंट्स ऐड करते हैं। तो और एलिमेंट्स जब भी हमें ऐड करना पड़ता है तो एक्सेल में हमारे पास जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो प्लस का निशान आता है, और यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे ऑप्शन होते हैं। एक्सिस क्या होता है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है इसे अगर मिलाकर अगर बोला जाए तो उसको क्या कहेंगे, एक्सिस कहेंगे। एक्सिस टाइटल क्या होता है, अगर मान लो वाई एक्सिस पे आपकी वैल्यूज़ हैं तो वैल्यूज़ क्या है, टोटल सेल है, तो आप वहाँ लिखोगे कि ये टोटल सेल है। और नीचे आपका फर्नीचर, ऑफिस सप्लाइज एंड टेक्नोलॉजी लिखा है, ये तो वैल्यूज़ लिखी हैं। लेकिन इनका अगर मुझे टाइटल देना हो, ये क्या चीज़ है, ये कैटेगरी है, तो कैटेगरी इज़ द टाइटल। तो ऐसे आप एक्सेस को भी टाइटल दे सकते हो। चार्ट टाइटल आपने ऑन किया हुआ था, हो गया। यहाँ से मैं एक्सेस टाइटल आपको ऑन करके बताती हूँ। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने इसे ऑन किया तो यहाँ पे इसने स्पेस ले लिया। एक्सेस टाइटल आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ टोटल सेल लिख सकते हो, यहाँ पे कैटेगरी लिख सकते हो, ठीक है। डेटा लेबल, डेटा लेबल क्या होता है, जिसे कॉल आउट वैल्यू बोला जाता है पावर बीआई में। डेटा लेबल वो होता है जिस डेटा से, देखो यहाँ फर्नीचर किससे बना है, 2,58,345 से बना है। तो वो का वो अमाउंट यहाँ पे लिख कर आ गया है। तो जो वैल्यू होती है वो वैल्यू को आप क्या बोलते हो, डेटा लेबल बोलते हो, जो वैल्यू वहाँ पर आ जाए। अब डेटा लेबल में भी ऑप्शंस होते हैं। डेटा लेबल में जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन होता है कि आप डेटा लेबल को कहाँ दिखाना चाहते हो। इसे हम पावर बीआई में कॉल आउट वैल्यूज़ बोलते हैं। मैं अभी भी बता रही हूँ, वहाँ पर हम इसे क्या बोलते हैं, कॉल आउट वैल्यूज़ बोलते हैं। सेंटर में दिखाना चाहते हो तो देखो ये डेटा के बिल्कुल बीच में आ गए हैं, सेंटर में आ गए हैं। इनसाइड बेस मतलब अंदर दिखाना है लेकिन बेस पे दिखाना है। इनसाइड एंड, बेस मतलब नीचे की तरफ, अंदर दिखाना है नीचे की तरफ दिखाना है। आउटसाइड एंड, बाहर की तरफ दिखाना है। डेटा कॉल आउट के फॉर्म में दिखाना है। और भी ऑप्शंस आते हैं। डेटा लेबल के और भी ऑप्शंस आते हैं। आप इसे परसेंटेज के फॉर्म में भी दिखा सकते हो और किसी और तरीके से भी दिखा सकते हो। मैं इतना डिटेल में अभी यहाँ नहीं जा रही, बस मुझे आपको ये टर्म समझानी है कि डेटा लेबल होता क्या है। जिस डेटा से आपका वो चार्ट बना होता है तो वो चार्ट में वो डेटा लिख कर आए, सो दैट इज़ योर डेटा लेबल। और एग्जैक्टली अगर टेबल ही चाहते हो तो टेबल भी आ जाती है, दैट इज़ योर डेटा टेबल के नीचे आ गया। ये पावर बीआई के अंदर नहीं होता, एरर बार्स भी नहीं होते हैं। लेजेंड का मतलब क्या होता है, लेजेंड वो होते हैं, मान लीजिए आपके डेटा के अंदर यहाँ पे 2 से 3 कलर होते। अगर मान लो मैं इसे दूसरा कलर का कर देती हूँ, मैं इसको होम पे जाकर इस कलर का कर देती हूँ। तो अभी मेरे को पता ही नहीं लग रहा यहाँ नीचे अगर नाम ना लिखा हो तो मैं यहाँ लेजेंड ऑन कर दूंगी। लेजेंड ऑन करने से जो कलर जो चीज़ डिपिक्ट करता है, जो कलर जो चीज़ बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेजेंड्स बोलते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें मैंने ऑन कर दी हैं। अब आप मुझे ध्यान से एक एक करके बताएंगे कि ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, डेटा लेबल लिखा हुआ है, जिसे हम पावर बीआई में क्या कहते हैं, कॉल आउट वैल्यू कहते हैं। और ये कहाँ लिखा हुआ है, आउटसाइड एंड पे लिखा हुआ है। किस पे लिखा हुआ है, आउटसाइड एंड, बाहर की तरफ लिखा हुआ है ना, तो आउटसाइड एंड पे लिखा हुआ है। ये क्या लिखे हुए हैं, लेजेंड्स। लेजेंड्स आपको क्या बताते हैं, लेजेंड्स आपको बताते हैं कि वो कोई पर्टिकुलर कलर है, वो क्या बता रहा है, आपको क्या कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ आ गई हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवा देती हूँ जो आपको आनी चाहिए, जिससे कि आप वहाँ पर चीज़ें कर सकें। देखो, एक तो आपको समझ आना चाहिए एक्स एक्सिस क्या है। एक तो मुझे ना ये समझ आना चाहिए कि ये टैब ढंग से कैसे चलेगा, क्योंकि बड़ा इशू कर रहा है ये। एक वाई एक्सिस का आपको पता होना चाहिए। मैं समझ गई हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको ठीक करके ही मानूंगी। अब ये ज़िद्दी है तो मैं महा ज़िद्दी हूँ इसके आगे। आई गेस अब ये चल जाएगा। वाई एक्सिस, और हमें क्या पता होना चाहिए, एक्स एक्सिस पता लग गया, वाई एक्सिस पता लग गया। एक्स एक्सिस का कह रहा मैं आपसे ज़्यादा ज़िद्दी हूँ, मैं और नखरे करूँगा, मैं नहीं चलूँगा। हाँ, टाइटल, आपको टाइटल पता होना चाहिए। चार्ट टाइटल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। डेटा लेबल को, जिसको हम कॉल आउट बोलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। बैकग्राउंड में इफेक्ट्स आपको पता लग गए हैं, दैट्स इट। तो वैल्यूज़ का आपको पता है, बस इतना कुछ भी पता लग गया ना तो वो
पावर बीआई में भी चार्ट बनाते वक्त आप एडिटिंग बहुत आराम से कर पाएंगे और उन्हें इजीली समझ पाएंगे। यहाँ पर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज यहाँ अगर डाउट रह गया ना इनके बेसिक्स में, बिकॉज ये बेसिक है, अगर इनमें डाउट रह गया ना तो वहाँ तो डाउट ही डाउट है फिर, क्योंकि वहाँ जो ये ऑप्शंस जो यहाँ प्लस करने पे देखो कितने आसानी से आपको सारे आगे ना सामने क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बस ऑन कर लो और ऑफ कर लो, है ना। जैसे ग्रिड लाइन्स आपको पता होनी चाहिए, ऑन कर लो ऑफ कर लो, वहाँ ऐसा नहीं है, एक एक ऑप्शन खोल खोल कर देखना पड़ेगा और एक एक ऑप्शन में चेंजेस करने पड़ेंगे। और डीप है और डिटेल्ड में है, तो जितना डीप होता है जितना डिटेल में होता है तो उतना ही में आपको मशक्क़त भी उतनी ही करनी पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो काम होगा, अब जैसे मान लीजिए मुझे इसमें डेटा लेबल चाहिए, यहाँ पे भी मैं आपको पूरा समझाऊंगी कि किस तरीके से हम एडिटिंग या कुछ करते हैं। तो यहाँ पर मान लो मुझे कुछ चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ प्लस प्लस का निशान, नहीं, यहाँ पर जैसे ये विजुअलाइजेशन का पेन है ना, तो उसके अंदर जैसे यहाँ पे विजुअलाइजेशन है तो आप यहाँ जाओगे तो फॉर्मेट है, फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, डेकोरेशन, फॉर्मेट का मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, तो आप इस पर क्लिक करोगे, फिर एक एक पे जाके करोगे कि मान लो आपको एक्सेस के लिए चेंज करना है। अब जैसे यहाँ डेटा लेबल्स हैं, यहाँ ऑफ कर रखे हैं, यहाँ सबसे पहले तो डेटा लेबल ऑन होंगे, तो डेटा लेबल ऑन हो गया, आप बाहर कहीं क्लिक कर लो, इसमें बाहर कहीं क्लिक कर लो, ठीक है, सारे डेटा लेबल आ गए। वापस से जाओ, डेटा लेबल आने के बाद वहाँ पे तो क्या था, डायरेक्टली सेलेक्ट करके उन पे कलर भी कर दो, कुछ भी कर दो। यहाँ ऐसा नहीं होगा, डेटा लेबल के अंदर टाइटल लगाना चाहते हो तो लगाओ, डेटा लेबल के अंदर टाइटल, अपना टाइटल नहीं, डेटा लेवल के अंदर टाइटल। तो ये इतना डिटेल में होता है जिसको मैं एक एक करके आपको पूरा करवाऊंगी, लेकिन अभी आपको मेरे को था कि मैं आपको चार्ट एलिमेंट समझाऊं, इसीलिए मैं आपको कहती थी इनके नाम पता होना चाहिए। एक्स एक्सेस क्या होता है, वाई एक्सेस क्या होता है, लेजेंड्स इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम कलर इसलिए लेजेंड्स ऑफ है। ग्रिड लाइन्स आपको पता होना चाहिए, जूम स्लाइडर, कॉलम्स, डेटा लेबल, प्लॉट एरिया बैकग्राउंड, नाउ यू नो व्हाट इज़ द प्लॉट एरिया बैकग्राउंड, ठीक है। जर्नल पे जाओगे तो टाइटल के बारे में आ गया, इफेक्ट्स आ गया, डेटा फॉर्मेट आ गया, तो मतलब और चीज़ें आप यहाँ आके सीखोगे। लेकिन यहाँ पर आपको तभी चीज़ें आएंगी जब आपको एक्सेल के अंदर चार्ट टाइटल में, मतलब सॉरी चार्ट के अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे, वहाँ से आपने एलिमेंट्स सीख लिए हैं। अब आपको यहाँ पर काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब आप आराम से काम कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट चार्ट देखेंगे और उनके साथ फिर हम एडिटिंग का पार्ट भी अब शुरू कर देंगे ताकि एक एक करके हमें समझ आने लग जाए। अभी इसमें डायरेक्टली एडिटिंग करा देती तो आपको समझ नहीं आता, अब हम एडिटिंग का भी काम शुरू कर देंगे। हम करेंगे स्टैक्ड कॉलम चार्ट और स्टैक्ड बार चार्ट। तो हम एक बार के लिए पेन ले लेते हैं, जैसा भी चले। स्टैक्ड कॉलम चार्ट जैसे देख सकते हैं एक ही बारी में सब कैटेगरीज को स्टैक करके दिखा देता है। जब टोटल के अंदर हर पार्ट का कंट्रीब्यूशन दिखाना होता है तो हम स्टैक चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको पता है कॉलम एंड बार में तो क्या डिफरेंस होएगा कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वे में दिखाया जाएगा और यहाँ पे वर्टिकल वे में दिखाया जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए सबसे पहले अब हम जो चार्ट बनाएंगे वो डायरेक्टली हम अपने पीबीआई में बनाएंगे और उसके बाद हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ से स्टैक्ड चार्ट लेना है। तो स्टैक देखो आप जा रहे हो पहले तो स्टैक बार चार्ट आ रहा है और फिर कॉलम चार्ट आ रहा है। तो पहले मैं कॉलम चार्ट ले लेती हूँ एंड मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आप बहुत आसानी से उसे देख सकें। एंड यहाँ से मुझे टोटल सेल को करना है और मैं चाहती हूँ मैं प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट नेम को दिखाऊँ, लेकिन जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि ढंग का कोई डेटा नहीं है शायद हमारे पास, इसीलिए इतनी सारी कैटेगरीज के अंदर इतने प्रोडक्ट, देखो टेक्नोलॉजी में स्टे, पार्टी, स्टैंडर्ड, कुछ भी दे रखा है, हमने डमी डेटा लिया हुआ है। तो इसीलिए मैं यहाँ से अपना प्रोडक्ट नेम को हटाकर रीजन ले लेती हूँ। तो हम प्रोडक्ट कैटेगरी को तो डालेंगे लेजेंड में एंड हम रीजन को डालेंगे एक्स एक्सेस पे कि नॉर्थ रीजन के अंदर कौन सी कैटेगरी ने कितना किया है, ये चीज़ हमें पता लग जाएगी। तो हमने क्या किया, लेजेंड के अंदर तो हमने डाला प्रोडक्ट कैटेगरी को, मतलब अंदर की तरफ जिसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखे, अगर हम चाहते तो देखो इसको उल्टा भी कर सकते थे। रीजन को मैं यहाँ पे ले आती हूँ तो अब ये दिखेगा फर्नीचर के अंदर कौन से रीजन ने किया, लेकिन हमें तो जानना था कौन से रीजन के अंदर कौन सी कैटेगरी ने किया। तो जिस चीज़ की डिटेल चाहिए उसको तो हम लेजेंड में डालें ताकि वो हमें, लेजेंड का मतलब क्या है कि अलग अलग कलर में दिखेगा। देखो ऊपर की तरफ दिख रहा है फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी एंड बाहर जो मेन जो हमें इंफॉर्मेशन मिले वो हमारे रीजन की होनी चाहिए। तो हमने इसको इस तरीके से रख लिया। अपनी मर्जी होती है हम किस तरीके से एडजस्ट करना चाहें, हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। अब इसमें दिख क्या रहा है पहले तो वो समझ लो। देखो इस चार्ट का मतलब समझो, इस चार्ट का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, नॉर्थ में जैसे नॉर्थ के अंदर, जैसे ये नॉर्थ है आपका, इधर की तरफ अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो ब्लू कलर है वो फर्नीचर बता रहा है, ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी। ऐसे अभी आपको पता नहीं लग पा रहा है,
पता नहीं लग पा रहा है ना आपको, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, देखो कोई भी जब काम करना पड़ता है ना तो हमें उससे पहले उसकी सिलेक्शन करनी पड़ती है। अगर सिलेक्शन किसी और चीज़ की है तो काम भी किसी और चीज़ पे अप्लाई हो जाएगा। तो आप देखो अभी मेरे पास कुछ भी सिलेक्शन नहीं है, जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ साइड में देख रहे हो ये ग्रे हो जाते हैं। ग्रे होने का मतलब है कि इसका सिलेक्शन हो रखा है, इसका सिलेक्शन, पहली चीज़। दूसरी चीज़ समझो, जब भी हमें कोई चीज़ एडिटिंग करनी होती है, विजुअलाइजेशन के अंदर हम कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, तो जो पहला है वो तो बिल्ड विजुअल, आप यहाँ जा रहे हो ऐड डेटा टू ये विजुअल डेटा ऐड करने के लिए। दूसरा ये कहता है फॉर्मेट योर विजुअल, तो जब भी आपको इस पूरे चार्ट के अंदर कोई एडिटिंग करनी है, कोई एलिमेंट ऐड करना है, कुछ भी करना है, आप इस वाले ऑप्शन में जाएंगे फॉर्मेट योर विजुअल पे, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा। देखो लेजेंड्स ऑन है, मैंने इसे ऑफ कर दिया क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए मैम, पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि मैं डेटा लेबल ऑन करूंगी, तो यहाँ से मैंने डेटा लेबल ऑन कर दिए। तो डेटा लेबल से ये तो आ गया है, लेकिन हमारे पास और चीज़ें नहीं आई हैं। तो चलिए हम देखते हैं, टाइटल आ गया है, टाइटल ऑफ है, तो टाइटल ऑन करता हूँ। टाइटल ऑन कर दो, क्योंकि टाइटल ऑफ कर रखा था, तो टाइटल ऑन कर दो। यहाँ पर ये भी नहीं होता जैसे एक्सेल के अंदर होता है कि आप इन्हें सेलेक्ट करो और इनका कलर वगैरह चेंज कर दो, बोल्ड कर दो, नहीं, ये आपको यहीं से ही सब कुछ करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइटल में कुछ भी चेंज करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ से इसको ऑन किया, मतलब क्लिक किया। उसके बाद अगर मैं किसी तरीके से कुछ नाम देना चाहती हूँ तो नाम दे सकती हूँ, कोई भी यहाँ से कुछ भी तरीके का चेंज करना चाहती हूँ तो मैं चेंज कर सकती हूँ। देखो आपको चेंजेस नज़र आ जाएंगे। आपको ये बड़ा करना है साइज़ तो बड़ा कर सकते हो यहाँ से, देखो कितना बड़ा हो गया साइज़, एंड छोटा करना है साइज़ तो आप छोटा कर सकते हो यहाँ से। तो जो भी चेंजेस होते हैं वो यहाँ से होते हैं, डायरेक्टली नहीं होता। इसीलिए थोड़ा सा अगर आपने वहाँ नहीं समझा होता डेटा लेबल तो यहाँ तो कंफ्यूज हो जाते। इसीलिए मैंने कहा वहाँ बेस स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद ये करो। एंड उसके बाद मान लो बोल्ड करना है, किसी और कलर का चाहते हो, वाइट कलर का चाहते हो, वाइट कलर का आ गया है। ट्रांसपेरेंसी, दिस मीन्स कितना हल्का दिखाना चाहते हो। टेक्नोलॉजी और ये ऑफिस सप्लाईज को मैं थोड़ा सा हल्का ही दिखाना चाहती हूँ कि हल्का हल्का दिखे, या फिर पूरा ही दिख जाए। ठीक है, हम पूरा ही दिखा लेते हैं। ठीक है, अब सेम एज वैल्यू, वैल्यू में भी कुछ भी चेंजेस करना है तो यहाँ से होगा, ऐसा नहीं है कि उसमें चेंज कर दिया तो यहाँ के देखो यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा बड़ा ही दिखाना चाहते हैं तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया। एंड इस तरीके से मान लो कोई और कलर का दिखाना चाहते हैं, आप येलो कलर का दिखाना चाहते हो, या मोर कलर्स में जाकर यहाँ से कोई कलर पिक करना चाहते हो तो देखो इस कलर का आ गया। देखो आपके बिल्कुल आपने ऐसे कर सकते हैं। डिस्प्ले यूनिट्स, आप इसकी यूनिट्स को किस में दिखाना चाहते हो, थाउजेंड्स में दिखाना चाहते हो तो थाउजेंड्स में तो अभी दिख रही है, वो के लिख कर रहा है, के किसको दिखाता है, वो थाउजेंड्स को दिखाता है। मिलियंस में चाहते हो तो मिलियन में भी आ जाएगा, बिलियंस में चाहते हो तो बिलियन आ जाएगा, ट्रिलियंस में चाहते हो तो ट्रिलियन आ जाएगा। आप ऑटो रखो ताकि वो ऑटोमेटिकली यहाँ डिटेक्ट कर ले आपके डेटा को और उस अकॉर्डिंग आपको यूनिट्स दे दें। अगर आप कोई पर्टिकुलर चाहते हो तो पर्टिकुलर। बैकग्राउंड में कुछ चाहते हो, बैकग्राउंड ऑन करने से देखो इस तरीके से बैकग्राउंड ऑन हो गया है। अभी आपको बैकग्राउंड दिख नहीं रहा क्योंकि ब्लैक कलर का, लो मैंने वाइट कर दिया, दिख रहा है। ट्रांसपेरेंसी हमने बढ़ा रखी है इसलिए कम विजिबल है, लो देखो अब पूरा पूरा दिख रहा है इस तरीके से। बट आपको तो बैकग्राउंड चाहिए ही नहीं तो आप ऑफ कर दो। डिटेल कोई चाहिए तो आप ऑन कर सकते हो, लेआउट वगैरह, लेकिन धीरे धीरे समझेंगे। टोटल लेबल चाहिए कि ऊपर इनका टोटल भी लिख कर आया तो आपने टोटल का लेबल ऑन कर दिया। टोटल की वैल्यू को आप ब्लैक कलर में दिखाना चाहते हो तो आपने ब्लैक कलर कर दिया। यहाँ से आप उसका साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से आपने उसका साइज़ बढ़ा दिया। बात यह है कि छोटी सी छोटी चेंज के लिए भी आपको इधर ही आना पड़ेगा और इनको खोल खोल कर देखना पड़ेगा और इनमें ही चेंजेस करने पड़ेंगे। डायरेक्टली कुछ नहीं होता पावर बीआई में, डायरेक्टली कोई फॉर्मेटिंग का है ही नहीं। डेटा पे कोई काम ही नहीं कर सकते ना, जब डेटा पे काम नहीं कर सकते, डायरेक्टली फॉर्मेटिंग है ही नहीं, कोई कलर का कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्टली कैसे होगा। तो इसीलिए यहाँ पे अलग से ऑप्शन है, स्प्लिट करना है पॉजिटिव और नेगेटिव को। अभी हमारे पास कोई नेगेटिव डेटा नहीं है तो कोई स्प्लिट नहीं होगा। इसके पीछे भी कोई बैकग्राउंड चाहिए, देखो इसका भी बैकग्राउंड है, वैल्यू के अंदर ये बैकग्राउंड खुल रहा है, अलग से नहीं खुल रहा। देखिए आपको समझना क्या है कि किस तरीके से फॉर्मेटिंग होती है, किस तरीके से। जैसे मान लो मुझे एक्स एक्सिस में कुछ चेंज करना है तो एक्स एक्सिस को ऑन करूंगी, वैल्यू में कुछ चेंज करना है तो वैल्यू का खुल गया, टाइटल में कुछ चेंज करना है तो टाइटल का खुल गया, लेआउट में कुछ चेंज करना है तो लेआउट का खुल गया। एक एक चीज़ खुलती जाएगी और ये सारी खुल किस में रहेगी, मैं एक्स एक्सिस को बंद कर देती हूँ, सारी चीज़ बंद हो जाएगी। जो चीज़ एक एक करके खुलती जा रही है वो जो मेजरली आपने खोला हुआ है। अगर मैं एक्स एक्सिस को खोल के ये सारी चीज़ों में अंदर गई हूँ तो जो भी चेंजेस आएंगे वो एक्स एक्सिस में आएंगे। आप समझ रहे हो बात, जो भी पहली चीज़ खुली होगी उसके अंदर चेंजेस लाने के लिए ये सारे ऑप्शंस की मैंने, ये सारे एक्स एक्सिस के लिए हैं, वाई एक्सिस के लिए अलग होंगे, लेजेंड्स के लिए अलग ऑप्शन होंगे, ग्रिड लाइंस के लिए अलग ऑप्शन होंगे। मुझे ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, आप ऑफ कर दो। यहाँ पे ग्रिड लाइन के लिए और कोई कुछ भी नहीं है, डेटा लेबल्स नहीं चाहिए और
नहीं नहीं हमें चाहिए थे तो हमने ऑन कर दिए। तो इस तरीके से आप सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो। अभी हम लोगों ने क्या देखा, एक्स एक्सिस का देखा, वाई एक्सिस का देखा, लेजेंड्स का देखा, ग्रिड लाइन देख लिया, जूम स्लाइडर अगर कोई चाहिए तो देखो साइड में स्लाइडर, हमें स्लाइडर की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं रखेंगे। कॉलम्स में अगर कुछ चेंज करना है, क्योंकि हमारे कॉलम्स ब्लू थे तो हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर चाहिए, देखो अभी तक बॉर्डर नहीं लगा हुआ था, अब बॉर्डर लग गया, देखो मैं ऑफ करती हूँ बॉर्डर हट जाएगा। बॉर्डर चाहिए आप लगा सकते हो, लेकिन विड्थ बढ़ानी है बॉर्डर की, देखो मैंने विड्थ बढ़ा दी है। तो इस तरीके से देखो बॉर्डर्स बढ़ते चले गए। विड्थ कम करनी है, हट गए। हाइड करना है इनर, कह रहे अंदर की तरफ नीचे बाहर बाहर का चाहिए तो बाहर बाहर का रख लिया, अंदर भी चाहिए तो ऑन और ये ऑफ कर दिया। लेआउट किस तरीके से चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में चाहिए कि भाई कलर ये वाला ऊपर जाए ये नीचे चाहिए, नहीं हमें नॉर्मल चाहिए। सॉर्ट बाय वैल्यू, वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दो कि जो सबसे ज़्यादा हो वो सबसे ऊपर, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर। तो देखो इसने आपके चार्ट को सॉर्ट कर दिया, आप समझ रहे हो, चार्ट को सॉर्ट कर दिया, हमें कुछ भी इशू नहीं हुआ। रिबन्स चाहिए, पीछे रिबन का फ्लो दिखाना है, किस में फ्लो कर रहे हैं तो आप दिखा सकते हो, आप ऑफ कर सकते हो। ठीक है, टाइटल अगर चाहिए तो आप ऑन कर सकते हो, वरना ऑफ कर सकते हो कि वो टाइटल चला गया। टाइटल चाहिए तो आप इसे ऑन कर सकते हो। इस तरीके से आप जितनी चाहें उतनी आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। डेटा लेबल को भी मैं ऑफ कर देती हूँ, टोटल लेबल्स को भी मैं ऑफ कर देती हूँ। यहाँ से हम लोगों ने देख लिया। प्लॉट एरिया बैकग्राउंड, कोई पिक्चर लगानी है अपने बैकग्राउंड में, भाई पिक्चर तक लगा सकते हो आप। यहाँ पे जाओ एंड हम लोग को ये एक बार के लिए मैं लोगों के ही पिक्चर ले लेती हूँ कि क्या हम लगा पाएंगे। एंड जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, हमने यहाँ से ले लेनी है, ओके कर देनी है। तो देखो ये पिक्चर पीछे आ जाएगी, पीछे आप देख रहे हो लोगो आ गया। अब उस लोगो को कैसे नॉर्मल टू फिट रखना है, फिल रखना है, फिल कर दिया। उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या रखनी है, ट्रांसपेरेंट कर दिया। जो करना चाहो आप कर दिया, नहीं चाहिए तो आप इसे क्रॉस कर दो, वो चला जाएगा। इसीलिए कहती हूँ मैं, जितनी भी एडिटिंग करनी है आप यहाँ से कर सकते हो। जर्नल में जाओगे तो जर्नल एडिटिंग से वो भी धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतनी एडिटिंग काफ़ी है। एकदम से हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, तो किस तरीके से हम सारी चीज़ें करते हैं वो देखो। सबसे पहले हम लोगों ने टाइटल को देखा, डेटा लेबल को देखा, उसके बाद बाहर वाले टोटल वैल्यूज़ को देखा, किस तरीके से हमने बॉर्डर लगाया। देखिए हर एक ऑप्शन के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। आप हर एक चीज़ खोलोगे और हर एक चीज़ को करने के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। ये मैंने ऐसे कर दिया, हो सकता है आप इससे बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। अभी मुझे सिर्फ आपको ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं, खूबसूरती पे ध्यान अभी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप जैसे चाहें उसे वैसे खूबसूरत बना सकते हैं। आपके ऊपर होता है कि आपको आपका डैशबोर्ड में क्या चाहिए, कैसा कलर फिल करना है। यही क्रिएटिविटी है, इस एंड पे आके आपकी क्रिएटिविटी आती है। देखिए कोई भी चीज़ साइंस और आर्ट का मिक्सचर है। साइंस क्या होती है, जो रूल से चलती है, जो जो सिग्निफिकेंट रूल्स बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग चलती है। आर्ट क्या होती है, आर्ट के भी अपने रूल्स होते हैं, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, आप उसको किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। तो ठीक वैसे ही जब तक आप डेटा पे काम कर रहे थे तब तक आप रूल से चल रहे थे कि ये चीज़ ऐसी होगी तो ये ऐसी ही होगी। उसके करने के 2-3 तरीके ज़रूर हो सकते हैं, तो उन तरीकों में से आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिर भी करने के कुछ ना कुछ तरीके ज़रूर हैं। तरीके आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। आर्ट में भी मेथोडोलॉजी होती है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ इस तरीके से की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद उसमें क्रिएटिविटी का स्कोप इतना ज़्यादा होता है कि आप चाहें जैसे उसमें क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो डैशबोर्ड इज़ द एरिया, मतलब जितना आप काम करते हुए आएंगे वो सारा साइंस वाली चीज़ है। रूल के बेस पे आपने पूरे डेटा को प्रिपेयर कर लिया, लेकिन आगे चल के जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ करेंगे आप क्रिएटिविटी में। अच्छा, 1-2 चीज़ें मैं आपको और सिखाऊंगी। जैसे आपने ये चार्ट यहाँ पे बना लिया, अब ये चार्ट के अंदर जितनी भी फॉर्मेटिंग कर रखी थी वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो बाद में आपका मन कर रहा है कि इस चार्ट को तो मुझे, अरे मैंने तो गलत बना दिया, मुझे तो कुछ और बनाना था, मुझे तो बार चार्ट बनाना था, ये स्टैक्ड बार चार्ट, तो आप डायरेक्टली इस चार्ट पे क्लिक करें एंड किसी और चार्ट पे क्लिक कर दो तो ये चार्ट ही कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी जैसे तैसे, मतलब जो फॉर्मेटिंग आपने की थी वो का वो आ जाएगा। लेकिन ये नहीं चाहिए था तो Ctrl+Z कर सकते हो। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है, अगर मुझे सेम चार्ट और बनाना होता है तो मैं क्या करूँगी, Ctrl+C करूँगी, Ctrl+V करूँगी, मेरे पास एक और चार्ट आ गया, मैंने यहाँ पे कर लिया और उसके बाद मैं इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकती हूँ। तो अब मुझे समझाने के लिए आपको बार बार चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड बन गए हैं, ठीक है। एंड मुझे अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली काम करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेटिंग काम करेगी। चलो, लेकिन मैं फिर भी इसे डिलीट कर देती हूँ कि अगर मुझे दोबारा से स्टैक बार चार्ट बनाना होगा देन ऑब्वियसली मुझे फील्ड्स तो खुद से चूज़ करनी पड़ेंगी, विच इज़ माई प्रोडक्ट कैटेगरी एंड रीजन, एंड वेयर इज़ द रीजन, एंड हमने रीजन ले लिया, रीजन हमारा गया इस पर
प्रोडक्ट कैटेगरी आया नीचे। तो ये आ तो गया है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करती हूँ एंड यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। तो देख सकते हैं आप डायरेक्टली सारी की सारी फॉर्मेटिंग हो गई है। जितने भी काम आपने यहाँ से करके किया होगा ना, वो डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और आप किसी भी चार्ट में वो अप्लाई कर सकते हैं, वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। इसीलिए इनिशियली हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बाद में हम उसे फॉर्मेट प्रिंटर से कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम उस पूरे चार्ट को ही कॉपी पेस्ट करके बाद में उसमें चेंज कर सकते हैं उसका टाइप। लेकिन हाँ, और बेसिक चीज़ें जो आप बाद में चेंज करना चाहें तो आप डेफिनेटली डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज़रूर अपनाएं जिसमें आपको ये चीज़ें बहुत ही डिटेल में समझ आ जाएगी कि आपने एक पे मेहनत की है तो दूसरे पे आप डायरेक्टली ये काम कर सकते हो। कुछ यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं जो हमें हर किसी पे करनी होती है, तो उसके लिए आपको बार बार काम नहीं करना पड़ेगा, वो एक ही बारी में हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा स्टैक बार चार्ट एंड स्टैक कॉलम चार्ट, एंड साथ ही साथ में हम लोगों ने थोड़ा सा फॉर्मेट वाले एरिया को भी सीखा। इन फॉर्मेट वाले एरिया को हम लोग अगर सोच के बैठ के देखें ना कि मुझे तो एक एक चीज़ जाननी है, मुझे तो एक एक चीज़ करनी है और ऐसा ऐसा करके, तो नहीं हो पाएगा। हम लोग बस अपने यूज़ केस के हिसाब से उन्हें यूज़ करते जाएंगे, तभी जाकर हमें ये समझ आएगा कि उस पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ केस क्या है। मैं एक एक चीज़ ऑप्शन ओपन करके आपको बता दूं तो उससे आपको याद भी नहीं रहेगा और चीज़ें उतनी आसानी से समझ भी नहीं आएंगी। बस ये है कि जो चीज़ यूज़ करती जा रही है उनका बार बार यूसेज देखते जाओ, अपने आप सारी चीज़ें याद होती रहेंगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अपने चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ आर 100 स्टैक्ड कॉलम, 100% स्टैक कॉलम। हर कॉलम को 100% के बेस पर स्टैक करता है। जब प्रोपोर्शन परसेंटेज में दिखानी होती है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है, एंड जिस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ, देखिए जिस तरीके से अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है 75K, 68K, 42K, ये पूरा टोटली बेस्ड है उनका जो भी डेटा है उस अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे 100% स्टैक्ड चार्ट में ले लेती हूँ, तो अभी ये इसी चार्ट को इसने कन्वर्ट कर दिया है 22.57%, 36। ऑल्दो इसमें वैल्यू नज़र आ रही है बाद में, लेकिन इसने क्या किया है, हर एक का टोटल देखो 100% ही होने वाला है, बिकॉज टोटल तो वही आने वाला है। तो ये क्या करता है, पर्टिकुलर जैसे नॉर्थ की सेल को 100% मानकर उसके अंदर हर किसी का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है उस हिसाब से इसने डिवाइड करके बता दिया। तो बेसिक बस डिफरेंस ये होता है कि नॉर्मल स्टैक्ड में आपका जो नॉर्मल डेटा में जो वैल्यू कन्वर्ट होती है, जो वैल्यू होती है वो उस फॉर्मेट में दिखाता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू दिखाता है। लेकिन जहाँ इसका नाम ही 100% स्टैक्ड बार चार्ट आ गया, तो वहाँ पर ये इस तरीके से दिखाएगा कि आपको 100% कॉलम चार्ट भी होता है, ओके, ये ऐसे भी दिखा सकता है। तो यहाँ पर वो परसेंटेज के फॉर्मेट में दिखाएगा और इन टोटल करोगे ना तो आपको 100% ही दिखेगा। उसने नॉर्थ को 100% माना है और फिर डिवाइड किया है, उसने साउथ को 100% माना है फिर डिवाइड किया है, उसने वेस्ट को 100% माना है फिर डिवाइड किया है। देख लो आप 39.85, 31.50 एंड 28.65, लाइक 30, हाँ ऑलमोस्ट ऑफ लाइक आपका हो गया 100%। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि पूरे 100% में से टेक्नोलॉजी ऑफ नॉर्थ का क्या कंट्रीब्यूशन है, नहीं, पूरे नॉर्थ को 100 मानो तो टेक्नोलॉजी का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो फर्नीचर का कितना कंट्रीब्यूशन है, और तो ऑफिस सप्लाईज का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये आपको आपका कौन बताता है, 100% कॉलम चार्ट बताता है, स्टैक कॉलम चार्ट बताता है, या 100% स्टैक बार चार्ट बनाता है। तो मैम ये हम बनाएंगे कब, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, कि जब आपको वैल्यू दिखानी है देन गो फॉर द सिंपल वाला स्टैक्ड कॉलम चार्ट और स्टैक्ड बार चार्ट। लेकिन अगर आपको इन एनी केस क्या दिखाना हो, आपको 100% मतलब परसेंटेज में आपको दिखाना हो, देन गो फॉर द 100% स्टैक्ड बार चार्ट और 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट। अच्छा, जब भी आपके पास इस तरीके की सिचुएशन आती है, जब हमें डेटा किस फॉर्मेट में दिखाना होता है, कैटेगरी या सब कैटेगरी के फॉर्मेट में दिखाना होता है, या दो वेरिएबल्स होते हैं आपके पास, दो एट्रीब्यूट्स होते हैं शो करने के लिए। बेसिकली दो एट्रीब्यूट्स होते हैं शो करने के लिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ थे रीजन के अंदर हम लोगों ने प्रोडक्ट कैटेगरी लिया था, तो यहाँ पर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स थे, एक था रीजन और अदर था प्रोडक्ट कैटेगरी। तो ऐसे केस में हमारे लिए एक और चार्ट आता है विच इज़ द ट्री मैप चार्ट, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगते हैं। जब भी मुझे कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी देखना होता है तो मैं डेफिनेटली ट्री मैप का इस्तेमाल करती हूँ। तो चलें अब मैं आपको ट्री मैप के बारे में बताती हूँ। तो देखो यहाँ पे आ गया आपका ट्री मैप। क्या कह रहे हैं ट्री मैप के लिए, कि हायरार्किकल डेटा को बॉक्सेस में दिखाता है। आई एम सो सॉरी। एंड जब हायरार्की के अंदर कंट्रीब्यूशन दिखाना हो तो हम लोग, जैसे हम रीजन के अंदर ही तो कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं ना, कि पर्टिकुलर
जो कैटेगरी है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, तो ये उसी तरीके से काम करता है। देख सकते हैं आप हमें क्या क्या चाहिए होता है, कैटेगरी, सब कैटेगरी और वैल्यू चाहिए होता है, एंड ये चीज़ हमारे पास है। तो चले अब हम इसी का ही ट्री मैप वर्जन देखते हैं कि एक तरफ तो आपके पास ये है कि 100% वाला स्टैक चार्ट हो गया। एक अगर मैं बाहर क्लिक करो एंड उसके बाद यहाँ पे एक एक पे जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हो, वैसे ही होता है आपका ट्री मैप। तो आपने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद ऑब्वियसली आपको वही सेलेक्ट करना है, तो टोटल सेल ले लिया आपने, प्रोडक्ट कैटेगरी ले लिया आपने, और साथ ही साथ में रीजन ले लिया आपने। यहाँ पे रीजन को डिटेल में रखोगे तो कैटेगरी वाइज आपको डिटेल दिखेगा, लेकिन आपको कैटेगरी नहीं रीजन का डिटेल में चाहिए, मतलब रीजन को कैटेगरी बनाना है और प्रोडक्ट को डिटेल में चाहिए। कोई भी चीज़ अंदर की तरफ चाहिए, मतलब जिस चीज़ की तो डिटेल चाहिए तो उसको तो आप रखोगे डिटेल के अंदर, और जिसके बेसिस पे चाहिए, जिसका जो बेस है वो दिखे, जो हायर उस पे दिखे, उसको आप लोगे कैटेगरी के अंदर। तो देखो अब मुझे साफ साफ, मुझे यहाँ पे भी देखना पड़ रहा था, नाम पढ़ना पड़ रहा था, यहाँ मुझे साफ साफ पता लगा सबसे ज़्यादा पोर्शन नॉर्थ का है, फिर वेस्ट का है, फिर साउथ का है, फिर ईस्ट का है। नॉर्थ में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, फर्नीचर है, ऑफिस सप्लाइज है। वेस्ट में सबसे ज़्यादा फर्नीचर है, टेक्नोलॉजी, ऑफिस सप्लाइज है। साउथ में टेक्नोलॉजी है, फर्नीचर है, ऑफिस सप्लाइज है। ईस्ट में फर्नीचर है, ऑफिस सप्लाइज, टेक्नोलॉजी है। अब इसके अंदर भी हम डेटा लेबल ऐड कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ जाएंगे डेटा लेबल और ऑन कर लीजिए, तो यहाँ से आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड वैल्यूज़ को आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिए एंड बोल्ड कर लीजिए, आप करना चाहते हैं तो। एंड इस तरीके से भी ये आपको बहुत आसानी से पूरा का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से आप इसको करना चाहो आप उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से भी आप रखना चाहो आप रख सकते हो। तो एक ये होता है ट्री मैप, जिसके अंदर आपको क्या बॉक्सेस के फॉर्मेट में मिल गए। बॉक्सेस के फॉर्मेट में कैसे मिल गया कि एक बॉक्स बना ब्लू कलर का, अलग बॉक्स बना ऑरेंज कलर का, अलग बॉक्स बना साउथ का, और अलग बॉक्स बना एक पर्पल कलर का। ब्लू बॉक्स आपको नॉर्थ के बारे में बता रहा है, एंड नॉर्थ के बारे में भी फिर आपको अंदर भी बिल्कुल सॉर्टिंग उसी तरीके से हो रखी होती है कि हाईएस्ट को हम सबसे पहले रखेंगे। देखो 75.26K है तो टेक्नोलॉजी, एंड मैं इस वाले को डिलीट कर देती हूँ एक बार के लिए, एंड हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं सो दैट हम लोग इसको अच्छे से पढ़ सकें सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज अच्छे से नहीं आए हैं। ठीक है, उसके बाद साउथ में देख सकते हो ये रहा, एंड मैंने कहा था ना उसके बाद आपका वेस्ट आएगा, विच इज़ योर फर्नीचर 69.1K एंड टेक्नोलॉजी 54.66 एंड ऑफिस सप्लाईज। फिर आपका साउथ आता है 63.56 और इसके साथ, और उसके बाद आपका ईस्ट आता है विच इज़ 57.16। तो इस तरीके से मेरे को तो ज़्यादा देखना भी नहीं पड़ा, स्टैक में भी हम देख रहे थे, लेकिन यहाँ इतना क्लैरिफाई हो जाता है, इतने आराम से सारी चीज़ें गिवन रहती है, मुझे पढ़ने में बहुत आसान लगता है। तो आप ट्री मैप भी समझ सकते हो। ट्री मैप का भी यूसेज ना उसी तरीके से, जिस तरीके से आपका क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है, क्लस्टर्ड बार चार्ट है, या फिर आपका 100% स्टैक बार चार्ट है। ठीक है, चले अब हम नेक्स्ट चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो करने वाली है लाइन एंड एरिया चार्ट। लाइन एंड एरिया चार्ट लगभग सेम जैसा है, लेकिन देखो फ़र्क है फिर भी। लाइन चार्ट जो है वो सीरीज डेटा के लिए यूज़ होता है, मतलब जब ट्रेंड दिखाना हो तब यूज़ होता है, जैसे प्रॉफिट वगैरह होता है तो तब आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। एरिया चार्ट की बात करें तो लाइन चार्ट जैसा ही है, बस उसके अंदर जो बीच का एरिया ना वो फिल हो जाता है। जैसे कि मैं अगर ड्रॉ करके बताऊँ, तो अगर आपका ये चार्ट है तो इस तरीके से कोई लाइन जा रही है, दैट इज़ योर लाइन चार्ट। लेकिन वहीं पे ही अगर ये जो लाइन जा रही है और मैं कह दूँ कि ये जो पूरा एरिया बन गया है, मैं इस एरिया को फिल कर दूंगी, इस पूरे एरिया को, सो दैट इज़ योर एरिया चार्ट। बस इतना फ़र्क है, चीज़ें ये लगभग सेम ही दिखाते हैं। तो चलें एक बार के लिए हम लोग लाइन चार्ट एंड एरिया चार्ट को बना के देखते हैं, फिर हम इसके एडिटिंग वाले टूल्स भी देख लेंगे कि क्या क्या इनमें अवेलेबल रहता है। तो देखो यहाँ पे से जब आप आगे जाओगे तो लाइन चार्ट, एरिया चार्ट और स्टैक्ड एरिया चार्ट, 100% स्टैक्ड एरिया चार्ट, फिर लाइन एंड स्टैक्ड, एंड उसको हम कॉम्बिनेशन में देखेंगे बाद में। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए लाइन चार्ट देखते हैं और नॉर्मल एरिया चार्ट देखते हैं, उसी के अंदर फिर हम लोग बाद में स्टैक चार्ट, स्टैक्ड एरिया चार्ट देखेंगे। तो हमने एक लाइन चार्ट ले लिया है, ये लाइन चार्ट हमारे पास आ गया है, एंड उसके अंदर जैसे कि मैंने बोला था कि मैं प्रॉफिट दिखाऊंगी, तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट तो नहीं है, हम टोटल सेल यूनिट प्राइस है, एंड हम लोग यहाँ से हम कैटेगरी ले सकते हैं। तो देखो यूनिट प्राइस की अगर बात करी जाए तो टेक्नोलॉजी का प्राइस सबसे ज़्यादा है, फिर फर्नीचर का आता है, और फिर ऑफिस सप्लाइज़ का एकदम ही गिर जाता है। अगर मैं बात करूँ तो 40,000 से भी कम आता है ऑफिस सप्लाइज़ का, एंड दैट्स सो ऑब्वियस। तो हम यहाँ सेल्स का ले लेते हैं।
सेल्स का भी अगर मैं देखूँ, यहाँ पे देखो मैंने 2 लिए तो 2 हम मुझे दिखाने लग गए कि सेम पैरामीटर पे वो ले रहे हैं, तो हम लोगों के लिए ये तो करेक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम लोग ये ले सकते हैं जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि फर्नीचर का ऑब्वियसली ज़्यादा ही खर्चा होता है एंड सेल्स भी ज़्यादा होती है, टेक्नोलॉजी एंड देन ऑफिस सप्लाइज़, इस तरीके से हमारी सेल आ रही है। अब यही चीज़ मैं अगर एरिया चार्ट से दिखाती तो एक बार के लिए मेरे को यहाँ पे ऐसे रखने दो एंड उसके बाद हम बाहर कहीं क्लिक करेंगे और एरिया चार्ट को ले लेंगे एंड यहाँ पर लेकर फॉर्मेट प्रिंटर लेकर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो इससे सिर्फ फॉर्मेटिंग आ जाएगी, लेकिन ये चीज़ें नहीं आएंगी। तो हमने टोटल सेल ले लिया एंड कैटेगरी ले लिया, टोटल सेल हमने लेना बाकी है। तो देखो लाइन बिल्कुल सेम बन रही है, बस नीचे ये एरिया कवर हो जाता है, वो एरिया हमें नज़र आता है कि किस तरीके से हम एरिया देख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, स्टैक चार्ट भी ले ही लेते हैं। तो यहाँ से हमने 2 चार्ट और लेने हैं, विच इज़ योर स्टैक चार्ट। अभी मैं इसको डिलीट करती हूँ, एक काम करती हूँ एंड दोबारा लेते हैं। हम यहाँ से ले रहे हैं स्टैक्ड एरिया चार्ट, स्टैक्ड एरिया चार्ट एंड वही हमें फील्ड देनी है। तो हम फील्ड दे सकते हैं, यहाँ पर कैटेगरी दे देते हैं एंड टोटल सेल दे देते हैं। तो ये स्टैक्ड एरिया चार्ट है आपका एंड इसमें फ़र्क क्या रहेगा वो हमें देखना ज़रूरी है। स्टैक बेसिकली स्टैक हम इसे बोलते हैं जिसके अंदर हमें एक और मिल जाता है, जैसे लेजेंड के अंदर हमें और मिल गया तो प्रोडक्ट कैटेगरी को मैं लेजेंड में रख सकती हूँ, रीजन को मैं एक्स एक्सेस में रख लेती हूँ। तो ये इस तरीके से आ गया, इसके अंदर हमें इस तरीके का कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा। सेकेंडरी एक्सेस हम बना सकते हैं, वो बात अलग है, सेकेंडरी एक्सेस कैसे बनता है, क्या बनता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी अगर हमारे पास टाइम रहा तो। लेकिन फिलहाल के लिए ये समझो, स्टैक के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब भी स्टैक की बात आई थी तो जब हम कैसे पढ़ रहे थे, जब हमने यहाँ पर भी पढ़ा था स्टैक के बारे में तो कैसे पढ़ रहे थे कि हम लोगों ने क्या रखा था, रीजन वगैरह रखा था ना। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू कि किस तरीके से वहाँ पे उस टाइम पे बात हुई थी, जब स्टैक की बात हुई थी तो हमारे पास ये चार्ट था, ठीक है। फिर हमने एक एक रीजन का इस तरीके से कॉलम बनाया था कि मान लो नॉर्थ का रीजन बन गया, फिर नॉर्थ के रीजन के अंदर हमारा ये था इतने का टेक्नोलॉजी है, इतने का इलेक्ट्रॉनिक है, इतने का ऑफिस सप्लाई है, इस तरीके से था ना। स्टैक क्या बताता है, आपने एक मेजर लिया है, आपने एक मेन कैटेगरी लिया है, उसके अंदर की डिटेल भी आपको उसके अंदर डिवाइड होके दिखेगी। तो ठीक वैसे ही ये जो नॉर्मल है इसके अंदर तो केवल आपकी कैटेगरी दिख रही है विच इज़ योर फर्नीचर, टेक्नोलॉजी एंड ऑफिस सप्लाईज। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द स्टैक्ड वन तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है लेजेंड्स का, मतलब जिसमें आप उसको डिवाइड करना चाहते हो तो आपने उसके अंदर डिटेल में तो आपने प्रोडक्ट कैटेगरी को रख लिया है और रीजन आपने एक्स एक्सिस पे रख लिया है, तो नॉर्थ में इतना, साउथ में इतना, तो आप इसे देख सकते हो और इस तरीके से अब आपको नज़र आ रहा है विच इज़ योर स्टैक। अब यही चीज़ आपको 100% स्टैक चाहिए तो देखते हैं, 100% स्टैक ही था। तो अगर आपने ये वाला एरिया ले लिया है एंड इसके अंदर भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी ऑन करते हैं, टोटल सेल ऑन करते हैं एंड ऑब्वियसली आपको लेजेंड भी मिलता है, तो लेजेंड के अंदर तो ये रखेंगे एंड कैटेगरी के अंदर ऑब्वियसली मैं रीजन रखना चाहूँगी। तो देखो ये 100% में दिखा देगा। बेसिकली 100% की क्या बात हुई थी कि ये परसेंटेज वाइज दिखा रहा है कि कितने परसेंट का है। अभी हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों के अंदर डेटा लेबल्स तो ऑन ही नहीं है, तो मैं किसी एक के अंदर सारी चीज़ें देख लेती हूँ। मैंने इसके अंदर डेटा लेबल ऑन कर लेना है, तो मैंने यहाँ से डेटा लेबल ऑन कर लिया है एंड यहाँ पे मैं उनकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू को ऑन किया है एंड मुझे वैल्यू नहीं चाहिए एंड जो नॉर्मल वैल्यू लिया हुआ है उसको हम लोग नहीं करेंगे। डिटेल जो ऑन है ना इसको हम करते हैं, यहाँ से हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इसे ब्लैक करते हैं, जेड ब्लैक। हाँ ये मुझे ठीक दिख रहा है। अभी मान लो मुझे सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने इसको लिया, फॉर्मेट पेंटर किया, इसमें किया, तो देख सकते हो आप इसके अंदर तो ऑब्वियसली वैल्यू के बेस्ड पे रहेगा, इसमें आपके परसेंटेज के बेस्ड पे आपको आंसर मिलेगा। दैट इज़ द डिफरेंस, ओनली डिफरेंस वी हैव इन द 100% स्टॉक 100% स्टैक चार्ट में और नॉर्मल स्टैक चार्ट में। बाकी सब में नॉर्मल वैल्यू रहता है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देती हूँ एक बार के लिए, आपको बस वो फ़र्क समझ आ गया है। अगर मान लीजिए मुझे कोई भी एडिटिंग करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं लाइन में क्लिक करती हूँ और यहाँ पे ऑप्शंस देखती हूँ तो वही एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, सेकेंडरी एक्सेस क्या होता है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। ग्रिड लाइन्स अगर ऑफ करना है तो आप ऑफ कर सकते हो। जूम स्लाइडर हमें चाहिए नहीं। लाइन किस तरीके की चाहिए, सॉलिड चाहिए, कैसा चाहिए, डैश्ड चाहिए, तो देखो इस तरीके से डैश्ड आ जाएगी। डॉटेड चाहिए, डॉटेड आ जाएगी।
कस्टम कुछ चाहिए तो कस्टम भी आ जाएगा कि किस तरीके से क्या करना है। मुझे सॉलिड ही चाहिए तो मैं सॉलिड ले सकती हूँ, या डैश्ड भी अच्छी लग रही थी तो मैंने डैश्ड ले लिया। ओके, स्केल बाय विड्थ कुछ करना चाहते हो, विड्थ बढ़ाना चाहते हो, मतलब थोड़ा और थिक करना चाहते हो तो आप उसे थिक भी कर सकते हो। देखो इस तरीके की थिक आ गई है, मुझे थिक अच्छी नहीं लग रही, वो 3 पॉइंट पे ठीक लग रही है। राउंड करना है, बेवल करना है, देखो ये इस तरीके से एक पॉइंटर सा निकल गया है, इसके अंदर कुछ अलग नज़र आ रहा है। एंड राउंड में लेना है तो वो हल्का सा राउंड हो गया है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। कलर कोई चेंज करना है, ब्लू नहीं चाहिए आपको, ऑरेंज कलर चाहिए, आपने ऑरेंज ले लिया है। अगर आपको ब्लैक कलर चाहिए आपने ब्लैक ले लिया। आप जिस तरीके से उसे दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना मतलब थोड़ा लाइटर शेड में लेना। शेड एरिया अगर आप कुछ करना चाहते हैं, एरिया शेड करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अंदर कलर था तो यहाँ पर हम लोगों ने कलर मैच लाइन कलर कुछ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की वजह से ऐसा कलर आ रहा था, आपने इतनी ट्रांसपेरेंसी रखी है आपके पास ये आ गया। मार्कर्स, मार्कर्स अगर आप किसी तरीके से दिखाना चाहते हैं शो ऑल कैटेगरी, तो जितने भी कैटेगरी है तो ये जो राउंड राउंड दिख रहे हैं ये उसके मार्कर्स होते हैं। ये मार्कर्स बताते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंटर है, यहाँ पर एक पॉइंटर है और यहाँ पर एक पॉइंटर है। मार्कर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, अगर आप अलग अलग टाइप के मार्कर रखना चाहते हैं तो आप मार्कर रख सकते हैं। जो भी पॉइंटर्स के ऊपर देखो लाइन पे ही मार्कर आते हैं और किसी में मार्कर नहीं आता। मार्कर का ऑप्शन तभी आता है बिकॉज लाइन में ही तो हमें समझ नहीं आता कि कौन सी पॉइंट कहाँ पे लगनी है, और सभी में तो हमें समझ आता है। तो मार्कर का आप यहाँ कर सकते हो, मार्कर का साइज इंक्रीज करना चाहो, डिक्रीज करना चाहो आप कर सकते हो। रोटेशन करना चाहो आप रोटेट कर सकते हो। उनका कोई कलर चेंज करना चाहो मार्कर्स का कलर तो आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने येलो कर दिया है। बॉर्डर लगाना चाहो मार्कर पे तो देखो मैंने मार्कर का ऑप्शन ऑन किया है ना, उसके बाद आने वाले जितने भी ऑप्शंस आएंगे वो मार्कर पे चेंज करने के लिए आएंगे। बस एक बात याद रखा करो, जब भी आप कोई ऑप्शन ऑन करते हो तो उस ऑप्शन के नीचे जितने भी ऑप्शन आते जाएंगे उस ऑप्शन के लिए आ रहे हैं, जो मेजर ऑप्शन आपने खोला है। अब ये मार्कर भी किसके लिए आ रहा है, इस पूरे चार्ट के लिए किसके लिए आ रहा है, जो आपने शेड एरिया खोला था उसके बाद के लिए आ रहा है। ठीक है, डेटा लेबल्स आप ऑन कर सकते हो तो आपका डेटा लेबल आ गया, नहीं चाहिए। सीरीज का लेबल ऑन कर सकते हो, मतलब नीचे अभी तक नाम वाम ऐसे आ रहे थे इस तरीके से आगे हमें नहीं चाहिए। प्लॉट एरिया अगर कुछ और करना है तो आप कर सकते हो, मुझे नहीं करना। जर्नल पे जाओ, इफेक्ट मतलब कि आप बैकग्राउंड ऑन करना है, ऑन करके आप बैकग्राउंड का कलर अभी तो वाइट है, मान लो ब्लैक कर दो तो देखो इस तरीके से ब्लैक हो जाएगा। अगर मान लो कुछ और ब्लू करना चाहो ब्लू हो जाएगा। आपको जिस तरीके का करना है, आपने वाइट कर रखा है इसलिए वाइट आपको नजर आ रहा है। विजुअल आपको बॉर्डर लगाना है, देखो अब ये बॉर्डर नजर आ रहा है। ठीक है, बाकियों में बॉर्डर नजर आ रहा है, मैं बाहर क्लिक करती हूँ। आपने अभी विजुअल बॉर्डर लगा दिया तो इसीलिए देखो बाहर चार्ट के बाहर एक बॉर्डर लग गया। तो जब भी चार्ट की बैकग्राउंड की बात होती है ना तो अभी आपने इसको क्लिक करना है। बैकग्राउंड की जब बात होती है तो आपको जर्नल में देखना है। जर्नल मतलब बाहर की चीज़ों के लिए, सिर्फ चार्ट एरिया, इसीलिए मैंने आपको ये पूरा डिफाइन किया था। जब चार्ट एरिया में कोई भी चीज़ें चेंज करनी है तो विजुअल में आएगा, अदरवाइज जर्नल में आ जाएगा। जैसे इफेक्ट के अंदर आ गया, विजुअल बॉर्डर लगा दिया। शेडो आपको रखनी है, शेडो भी आप ऑन रख सकते हो। तो देखो इस तरीके से शेडो हो गई। ठीक है, कोई डेटा का फॉर्मेट रखना है आपने फॉर्मेट रख सकते हो। हेडर का कोई आइकन लगाना है आपने, हेडर मतलब ऊपर जो ये सम ऑफ द टोटल ऑफ द प्रोडक्ट वाला लिखा हुआ है वो करना है, आप वो कर सकते हो। इसका बैकग्राउंड कुछ करना है आप ये कर सकते हो। मुझे बैकग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हेडर के आइकन नहीं चाहिए, मैंने हटा दिए। शेडो में रखना चाहती हूँ। ठीक है, टूल टिप क्या होता है ये हम आगे पढ़ लेंगे। एंड दिस इज इट फॉर नाउ। एंड टाइटल, टाइटल आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है सम ऑफ द टोटल सेल्स बाय द प्रोडक्ट कैटेगरी। अगर टाइटल देखो यहाँ पे भी है, अगर आपको वहाँ पे टाइटल कुछ और लिखना है, सिर्फ प्रोडक्ट कैटेगरी लिखना है, टोटल प्रोडक्ट कैटेगरी, आप यहाँ से ये हटा दो तो वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। देखो वहाँ पे डायरेक्टली कभी भी चेंज नहीं होता, मैंने बोला ना जो चेंज करना है आपको यहाँ आके करना पड़ेगा। इसे बोल्ड करना है बोल्ड कर दो, इसे रेड कलर का करना है रेड कलर का कर दो। मैं अभी कुछ भी करके दिखा रही हूँ रैंडमली आपको, बस मेरे को ये है कि टेक्स्ट रैप ऑन किया हुआ है ताकि इसका साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहे। सब टाइटल चाहिए आप ऑन कर सकते हो, नहीं चाहिए ऑफ कर सकते हो। डिवाइडर चाहिए, डिवाइडर क्या होता है, टाइटल और चार्ट के बीच में एक लाइन आ जाएगी। अब उस लाइन को भी कैसा चाहिए, सॉलिड चाहिए, डैश चाहिए, किस तरीके की लाइन चाहिए आप उसको रख सकते हो। कितनी थिक चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसे दिखनी चाहिए, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही नॉर्मल दिखनी चाहिए, आप कर सकते हो। ठीक है, स्पेसिंग कैसा चाहिए, कितना स्पेस चाहिए वो दिखा सकते हो। इफेक्ट कैसा चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए कि नहीं चाहिए, आप उसमें कर सकते हो। उनमें कलर फिल कर करके देख लो कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा बैकग्राउंड ऐसा आ रहा है, नहीं मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए। इस तरीके से आप एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये था कि आपको ये टाइटल को ऑफ करो, ये इफेक्ट को भी ऑफ करो, ये डेट फॉर्मेट को भी ऑफ करो, सारे के सारे ऑप्शन ऑन कर लिए हैं। इस तरीके से यहाँ पे होता है। प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसका साइज पोजिशनिंग वगैरह कुछ चेंज करना है तो आप वो कर सकते हो।
ठीक है। आपको चार्ट के बैकग्राउंड में कोई भी जो बैकग्राउंड, देखो ये तो आपका चार्ट एरिया होता है जहाँ पे चार्ट बन रहा होता है, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करनी है विजुअल के अंदर चेंज करो, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर कुछ भी चेंज करना है, ये ओवरऑल चार्ट में कुछ भी चेंज करना है तो जर्नल वाले पे जाके चेंज करो। आई होप आपको ये समझ आएगा। धीरे धीरे आपको पूरे ये सभी चीज़ें समझ आने लगेंगी, लेकिन अभी के लिए जो आपने समझा वो क्या समझा, आपने ट्रेंड लाइन मतलब ट्रेंड लाइन वाला या लाइन चार्ट समझ लिया, आपने एरिया चार्ट समझ लिया, आपने स्टैक चार्ट समझ लिया। बस आपने अब क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर लेके कर देना है, इसको फॉर्मेट पेंटर लेके कर देना है, वो उस अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। लो आपके चार्ट उस तरीके से बन गए हैं। चार्ट का अब ये स्टैक चार्ट है तो स्टैक चार्ट ही रहेगा, ऐसा नहीं है चेंज हो जाएगा, लेकिन जो फॉर्मेटिंग यहाँ अप्लाई हो सकती थी पॉसिबल, वो यहाँ पे उसने अप्लाई कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने में एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लाइन चार्ट पढ़ा, एरिया चार्ट पढ़ा, स्टैक्ड लाइन चार्ट पढ़ा एंड 100% स्टैक्ड लाइन चार्ट पढ़ा। ओके, चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं पाई एंड डोनट। पाई एंड डोनट सभी ने कभी ना कभी किया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग करने वाले हैं। चलें अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। पाई और डोनट का यूज़ कब करते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल पार्ट दिखाता है सर्कुलर फॉर्मेट में जब स्मॉल नंबर ऑफ कैटेगरीज हों। मेरा भी टेक सेम ही है, पहले हम देखते हैं कैसे वर्क करता है। जस्ट गिव मी अ मिनट। देखिए ये जो पूरी सीरीज़ है ना, मैं आपको एक बात बोलती हूँ, बहुत ही मतलब इस तरीके से रिकॉर्ड की जा रही है बिल्कुल रॉ, कि अगर कुछ चीज़ नहीं हो रही है तो वो भी आपको दिखेगी, सो दैट जब आप खुद से कोई काम करें तो सेम। हाय हाय कितना बुरा बनाया है मैंने। अब आप समझ गए होंगे कितनी रो बन रही है ना। ये ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये मिड पॉइंट, यहाँ से आपको दिखता है किसी भी एरिया में जितना भी पार्ट होता है। तो सर्कुलर में जब भी हमारे पास कम डेटा होता है, मैं तब बोलूँगी कम डेटा होता है जब हम सर्कुलर वे में दिखाते हैं। दैट मीन्स या तो हम पाई दिखाते हैं या हम डोनट दिखाते हैं। डोनट खाया होगा ना आपने, जैसे डोनट देखा होगा, इस तरीके से होता है डोनट। ठीक है, तो दैट इज़ योर डोनट। तो ठीक इसी फॉर्मेट में आपका जब चार्ट बनता है तो डोनट होता है। डोनट के अंदर क्या होता है, ये बीच में होल होता है एक, और नॉर्मल जिसमें होल नहीं होता उसको हम पाई बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कम डेटा होगा हम इसके थ्रू दिखाएंगे। चलें हम अपने डेटा में आते हैं। मैंने एक पाई ले लिया एंड फिर मैंने एक डोनट ले लिया। पहले हम पाई को फिल करेंगे, उसके बाद हम डोनट को देखेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ कॉर्नर में रख लेती हूँ। यहाँ पाई की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है, लेजेंड मिलता है, वैल्यूज़ मिलती हैं, दैट्स इट, डिटेल मिलती है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो कम डेटा होता है, कैटेगरी कम है और टोटल सेल हम इसमें रख सकते हैं। तो इसने इस तरीके से हमें दिखाया है। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर डोनट में करती तो क्या दिखाता है ये हमें, वो भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी एंड टोटल सेल्स, ये हमें इस तरीके से दिखाता, मतलब बीच में एक होल आ गया, ये इस तरीके से आ गया ना। इट्स टोटली अप टू यू कि हमें किस तरीके से दिखाना है, लेकिन ऑप्शंस में थोड़ा थोड़ा बदलाव आ जाएगा। जैसे मैं इस पे जाऊंगी, यहाँ पे जाऊंगी तो लेजेंड, स्लाइसिस, डिटेल, लेबल्स एंड रोटेशन, एंड यहाँ क्या आएगा, सेम आ रहा है, लेकिन अंदर अंदर का ऑप्शन बदल जाता है। यहाँ स्लाइसिस देखो, लेजेंड्स मतलब क्या, फर्नीचर, टेक्नोलॉजी, ऑफिस सप्लाईज, वही दोनों में सेम है। तो आप ऑप्शन में जाओ, आपको कैसे दिखाना है वो बताएगा। पोजीशन, लेजेंड्स की पोजीशन क्या रखनी है, आपको टॉप लेफ्ट में दिखाना है तो देखो टॉप लेफ्ट में दिखाएगा, टॉप सेंटर में दिखाना है सेंटर में दिखाएगा, आपको नीचे की तरफ दिखाना है बॉटम लेफ्ट में दिखाना है बॉटम लेफ्ट में दिखाएगा, आपको साइड में दिखाना है सेंटर लेफ्ट में दिखाना है सेंटर लेफ्ट में दिखाएगा, सेंटर राइट में दिखाना है सेंटर राइट में दिखाएगा। ठीक इसमें भी ये काम करेगा। मैं यहीं पे दिखा देती हूँ आपको, लेजेंड इसका भी सेम हमारे पास ऑप्शन रहते हैं। सेंटर राइट हमने ले रखा है, सेंटर लेफ्ट लेना चाहें तो सेंटर लेफ्ट भी ले सकते हैं। इसको बंद करना चाहें तो इसे में बंद कर सकते हैं, यहाँ पे भी अगर बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। मैंने दोनों जगह बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, रीज़न है क्योंकि हम डेटा लेबल में भी ये दिखा सकते हैं। कैसे, मैंने अभी इसका सिलेक्शन किया हुआ है विच इज़ योर पाई चार्ट। पाई चार्ट के अंदर हम लोग यहाँ डिटेल लेबल्स में हमें कहाँ दिखाना है, आउटसाइड दिखाना है, एंड उसमें क्या क्या चाहिए देखो, लेबल कंटेंट में ही पूछा है मुझे क्या क्या चाहिए, क्या मुझे कैटेगरी दिखानी है, तो कैटेगरी पे क्लिक किया तो सिर्फ कैटेगरी नज़र आएगी।
क्या मुझे डेट वैल्यू दिखाना है, डेटा वैल्यू दिखाना है, तो सिर्फ वैल्यू नज़र आएगी। मुझे कैटेगरी और डेटा वैल्यू दिखाना है तो कैटेगरी के साथ डेटा वैल्यू आ गया। लेकिन मुझे तो कैटेगरी और परसेंटेज ऑफ टोटल दिखाना है, तो परसेंटेज ऑफ टोटल आ गया कि कितना परसेंट पोर्शन वो पर्टिकुलर जो कैटेगरी है वो होल्ड करती है। तो हमने ये दिखा दिया। अब इन वैल्यूज़ को क्या करना है, हमें थोड़ा सा बोल्ड करना है। हमने इस वैल्यूज़ को बोल्ड कर दिया, हमने इसको बोल्ड कर दिया, सॉरी हमने साइज़ बढ़ा दिया था इस तरीके से। अगर मैं इसको लेकर फॉर्मेट पेंटर करके इस पर क्लिक करती हूँ, बिकॉज सेम तरीके से मिलता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है इस होल का, तो बस ऑप्शन में भी आपको होल का ही डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर आप उसको स्लाइसेस को थोड़ा डिफरेंट कलर का कर लीजिए ताकि थोड़ा डिफरेंस नज़र आ जाए। ऑरेंज की जगह हम यहाँ पे पिंक ले लेते हैं, थोड़ा अब आपको डिफरेंस नज़र आने लग जाएगा, ठीक है। ओके, और हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाता है, स्लाइसेस हमने देख लिए, स्लाइसेस के हम यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं, डिटेल लेबल्स हमने देख लिए, लेजेंड्स हमने देख लिए, रोटेशन क्या होता है, अगर आप अपने पाई को रोटेट करना चाहते हो तो आप रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है। फिर जर्नल मतलब बाहर की चीज़ों के लिए, प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या साइज़ में रखना है। देखो साइज़ हम डायरेक्टली ऐसे ना इंक्रीज़ करके, ऐसे हम डायरेक्टली इंक्रीज़ कर रहे थे ना, डिक्रीज़ कर रहे थे, ऐसे ना करके हम यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद टाइटल ऑन चाहिए या ऑफ कर दिया। इफेक्ट्स मतलब बैकग्राउंड कुछ और कलर का चाहिए, क्या ब्लैक कलर पे चाहिए तो ब्लैक पे ले लो। फिर वहाँ पे विजुअल में जाके डेटा लेबल्स का जो कलर है वैल्यूज़ का वो वाइट कर दो, तो देखो ये इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लिक करो एंड जर्नल पे जाओ। इफेक्ट्स में आपने देख लिया, डेटा फॉर्मेट में कुछ और चाहिए, सम ऑफ टोटल ऑफ सेल्स चाहिए, कुछ भी चाहिए आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। टाइटल को ऑन करना चाहते तो कर देते हैं, यहाँ पे नहीं करना। यहाँ पर अगर हमें कुछ और करना है तो हम यहाँ जाएंगे। स्लाइसिस हम देख चुके हैं, स्पेसिंग हम देख चुके हैं, इनर रेडियस देखो स्पेसिंग का ऑप्शन यहाँ नहीं था। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे स्लाइसिस के अंदर स्पेसिंग का ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो स्पेसिंग का, बस एक यही फ़र्क है दोनों में। क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया ना विजुअली क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, इस होल का नज़र आ रहा है, तो बस वही फ़र्क है। इनर रेडियस कम करना चाहते हो तो देखो ये कम हो गया, लेकिन ज़्यादा चाहते हो लाइक इतना, देखो इतना भी आ गया सर्कल ना। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कैसे दिखाना है। हमने इसको ऐसे दिखाना है तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इट लुक्स फाइन, तो हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम है, रोटेशन सेम है, लेबल सेम है, लेबल आपको कैसे दिखाना है वो सेम है। जर्नल में जाओगे तो टाइटल का सब सेम है, आपको ऑफ करना है आपको ऑफ कर दीजिए, अगर टाइटल ऑन करना है तो आप ऑन कर लीजिए। यहाँ पे आपको टाइटल का क्या करना है, आपको बोल्ड करना है आप बोल्ड कर दीजिए, सब टाइटल ऑन करना है ऑन कर सकते हो, डिवाइडर ऑन करना है डिवाइडर ऑन कर दिया मैंने। और इफ़ेक्ट भी लग सकता है बैकग्राउंड किसी भी तरीके का, डेटा फॉर्मेट वही है। विजुअली बॉर्डर लगाना है तो आपने ओके कर दिया, बाहर की तरफ देखो बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। एंड हम यहाँ पर थे इफ़ेक्ट्स में, एंड शेडो लगानी है तो शेडो कर दिया। तो देखो इसका फ़र्क और इसमें फ़र्क है ना। अब आप इस पर क्लिक कर सकते हो, फॉर्मेट पेंटर पे इस पर क्लिक कर सकते हो, ये भी इस तरीके से हो जाएगा। काफ़ी बेहतर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट के अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हो। विजुअली आपको क्या लग रहा था, ये भी हमारा नॉर्मल चार्ट बन गया। मुझे इसको पाई में कन्वर्ट करना है एंड ये हमारा पाई में बन जाए। एक्चुअली इसमें भी इनर रेडियस हमारा हम लोगों ने क्लिक कर दिया है गलती से, एंड हम यहाँ पे जाएंगे तो ये बेहतर है अब, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का बन चुका है। ये पाई चार्ट है, ये डोनट चार्ट है। इस तरीके से हम लोग दोनों चार्ट बनाते हैं। डिफरेंस जहाँ था आपने देख लिया, सिर्फ स्लाइसेस में डिफरेंस था कि यहाँ पे स्पेसिंग आएगा वहाँ स्पेसिंग नहीं आएगा, बाकी सारे ऑप्शन सेम है, वही टाइटल है वही फॉर्मेट है सभी में। ये वाला एरिया ऑलमोस्ट सभी में सेम है। एक विजुअल वाले एरियाज़ में हर जगह आपको चेंजेस मिल जाएंगे, हर जगह, ठीक है। वो हर एक विजुअल के डिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है, हर एक विजुअल की डिमांड अलग होती है तो उसी तरीके से वो रिएक्ट करता है, ठीक है। चले अब हम आगे विजुअल्स पे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कितना कर लिया और कितना बाकी है। ओके, लेट मी जस्ट रिमूव द इंक फर्स्ट एंड हमें नेक्स्ट क्या करना है, चलें देखते हैं हमने क्या क्या किया है, पहले वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये किए हैं, 9 10 ये किया है, एक ट्री मैप कर लिया है विच इज़ 11, एंड 2 चार्ट्स यहाँ पे नहीं है विच इज़ 100% आपका एरिया स्टैक चार्ट था
एंड नॉर्मल स्टार्ट चार्ट था। तो बेसिकली अभी मैं कह सकती हूँ हमने 13 चार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, काफ़ी कम टाइम में हम लोगों ने 13 चार्ट्स कर लिए हैं, विच इज़ वेरी कमेंडेबल। एंड नाउ अब हम करेंगे टेबल एंड मैट्रिक्स। अब टेबल और मैट्रिक्स में फ़र्क क्या होता है, थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं। टेबल रॉ डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में दिखाती है। एक तो पता नहीं मैं क्यों इतना फ्लो कर देती हूँ इसे, ठीक है। और डिटेल व्यू चाहिए हो बिना विजुअल के, तो हम लोग टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स, कैटेगरी वैल्यूज वगैरह दिखा सकते हैं। लेकिन जो मैट्रिक्स है ना, वो कैसे दिखती है, वो पिवट टेबल जैसे रोज इन कॉलम्स में दिखता है। इन दोनों के फील्ड में फ़र्क होता है। अब फील्ड का फ़र्क क्या होता है, जब हम बनाएंगे तब देखेंगे। जब समराइज्ड व्यू विद ग्रुपिंग्स चाहिए होता है तब हम इसे देख सकते हैं। रॉ कॉलम फील्ड वैल्यू हम लोगों को चाहिए होता है। चलें अब हम बनाएंगे अपना टेबल और मैट्रिक्स। चलें ध्यान से देखें। सबसे पहले हमें टेबल और मैट्रिक्स मिलेगा कहाँ पे, तो ये टेबल रहा और ये मैट्रिक्स रहा, ठीक है। तो टेबल हम इंसर्ट कर लेते हैं, ये हमारी टेबल आ गई। टेबल में देखो यहाँ पे क्या आया, कॉलम्स। टेबल में यहाँ सिर्फ कॉलम्स आता है, तो कॉलम्स के अंदर हम लोगों ने लिया रीजन, रीजन ले लिया, ठीक है। और उसके अंदर हमने टोटल सेल ले लिया, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है। ये आप जूम कर लो तो भी इतनी ही रहती है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसे एडिट कर सकते हो, वैल्यूज़ जो हैं वो थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो यहाँ से, एंड इसको एज इट इज़ रख के बोल्ड कर सकते हो। एंड मुझे ये बोल्ड में अच्छी नहीं लग रही हैं, तो मैं इसको बोल्ड तो हटा ही देती हूँ, ठीक है। आप यहाँ से जो जूम करना चाहो कर सकते हो, ऐसे डायरेक्टली जूम का यहाँ पे इस तरीके से करोगे तो नहीं होगा। ये आपकी टेबल है जो कि इस तरीके से है। अगर टेबल में मान लो मेरे को कुछ और भी चाहिए, जैसे सम ऑफ टोटल सेल आ गया, अब मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी भी चाहिए, तो मुझे इसी के अंदर डालना पड़ेगा। एंड ये किस तरीके से दिखेगा, ये अलग से इस तरीके से दिखेगा, मतलब कॉलम के अंदर ही दिखता रहेगा। क्या कह रही हूँ मैं, कॉलम के अंदर ही दिखता रहेगा। अगर मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी इसके बाद चाहिए तो मुझे यहाँ से इसे चेंज करना पड़ेगा, ये इस तरीके से दिखेगा। एंड नहीं, हमें ये ऐसे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको लेती हूँ, टोटल सेल लेती हूँ एंड प्रोडक्ट कैटेगरी ले लेती हूँ। हाँ, तो हम लोग मतलब किसी भी तरीके से कितने भी कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। तो हमें रीजन के अंदर, हर एक रीजन के अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी और इस तरीके से नज़र आ गई है। अब हमने ये टेबल को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। सो दिस इज़ हाउ योर टेबल वर्क्स। बिल्कुल इसके अंदर सिर्फ कॉलम्स होते हैं एंड आप कोई भी वैल्यू रखना चाहो तो वैल्यू रख सकते हो। द नेक्स्ट वन इज़ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसे होती है हमने पढ़ा था, ये आपके बिहेव करती है पिवट टेबल की तरह है। तो पिवट टेबल के अंदर एरियाज होते हैं अलग अलग, विच इज़ योर कॉलम एंड रो। तो बिल्कुल वैसे ही एरियाज इसके अंदर भी दिखेंगे आपको, रोज एंड कॉलम्स। तो आप ऐड कर सकते हो, जैसे रोज के अंदर आपको ये ऐड करना है, नहीं आपको प्रोडक्ट कैटेगरी को कॉलम में रखना है तो नहीं, आप दोनों ही कॉलम में रखना चाहते हो रख सकते हो। टोटल सेल आप ले लीजिए, टोटल सेल ऑब्वियसली कॉलम में रखेंगे आप। ओहो, हमें रीजन कॉलम में चाहिए, नहीं हमने उल्टा कर दिया है। हमें ये कॉलम में चाहिए, हमें रीजन कॉलम में चाहिए, हमें टोटल सेल यहाँ चाहिए, हाँ इस तरीके से। लेकिन हमें एक चीज़ और वहाँ पे रीजन में चाहिए, ये इस तरीके से। एंड हमें टोटल सेल नीचे की तरफ चाहिए, विच इज़ वेरी बैड। हमें वैल्यूज़ में डालना चाहिए टोटल सेल को, इस तरीके से दिख रहा है। अभी हम इसको भी इस तरीके से डाल सकते हैं। देखो जैसे कैसे होता है, फर्नीचर है, आपने ये किया साउथ में इतना आएगा, साउथ में इतना आएगा, साउथ में इतना आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप या तो इन्हें एक्सपैंड कर करके देख सकते हो, या हम एक्सपैंड कोलैप्स भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये सिर्फ साउथ का क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ कोई फ़िल्टर लगाया हुआ होगा। हम देखते हैं यहाँ पे फर्नीचर जो है वो ईस्ट में भी है, तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा। फिल्टर रीजन ऑल, रीजन ऑल, ऑल ऑल। एक बार और रीजन को ले लेते हैं, अगर इस तरीके से आ रहा है तो हम रीजन को और लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ साउथ का आ रहा है एंड हमें सिर्फ साउथ का नहीं चाहिए, तो हम इसे फिल्टर ऑन दिस पेज। कुछ ना कुछ इशू है। हम देखते हैं क्या इशू है।
कीप ऑल फिल्टर्स ऑफ। एंड अब हम ये देखते हैं यहाँ पे रीजन को दोबारा लेते हैं, तो रीजन आ रहा है क्या? रीजन के अंदर हम लोगों को वैसे तो और भी काफ़ी सारे रीजन वो मिलते हैं, पता नहीं है ऐसे क्यों आ रहा है, कोई बात नहीं। अभी के लिए हम ये देखते हैं कि हमारा मैट्रिक्स किस तरीके से, हाँ जैसे हमने क्लिक किया वो एक्चुअली यहाँ पे किसी साउथ पे क्लिक हो रखा होगा तब ये ऐसे आ रहा था, तो ये अब आ चुका है। तो ये हमें पिवट की तरह दिखता है, जैसे कॉलम्स एंड रोज होते हैं। देखो मैंने आपको पहले बताया था ना, मैं कोई इस तरीके से कुछ नहीं बनाऊंगी कि एक बार बनाया परफेक्ट बन गया, किसी का भी नहीं बनता। तो हम सभी को ही देखना पड़ता है। आप इसको यहाँ पुश करके इसे भी यहाँ पुश कर सकते थे, इस तरीके से भी आप एंट्रीज बना सकते थे। आप चाहते तो इसको भी इसी के अंदर रख सकते थे, दोनों को, कि वो यहाँ पे बटन्स लग जाते। फर्नीचर के अंदर आपको ईस्ट नॉर्थ साउथ देखना होता या इसके अंदर देखना होता, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो एक टेबल बना के। आपने इसको इस तरीके की एक टेबल बना सकते हो, आप इसको यहाँ ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, तो नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि अगर आपको नॉर्मल टेबल बनाना है, जब भी आपको कोई डिटेल दिखानी होती, नॉर्मल टेबल बनाना है तो आप नॉर्मल टेबल बनाओ। लेकिन अगर आपको पिवट जैसा बनाना है तो आप पिवट जैसा बना सकते हो। ये था आपका टेबल, ये था आपका पिवट टेबल। दोनों के हम एक बार के लिए फीचर्स और देख लेते हैं जो हमें अवेलेबल होते हैं। मैं इसको क्रॉस करती हूँ एंड मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया एंड मैं फॉर्मेटिंग पे गई, तो यहाँ पे स्टाइल प्रीसेट होता है कि नन, मिनिमल, बोल्ड, हेडर्स, तो ये इस तरीके से आ गया। अगर मान लो कुछ और ऑल्टरनेटिव रोज में चाहिए तो ये इस तरीके से आ गया। फ्लैशी रोज चाहिए तो इस तरीके से आ गया। जैसे आपकी टेबल के फॉर्मेट नहीं होते, बिल्कुल वैसा ही है ये, बोल्ड एंड फ्लैशी आपके पास आ गया। ग्रिड अगर चाहिए, हॉरिजॉन्टल ग्रिड चाहिए तो देखो ये पीछे बॉर्डर्स आ गए, नहीं चाहिए तो हट गए, चाहिए तो आ जाएंगे। थोड़ा सा थिक बॉर्डर चाहिए तो थिक बॉर्डर आ गया। वर्टिकल भी चाहिए, देखो दो तरीके के बॉर्डर हो गए ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक वर्टिकल लाइन होगी। अगर वो भी चाहिए तो वो भी आ जाएगी। उसके भी 5 पॉइंट्स बढ़ा दीजिए वाइट कलर में, तो इस तरीके से आ जाएगा। बॉर्डर बाहर की तरफ चाहिए, टॉप पे चाहिए, टॉप पे भी आ गया। वही किस कलर का चाहिए, कितना थिक चाहिए, वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस में यहाँ पे वैल्यूज़ अंदर दिख रही हैं, ब्लैक कलर में दिख रही हैं। अगर वैल्यूज़ को भी इंक्रीज़ करना चाहें तो इस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखो, और यहाँ पे हमें और ऑप्शंस क्या मिल जाते हैं। वैल्यूज़ का हम देख चुके हैं, टेक्स्ट रैप होल्ड कर सकते हैं। कॉलम हेडर का हमें मिल जाता है टोटल को अगर दिखाना है तो ऑन कर सकते हो, नहीं दिखाना है तो ऑफ कर सकते हो। तो हमें टोटल का वैल्यू ऑन कर दिया है। स्पेसिफिक कॉलम में अगर कुछ चीज़ करनी है तो आप स्पेसिफिक कॉलम में कर सकते हो। ठीक है, सेल एलिमेंट्स आ गए हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी, बैकग्राउंड कलर कुछ ऑन करना है तो आप कर सकते हो। ये यहाँ से इतने ऑप्शंस हमें नहीं देखने हैं। नाउ टोटल स्पेसिफिक कॉलम, हमने ना सारे ऑप्शन ऑन कर दिए इसलिए कंफ्यूजन हो गई है। ठीक है, इमेज कुछ लगाना है, स्पार्क लाइन बनाना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली बना सकते हैं स्पार्क लाइन। ठीक है, यहाँ से आपको जर्नल में जाओगे तो सेम ऑप्शंस हैं जो आपके हमेशा से आए हैं। प्रॉपर्टीज, टाइटल, इफेक्ट, डेटा फॉर्मेट, हेडर आइकन, टूल टिप एंड ऑल टेक्स्ट। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ, वही है लेआउट एंड स्टाइल कैसा चाहिए, तो हमें बोल्ड हेडर चाहिए, ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसे रख लेती हूँ। एक काम करती हूँ, यहाँ पे क्लिक करती हूँ। अरे माय बैड, मेरे को इसको थोड़ा सा साइड में करना था, इसको यहाँ करना है। ठीक है, ग्रिड चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, थोड़ा सा विड्थ को इंक्रीज कर दीजिए। वर्टिकल ग्रिड लाइन चाहिए, वर्टिकल भी ऑन कर लीजिए। बॉर्डर चाहिए, टॉप पे बॉर्डर चाहिए, बॉटम में चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए, चारों तरफ बॉर्डर आ गया। कैसे कलर का चाहिए, ब्लैक कलर का चाहिए, थोड़ा थिक चाहिए तो इस तरीके का बॉर्डर आ गया। वैल्यूज़ को अगर कुछ करना है तो आप वैल्यूज़ को भी इंक्रीज़ कर सकते हो, बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हो, हटाना है हटा सकते हो। ये ठीक लग रहा है। उसके बाद ऑप्शंस में स्विच वैल्यूज़ टू रो, अगर ऐसा कुछ करना है ये हटा सकते हो। कॉलम हेडर्स पहले ऊपर का बंद करेंगे तब जाके हमें समझ आएगा एक एक ऑप्शन। तो हमने यहाँ से बॉर्डर बंद कर दिया, ग्रिड लेआउट। अच्छा, अब हमारे पास आता है कॉलम हेडर। कॉलम हेडर मतलब ये ऊपर की तरफ जो हैं, इनको अगर इंक्रीज करना है, बोल्ड करना है तो आप इस तरीके से बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, फिर कॉलम हेडर्स हमने कंप्लीट कर दिए। उसके बाद रो हेडर्स मतलब इधर वाले हेडर्स। देखो जो ऑप्शन यहाँ थे वही ऑप्शन यहाँ थे, यहाँ मैं ज़्यादा सिस्टमैटिक वे से आपको बता दे रही हूँ। अगर उनको भी इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, देखो ये डिक्रीज़ हो गए, ये इंक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ हो गए। बोल्ड करना है, बोल्ड भी कर सकते हो। मुझे बोल्ड नहीं चाहिए तो मैंने इसको ऐसे रख लिया। ठीक है, प्लस माइनस जो आपको ये दिख रहा है ना
एक्सपैंड और कोलैप्स के आइकन चाहिए तो आप रख सकते हो, वरना हटा सकते हो, ये डेटा एज इट इज़ रह जाएगा। रो के सब टोटल, ये जो सब टोटल दिख रहे हैं, ये अगर चाहिए तो आप ऑन रख सकते हो, वरना हटा सकते हो। कॉलम का चाहिए तो रख सकते हो, वरना हटा सकते हो। कॉलम का ग्रैंड टोटल चाहिए तो आप रख सकते हो, वरना हटा सकते हो। ठीक है, अगर चाहिए तो हम बोल्ड भी कर रखा है, एंड अगर साइज इंक्रीज करना है ये वाले टोटल का तो आप इंक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है ना, रो का ग्रैंड टोटल चाहिए तो रो का तो ग्रैंड टोटल यहाँ पे है ही नहीं, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक किसी कॉलम को कुछ चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। एंड उसके बाद बस यहाँ पे लास्ट में एक स्पार्क लाइन का आता है, अप्लाई सेटिंग्स टू, चलो स्पार्क लाइन को हम कभी बाद में देखेंगे, अभी के लिए मैं इसे ऑफ करती हूँ। एंड यहाँ पर हम लोगों ने रो हेडर्स कर लिए हैं, वैल्यूज़ कर लिए हैं, ग्रैंड टोटल करनी है, स्पेसिफिक कॉलम कर लिया है, इन सब कुछ कर लिया है। तो इस तरीके से बेसिकली आप बेसिक फॉर्मेटिंग देख सकते हो, आपने एक एक ऑप्शन में जाकर एक्सप्लोर करना है और उसके बाद आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से काम करती है। बात ये है कि जब भी आपको कोई चीज़ डिटेल में दिखानी होती है, इट्स टोटली अप टू यू कि आप नॉर्मल वाले टेबल पे जाएंगे या फिर जस्ट बिकॉज मैंने इस पर क्लिक कर दिया है तो ये इतना ही दिखा रहा है, या फिर आप मैट्रिक्स दिखाएंगे। मैट्रिक्स बिहेव करती है पिवट टेबल की तरह और ये बिहेव करता है नॉर्मल टेबल की तरह। चले अब हम नेक्स्ट चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला मैं आपको चार्ट बताने वाली हूँ, विच इज़ कार्ड एंड मल्टीपल रो कार्ड। ये करते क्या है, सिंगल वैल्यू दिखाता है, ये जो सिंगल कार्ड एक सिंगल वैल्यू दिखाता है, मल्टीपल सिंगल वैल्यूज दिखानी है तो मल्टीपल कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली केपीआईज को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। केपीआईज क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं केपीआईज? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। मेरे राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करें, इंडिकेटर्स। ठीक है, जब भी हमें कोई डैशबोर्ड बनाना होता है उससे पहले हमें डेटा प्रिपेयर करना होता है। एक तो होता है रो डेटा, फिर रो डेटा से आप क्लीन डेटा करते हो, सारे काम कर लेते हो जितने भी मैंने आपको बताए थे। उसके बाद लास्ट में बनते हैं केपीआई, मतलब लास्ट मेजर्स जो बना लेते हो ना वो आपकी केपीआई होता है कि मुझे ये बनाना है। उसके बाद आप डैशबोर्ड बनाते हो, तो डैशबोर्ड के अंदर जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो कार्ड्स होते हैं, जो एक्सेल में बनाना बहुत ही टायरिंग काम है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, लेकिन वही चीज़ पावर बीआई बहुत ही ईजी कर देता है। तो उसको दिखाने के लिए मेरा मन था कि मैं आपको कोई प्रोजेक्ट ऐसा दिखाऊं जहां पर हम लोगों ने डैशबोर्ड बनाया हुआ हो और आप देख सकें कि किस तरीके से हमारे जो कार्ड हैं हमें हेल्प करते हैं। तो लेट्स जस्ट चेक इट कि हमारे पास इस तरीके का कोई डैशबोर्ड है क्या। हमारे पास कोई डैशबोर्ड ही है क्या? देखो जो ऊपर ये दिख रहे हैं ना, ये हमने कार्ड इस्तेमाल किए हुए हैं, ये टोटल सेल का, एवरेज डिलीवरी टाइम का, एवरेज रेटिंग का। थोड़ा हमारा साइज़ का इशू हो रखा है यहाँ पे, ओके हम इसे कंट्रोल Z करेंगे। हाँ, तो आप देख सकते हो ये हमारे कार्ड होते हैं। तो ये कार्ड कैसे बनते हैं, देखो कितनी आसानी से इसने टोटल सेल बता रखी है, एवरेज डिलीवरी टाइम बता रखा है, एवरेज रेटिंग बता रखी है। मैं ब्लिंकिट पे क्लिक करती हूँ तो मुझे ब्लिंकिट का बता देता है, मैं जेप्टो पे क्लिक करती हूँ मुझे जेप्टो का बता देता है, मुझे कार्ड का पता करना है मुझे कार्ड का बता देता है, जिस भी चीज़ का मैं पता करना चाहूँ मुझे बता सकता है। तो ये कितना आसानी से मुझे बता रहा है, राइट? तो यही चीज़ हमें सीखनी है कि ये कार्ड कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर अब जब आप आएंगे, इधर उधर जाके आप चेक करते रहें, अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता लगता है तो ये 1 2 3 वाला जो दिख रहा है दैट इज़ योर कार्ड। एंड हम मल्टीपल वाला भी ले लेते हैं, यहाँ पे मल्टीपल रो कार्ड। एक तो ना ये मुझसे मिस्टेक बहुत होती है, अब बाहर क्लिक करें एक और ले लें। यहाँ लाइंस बार बार दिख रही है, मल्टीपल है ये सिंगल है, आपने कुछ नहीं करना, इस पर क्लिक करना है और टोटल सेल जानना है ना, तो टोटल सेल लेने, ये आपके पास टोटल सेल आ गए। एक तरीका ये कि आप ऐसे सिंगल सिंगल कार्ड बना लें जिस तरीके से ये बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सिंगल सिंगल कार्ड बना लें। आपने एक और बनाना है, आप एक और बना सकते हैं कि मुझे जानना है एवरेज डिलीवरी टाइम, तो मैंने यहाँ पे डिलीवरी टाइम लेना है विद द ओके। हमें यूनिट प्राइस ले लेते हैं। यूनिट प्राइस हम ऑब्वियसली सम नहीं लेते तो हम एवरेज ले लेते हैं, तो एवरेज ऑफ द यूनिट प्राइस मैंने क्या किया, यहाँ से यूनिट प्राइस लिया एंड इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ से हम कोई भी उसकी कैलकुलेशन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उसको एवरेज कर दिया तो यहाँ पर ये आ गया। या तो मैं इस तरीके से मल्टीपल का अलग अलग से कार्ड्स बनाऊँ और उनकी प्लेसमेंट करूँ, या फिर मैं एक ही में सारे कर सकती हूँ। यहाँ पर हम लोगों को ऐड करना है, टोटल सेल ऐड कर दिया, यूनिट प्राइस ऐड कर दिया, यूनिट प्राइस पे मैंने इस पर क्लिक करके एवरेज कर लिया तो ये आ गया और इस तरीके से ये मल्टीपल बन चुके हैं। ठीक है, इसमें मुझे अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इट्स टोटली अप टू अस कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उस अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पर जाएं,
आपको कॉल आउट वैल्यू जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है उस पे आता है कि अगर आपको उसको इंक्रीज़ करना है तो देखो साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। यूनिट्स आपको मिलियन में दिखानी है तो देखो मिलियन में दिखा दिया है। आपने उसका कलर चेंज करना है तो आपने कलर चेंज कर दिया है। ठीक है, ये आपका कॉल आउट वैल्यू का हो गया। उसके बाद लेबल मतलब जो बाहर का जो एरिया है वो बोल्ड करना है, बोल्ड कर दीजिए एंड जो लेबल उसमें लिखा हुआ है उसके बारे में बात हो रही है। साइज़ इंक्रीज़ करना है, साइज़ इंक्रीज़ कर दीजिए। हम इसको इंक्रीज़ करके दिखाएँगे। कलर इसमें ग्रे का रखा है, हम ब्लैक कर दीजिए तो इस तरीके से ये दिख रहा है। ठीक है? इसके अंदर और कुछ चेंजेस करने हैं तो जर्नल पे जा सकते हो, सेम वही मिलेगा। इफ़ेक्ट्स में जाओगे, बैकग्राउंड ऑन करना है, ऑफ करना है। आई एम सो सॉरी, आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। बैकग्राउंड ब्लैक करना है, आपने ब्लैक कर दिया, फिर ब्लैक करने के बाद ऑब्वियसली कैटेगरी लेबल को आपको वाइट करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। ठीक है, इसके अंदर भी आप ऑप्शन चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा मिल जाता है कार्ड का। कॉल आउट वैल्यू बिल्कुल वैसे ही है, आपको इंक्रीज़ करना है आप इंक्रीज़ कर सकते हो, बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हो। ब्लैक कलर की आपको नज़र ही आ रही है। कैटेगरी लेबल के लिए अगर आपको बात करनी है तो आप उसे ब्लैक कर सकते हो, बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है विच इज़ कार्ड। तो आपको टॉप में दिखाना है, बॉटम में दिखाना है, लेफ्ट में दिखाना है, राइट में दिखाना है, आपको किस तरीके से दिखाना है आप इस तरीके से यहाँ पर चेक कर सकते हो। लाइक मुझे लेफ्ट में बॉर्डर का जो पोजीशन है, ये जो बॉर्डर लग रहा है साइड में, वो किस तरीके से चाहिए आप उस तरीके से दिखा सकते हो। बैकग्राउंड में आउटलाइन में कुछ कलर चाहिए तो आप आउटलाइन का भी कुछ कलर ले सकते हो, जैसे इस तरीके की आउटलाइन आ गई। एक्सेंट बार होता है ये साइड वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, उसको हम एक्सेंट बार बोलते हैं। अगर अभी आप ये ग्रीन कलर का ऑरेंज कलर का करती हूँ तो देखो साइड में नज़र आ रहा है। इस तरीके से आप ये कर सकते हो। एक स्टाइल का यहाँ पे आपको जो एक एक्स्ट्रा मिला है विच इज़ कार्ड का ही मिलता है। जर्नल में आप देखोगे सेम तरीके से है। तो यहाँ पर हम लोग ये वाले ऑप्शन कर चुके हैं। कार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तब भी देखो इतने ईजिली हम लोगों ने कर लिया है। तो इस तरीके से आप कार्ड बना सकते हो। कार्ड को प्रैक्टिस ज़रूर करें, कार्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। हम सोच के देखें मुझे एक और कार्ड बनाना है, मैं यहाँ क्या करूँगी, कॉपी करूँगी, पेस्ट करूँगी, एक और कार्ड आ गया। बस यहाँ पे मैं सम ऑफ टोटल सेल की जगह यहाँ पर मान लो टोटल ईयर्स ही रख दिया, आ गए। मुझे क्या फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। मैंने तो बस एक उठा के यहाँ पे फ़ील्ड रखनी है, यहाँ पे कुछ और फ़ील्ड रखनी है, कुछ और फ़ील्ड रख लेंगे। यहाँ पे डेज़ रखने हैं, चलो जी डेज़ रख लिए। यहाँ पे डेज़ नहीं रखनी है और यहाँ पे कुछ और रखना है, यूनिट प्राइस रखनी है जी, यूनिट प्राइस रख लिया। तो जैसा आपका मन करे वो। अच्छा, इसमें फॉर्मेट पेंटर जी, ये भी ऐसे हो गया। फॉर्मेट पेंटर जी, ये भी ऐसे हो गया। जैसा जो करना है आप कर सकते हो। ठीक है, तो बस आपको कार्ड बनाने आने चाहिए, बिकॉज कार्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वाइल मेकिंग द डैशबोर्ड। तो आई होप अभी आपको अच्छे से आ गया होगा। कुछ भी डाउट लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। करने वाले हैं वो करने वाले हैं गॉज एंड केपीआई, एंड जैसा कि आप देख सकते हैं हम वी आर बैक विद अनदर विजुअल। एंड यहाँ पर हमें जो दोनों विजुअल करने थे उसके लिए हमें डेटा थोड़ा सा अलग चाहिए था, तो मैंने नया डेटा लोड कर लिया। तो मैं थोड़ा सा डेटा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। यहाँ पर आपके पास है मंथ्स विच इज़ जनवरी फरवरी मार्च, एंड यहाँ आपके पास सेल्स है एंड यहाँ आपको पास टारगेट है। तो चलिए हम विजुअलाइजेशन करेंगे। एंड उससे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो फाइल की ज़रूरत है, जिस फाइल के अंदर हम लोग ये सारे चार्ट सीख रहे थे। तो हमने ये फाइल भी ओपन कर लिया है और हमें एक बार के लिए अपना माउस हाइलाइटर ले लेना है। तो हमने अपना माउस हाइलाइटर भी ले लिया है। ठीक है, हम लोग क्या बनाने वाले हैं, केपीआई एंड गॉज बनाने वाले हैं। तो एक बार के लिए उसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, तो एक बार के लिए उसको पढ़ लेते हैं। अगर केपीआई की बात करें तो टारगेट वर्सेस एक्चुअल विद द ट्रेंड लाइन। तो इसी के लिए हम लोगों ने एक सेल वाला लिया है, एक टारगेट वाला लिया है, सो दैट हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से दिखा सकें। जब गोल ट्रैकिंग दिखाना हो कि आपने गोल क्या सेट किया था और आपने एक्चुअल में क्या अचीव किया और कितना का डिफरेंस रह गया है, तो हम लोग केपीआई का इस्तेमाल करते हैं। एंड गॉज के लिए हम वैल्यू को डायल फॉर्मेट में रखते हैं। किस फॉर्मेट में रखते हैं, डायल फॉर्मेट में रखते हैं, मतलब इस तरीके के फॉर्मेट में वो रहता है। और यहाँ पे एक एरो रहता है जो कि आपको बताता है कि आपने टोटल में से कितना, एक मीटर के जैसा, जिसको हम लोग कुछ लोग इसे मीटर चार्ट भी बोलते हैं, अगर आपने कभी सुना हो तो मीटर चार्ट। तो मीटर के फॉर्मेट में रहता है वो। मीटर की जैसे निडल घूमती है ना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, आपके टारगेट के अराउंड घूम रही है कि अगर आपका टारगेट जितना भी अचीव हो उस अकॉर्डिंग। सो दैट इज़ योर गॉज। ठीक है, तो चलें फिर ये दोनों चार्ट हमें देखने हैं। एंड दोनों के अंदर ही कहीं ना कहीं जब आप बात कर रहे हो तो एक्चुअल की बात आ रही है एंड टारगेट्स की बात आ रही है। तो इसीलिए दोनों ही जो आपके चार्ट्स हैं वो इस तरीके के डेटा के ऊपर ही रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो चलें अब उसे देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले मुझे जो बनाना है, मेरे को केपीआई बनाना है, तो मैंने ये केपीआई ले लिया। देखो आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ऑब्वियसली पता लग जाएगा कहाँ केपीआई लिखा है, तो हमने यहाँ से डायरेक्टली ले लिया है। जस्ट बिकॉज अभी हमारे पास एक ही डेटा है तो मैं यहाँ पे एक्सपैंड ऑल रख सकती हूँ। एंड मैंने
यहाँ केपीआई ले लिया ना। अब ये मुझसे क्या क्या पूछता है, वैल्यू मतलब क्या, जो एक्चुअल वैल्यू है तो सेल्स इज योर एक्चुअल वैल्यू। ट्रेंड एक्सिस, ट्रेंड क्या है, ऑब्वियसली टारगेट। ट्रेंड एक्सिस मतलब टारगेट क्या है, सॉरी टारगेट में हम यहाँ रखेंगे, ट्रेंड एक्सिस में हमारा मंथ आएगा कि किसके अकॉर्डिंग ट्रेंड दिखाना है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो आपने मंथ दिखाना है। तो इस तरीके से आपका एक यहाँ पर क्या बन के आ गया है, एक केपीआई बन के आ गया जो आपका बता रहा है कि 70,000 75,000 इज द मिनिमम एंड 1 लाख का आपका गोल था, जिसमें 25% की कमी है। देख सकते हो आप यहाँ पर कि जितने का भी 75,000 में दिखा रहा है ना सबसे कम। तो यहाँ पर हम लोग डेटा लेबल भी एक बार के लिए चेक करते हैं। कॉल आउट वैल्यू एंड डिस्प्ले यूनिट्स 1000 में दिखा रहा है। एंड ठीक है, हमें टारगेट लेबल भी चाहिए। डिस्टेंस टू गोल इन परसेंटेज दिखाएं, इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव, डिक्रीजिंग इन पॉजिटिव, इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव। एंड हम देखते हैं इसके अंदर और हमें क्या क्या मिलता है। एक सेकेंड दीजिए मुझे। हमने डेट ऑफ किया हुआ है तो मई में ये दिखा रहा है कि मई में 75,000 हुआ है, जो कि गोल से पीछे है। एंड गोल से देखते हुए जाएं तो ये ऊपर था, ठीक है, लेकिन बाद में कम होता हुआ जा रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, लेकिन सबसे लीस्ट जो है वो वहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से आपके गोल्स के बारे में ये आपको बताता है। जर्नल में आप देखोगे तो वही सारे के सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब वहीं पे ही हम गॉज बना लेते हैं तो वो भी इसी तरीके से रिएक्ट करता है। हमें क्या क्या देना है उसके अंदर, वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, टारगेट वैल्यू, इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं। तो वैल्यू के अंदर तो ऑब्वियसली हमें सेल देना होता है। टारगेट के अंदर ऑब्वियसली हम टारगेट देंगे कि हमारा टारगेट ये है। एंड टारगेट हमारा जैसा कि हम जान सकते हैं कि 6 मंथ्स का टारगेट गिवन है और इसने पूरे मंथ का ले रखा है, इसीलिए इसने 600 पे यहाँ पे लाइन लगाई है, 600K विच इज़ 6 लैक्स। तो यहाँ पर इसने यहाँ पे लाइन लगाई है और कह रहा है आपने सिर्फ 590 अचीव किया है। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू अगर आप कुछ देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। एंड यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इसने ऑटोमेटिकली उठा ली। अगर आपको मिनिमम मैक्सिमम खुद से कुछ देना है लाइक 1 लाख और मैक्सिमम आपको देना है 10 लाख, तो आप कुछ भी दे सकते हो। एंड उस तरीके से 1 मिलियन किया हुआ है तो ऑलरेडी 10 लाख है, तो मैं यहाँ पे 1 CR करती हूँ तो देखो बिल्कुल ही कम है। एंड मिनिमम अगर मैं 10 लाख करती हूँ तो इसने तो मिनिमम भी नहीं अचीव किया है, तो ये बिल्कुल ही नहीं दिखाएगा। तो विच इज़ अ वेरी लाइक वो दिखाना ही नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैं 1 लाख लेती हूँ एंड यहाँ पे मैं 20 लाख ले लेती हूँ। 2 3 4 5 6, तो ये इस तरीके से आपका टारगेट दिखाएगा। ठीक है, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर इसे ऑटो पे ही रहने देती हूँ। तो मैं ये हटा देती हूँ एंड मैं ये भी हटा देती हूँ। तो इन्हें ऑटो पे ही रहने दो, ये आपको बेटर रिजल्ट देंगे। एंड इस तरीके से बाकी चीज़ें वही हैं कि आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हो। ये आपकी लाइन का कलर है तो विच इज़ योर ब्लैक। अगर आप इसको भी इस ब्लैक रखना चाहते हो तो देखो इतना क्लियरली विजिबल है, तो आप इस तरीके से रख सकते हो। डेटा लेबल अगर आप ऑन करना चाहते हो तो आपने ऑन किया हुआ है। आप इसको साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हो, इसे बोल्ड करना चाहते हो या इसका कलर ब्लैक करना चाहते हो तो आप इस तरीके से ब्लैक कर सकते हो। टारगेट लेबल कि कितने का टारगेट है तो उसको भी अगर आप ब्लैक करना चाहते हो तो आप ब्लैक कर सकते हो। साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो। एंड कॉल आउट वैल्यू को भी आप बोल्ड कर सकते हो तो आपका बोल्ड हो जाएगा। कलर अगर आपने रेड रखना चाहें तो आप रेड रख सकते हो, ये मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है। कोई और अगर एरियल ब्लैक में रखना चाहते हो तो एरियल ब्लैक में इस तरीके से आप रख सकते हो, जैसे भी आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये सब बंद कर देना है। हम यहाँ पे आएंगे जर्नल पे। जर्नल पे सेम तरीके के आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, वही टाइटल है, वही इफेक्ट्स है, वही डेटा फॉर्मेट है, वही सब कुछ है। टूल टिप क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। टूल टिप मैं अभी किसी में भी नहीं लेके चल रही, बाकी चीज़ें मैंने सारी यहाँ पे ले ली हैं और इसी तरीके से आपके ये दोनों चार्ट बनते हैं। द फर्स्ट वन इज़ KPI। अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग लेकर इस पर डालती हूँ तो क्या क्या असर आएगा। ओके, फॉर्मेट पेंटर, ओके, बस इसने ये बीच वाला रेड का रखा है, अदरवाइज एज सच कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आपने ये दोनों चार्ट बना लिए। द फर्स्ट वन इज़ KPI एंड द अदर वन इज़ गॉज। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के चार्ट्स और देखते हैं। ये करके करने लगी तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ से इंक हटाती हूँ एंड उसके बाद देखते हैं कि हम कौन से अब जो चार्ट्स हैं वो एक साथ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं अलग से करा दूँगी, अदरवाइज़ हम साथ साथ में लेके चलेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे जाएंगे, हमारे पास बचा क्या है पहले तो वो देखते हैं।
हाँ, गॉज तक कर लिया, फनल करना है, ठीक है, हम कर लेंगे, वाटरफॉल करना है, कर लेंगे, स्कैटर करना है, मैं इसके बारे में समझा दूँगी, बहुत कम हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब कभी-कभी इस्तेमाल करते हैं, कब एग्ज़ैक्टली इस्तेमाल करना चाहिए, वो मैं आपको समझा दूँगी। स्लाइसर तो मैं अलग से एक पूरा का पूरा अच्छे से समझाने वाली हूँ। मैप, फील्ड मैप ऐसा होगा जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब कर लेंगे, अदरवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्बो चार्ट मैं अभी आपको करा देती हूँ, इसी में मिसलेनियस में हो जाएगा। डिकम्पोज़िशन ट्री भी जब बनेंगे ना, क्योंकि विजुअल भी चाहिए, मेजर भी चाहिए, तो ये क्योंकि मेजर को ड्रिल डाउन करके एक्सप्लेन करता है, तो मेजर होना भी तो चाहिए ना, तो इसीलिए डिकम्पोजिशन ट्री बाद में होगा, Q&A विजुअल मैं पहले करा दूंगी, और फिर भी कोई विजुअल रह जाता है तो वो भी करा दिया जाएगा। तो अभी के लिए जो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। जो मैंने मिसलिनियस का पूरा पोर्शन ले लिया है, तो उसमें हम फनल करेंगे, वाटर करेंगे एंड स्कैटर करेंगे एंड यहाँ से कॉम्बो करेंगे। स्लाइसर मैं अलग से कराना चाहती हूँ, Q&A मैं अलग से कराना चाहती हूँ, तो मैं इतने वाले तो ज़रूर कर लेती हूँ। अच्छा, अब ये सारे करने के लिए ना हमें अलग से डेटा चाहिए होता था, तो मैंने एक डेटा ले लिया है, तो मैं आपको वो डेटा दिखा देती हूँ एक बार के लिए। एंड द अदर वन डेटा इज़ लाइक शीट 1 था ना, इसके अंदर 3 चीज़ें थी, अभी शीट 1, 2 भी आ गया है। इसके अंदर ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, रीजन है, प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, सेल चैनल है, कस्टमर टाइप, क्वांटिटी, यूनिट, मंथ एंड टोटल सेल है। आप देख सकते हो ऑर्डर डेट करेक्ट नहीं है, तो इसे थोड़ा सा चलो करेक्ट कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड मंथ में आप देख सकते हो डेट लिखी हुई है, तो हम सिर्फ मंथ ओनली कर लेते हैं इसे। तो चलें, सबसे पहले हम रिपोर्ट व्यू में जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाते हैं, बीच में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना बनता है हमारा। अब हम अच्छे हो गए हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, तो यहाँ से एक तो हम इसको डेट कर लेते हैं ताकि ये डेट में कन्वर्ट हो जाए, तो एक तो ये डेट में आ गया। एंड दूसरा, यहाँ पर हम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड यहाँ से डेट में जाकर मंथ ओनली करना है हमें, तो मंथ कर देंगे। तो यहाँ हमें मंथ दे रहा है, एंड मंथ का अगर नेम चाहिए तो मंथ का नेम भी तो करा सकते हैं ना हम, तो हमें ये वाला क्रॉस करना है, दोबारा से हमें जाना है, मंथ का नेम चाहिए, नेम ऑफ द मंथ। तो नेम ऑफ द मंथ अब मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है, ठीक है, अब ये ठीक है। तो अब हम इसे होम पे जाएंगे, क्लोज एंड अप्लाई कर लेंगे, तो ये इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। एंड अब आप अपना डेटा चेक करोगे तो ऑर्डर डेट आपका ऐसे आ गया, मंथ ऐसे आ गया, करेक्ट है, एक्यूरेट है, क्वांटिटी सोल्ड है, यूनिट प्राइस है, तो टोटल सेल गिवन है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ करने की नीड नहीं है। चले अब हम बनाते हैं। सबसे पहले एकदम, क्योंकि मैं मिसलिनियस लेके चल रही हूँ, तो अभी हम बिल्कुल ही ऊपर से चेक कर लेते हैं कि कौन सा भी रह गया है, तो हम सारा करेंगे, मतलब कुछ चार्ट्स वहाँ पे लिखे भी नहीं हुए थे, तो वो वाले भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो चलें, सबसे पहले बात आई थी कॉम्बो चार्ट की, तो यहाँ पे बोल रहा है लाइन एंड स्टैक्ड। स्टैक मैंने किसको बताया था, स्टैक क्या होता है, स्टैक वो होता है जब एक बार के अंदर ही, मान लो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, जैसे कैसे कैसा बताया था मैंने, देखो कैसा होता है, जैसे ये एक बार है, ठीक है, ये बार इलेक्ट्रॉनिक का बार है। इलेक्ट्रॉनिक के आपके पास 3 आइटम है, स्पीकर, हेडफोन एंड लैपटॉप। तो स्पीकर इतना जा रहा है, लैपटॉप इतना जा रहा है, और हेडफोन्स इतने जा रहे हैं, 1 2 3। तो ये क्या है, ये स्टैक्ड कॉलम है। स्टैक्ड कॉलम, स्टैक्ड का मतलब क्या होता है, एक कॉलम तो ये इसलिए हो गया क्योंकि ये वर्टिकल बार है, तो स्टैक कॉलम का मतलब क्या है कि अंदर उसके डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है। तो वहां पर वो क्या बोल रहा है कि वो क्या है, लाइन एंड स्टैक्ड। जब आप इसके ऊपर जाओगे तो क्या बोलता है, लाइन एंड स्टैक्ड कॉलम चार्ट है। तो स्टैक कॉलम का मतलब तो क्या है कि कॉलम्स बनेंगे लेकिन उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, और लाइन लाइन पे आप कुछ भी ट्रेंड दिखा सकते हो। तो यहाँ पर इसकी फील्ड्स को देखोगे तो एक्स एक्सिस, कॉलम वाई एक्सिस, कॉलम वाई एक्सिस मतलब जो बार बनेगा ना उसका, मतलब जो वर्टिकल बार बनेगा उसका, लाइन का वाई एक्सिस, कॉलम का लेजेंड एंड स्मॉल मल्टीपल्स एंड टूल टिप एंड ड्रिल थ्रू है, वो हम बाद में करेंगे। चले, हमें इसमें से तो कुछ चाहिए नहीं, तो हम इसे ऑफ कर सकते हैं। शीट 2 में से हमने सारे काम करने हैं। जब आपको समझना है कोई चीज़ क्या चाहिए तो आप इन्हें ऑन कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली जाकर सेट हो जाते हैं कि इन्होंने जहाँ लगना होता है। तो एक तरीका तो ये होता है हमारे पास, लेकिन यहाँ से हमारे पास सही तरीके से चीज़ें तो नहीं आई हैं, और ऑब्वियसली हमें प्राइस चाहिए तो हम एवरेज प्राइस लेंगे, कभी भी वैसा नहीं देते हैं। एंड मैं यहाँ से जो क्या हो रहा है यहाँ पे रीजन की वजह से नॉर्थ साउथ आ रहा है, एंड यहाँ पर हम लोगों ने ये ठीक ले लिया है, 2 ही कैटेगरी आए एज एन इसमें। एंड ये जो लाइन है, लाइन क्या दिखा रही है, एवरेज यूनिट प्राइस दिखा रही है कि यूनिट प्राइस इसका कितना कम है और ये किस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। एंड जो कॉलम बाय एक्सिस है, टोटल सेल दिखा रहा है, ये जो दोनों बार्स हैं, और कैटेगरी दिखा रहा है। अभी आपको कैटेगरी नहीं चाहिए, आपको रीजन चाहिए, तो आप रीजन ले सकते हो और आप इसे हटा सकते हो। तो रीजन के अंदर अभी इसने क्या किया, रीजन मेरे को चाहिए था एक्स एक्सिस पे, एंड सम ऑफ टोटल सेल्स, ठीक है, ये भी ठीक है।
एंड रीजन ये हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो हम इसे हटा देते हैं। तो देखो रीजन वाइज अब आपको यूनिट प्राइस दिखा रहा है कि यूनिट प्राइस वेस्ट में ज़्यादा है, फिर ईस्ट में सबसे ज़्यादा है, नॉर्थ में सबसे कम आ जाता है, एंड दिस। अब मुझे एवरेज यूनिट प्राइस देखना ही नहीं है, मुझे जो देखना है, मेरे पास और कोई एज सच है नहीं। तो मैं अगर टोटल ऑफ यूनिट प्राइस भी देखती हूँ, सम ऑफ यूनिट प्राइस भी, तो भी वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, बस वो थोड़ा बढ़ जाता है यहाँ पे, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड इस तरीके से आपने कॉम्बो चार्ट बना लिया है। तो ये एक कॉम्बो चार्ट था जिसके अंदर आपने लाइन और स्टैक को मिला है, कॉलम स्टैक को मिलाया है और लाइन को मिलाया है। नेक्स्ट आप जाते हो तो लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है। मैं इस पे बाहर क्लिक करती हूँ और उसके बाद इस पे जाती हूँ, एंड सेम इसमें भी एक्स एक्सिस है, कॉलम वाई एक्सिस है, लाइन वाई एक्सिस है, कॉलम लीजेंड है। तो वैसे ही हम इसे ऑन कर लेंगे, टोटल सेल ऑन कर लेंगे, यूनिट प्राइस ऑन करेंगे, तो ये यहाँ पे मुझे एवरेज चाहिए, तो हमने एवरेज लिया। देखो इसमें ना साथ में आएगा, अलग से लाइन में नहीं आ रहा। ओके, नहीं मुझे ये लाइन में चाहिए था, दैट्स बेटर। एंड मुझे ये कैटेगरी वाइज नहीं चाहिए, वो मुझे रीजन वाइज चाहिए। तो ये देखो क्लस्टर्ड कॉलम क्या कह रहा है कि वो साथ में उसको एक और फील्ड दे रहा है, साथ में मुझे इलेक्ट्रॉनिक का भी बता दे रहा है। वेस्ट में कितना हुआ अगर वो देखना है वो भी, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक। देखो जो ब्लू वाला दिखा रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक का दिखा रहा है, ऑरेंज दिखा रहा है वो आपको एवरेज यूनिट प्राइस दिखा रहा है, ब्लू दिखा रहा है वो एक्सेसरीज दिखा रहा है। ठीक है, वो आपको ये बता रहा है कि किस तरीके से बाकी चीज़ें आई हैं। अभी हमारे पास यहाँ से डेटा चला गया क्योंकि हमने इस पर क्लिक कर रखा है। देखो अगर मान लो मैं यहाँ से इस कैटेगरी को हटा देती हूँ, तो ये मुझे कैसे दिखेगा, ये मुझे ऐसा दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ अब मुझे रीजन का सेल दिख रहा है और इस तरीके से दिख रहा है। अगर मुझे कस्टमर टाइप यहाँ पे लगाना है तो कस्टमर टाइप दिख रहा है कि कितने रिटर्न आते हैं, कितने जाते हैं। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन में चार्ट बना सकते हैं। एक्सेल में जब हम इन कॉम्बिनेशन चार्ट्स को बनाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन थैंक्स टू पावर BI यहाँ पर हमारी मेहनत थोड़ी कम हो जाती है। कॉम्बो चार्ट तो वहाँ पे भी गिवन होता है डायरेक्टली, लेकिन फिर भी हमारी मेहनत बढ़ जाती है कंपैरेटिवली, लेकिन यहाँ पर हमारी मेहनत थोड़ी बच जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 कंप्लीट किए, विच इज़ आर कॉम्बो चार्ट्स। एंड चलें अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, रिबन क्या करता है, ओके माय बैड, मुझे बाहर क्लिक करना चाहिए था। रिबन को भी ले लीजिए, रिबन यहाँ पे आप लगा दीजिए। रिबन आपको क्या कहता है कि रिबन क्या क्या दिखाएगा, एक फ्लो दिखाता है। रिबन क्या दिखाता है, फ्लो दिखाता है, हमेशा ध्यान रखें। रिबन क्या दिखाएगा, आपको फ्लो दिखाएगा। मेरे को एक बार इनका साइज़ थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट कर देना चाहिए सो दैट मैं रिबन को अच्छे से दिखा सकूँ, है ना। तो रिबन हमें फ्लो दिखाता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड लेजेंड तीनों हैं स्मॉल मल्टीपल्स, बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऊपर भी था। एक्स एक्सिस पे आपको क्या रखना है, एक्स एक्सिस पे नीचे की तरफ रहता है तो हम कैटेगरी रख सकते हैं या रीजन भी रख सकते थे। तो हम रीजन रख लेते हैं, कैटेगरी हटा देते हैं, एंड टोटल सेल रखेंगे वाई एक्सिस पे ताकि हमें उसका फ्लो दिखे। साथ ही साथ में अगर आप इसके अंदर कोई चीज़ का देखना चाहते हैं, मतलब हर एक रीजन में कैटेगरी वाइज फ्लो करें, तो आप आपको दिखेगा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक दिख रहा है ब्लू, तो इलेक्ट्रॉनिक कैसे फ्लो कर रहा है कि अगर वेस्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक पहले था, फिर वो कम होता 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 चला गया। ठीक है, यहाँ पे उसने लास्ट वो किया है। उसके बाद देखो कम से कम में है, ईस्ट में कम है, बीच में एक पोर्शन में वो डार्कर हुआ था, तो डार्कर का मतलब ये है कि वो अच्छा परफॉर्म किया था। ठीक है, अगर मान लो इसके अंदर मुझे और भी स्मॉल मल्टीपल्स और भी कुछ लगाना होता, प्रोडक्ट को मैं स्मॉल मल्टीपल्स में डाल देती, तो ये मुझे अलग से लैपटॉप का जो जर्नी है कैटेगरी वाइज वो भी दिखा रहा है, मॉनिटर का दिखा रहा है, प्रिंटर का दिखा रहा है, स्मार्टफोन का दिखा रहा है। अगर मैं मान लो इस तरीके से नहीं चाहती, प्रोडक्ट को तो मैं रखती हूँ यहाँ पर, एंड रीजन को मैं रखती हूँ स्मॉल मल्टीपल्स में। तो ये हर एक रीजन में मुझे दिखा रहा है कि किस तरीके से कैटेगरी को रखेंगे एक्स एक्सिस पे एंड प्रोडक्ट को हम रखेंगे लेजेंड में, तो हमें इस तरीके से दिखा रहा है कि किस तरीके से हर एक कैटेगरी फ्लो कर रही हैं। जैसे लैपटॉप अगर येलो है तो पहले लैपटॉप में कम हुआ, बाद में वो बढ़ गई, एंड इनिशियल लेवल पे जो ग्रीन है विच इज़ प्रिंटर, सबसे ऊपर क्या था, स्मार्टफोन बिक रहा था, फिर उसके बाद टैबलेट बिक रहा था, फिर उसके बाद मॉनिटर बिक रहा था, फिर प्रिंटर बिक रहा था, फिर लैपटॉप। ये बढ़ते आगे तक आपकी सेल इस तरीके से हो गई। तो ये फ्लो बताती हैं आपको सेल्स का। आप जिस तरह भी देखना चाहो आप इस तरीके से देख सकते हो। आपको अलग अलग फॉर्मेट में देखना है, आप अलग अलग फॉर्मेट में देख सकते हो। अगर आप एडिटिंग में जाओगे तो यहाँ पर वही वाले ऑप्शंस मिलते हैं। एक रिबन का आपको एक्स्ट्रा ज़रूर मिल जाता है,
और जिसके अंदर आप देख सकते हो बॉर्डर अगर आपको लगाना है, जैसे अभी के लिए कोई बॉर्डर नहीं लगे हुए हैं इन पे, तो इस तरीके से बॉर्डर लग जाएंगे, बट बॉर्डर ठीक से हम विजिबल नहीं हो पाते। लेआउट में अगर कुछ चेंज करना है, डेटा लेबल्स अभी ऑफ हैं, तो अगर ऑन करना है तो आप डेटा लेबल्स ऑन कर सकते हो एंड ओवरफ्लो टेक्स्ट एंड इस तरीके से ऑन कर सकते हो। तो देखो इनके डेटा लेबल ऑन हो चुके हैं, लेकिन मुझे डेटा लेबल चाहिए नहीं तो मैंने ऑफ कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप रिबन वाला बना सकते हैं जब भी आपको फ्लो दिखाना हो किसी चीज़ का, कि कोई चीज़ पहले कितनी थी, बाद में कितनी हो गई, बीच में उसका फ्लो क्या है। तो जब भी आपको किसी भी चीज़ का, किसी भी वैल्यू का फ्लो दिखाना होता है तो आप रिबन चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक और चार्ट कर लिया विच इज़ रिबन। चलें अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वाटरफॉल। वाटरफॉल कैसा होता है, अगर आप स्टॉक मार्केट में भी देखते हो तो कोई चीज़ बढ़ती घटती है, ऐसे कैंडल स्टिक्स देखी है ना आपने, अगर देखा है तो स्टॉक का अगर कोई भी काम करता है तो कैंडल स्टिक कैसा होता है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो ग्रीन 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 ग्रीन, फिर एकदम से बिल्कुल नीचे नहीं है लेकिन पहले वाले से कम आए तो वो रेड स्टिक बन जाएगा। ठीक है, तो ठीक वही वाली चीज़ इसके अंदर भी होती है कि कोई चीज़ बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, और फिर उसके बाद ऐसा कैटेगरी ब्रेकडाउन एंड वाई एक्सिस देना है। तो वाई एक्सिस पे तो हम टोटल सेल देंगे, कैटेगरी के अंदर हम कैटेगरी दे देते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी कैसा है, बढ़ रहा है, फिर एक्सेसरी बढ़ रहा है, एंड टोटल हम 2 ही कैटेगरी है, तो कैटेगरी को हटाते हैं। एक सेकेंड, कैटेगरी 2 होने की वजह से ना मेरे को मज़े नहीं आ रहे इसमें। देखो वेस्ट ईस्ट बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते ही इसका टोटल आ गया। एक काम करते हैं, इसमें ना ये वाला ना लेकर हम शीट 1 से डेटा लेते हैं। शीट 1 से डेटा लेने पे हम सेल्स को रखते हैं यहाँ पे वाई एक्सेस पे, एंड ब्रेकडाउन में मंथ रखते हैं, मंथ कैटेगरी में रखते हैं कि मंथ वाइज अप्रैल में बढ़ रहा था, मई में बढ़ रहा, मई देखो अप्रैल जून फैब मार्च इस तरीके से क्यों आ रहा है ये। एंड टारगेट, टारगेट को तो नहीं दिखाना, टारगेट से तो दिक्कत हो रही है, ब्रेकडाउन नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन कैसे अप्रैल, फिर सेल बढ़ी है, इन टोटल तो सेल बढ़ रही है ना, इन टोटल वो सेल्स को बढ़ा रहा है। बात ये होती है जब भी आपके पास अभी वो डेटा वैसा वाला नहीं है, लेकिन आप समझो उस चीज़ को कि जब भी हमारे पास डेटा इस तरीके से होता है जहाँ पर सेल्स जो है वो इस तरीके से कम ज़्यादा होती रहती है, जहाँ पे आपका जो यूनिट प्राइस है वो कम ज़्यादा होता रहता है, वहाँ पे ये जाएगा। एंड मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ एंड इसको हम एवरेज लेते हैं, तो भी वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही रहेगा। ओके फाइन, ठीक है, लेकिन आपने इस तरीके से दिखाना है। ठीक है, तो वो आपका जो भी चीज़ें बनती है वो आपकी वाटरफॉल से बनती है। वाटरफॉल क्या करता है, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई चीज़ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रही है तो वो फ्लो दिखाता है, लेकिन उसमें नेगेटिव फ्लो भी दिखता है, और उसकी वजह से उस नेगेटिव के होने की वजह से जो टोटल बन जाता है वो भी वो दिखाता है। जस्ट बिल्कुल वही वाला चीज़ है जो आपकी कैंडल स्टिक में होता है कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही है, अभी प्राइस 300 है, फिर 350 हुआ, फिर 370 हुआ, लेकिन फिर 20 रुपये कम हुए, तो ऐसा थोड़ी ना बिल्कुल नीचे आ गया, वो तो 350 पे आ गया, तो वो 350 पे वो रेड मार्क दिखाएगा, और उसकी वजह से अब आपका टोटल भी चेंज होएगा, तो वहाँ पे टोटल भी चेंज होगा। तो वो इस तरीके से आपको कंप्लीटली दिखाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला विजुअल, ये वाला तो हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज़ फनल। फनल कब करते हैं हम, फनल जब हमें किसी भी तरीके का फ्लो दिखाना होता है। फ्लो, फिर से फ्लो वाली बात आ गई, फ्लो नहीं, प्रोसेस, मैं मेरे बोलने में थोड़ा गलत कर दिया, आई एम सो सॉरी। फनल कैसी होती है, देखो फनल कैसे होती है, ऐसी होती है ना फनल, एक फिल्टर के जैसी। फनल ऐसे होती है, तो कोई भी चीज़ प्रोसेस 1 में आपने कोई भी चीज़ डाली है, फिर वो प्रोसेस 2 में गई है तो इसका क्या वैल्यू हो गया है, फिर प्रोसेस 3 में गई है, फिर ऐसे ऐसे करते हुए लास्ट में क्या हुआ है, तो वो फनल आता है कि सबसे ऊपर हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगा, फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम। तो ठीक वैसे ही अगर आपको कोई, जब आपको चार्ट में कोई प्रोसेस दिखाना होता है, किसी तरीके का जो चीज़ें चल रही हैं वो दिखानी होती है, तो आप फनल का इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे कैटेगरी आती है और वैल्यू आता है, तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली मंथ तो नहीं दिखाएंगे, हम लोग यहाँ पे रीजन दिखा सकते हैं कि कौन सा रीजन सबसे ज़्यादा कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा करने वाला सबसे ऊपर आ जाएगा। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली यूनिट प्राइस की जगह हम टोटल सेल ले लेंगे, तो ये हमें बेहतर रिजल्ट दिखा रहा है। तो देखो सबसे ज़्यादा है 26.48 मिलियन, तो सबसे ऊपर है, उसके बाद कम ये आया, फिर कम आया, फिर कम आया। तो यहाँ पर इस तरीके से आप दिखा सकते हो। अगर मान लीजिए मुझे किसी और डेटा में दिखाना होता, मैं एक और फनल लेती हूँ, यहाँ पे फनल ले लिया, इस वाले डेटा में दिखाते हैं, हमने मंथ लिया है कैटेगरी के अंदर,
एंड हमने सेल्स ली है, तो सेल्स देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। सेल्स टारगेट देखो सब में सेम है, क्योंकि सबका 1 लाख का टारगेट था। सेल्स में देखो डिफरेंस है, अप्रैल में सबसे ज़्यादा है। अभी यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ अब देखो, अप्रैल में 120 के हुआ, जून में हुआ, फिर फरवरी में हुआ, फिर मार्च में हुआ, सबसे कम मई में दिखा रहा है। तो ये फनल दिखा रहा है। यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन ये पता लग जाती है कौन सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा है वो सबसे ऊपर दिखेगा, जो उससे कम है वो उससे कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। वो एक तरीके से ऐसे फनल बनती हुई आएगी। ये इन्वर्टेड, इन्वर्टेड ए तो नहीं कह सकते, वी बोल लो, वी बोल लो चाहे इन्वर्टेड ए बोल लो, बात तो वही है। क्योंकि शेप तो ऐसी ही आनी है। तो जैसे भी सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। तो अगर आपको कोई ऐसे वैल्यूज़ में दिखाना हो, ऐसे देखना हो, तो फनल एक अच्छा खासा चार्ट है। और साथ ही साथ में जब आपको किसी प्रोसेस में दिखाना हो कि इस प्रोसेस में क्या हुआ, उस प्रोसेस में क्या हुआ, तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने से लिखा फनल। उसके बाद आता है स्कैटर, एंड माय बैड, एंड हमें अलग से लेना चाहिए था स्कैटर। स्कैटर को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ स्कैटर कैसे है। जैसे आपने रोएस सुना है? रोएस, शार्क टैंक देखते होगे तो रोएस, वो ऐसे बोलते हैं, ये लिखते हैं कि ये कितना एड स्पेंड किया है हम लोगों ने, जितना एड स्पेंड किया उससे रिवेन्यू आया है कितना एड स्पेंड करने से। तो मान लो अगर आपने रिवेन्यू मतलब सॉरी एड स्पेंड किया है आपने 2 रुपए का, और उससे आपको आई है 20 रुपए की सेल, तो 10x आपको सेल आ गई है। ठीक है, तो आप इसको बोलोगे कि आपने 2 वेरिएबल यहाँ पे आ गए कि कितना मैं 2 रुपए सेल 2 रुपए लगाता हूँ तो मेरे को 20 रुपए की सेल होती है। तो 2 वेरिएबल क्या हुआ कि एक तो हुआ कि आप मार्केटिंग स्पेंड क्या कर रहे हो, एड स्पेंड कर रहे हो, और एक हुआ कि आपका रिवेन्यू क्या बनता है। तो 2 वेरिएबल्स को जब दिखाना होता है इस तरीके से, तो आपका स्कैटर चार्ट काम आता है। आपको ध्यान है जब आप स्कूल में ग्राफ्स बनाते थे तब भी तो आपको 2 वेरिएबल मिलते थे, आप ऐसे ऐसे करते थे, यहाँ पे बनाते थे 0 x y, और आपको प्लॉटिंग दे दी जाती थी लाइक 4 × 20। तो अब नीचे यहाँ पे मान लो 1 2 3 4, तो 4 का यहाँ पे आएगा, वैसे तो ये प्लॉटिंग आएगी, ये 4, और यहाँ पे मान लो 20 यहाँ पे बनता है, तो ये आपने एक डॉट बना दी। अब मान लो फिर आपके पास आया 315, तो 3 आपका यहाँ पे आएगा यहाँ पे, और 15 आपका यहाँ पर है, तो 315 ही आ गया। उसके बाद मान लो आपका 110, तो यहाँ पे 1 और 10 मान लो यहाँ पे बनता है, तो 10 यहाँ। तो आप ये क्या बना रहे हो, ये डॉट्स डॉट्स को एज इट इज छोड़ देते थे। तो ये क्या है, स्कैटर चार्ट है, बेसिकली स्कैटर चार्ट। जब आप इसे ऐसे मिला देते थे फिर आप यहाँ पे लाइंस में और अच्छे से देख सकते थे कौन सी चीज़ कहाँ इंटरसेक्ट हुई है। तो ये वाला जो चार्ट था वो क्या था, स्कैटर चार्ट था। तो इसी को ही हम लोग यहाँ बना रहे हैं जब हमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, 2 पैरामीटर्स पे हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें टोटल सेल को देखना है, एंड टोटल सेल को कौन से 2 पैरामीटर में देखना है, कैटेगरी और प्रोडक्ट के उसमें देखना है। तो ये हमें इस तरीके से दिखाएगा, लेकिन हम ये मुझे लगता है ये बेहतर नहीं दिखा रहा है। एंड हम लोगों को वाई एक्सेस पे सेल्स चाहिए, एंड रीजन में, ओके एक सेकेंड, रीजन लेते हैं हम, रीजन वाइज, एंड कैटेगरी भी हटाते हैं। रीजन में मैंने ये लिया है वैल्यूज़, एक्स एक्सेस पे ये वैल्यूज़ में ये, एक सेकेंड, नहीं बैठी ये बात। हमें रीजन वाइज दिखा रहा है, बट रीजन हमें ढंग से पता तो लग नहीं रहे हैं इसमें, तो हम ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा और बेहतर वो दिखाएंगे। हाँ, अब हमें फिर भी डॉट्स पता लग रही है कि किस तरीके से क्या है। बेसिकली आप जब इस डॉट पे जाओगे तो क्या कह रहा है, वेस्ट में। अभी हमें एक और चीज़ नहीं पता लग रही, कैटेगरी, कैटेगरी को भी ऑन करें। फील्ड हम ऐड नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन स्कैटर का मतलब समझे। जब हमें इस तरीके से डॉटेड, अब इस पे जा रहे हो तो दिखा रहा है कैटेगरी एक्सेसरी है, रीजन नोट है, सेल आपका इतना है, हर एक डॉट आपको उसी तरीके से लगती है। तो बेसिकली जब भी आपके पास, अभी हमारे पास डेटा में भी उतना फिजिबल नहीं है, इसीलिए हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम ये करके देखते हैं कि हमें दिखा पाता है या नहीं।
तो बेसिकली हमारा मंथ में है और 75,000 हुआ है। फिर हमारा मंथ जैन है 85,000 हुआ है। इस तरीके से हमें ये दिखा रहा है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स नहीं हैं और हम नहीं दिखा पा रहे हैं, बट आप समझें इस चार्ट को। जब भी मेरे पास डेटा आएगा मैं आपको इस तरीके से बता दूँगी। बात ये समझें कि आपको ये चीज़ समझ आई कि किस तरीके से प्लॉटिंग होती है और किस तरीके से वो विज़िबल होगा। दैट इज़ योर स्कैटर चार्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा पाई वगैरह हो चुका है एंड बाकी चीज़ें हमारी हो चुकी है। डिकम्पोजिशन ट्री हम कर नहीं रहे, बाकी चीज़ें हम अलग से देखने वाले हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम करने वाले हैं विच इज़ Q&A एंड Q&A नहीं, हम करेंगे स्लाइसर पहले, सॉरी। तो देखो सबसे पहले आप ढूंढने जाओगे तो स्लाइसर आपको कहाँ मिला? एक तो स्लाइसर आपको यहाँ मिला। दूसरा ढूंढने जाओगे एक स्लाइसर यहाँ मिला विच इज़ योर बटन स्लाइसर। और भी कहीं कुछ स्लाइसर मिल रहा है क्या? नहीं। तो हम लोगों के पास मैम यहाँ 2 स्लाइसर होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, लेकिन दोनों का तरीका अलग होता है रिप्रेजेंट करने का। स्लाइसर होते क्या हैं? स्लाइसर होते हैं जो आपका काम बहुत आसान कर देंगे। जैसे कि एक बार के लिए मैं यहाँ पे ना एक चार्ट बना लेती हूँ। एक्स एक्सिस में मैं कैटेगरी डाल देती हूँ, टोटल से ले लेती हूँ एंड यहाँ पे एक प्रोडक्ट कस्टमर टाइप भी ले लेती हूँ एंड यहाँ पे प्रोडक्ट भी ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका एक चार्ट मैंने बना दिया है। ठीक है, लेकिन इस चार्ट को अब इस तरीके से मैं तो बहुत सारे चार्ट बना दूंगी। मैं तो यहाँ पर पूरा डैशबोर्ड बनाने वाली हूँ। तो अब इस चार्ट के अंदर मान लो मैं चाहती हूँ किसी पर्टिकुलर वे से, लाइक मैं मंथ से चाहती हूँ कि मैं जिस मंथ पे क्लिक करूँ उस मंथ का मुझे लैपटॉप का सेल दिखाए, उस मंथ का मुझे मॉनिटर का बताए, उस मंथ का मुझे प्रिंटर का बताए। तो ऐसे के लिए हम स्लाइसर का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास स्लाइसर यहाँ पे भी था तो हम एक स्लाइसर यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने स्लाइसर लिया और मान लो इस स्लाइसर के अंदर मैं मंथ को ऐड करती हूँ, तो यहाँ मंथ आ गए। तो एक तरफ तो ये है, देखो मुझे अप्रैल का दिखा रहा है, अगस्त का दिखा रहा है, दिसंबर का दिखा रहा है, जनवरी का दिखा रहा है। देखो चेंज हो रहा है। एक तरीका आपके पास ये होता है, मैंने इरेज पे कर दिया, मतलब सब सब सारा का सारा दिखा रहा है, कोई पर्टिकुलर मंथ का नहीं दिखा रहा है, ओवरऑल दिखा रहा है। एंड एक तरीका और होता है हमारे पास, ये होता है स्लाइसर बटन। एंड ये किस तरीके से दिखता है? ये बटन के फॉर्म में दिखता है। जैसे मैंने यहीं पे मंथ ले ली तो ये हमें बटन के फॉर्म में दिख रहा है। एक है इस तरीके से ड्रॉप डाउन, जैसे चेकलिस्ट जैसा दिखता है, जिसके अंदर अगर ज़्यादा होता है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी दिखने लग जाता ऐसे इस तरीके से। और एक जो ये दिखता है वो मंथ के बेसिस पे दिखता है। अब इसके अंदर भी अलग तरीके की फॉर्मेटिंग होती है, इसके अंदर भी। इसके अंदर जैसे अब मैंने क्लिक कर दिया तो देखो ये भी वर्क कर रहा है। एंड आपने इस पर क्लिक किया तो स्लाइसर का सेटिंग है, स्लाइसर का हेडर है, जिसको आप बोल्ड करना चाहते हो तो हेडर ये मंथ जो हो गया। अगर समरी दिखाना चाहते हो तो ऑल हो गया। बॉर्डर अगर कुछ लगाना चाहते हो टॉप पे तो बॉर्डर लग गया, देखो ये ऊपर एक लाइन आ गई है। बॉटम पे भी लगाना चाहते हो बॉटम पे भी आ जाएगा। एंड ये सब जो चल रहा है वो टेक्स्ट के लिए चल रहा है। फिर अलग से बैकग्राउंड करना चाहते हो तो किसी तरीके का बैकग्राउंड आ गया है। फिर आपको ऑब्वियसली टेक्स्ट का भी कलर चेंज करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं इसको वाइट ही कर देती हूँ ताकि मेरे को इतना वो ना करना पड़े। ठीक है, टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड, हाँ जी, वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है ये उसके बारे में है। अगर आपको साइज़ इंक्रीज़ करना है, आपने साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, साइज़ इंक्रीज़ करते ही आपके पास यहाँ पे कर्सर आ गया है, मतलब ये स्क्रॉल बार आ गया है। ठीक है, आपने इन्हें बोल्ड करना है, आप बोल्ड कर सकते हो। आपने कोई और कलर का करना है, आपने कोई और कलर का कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का ही कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर बॉर्डर ऑब्वियसली इसी के लिए आ रहा है, तो ये 3 आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं एंड बाकी के ऑप्शंस तो लगभग सेम ही है। बटन्स में भी आपके पास इसी तरीके के ऑप्शंस होते हैं। ये जो इरेजर होता है इसको क्लिक करने से आपका जो सिलेक्शन है वो खत्म हो जाता है। अगर मान लो मैंने दिसंबर का सिलेक्शन किया हुआ है, अब मैं थोड़ी ना एक एक करके ऐसे ऐसे डबल करके, या तो आप दिसंबर पे किया और दोबारा इसे ही सेलेक्ट कर लो तो ये हट जाएगा, या फिर अगर मान लो इस तरीके से सिलेक्शन किया हुआ है तो आप ये इरेजर भी कर सकते हो एंड इस तरीके से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए, जब भी आपको ये हटाना है तो आप ये इरेज़र पे कर दो। तो मैम हम 2 टाइप के स्लाइसर्स हैं। हाँ, बिल्कुल हैं। आप दोनों टाइप के बना सकती हैं, आपका मर्ज़ी है। आपको जहाँ पर इस तरीके से दिखाना है, आप इस तरीके से दिखाएँ। जहाँ पर आपने इस तरीके से दिखाना है, आप इस तरीके से दिखाएँ। मैंने जो पहले डैशबोर्ड बनाया हुआ था, मैंने ऐसे बटन वाले स्लाइसर बनाए हुए थे। लेकिन अगर आप इस तरीके का कोई स्लाइसर बनाना चाहते हैं, देखो ये ना बड़ी लिस्ट के जैसा बन जाता है, ऐसे। तो आराम से जहाँ पर आपके पास स्पेस कम है और आपको इस तरीके से बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत आसानी से ये बन जाता है। आपने इसके ऑप्शंस भी देख लिए हैं। हमने यहाँ पे स्लाइसर्स को अच्छे से कर लिया। देखो मैंने जनवरी कर रही हूँ, देखो यहाँ सारा चेंज हो रहा है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक पाई चार्ट ले लिया है। पाई के अंदर हमने कैटेगरी और टोटल सेल डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं ये ना सभी से कनेक्टेड होता है। जैसे मैंने फरवरी किया तो देखो ये भी चेंज हो रहा है। मैंने जनवरी किया तो देखो ये भी चेंज होगा। मैंने जुलाई किया तो देखो ये भी चेंज होगा। ऐसा नहीं, मैंने अप्रैल किया तो देखो ये भी चेंज हो रहा है। अगर मान लो मैं कोई और चार्ट भी ले लेती हूँ
जैसे मैंने लाइन चार्ट ले लिया यहाँ पे, पता नहीं क्या कन्वर्ट कर दिया मैंने, गलती से मैंने स्लाइसर ही कन्वर्ट कर दिया है। तो ठीक है, अगर मान लो मैंने अलग से एक लाइन चार्ट भी ले लिया है, उसके अंदर हमने कैटेगरी टोटल सेल को इस तरीके से दिखा दिया है। अब देखो फेब्रवरी करो, देखो लाइन चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो एक स्लाइसर होता है जिससे हम नहीं कहते इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाना है कि आप जिस पे क्लिक करो और वो पूरा का पूरा चेंज हो जाए, वो आपके स्लाइसर्स होते हैं। चले अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो Q&A करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आता है Q&A क्या होता है? Q&A ये होता है कि हम लोग ना एक क्वेश्चन बार जैसा यहाँ पे लगा दें। आप जब यहाँ पे जाओगे तो आपको Q&A मिल जाएगा, विच इज़ दिस Q&A। एंड आपके पास यहाँ पर जैसे कोई सर्च बार होता है ना, वैसे आएगा। अभी प्रिपेयर हो रहा है ये Q&A। इसके अंदर इनबिल्ट कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड जैसे पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे दे रखा है एवरेज सेल पता करना है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये मेरा क्वेश्चन है, ये चला जाएगा, तो एवरेज सेल आ गया। मान लो मुझे कुछ और जानना था कि टोटल सेल्स कितना है, टोटल सेल्स, तो मैंने ये किया, तो अभी मेरे पास टोटल सेल्स आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो भी जानना चाहते हो आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखोगे, वो आ जाएगा। हाईएस्ट कैटेगरी हमें जानना है, तो हाईएस्ट कैटेगरी हमारे पास आई इलेक्ट्रॉनिक का और इतना सेल हुआ है उसका। एंड हमें लोएस्ट जानना है, तो हमने यहाँ पे लोएस्ट डाल देना है, तो लोएस्ट कैटेगरी, तो लोएस्ट कैटेगरी आ गया। मुझे प्रोडक्ट जानना है, तो प्रोडक्ट, सबसे लोएस्ट प्रोडक्ट है प्रिंटर, जो कि वो तो इलेक्ट्रॉनिक का था, येट प्रिंटर सबसे कम बिकता है हमारे पास। और हाईएस्ट प्रोडक्ट अगर हम देखें तो मॉनिटर है। अगर मैं बात करूं एवरेज यूनिट प्राइस की, प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, तो हमारे पास इतना एवरेज प्राइस आता है। और अगर मैं बात करूं किसका था, दूसरा कैटेगरी हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉनिक के अलावा हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास दूसरा कैटेगरी क्या था इलेक्ट्रॉनिक के अलावा। कैटेगरी एक्सेसरीज था, एक्सेसरीज, हाँ एक्सेसरीज है, तो हम यहाँ जाएंगे ऑफ, ओप्स माय बैड, एक्सेसरीज, एवरेज यूनिट प्राइस ऑफ एक्सेसरीज, तो उसने मुझे ये बताया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी डैशबोर्ड के अंदर भी इस तरीके से कोई क्वेश्चन रख सकते हो। यहाँ साइड में आपने एक क्वेश्चन करके रख दिया, जिस भी पर्सन को जो भी क्वेश्चन पूछना है उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो ये था आपका Q&A, बहुत सिंपल है। आपको बस इस कार्ड को यहाँ पे लगाना होता है और उसके बाद ये आप जो भी उसको क्वेश्चन कहोगे वो डेटा को एनालाइज करके आपको उसका आंसर ला के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारे विजुअल्स को कंप्लीट कर लिया है। जो भी विजुअल बच जाएगा अब वो हम जब चार्ट करेंगे तब हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द विजुअल्स को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम अपने डेटा से हम डैशबोर्ड बनाएंगे एंड उस डैशबोर्ड को बनाने के बाद फिर हम अपना डेटा मॉडलिंग की तरफ बढ़ेंगे, विच इज़ द क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस इंटायर ज़ीरो टू हीरो सीरीज़। ओके, तो चलो हम बढ़ते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। बनाते हैं डैशबोर्ड बनाने के लिए डेटा वही सेम इस्तेमाल करेंगे, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, रीजन, प्रोडक्ट, कैटेगरी। लेकिन हम डैशबोर्ड जब बनाते हैं तो हमें क्या थिंकिंग रखनी चाहिए, किस तरीके से हमें डैशबोर्ड बनाना चाहिए, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलें वो सीखते हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर चाहिए कि मेरा जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा स्प्लिट हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले क्योंकि ये डेटा मेरे पास यहाँ पे भी है ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ पे साइड में डेटा पे लिखना चालू करती हूँ। तो सबसे पहले ना हमें ना प्लानिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले तो कोई रिक्वायरमेंट अगर आई है तो बात अलग है कि रिक्वायरमेंट आई है और हमें वो बनाना है, पर्टिकुलर किसी ने कोई रिक्वायरमेंट दे रखी है। ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट समझ लो। रिक्वायरमेंट समझने के बाद आपको करना पड़ता है डेटा ओवरव्यू। सेकंड स्टेप आपके पास क्या आता है, डेटा ओवरव्यू आता है। कभी भी डायरेक्टली ऐसे नहीं बनता है, डेटा का ओवरव्यू आपको करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए आपके पास क्या क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग का सबसे बेस्ट तरीका बता रही हूँ मैं आपको। उसके लिए आप सिंपली क्या करो, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी हेडिंग लिखी है ना आपके पास, लिख लो। इनिशियल लेवल पे ना आप इस तरीके से करके देखो, आपको डैशबोर्ड बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं यहाँ लिख लेती हूँ ऑर्डर आईडी, फिर मैं यहाँ लिखती हूँ ऑर्डर डेट,
पूरा लिख लो जितना समझ आता है। उसके बाद देखो, अभी कोई दिमाग लगाओ ही मत, अभी सिर्फ दिमाग चलाना ही नहीं है, अभी तो सिर्फ हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे। और हैंड रिटन हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब हम खुद से कोई चीज़ लिखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। तो हम सेल्स चैनल लिखेंगे, कस्टमर टाइप लिखेंगे। यहाँ से बस आपको है ना डैशबोर्ड बनाना आ जाएगा, उसके बाद बस बैकएंड का काम है। फिर तो आप मतलब चीज़ें मैं आपको एडवांस लेवल वाली सिखा दूंगी। यूनिट प्राइस, मंथ, टोटल सेल। तो देखो, सबसे पहले काम करो, जो जो वैल्यू वाली चीज़ें ना, वैल्यू वाली चीज़ों को आप कर लो। ऑर्डर डेट को भी मैं वैल्यू में रखती हूँ, वैल्यू प्लस में उसमें रखते हैं, वैल्यू प्लस में नंबर प्लस में टेक्स्ट, दोनों में रख लेते हैं। वैल्यू वाली चीज़ ऑर्डर आईडी वैल्यू में है, ठीक है। रीजन, प्रोडक्ट, कैटेगरी सब टेक्स्ट है, सेल्स चैनल टेक्स्ट है, कस्टमर टाइप टेक्स्ट है, क्वांटिटी सोल्ड तो ये भी आपके पास वैल्यू के फॉर्म में होएगा, यूनिट प्राइस वैल्यू के फॉर्म में रहेगा, और टोटल सेल वैल्यू के फॉर्म में रहेगा। और आपके पास डेट है तो ये अलग से मंथ की नीड नहीं है, तो मैं यहाँ पे इस मंथ को कट कर सकती हूँ कि मुझे यहाँ से मंथ की बिल्कुल नीड नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर डेट है, तो मंथ तो मैं यहाँ से भी निकाल सकती हूँ, बिकॉज वो हायरार्की में आता है, तो वो पूरा का पूरा सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक मेरे पास रीजन है, एक मेरे पास प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, सेल्स चैनल है, कस्टमर टाइप है, और ये सारे के सारे बहुत ही अच्छे एक्सपेक्ट्स हैं अगर अगर हमें डैशबोर्ड में दिखाने हो तो इनके मैं स्लाइसर किन किन के बनाऊंगी। तो देखो, रीजन का हम स्लाइसर बना सकते हैं, बिकॉज अगर किसी पर्सन को जानना हुआ कि मुझे नॉर्थ रीजन में कितना हुआ, साउथ रीजन में कितना हुआ, ईस्ट में कितना हुआ, वेस्ट में कितना हुआ, डायरेक्टली जान सकते हैं। प्रोडक्ट एक सब मतलब डिटेल है, प्रोडक्ट एक कैटेगरी के अंदर आने वाली डिटेल है, इसलिए जो स्लाइसर बनाएंगे हम वो कैटेगरी का बनाएंगे, कैटेगरी का स्लाइसर बनाएंगे, प्रोडक्ट का स्लाइसर नहीं बनाएंगे। सेल्स चैनल, ये हमें ज़रूर जानना होता है कि किस चैनल से हमारी सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, तो ऑब्वियसली हम इसका स्लाइसर बनाएंगे। एंड कस्टमर टाइप, किस तरीके के कस्टमर हमसे ज़्यादा खरीदते हैं, ये इसका भी हमें एक स्लाइसर बनाना चाहिए, ताकि ये कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के अलावा भी हम इंडिविजुअली भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो इसकी डेफिनेटली लेंगे। टोटल क्वांटिटी सोल्ड, देखो प्रोडक्ट अलग है, कैटेगरी अलग है, तो क्वांटिटी का कुछ टोटल में तो कुछ नहीं कर सकते, एंड यूनिट प्राइस का भी एज सच कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ करना होगा तो देख लेंगे। टोटल सेल हम ज़रूर दिखाएंगे कि हमें टोटल सेल कितना है, वो एक हम कार्ड के ज़रिए ज़रूर दिखा सकते हैं। एंड दैट्स इट। अभी हमारा एक बहुत ही छोटा सा डैशबोर्ड बनेगा, बिकॉज बहुत ही छोटा सा डेटा है, लेकिन बात यह है कि हमें बस चीज़ें प्लेस करनी आनी चाहिए, चीज़ों को कैसे डील करना है वो आना चाहिए। अभी हम बहुत इनिशियल लेवल का बना रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ईजी सा बना रही हूँ। तो आपको समझ आ गया स्लाइसर कौन कौन से बनेंगे, रीजन का बनेगा, एंड कैटेगरी का बनेगा, सेल्स चैनल का बनेगा। ओके, तो हमारे पास स्लाइसर कितने आ गए, यहाँ पे लिख लो पहले। 4 स्लाइसर आ गए हैं मेरे पास। एक आया रीजन का, अच्छा एक स्लाइसर हम इसका भी बना सकते थे, क्वार्टर का, क्योंकि मंथ वाइज हम दिखा रहे हैं स्लाइसर, तो एक मैं इसका भी बनाऊंगी। तो 5 स्लाइसर्स आ गए मेरे पास। 5 स्लाइसर्स इज ह्यूज, आपको कितने वे से आपका इंटरेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं रिपोर्ट जो बनाऊंगी वो मंथ वाइज रिपोर्ट बना दूंगी यहाँ पर। तो एक रिपोर्ट ये बनेगी मंथ वाइज। अच्छा, एक ऑर्डर आईडी का भी मैंने एक Q&A काइंड ऑफ स्लाइसर सोचा हुआ है, तो इसका भी एक स्लाइसर ऐड करेंगे कि ऑर्डर आईडी से हम सर्च कर सकें, तो 6 स्लाइसर्स ले सकते हैं हम। मंथ वाइज बताएंगे, रीजन वाइज हम दिखाना चाहें तो दिखा देंगे। मुझे रीजन का चार्ट तो नहीं बनाना कि हर एक रीजन का पता लगे, नहीं, मैं इंडिविजुअल रीजन का जानना चाहती हूँ। प्रोडक्ट का डेफिनेटली एक चार्ट बनेगा, तो एक यहाँ पे चार्ट बनेगा, तो एक चार्ट ये रहा, 2 चार्ट, दूसरा चार्ट ये रहा, एंड कैटेगरी का चार्ट हम बाद में देखते हैं। सेल्स चैनल का, कस्टमर टाइप का हमने स्लाइसर्स तो बना दिए हैं, लेकिन इनका भी चार्ट होना चाहिए। तो प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे मैं 3rd चार्ट ले लेती हूँ, और यहाँ पे मैं 4th चार्ट ले लेती हूँ, दैट्स इनफ। एंड 3 चार्ट भी बनेंगे तो इनफ है, लेकिन 4th चार्ट, एंड कार्ड मैंने एक ही लिया है। तो चलो ठीक है, मेरे पास यहाँ 4 चार्ट्स आ गए हैं और 1 कार्ड आ गया है। तो चलें, अब हमें क्या करना होता है, जब सबसे पहले आपको डेटा का ओवरव्यू लेना होता है। डेटा का ओवरव्यू आप कर चुके हो, अब आपको पता है कि आपके पास जो वहाँ पे स्क्रीन मिलेगी आपको, वो इस तरीके की स्क्रीन मिलेगी। किस तरीके की स्क्रीन मिलेगी आपको, इस तरीके की स्क्रीन मिलेगी। अब स्क्रीन का रेशियो कैसे डिसाइड करता है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप इसे समझें। तो हमें कार्ड बनाना है और 6 स्लाइसर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली किसी भी चीज़ का टाइटल आता है, अगर आप बीच में देना चाहो तो बीच में टाइटल दे सकते हो, एंड हमने यहाँ पे टाइटल क्रिएट करना है। इसके अंदर इमेजेस का कैसे यूज़ करते हैं, इसके अंदर शेप्स का कैसे यूज़ करते हैं, पूरा यूसेज आपको सिखाऊंगी। एंड इस तरीके से आप यहाँ डैशबोर्ड बनाएंगे। उसके बाद एक स्लाइसर हम यहाँ लगा सकते हैं, जो कि हमारा
ऑर्डर आईडी वाला है, दूसरा स्लाइसर हम यहाँ लगा सकते हैं। तो 2 स्लाइसर यहाँ हो जाएँगे, हमारे पास टोटल 6 स्लाइसर्स हैं, तो 2 यहाँ हो गए, तो 4 स्लाइसर्स और लगाने हैं। तो 1, 2 एंड 3 एंड 4 ये स्लाइसर्स इनफ रहेंगे, बाकी मुझे स्पेस देखना पड़ेगा। 4 कार्ड है हमारे पास, एक ही कार्ड है, तो कार्ड मैं ये कह रही हूँ कि अगर यहाँ पे स्पेस बचता है तो मैं यहीं पे ही कार्ड दिखाना चाहूँगी। एक स्लाइसर में यहाँ पे बढ़ा देती हूँ ताकि यहाँ पे टोटल में दिखे कि हमारा सेल कितना है, ठीक है। एंड यहाँ पर पहला चार्ट, यहाँ पे दूसरा चार्ट, यहाँ पे तीसरा चार्ट और यहाँ पे चौथा चार्ट आ जाए एंड इट लुक्स ग्रेट एंड स्पेस भी काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा एंड सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएंगी, सो इट लुक नाइस। अब बात आती है स्क्रीन की, जो ये बैकग्राउंड जो दिख रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं कैनवस। जैसे जिसके ऊपर आप पेंटिंग करते हो तो क्या उसको क्या बोलते हैं, कैनवस बोलते हैं, जिसके ऊपर सारा कुछ काम करने वाले हो, तो यहाँ पर भी हम इसको कैनवस बोलते हैं, ओके। एंड यहाँ पर क्या है, जैसे कि आपने यूट्यूब देखा है, यूट्यूब पे जो स्क्रीन होती है वो ऐसी होती है, तो वो 16:9 की होती है। अब इसी को इंस्टाग्राम वाली स्क्रीन पे ले आओ, रील वाली स्क्रीन पे ले आओ, तो ये 9:16 हो जाती है, ठीक है। अगर इंस्टाग्राम के पोस्ट की बात करो तो वहाँ पे भी 2 तरीके के पोस्ट होते हैं, एक लॉन्ग पोस्ट होता है इस तरीके का, तो वो 3:4 का होता है, और अगर नॉर्मल पोस्ट की बात करो तो 1:1 होता है। तो इस तरीके से एक तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ, अगर आपको देखना है। ये जो मेरा स्क्रीन आएगा, चलो फ़ोन को छोड़ते हैं, लेकिन इसमें ही समझते हैं। अगर यूट्यूब की अगर हम स्क्रीन देखते हैं तो वो 16:9 होती है। रील्स जो हम देख रहे होते हैं, शॉर्ट्स जो हम देख रहे होते हैं, वो 9:16 होता है। इंस्टाग्राम का जो पोस्ट होता है, शॉर्ट वाला पोस्ट होता है ना, जो बाहर की तरफ दिखता है, वो 1:1 होता है। लेकिन एक लॉन्ग पोस्ट भी होता है जिसमें आपकी पिक्चर थोड़ी सी लॉन्ग दिखती है और साइड में स्पेस बच जाता है जब भी आप अप्लाई करते हो, तो वो 3:4 होता है। ये वाले तो कुछ रेशियोज़ आपको पता ही है। इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कस्टमाइज़ेशन कर सकते हो। आप वहाँ पर कितनी भी लेंथ और विड्थ आप रख सकते हो कैनवस की, जितना आप रखना चाहते हो। जितना बड़ा आपका डैशबोर्ड हो बनाना चाहते हो, आप उस अकॉर्डिंग वहाँ पे लेंथ, हाइट, विड्थ वगैरह आप वहाँ पे लगा सकते हो। ये मिलता कहाँ पे है, कैसे होता है, चलो मैं उसे पूरा डिटेल में बताती हूँ। होता क्या है ये तो आपको मैंने बता दिया है, लेकिन फिर से एक बार और बता देती हूँ कि कैनवस हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कैनवस क्या होता है। जैसे कोई भी स्केच बनाना होता है तो आपको क्या चाहिए, जिसके ऊपर आप स्केच बनाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, कैनवस बोलते हैं। ये इसके अंदर फिर ड्रामे शुरू हो गए हैं मेरे पेन टैब के अंदर, तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, है ना। अब हमें इस कैनवस की सेटिंग्स करनी है। अभी कैनवस की सेटिंग कैसे होगी, देखो 2 तरीके से 2 एरियाज़ होते हैं। जब मैंने चार्ट भी बनाया था तो कैसे था, एक ये एरिया था और एक बीच में जहाँ चार्ट बनता है वो एरिया था, तो इसको हम प्लॉट एरिया या चार्ट एरिया बोलते हैं। ये हमारा बैकग्राउंड होता है। तो ये इसके भी बाहर एक जो है जहाँ पे डैशबोर्ड बना रहे हो, उस एरिया को हम कैनवस बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये स्क्रीन जो आपको दिख रही है ये कैनवस है। देखो अभी मेरा कैनवस ही इतना बड़ा कैनवस है, ये जितना भी आपको ऊपर डॉटेड लाइन दिख रही है, इतने इतने एरिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो हमारे ऊपर होता है कि हमें किस तरीके से डैशबोर्ड बनाना है, क्या हम लोगों ने यहाँ पे रेजोल्यूशन रखना है, किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। तो जब भी आपको कोई सेटिंग करना होता है तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली फॉर्मेट पे जाते हो, तो यहाँ कोई चार्ट तो है नहीं कि आपको चार्ट में किसी ने एडिटिंग करनी है, आपने कैनवस में एडिटिंग करनी है, आप डायरेक्टली इस पे जा सकते हो, फॉर्मेट योर पेज। नाउ पेज इन्फॉर्मेशन, अगर इसका इन्फॉर्मेशन है तो ये पेज 4 है, तो आप देख सकते हो नीचे कि ये पेज 4 है। एंड टूल टिप एंड Q&A ये हम बाद में समझेंगे। कैनवस सेटिंग में देखो मैंने आपको अलग अलग बताए थे, विच इज़ 4:3 है, 16:9 है। लेटर के काइंड ऑफ चाहिए तो लेटर में जैसा आ गया है। अगर आपको मान लीजिए कस्टम कुछ करना है, आपको यहाँ पे कोई यहाँ पे साइज़ खुद से देना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे 1200 × 800 करना है, तो मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया एंड 1200 लिख दिया एंड यहाँ पर मैंने 800 लिख दिया। तो देखते हैं ये कैसे बनता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, शायद मैंने उल्टा कर दिया है। तो मुझे यहाँ 800 चाहिए और यहाँ 1200 चाहिए, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से अब मेरा यहाँ पर स्क्रीन दिख रही है मुझे। एंड लेट मी जस्ट, अभी ये 87 पे है, मुझे इसको फिट टू पेज करना है, 100 पे करना है, सो दैट हमें एक्यूरेट पता लगे कि जब मैं स्क्रीन ओपन करूँगी तो मुझे कितना दिखेगा। तो अभी तो ये ज़्यादा है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से 16:9 लेती हूँ, तो यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा। अभी मेरे पास अभी भी नहीं आ रहा, मुझे ऊपर करने पड़ेगा। एंड ठीक है, मुझे अभी जितना भी स्क्रीन में दिख रहा है ना,
उतना ही मेरा कैनवस है। ये मेरे पास पेज 4 पे मैं आ जाती हूँ, ये मेरा कैनवस है। अगर कोई और साइज़ चाहिए होता है तो आपको समझ आएगा। कैनवस बैकग्राउंड, अगर कोई और बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड है, आपको ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए तो आप ब्लैक ले सकते हो। अभी जब भी आप बनाओगे तो लास्ट में पीछे ब्लैक हो जाएगा। एंड आपको रेड चाहिए, आप रेड ले सकते हो। कोई पिक्चर लगाना चाहते हो तो पिक्चर लगा सकते हो, जैसे मान लो मैं लोगो लगाना चाहती हूँ या कोई और पिक्चर बैकग्राउंड में देना चाहती हूँ तो आप यहाँ से ले सकते हो। कोई भी पिक्चर बैकग्राउंड में ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड का पिक्चर ले रखा है इसका, तो मैंने ओपन किया तो वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड आई डोंट नो कि वो यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है। एक बार के लिए हम कैनवस सेटिंग को चेंज करते हैं एंड यहाँ पे 16:9 लेते हैं एंड अलाइनमेंट हम मिडल रखते हैं। एंड यहाँ पे हमें दिखना तो सही से चाहिए था, लेकिन हमें क्यों नहीं दिख रहा है इसका एक बार हम चेक कर लेते हैं। एंड हम इसको वाइट लेते हैं एंड यहाँ से फिट लेंगे। हमने ट्रांसपेरेंसी 100 की हुई है, इसलिए हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जब हमने कलर किया था तो कलर भी हमने रेड किया था, तो भी हमने ये, अगर मैं इमेज हटा देती हूँ तो कलर भी आ गया था। जस्ट बिकॉज हमने ट्रांसपेरेंसी 100 किया हुआ था तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। आपने पिक्चर लेनी है, आप यहाँ से पिक्चर ले लो। किसी भी पिक्चर के ऊपर आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ले रखी हैं, तो आप यहाँ से कोई भी पिक्चर ले सकते हो। मैं ये पिक्चर ले लेती हूँ एंड ओपन कर लेती हूँ, तो ये पिक्चर हमारा आ गया है। इसको आप फिट करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं तो इस तरीके से आ जाएगा। अब आप इसके ऊपर जो भी डैशबोर्ड बनाना चाहे बना सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको और ऑप्शन मिलता है विच इज़ वॉलपेपर। वॉलपेपर भी यही होता है कि आपको बैकग्राउंड में जो कलर लगाना है। कैनवस बैकग्राउंड तो ये आ गया। वॉलपेपर इज़ लाइक अ, जो इस कैनवस के ऊपर लगेगा उसको हम वॉलपेपर बोलते हैं। तो आप वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हो। जो इमेज मैंने यहाँ पे लगाई है कैनवस के बैकग्राउंड में लगा लो या वॉलपेपर में लगा लो, वो बैकग्राउंड में ही दिखेगी। अब जैसे मैंने इसको लेकर मैंने ओके कर दिया तो ये वाला जो पिक्चर है वो मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है, वॉलपेपर की तरह लगा है। लेकिन अभी भी इसको भी मेरे को फिल करना पड़ेगा। ये फिट है, अभी फिल कर दूंगी मैं, तो ये इस तरीके से नज़र आने लग जाएगा। वो बैकग्राउंड में चला गया, वो कम्प्लीटली लग गया। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है फ़िल्टर पेन। फ़िल्टर पेन में क्या होता है, इनपुट्स आ गए, हेडर आ गया, सर्च बॉक्स आ गया। अगर आपको कुछ भी इस तरीके का लगाना है तो आप लगा सकते हैं। एंड जो भी आप इनपुट वगैरह दोगे यहाँ पर सभी चीज़ों में इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम ये वाले पॉइंट्स नहीं देखेंगे, हमें ये वाला नहीं देखना, फ़िल्टर पेन। एंड फ़िल्टर पेन हमारे पास ये वाले ऑप्शंस में होता है, ये वाले फ़िल्टर पेन होते हैं। फ़िल्टर कार्ड्स, अगर हम जो भी फ़िल्टर कार्ड्स लगाएंगे वो होते हैं, लेकिन अभी के लिए हम उसे नहीं देख रहे हैं। कैनवस सेटिंग के लिए मेरे पास अभी के लिए ये ठीक है, बट मुझे जो बनाना है एक्चुअल में वो ऐसा सब कुछ नहीं बनाना है, तो इसलिए मैं बैकग्राउंड भी हटा देती हूँ यहाँ से कि मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए। मैं कलर भी यहाँ पर वाइट कर देती हूँ या ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक कर लेते हैं कि हम डार्क एक बना रहे हैं। एंड जो वॉलपेपर था, वॉलपेपर वाली चीज़ हम लोग कर सकते हैं दूसरा वाला, ताकि थोड़ा डार्क शेड आ जाए। तो हम लोग यहाँ से वॉलपेपर में जाएंगे एंड यहाँ से इस इमेज को चेंज कर लेंगे। तो हमने इसको क्रॉस किया और उसके बाद हम इमेज में गए एंड उसके बाद हमें दूसरा कोई इमेज चाहिए तो हम यहाँ से दूसरा कोई इमेज ले लेते हैं विच इज़ द डार्कर वन। एंड हमने इसको ले लिया, तो ये अभी बैकग्राउंड में आ गया है। एंड इसको मैं फिल में ले लेती हूँ, तो कम्प्लीटली ये नीचे बॉर्डर काइंड ऑफ बन गया। मुझे अच्छा लग रहा है और इसके अंदर हम लोग बनाएंगे तो काफ़ी सही लगेगा। तो चलें अब हम डैशबोर्ड बनाना शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी कैनवस की सेटिंग करनी थी हम लोग कर चुके हैं। कैनवस आप समझ चुके हो, ये बैकग्राउंड के अंदर है। ये बीच में ही आएगा क्या मैम? नहीं आएगा। जैसे ही आप विजुअल्स बनाने लगोगे तो ये नहीं आएगा। जैसे ही मैंने एक विजुअल ऐड किया तो वो जा चुका है एंड जैसे ही मैं इसे हटा देती हूँ तो ये बीच में आ जाता है। ये बस आपको नोटिफाई कर रहा है कि बीच में आपको अभी एक विजुअलाइजेशन करना है। बिल्ड विजुअल्स विद योर डेटा, आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो चलें अब हम शुरू करते हैं। तो मैं बीच में लिखूँ या मैं साइड में लिखूँ, तो मैं साइड में लिखूँगी। एंड देखिए जो भी चीज़ हमें करनी होती है ना, तो हमें शेप्स बटन्स ये लगा के करना होता है। तो आप इंसर्ट पे जाओगे तो इनका यूसेज आप काफ़ी ज़्यादा करने वाले हो। चाहे इमेज आपको इंसर्ट करना है तो इमेज कर लो, टेक्स्ट बॉक्स करना है तो टेक्स्ट बॉक्स कर लो, शेप करना है तो शेप कर लो। हमने यहाँ से एक शेप ले लेनी है, हम यहाँ से ये वाला शेप ले लेते हैं। एंड जो भी शेप, देखो शेप में भी कुछ भी चेंजेस करनी है तो देखो अपना उसका शेप का आया है जर्नल प्रॉपर्टीज़। जैसे किसी चार्ट में कोई आप एडिटिंग करते हो ना, बिल्कुल उसमें भी ऐसे ही एडिटिंग करनी पड़ती है। एंड हम इसको ABC लिमिटेड ले लेते हैं फ़िलहाल के लिए। तो हमने इसको इस तरीके से यहाँ तक रखा है। एंड ABC लिमिटेड वैसे भी आपका छोटा ही रहने वाला है, तो आपने ये लिया। इसको हम बेस लेंगे सो दैट हम इसको कलर करें। तो स्टाइल में जाना है आपने। स्टाइल के अंदर आप यहाँ से कोई कलर चेंज कर सकते हो। देखो मैंने क्या किया, मैं पहले आपको बता देती हूँ। नॉर्मल विजुअलाइजेशन था, आपने इस पर क्लिक किया, ये शेप में आ गया। यहाँ पर शेप चेंज करना होता है तो शेप चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई दूसरा शेप चाहिए तो। नहीं, मुझे शेप नहीं चाहिए। अगर राउंडेड कॉर्नर्स करने हैं तो राउंडेड कॉर्नर्स भी कर सकते हो, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं कराना। रोटेशन करना है तो रोटेशन कर सकते हो। स्टाइल, देखो रोटेशन यहाँ से नहीं हो सकते, इसमें यही थोड़ा सा दिक्कत देता है कि आपको कुछ भी करना है ना तो आपने यहाँ से ही करना है। ठीक है, धीरे धीरे आदत पड़ती है। इनिशियली आपको ऐसा होगा कि बार बार ऑप्शन में जाना है। हाँ जी, बार बार ऑप्शन में जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप फिल पे आओगे। फिल पे यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हो। मैं माइल्ड सा कोई कलर ले लेती हूँ येलोइश में।
एंड हम एक हल्का सा पीची सा मतलब क्रीमिश कलर लेते हैं, क्रीमिश। एंड देखो मैं इसका साइज़ अभी यहाँ से डिक्रीज़ करूँगी, इतना ठीक है ना। और इसको हम कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल V करेंगे। मैंने एक और ले लिया सो दैट मेरे को ना एक डिज़ाइन काइंड ऑफ बनाना था, तो ये मेरा डिज़ाइन बन जाएगा। मेरे को यहाँ पे इसको शिफ्ट किया एंड अब मुझे यहाँ पे इसको इस तरीके से, अब मैं यहाँ पे अपना टाइटल लिखना चाहती हूँ एंड इसमें भी मैं कोई दूसरा कलर लगाना चाहती हूँ। मुझे इस तरीके से करना था, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा था तो मैंने कर लिया, ठीक है। और मुझे अब इसमें कोई दूसरा कलर लगाना है तो मैं इसमें ब्लैक करके देखती हूँ तो कैसा लगेगा। नहीं, ब्लैक तो अच्छा नहीं लगेगा, हम इसमें कोई दूसरा कलर करेंगे विच इज़ रेड। तो हाँ ठीक है, हम रेड का कॉम्बिनेशन का बना सकते हैं, बट नीचे पर्पल है तो हमें वी शुड टेक पर्पल, बिकॉज नीचे की तरफ पर्पल है ना, तो हमें कुछ पर्पल काइंड ऑफ लेना चाहिए। एंड पर्पल में ये रहा एंड मुझे लगता है ये मुझे बेहतर लग रहा है। एंड इसके बॉर्डर भी मुझे ठीक नहीं लग रहे, तो बॉर्डर जो है मेरे को बॉर्डर जो चाहिए वो वाइट कलर में चाहिए, तो मैंने वाइट कलर के बॉर्डर्स ले लिए विच लुक्स फाइन। एंड इसके अंदर मुझे कुछ लिखना भी है तो मैं इसके अंदर ही टेक्स्ट ऑन करूँगी एंड टेक्स्ट पे जाकर यहाँ पर मैं लिख दूँगी ABC लिमिटेड, मैंने यहाँ लिख दिया। एंड मैं इसको कितना बोल्ड करना चाहती हूँ, मैंने यहाँ से बोल्ड कर दिया, यहाँ पे मैंने बोल्ड किया। एंड मैं किस तरीके का चाहती हूँ ये मैंने इसके अंदर लिख दिया ABC लिमिटेड। एंड यहाँ पे मैं और भी चीज़ें देख सकती हूँ कि मुझे किस तरीके का लिखना है। एरियल ब्लैक लिखना है तो एरियल ब्लैक आ गया एंड मैं इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देती हूँ ताकि ये इस तरीके से दिखे, ठीक है। एरियल ब्लैक मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे एरियल ब्लैक की जगह कुछ और लिखते हैं, एरियल यूनिकॉर्ड, हाँ बेहतर। तो बोल्ड एंड मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकती हूँ एंड नाउ इट लुक्स फाइन। तो मुझे ये ठीक लग रहा है। अगर मुझे और भी कुछ चेंजेस करने होंगे तो मैं यहाँ पे स्टाइल में जाकर यहाँ पे जैसे शेडो ऑन करना है तो शेडो ऑन कर दिया, तो इसका शेडो ऑन हो गया है। ग्लो ऐड करना है तो ग्लो ऐड हो गया है। तो इस तरीके से अब ये ग्लोइंग सा और इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन अब मुझे ये बीच में बाहर की तरफ जो बॉर्डर नज़र आ रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ से शेडो ऑफ कर देती हूँ। एंड जो बॉर्डर था मेरा, बॉर्डर को मेरे को थोड़ा सा थिक करना है तो मैंने थिक कर दिया। नाउ इट्स लुक फाइन। एंड हमें थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ दिखाना है एंड ठीक लग रहा है ये, ठीक है। ABC लिमिटेड हम लोगों ने इस तरीके से बना दिया। अब हमें क्या बनाने हैं, स्लाइसर्स बनाने हैं, और हमारे पास 6 स्लाइसर्स थे और एक हम लोग लेकर चले थे ऑर्डर ID वाला बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम ऑर्डर ID ले सकते हैं। ऑर्डर ID के लिए हम लोगों ने यहाँ से लिया था Q&A एंड यहाँ पर हम ऑर्डर ID लिखेंगे, ऑर्डर ID नहीं, इस तरीके का नहीं चाहिए, हमें स्लाइसर में चाहिए। हम स्लाइसर लेते हैं एंड उसके अंदर हम ऑर्डर ID लिख के देखते हैं तो किस तरीके का स्लाइसर हमें बना के देगा वो। टूल टिप में क्यों आ गया भाई, यहाँ पे आओ तुम। इस तरीके की ऑर्डर ID ना, हमें इस तरीके की ऑर्डर ID तो नहीं चाहिए, तो हम डिलीट करते हैं। भाई मैं कहती हूँ 1-2 बार आप कर करके देखोगे ना तो फिर आपको समझ आ जाएगा आपको किस तरीके का करना है। हाँ, मुझे इस तरीके का चाहिए था, मुझे इसके साथ में अलाइनमेंट में लगाना था, तो मैं इसके अलाइनमेंट में लगा दूँगी और मैं इसको इस तरीके से ऐसे कर दूँगी। लेकिन अभी तो ये इससे तो थोड़ा बड़ा ही दिखेगा, नहीं इतना छोटा इज़ इनफ, इतना इज़ इनफ। एंड इसका मतलब मुझे इसको भी थोड़ा बड़ा ही करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो ये हर किसी के साथ दिक्कत देगा। तो हम लोग कर सकते हैं, मैं एक बार इसके ऊपर लेके जाती हूँ, तो थोड़ा जूम करो आप इसे ताकि आपको समझ आए। तो ये थोड़ा सा अभी भी बड़ा है एंड हम इसे थोड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन इसको ही हम थोड़ा सा बड़ा करें ताकि इसके इक्वल आ जाए। एंड हम इसको यहाँ पे लगाते हैं एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं विच लुक्स फाइन। एंड हम लोग अब क्या करते हैं, हमें कार्ड भी बनाना था, राइट। मैंने कहा था अगर यहाँ पे स्पेस बचेगा तो कार्ड, तो स्पेस बहुत है, तो हम इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं क्योंकि एक और स्लाइसर लगाना है, वो स्लाइसर यहाँ आ जाएगा। मुझे यहाँ कार्ड लगाना है तो मैं एक कार्ड और लगा लेती हूँ। तो मैंने एक कार्ड ले लिया, कार्ड में मैंने टोटल सेल हमने लगाना है तो टोटल सेल हमने ले लिया। टोटल सेल इतना आ गया है एंड सम ऑफ टोटल सेल इसमें लिखा ही हुआ है, तो ये कार्ड मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देती हूँ कि ये कार्ड यहाँ पर आ जाए, ठीक है। एंड हमें कार्ड थोड़ा सा इस तरीके से इतना एडजस्ट करना था एंड हमें इस ABC लिमिटेड को थोड़ा सा और स्ट्रेच करके हम इसके इक्वल ले आते हैं। थोड़ा सा और जूम करो ताकि वो छोटा सा भी चेंज जो आएगा ना वो आपको दिखेगा, ठीक है। एंड यहाँ से आपका ये आ गया
अब आप इसे एडजस्ट कर सकते हो इसके बराबर में, ये ठीक है एंड ये ठीक है। ओके देखो, आप देखो आपका एडजस्टमेंट बहुत ही सही लग रहा है, ठीक है। आप विड्थ वगैरह कम कर सकते हो, मैं अभी इसको 100 पे रखती हूँ, तब जाके समझ आएगा। 100 पे रख के बार बार चेक कर लेना कितना स्पेस बचा हुआ है, ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, तो हमने इसको कम कर दिया है। एंड इसको भी थोड़ा सा साइड में किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, तो हमने इसको साइड में कर दिया है। अब हमें एक और स्लाइसर चाहिए, तो हमने स्लाइसर और कौन कौन से डिसाइड किए हुए थे वो एक बार के लिए हम देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कहाँ डिसाइड किया था हम लोगों ने, आई डोंट थिंक कि मेरे पास अभी वो है, हाँ है। तो हमने स्लाइसर यहाँ पे क्वार्टर का भी डिसाइड किया था, रीजन का डिसाइड किया था, कैटेगरी का डिसाइड किया था, और सेल्स चैनल एंड कस्टमर टाइप डिसाइड किया था। तो मेरे को लगता है ऊपर ना रीजन का आना चाहिए एंड वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो ठीक है, एक स्लाइसर और ले लेते हैं यहाँ से, बटन स्लाइसर मुझे चाहिए। बटन स्लाइसर लिया और मैंने रीजन रख दिया, तो रीजन का यहाँ पे आ गया। लेकिन ये बटन स्लाइसर, एक बात बताओ, 3 ऊपर आ रहे हैं 1 नीचे आ रहा है, ऐसा कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे 2 चाहिए, 2 ऊपर आए 2 नीचे आए, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाऊँगी एंड ये जो है वो क्या है, ये बटन्स है ना, तो आप बटन्स पे जाएंगे। बटन्स में आपको इसका लेआउट जो है वो चेंज करना है बेसिकली। तो आप यहाँ से देखेंगे कि कहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, लेआउट में आप चेक करोगे कि आपको कितना, क्योंकि आपको तो लेआउट चेंज करना है, तो आपको 2 रोज़ चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, तो आप इसे 2 कर दो, इसे 2 कर दो एंड ये इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा जिस तरीके से आपको चाहिए था। एक बार के लिए आप एडजस्टमेंट कर लो, उसके बाद आप जो करना चाहो उसके बाद वो कर सकते हो। एंड इनका साइज़ वाइज जो भी आपको डिक्रीज़ इंक्रीज़ करना है वो आप बाद में कर लेना। एक बार के लिए बस एक बार इसकी हाइट थोड़ा सा मैच हो जाए हमारे साथ, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ अपने स्क्रॉल बार को लेंगे ताकि हम इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकें। इतनी हाइट हमारी बची नहीं है, हमने हाइट एडजस्ट करनी है, हमने इसको ज़्यादा साइड में नहीं करना है। अच्छा, जब भी आपका माउस से ना हो रहा ना, तो आप इसे सेलेक्ट करके इधर एरोज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने एरोज़ का इस्तेमाल किया है ताकि हम लोग इसको एडजस्ट कर सकें एंड जस्ट परफेक्ट। तो मुझे अब ये परफेक्ट लग रहा है एंड मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ, 100 पे करके देखती हूँ, तब जाके मुझे कम्प्लीटली समझ आएगा। तो मैंने इसे अप्लाई किया एंड अभी भी मेरे को समझ आ रहा है कि साइड में स्पेस है, तो मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा सकती हूँ एंड इस तरीके से मुझे दिख रहा है। तो ये मुझे काफ़ी सही लग रहा है। तो अगर मान लो मैं किसी ऑर्डर आईडी के बारे में भी जानना चाहती हूँ, लाइक 1 से लेकर 10005 तक का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उतने तक का भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर मुझे सारा ही चाहिए तो मुझे सारी ही चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। कार्ड में अगर मुझे ये थाउजेंड्स में चाहिए तो थाउजेंड्स में, मिलियन में आ रहा है तो मिलियन में भी ठीक है। अभी के लिए मुझे ये काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। अभी मैंने 2 स्लाइसर्स ऐड कर दिए हैं 6 में से, तो 4 स्लाइसर्स अभी भी बचे हुए हैं। तो अब उन स्लाइसर्स को ऐड करते हैं। अगर मैं देखती हूँ तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइसर आना है वो कैटेगरी आना है, जो कि एक छोटा स्लाइसर है, तो हम उसमें बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बटन जाएगा वो इसी की लेंथ में जाएगा ताकि इसके जस्ट नीचे वो आता रहे, ठीक है। तो मेरे को जूम करके एक बार के लिए इसको चेकआउट करना पड़ेगा एंड ये, ताकि ये बिल्कुल इसके नीचे आए जो इसका लेंथ है। तो ये बिल्कुल इसके नीचे है एंड हमें यहाँ से थोड़ा सा और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। हमने इसको इंक्रीज़ कर लिया। देखो, अगर आप बारीकी से और अच्छा काम करेंगे तो अच्छा दिखेगा। अगर ये इन चीज़ों का अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो लास्ट में जो रिज़ल्ट बन के आएगा वो थोड़ा सा बेहतर नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना था, हमें कैटेगरी का करना था, तो हमने कैटेगरी ले लिया और कैटेगरी को हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसमें ये इस तरीके से आ रहा है क्योंकि लेआउट करेक्ट नहीं होगा, तो आप अपने यहाँ पे विजुअल में जा सकते हो, लेआउट में जाओगे। 1-2 देखो, सारी एडिटिंग नहीं हमने यूज़ भी नहीं करनी होती। मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ पर्टिकुलर हैं जो कि यूज़ होगी, जैसे स्लाइसर में लेआउट यूज़ होगा ही होगा, तो वो आप याद रख सकते हैं। कॉलम आपको 2 चाहिए एंड रोज़ आपको 1 ही चाहिए, तो ये आप इस तरीके से रख सकते हैं एंड काफ़ी सही बेहतर आया है। बाद में हम इसकी एडिटिंग कर लेंगे क्योंकि अभी तो हमने और भी एडिटिंग करनी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसे ये रखते हैं। जो नेक्स्ट हमें करना है वो क्वार्टर करना है, तो एक और स्लाइसर लेते हैं। अगर मैं बटन वाला स्लाइसर लेती हूँ एंड उसके अंदर मैं अपने मंथ को रखती हूँ, तो ये मुझे उतना कुछ खास देगा नहीं। ऑर्डर डेट में मैं रखती हूँ हायरार्की, ओके ये क्या हुआ, चले कोई बात नहीं। ऑर्डर डेट में अगर मैं रखती हूँ, यहाँ पे नहीं, ऑर्डर डेट में अगर मैं मंथ रखती हूँ, ऑर्डर डेट ही चाहिए था मुझे ताकि ये आए। अभी तो सिर्फ मंथ आ रहा है
एंड हमारी हायरार्की नहीं आ रही है, तो हमें ये चेकआउट करना पड़ेगा कि हमारी हायरार्की क्यों नहीं आ रही है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो मैं डिलीट फ्रॉम द मॉडल कर देती हूँ कि मुझे ये तो नहीं चाहिए। एंड ऑर्डर हायरार्की डायरेक्टली ऑर्डर डेट में मुझे हायरार्की चाहिए, तो हम लोग ये क्यों नहीं आ रहा है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे हायरार्की कैसे आएगी। तो सबसे पहले हमें हायरार्की ऐड करनी है, उसके बाद सो दैट यहाँ पे क्वार्टर, ईयर, मंथ ऑटोमेटिकली आ जाए। एक बार के लिए मैं डेटा में देखती हूँ, डेटा के अंदर पूरा का पूरा ईयर वो उसी तरीके से डेट है, तो हायरार्की आनी चाहिए थी। चलिए अब हम हायरार्की ऐड करते हैं। ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर लेना है, मतलब इस पे क्लिक कर लेना है एरो पे। यहाँ पर ऑर्डर डेट की जगह डेट हायरार्की पे क्लिक कर लेना है, तो यहाँ पर आपको डेट हायरार्की मिल जाती है। अभी यहाँ पे ईयर आ रहा है, ईयर इज़ फाइन कि हम ईयर से दिखाना चाहते हैं तो आप ईयर से दिखा दो, वरना क्वार्टर। तो अभी ये लेआउट की वजह से डिफरेंस कर रहा है, तो हमें ऑब्वियसली इसका लेआउट ठीक करना है। तो हमें रोज़ तो एक ही चाहिए, कॉलम 2 चाहिए। तो अब आपका ये एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ ऊपर लेकर आना है एंड इसके इक्वल ही रखना है, जितना भी हम इसके इक्वल रखेंगे। एंड थोड़ा सा कम डिफरेंस अगर चाहिए तो थोड़ा सा आप ऊपर कर सकते हो ताकि ये अच्छा दिखे। एंड ऊपर जितना डिफरेंस था ऊपर नीचे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, बस ये अब ठीक लग रहा है। तो इस तरीके से आपने ये कर दिया है। अब आपको नेक्स्ट जो आपको स्लाइसर चाहिए वो किसका चाहिए, कैटेगरी का कर लिया, ईयर का कर लिया। एंड उसके बाद देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने स्लाइसर डिसाइड किया हुआ था। एंड ऑर्डर का कर लिया, रीजन का कर लिया, कैटेगरी का कर लिया, सेल्स चैनल और कस्टमर टाइप रह रहा है, तो एक बार के लिए वो दोनों और कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, सेल्स टाइप। तो हम लोग एक बार बटन और ले लेते हैं, देखते हैं अगर बटन भी ठीक लगता है तो बटन भी कर लेंगे। तो सेल्स चैनल, तो सेल्स चैनल लेंगे एंड सेल्स चैनल भी 2 ही हैं, तो ठीक है। फिर यहाँ पे भी हम इसका लेआउट करेक्ट कर लेते हैं कि हमें रो तो एक ही चाहिए, कॉलम 2 चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। एंड सेम तरीके से हम इन्हें भी एडजस्ट करेंगे। एंड इनकी भी हाइट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, इतना, इनको भी हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ठीक है। मुझे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेट मी जस्ट चेक। हाँ, बिल्कुल माइनर सा एक्स्ट्रा है, बट वो मुझे लग रहा था, अभी ये मुझे एक्यूरेट लग रहा है। तो इतना ध्यान आपने रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और आ जाता है विच इज़ योर सेल्स चैनल के अलावा था कस्टमर टाइप। तो हम लोग एक और लेंगे, अगर मैं चाहूँ तो इसे भी कॉपी एंड पेस्ट कर सकती हूँ एंड नीचे लेकर आ सकती हूँ, एग्जैक्टली इसके नीचे आ जाएगा ये। एंड यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इसको कैंसिल कर सकते हैं एंड कस्टमर टाइप को दे सकते हैं। तो कस्टमर टाइप में मुझे लगता है यही 2 हैं, न्यू एंड रिटर्निंग। तो यहाँ पे ये दोनों भी आ चुके हैं। तो हमारे पास स्लाइसर की तो मतलब मेरे को लगता था इतने सारे स्लाइसर हैं तो ढंग से आएंगे नहीं, बट बहुत ही आसानी से आ गए हैं। एंड हम देखते हैं अब हम इसको और कैसे, मतलब हमारे पास यहाँ पे भी एक एरिया बच गया है, तो हम लोग यहाँ पे भी एक कोई ना कोई मेजर दिखा सकते हैं। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच गया है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली कुछ और रख सकते हैं। तो हम लोग चाहें तो जब हमारे पास स्पेस बच जाता है और हम लोग कुछ हमारे पास कुछ भी क्रिएटिव काइंड ऑफ नहीं दिखता है, तो हम यहाँ पे अपना Q&A ज़रूर ऐड कर सकते हैं कि हम अपना Q&A ऐड कर दें। अभी मे बी ये 100% में होने के बावजूद हमारा जो कैनवस है हमें अलाउ करता है इतना करने के लिए, तो ठीक है, फिर हम लोग क्यों ना करें। तो हम लोग ये डेफिनेटली करेंगे। एंड इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन चाहिए होगा तो हम यहाँ पे क्वेश्चन कर लेंगे, लाइक मोस्ट, नहीं ये तो हमें नहीं करना था। एंड कोई भी क्वेश्चन अगर हम करना चाहें तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए ये ठीक है। अभी मेरे को सबसे पहले थोड़ा थोड़ा उनका एडिटिंग करना है, तो हम लोग इस पे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, कॉल आउट कैटेगरी लेबल, ठीक है। एंड कॉल आउट वैल्यू को हम लोग बोल्ड कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा बोल्ड होके दिखे। एंड यूनिट्स मेरे को ठीक लग रहा है, कलर मुझे ठीक लग रहा है। अगर मैं चाहूँ तो पर्पल कर सकती हूँ कि वो पर्पल दिखे, तो वो मुझे ठीक लग रहा है। वाइट एंड पर्पल का हम लोग कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं, तो वो मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। एंड हम लोग जर्नल में जा सकते हैं, इफेक्ट्स में जा सकते हैं, शेडो में इसकी ऑन करना चाहूँगी, एंड ग्लो में ऑन करना चाहूँगी। विजुअल बॉर्डर जो हमारा है, बॉर्डर हम वाइट कलर का करेंगे। एंड इस तरीके से हमें बॉर्डर, बहुत माइनर सा अंदर बॉर्डर नज़र आ रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद जर्नल पे जाना है, इफ़ेक्ट्स पे जाना है। एंड जो कलर है बैकग्राउंड का वो वाइट ही रहने देते हैं। शेडो हम लोगों ने ब्लैक की बजाय वाइट करनी है शेडो, ताकि वो इस तरीके से दिखे। थोड़ी शेडो जो है
वो हमें कम चाहिए, लाइक आउटसाइड इनसाइड, इनसाइड करके देखते हैं तो इनसाइड थोड़ी इस तरीके की शेडो आएगी। ओके, हमें चार्जर लगाने की बहुत सख्त ज़रूरत है तो हम वो भी कर लेते हैं। सेंटर में हमें चाहिए जो शेडो है वो सेंटर में आए, एंड बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट ना, सेंटर में ही ठीक लग रहा था तो सेंटर में ही करेंगे। एंड इसके अलावा अगर मुझे विजुअल बॉर्डर, वैसे तो मैंने कर दिया है, लेकिन अगर उसका थोड़ा सा विड्थ हम बढ़ा दें तो शायद वो हमें दिखे, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज उसने ये सम ऑफ टोटल ऑफ सेल्स को छुपा दिया है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम अपने बॉर्डर को जो हमने लिया था, हमने जर्नल के अंदर इफेक्ट के अंदर जो बॉर्डर लिया था, विजुअल बॉर्डर को मैं हटा देती हूँ। तो ये मुझे ठीक लग रहा है। यहाँ पर आते हैं, इसको भी जाते हैं, इसमें भी जाते हैं, इफेक्ट्स में भी जाते हैं, बैकग्राउंड ऑन कर रखा है, विजुअल बॉर्डर नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। शेडो हम लोगों ने रख ली है, शेडो का कलर हम लोग यहाँ से वाइट कर देंगे हर किसी का। एंड आउटसाइड, इसका भी आउटसाइड ले लेते हैं, एंड इसकी भी जो शेडो थी, वेयर इज़ द शेडो, एंड आउटसाइड एंड बॉटम, बॉटम में कर लेते हैं। एंड इसका वाला भी जो शेडो है वो बॉटम में कर लेते हैं, बॉटम बॉटम, ठीक है, ये ठीक है। अब मैं जाके एक काम करती हूँ, इसको लेते हैं हम, एंड फॉर्मेट पेंटर करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पेंटर करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पेंटर करते हैं, इसको लेकर फॉर्मेट पेंटर। तो यहाँ पे भी सब में जो शेडो लग जाएगी, तो वो शेडो लग जाएगी यहाँ पे ना। मुझे यहाँ पे क्यों लग रहा है कि हमने थोड़ा सा डिफरेंस ही नहीं दिया, क्योंकि नहीं दिया है। ठीक है, ओके। अब इनके तो हमें थोड़े से कलर भी चेंज करने चाहिए, एक को पर्पल, एक को वाइट, एक को पर्पल, एक को वाइट, ऐसे करना चाहिए। तो हम लोग इसको कर लेते हैं। एंड जो हमारे बटन्स हैं एंड हमारे कॉल आउट, लेआउट वाली चीज़ें हैं, देखते हैं, चलें। शेप जो है वो रेक्टेंगुलर है, एंड शेप में हमें कोई भी कलर का ऑप्शन मिल नहीं रहा। बटन के अंदर हमें फिल का ऑप्शन ज़रूर मिल रहा है, तो हम कलर फिल करना चाहें तो इस तरीके से पर्पल फिल कर सकते हैं। जो टेक्स्ट आएगा हमारा ग्लो कर सकता है ये पर्पल, बट ग्लो करने से इसका चेंज हो जा रहा है। एंड यहाँ से एक्सेंट बार ऑन कर सकते हैं, एक्सेंट बार जो है हमारा वाइट या ब्लैक आ जाएगा। एंड यहाँ से मुझे टेक्स्ट का और देखना, विच इज़ माई कॉल आउट वैल्यूज़, ये मुझे वाइट करनी पड़ेंगी, एंड मुझे थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा साइज़, एंड बोल्ड करना पड़ेगा, विच लुक्स फाइन। एंड मुझे अब ये लेकर फॉर्मेट पेंटर करके इस थर्ड वाले पे भी यही करना पड़ेगा, सो दैट ये इस तरीके से दिखे। एंड माय बैड कि मैंने गलत को कर दिया है, तो मैंने इसको लेना है, फॉर्मेट पेंटर करना है, एंड थर्ड मेरा ये था तो मैंने इसको कर दिया है। सेकंड हमारा ये है, तो इस तरीके से आ रहा है। एक मुझे इसको भी करना चाहिए, तो मैंने इसको भी कर दिया है। हम इसको लेंगे एंड इसको क्लिक कर देंगे कि अगर ये होगा तो चलो जी ठीक है, कोई बात नहीं। एंड यहाँ ये इस तरीके से आ गया है। अब मुझे थोड़े बेहतर लग रहे हैं। इन्हें अगर मैं येलोइश कलर में देना चाहूँ, हल्का सा क्रीमिश कलर अगर मैं देना चाहूँ तो मैं दे सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, हमारे जो बटन्स है उन्हें जो हम फिल में कलर जो देंगे वो क्रीमिश कलर देंगे। हाँ, अब मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्रीमिश कलर देना बेटर आइडिया। और साथ ही साथ में जो इसकी कॉल आउट वैल्यूज़ हैं उसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज़ भी कर देते हैं, तो ये मुझे और बेहतर लग रहा है। तो हम फॉर्मेट पेंटर लेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, हम फॉर्मेट पेंटर लेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि इसको भी हम पर्पल, सॉरी हमने ज़्यादा वो कर दिया है, हमें इसको लेना था फॉर्मेट पेंटर करके, सेकंड वाले को तो ऐसे बनाना था। एंड इस वाले पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर करके इस वाले पे इसको ऐसे क्लिक करना था। इस पर क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर किया, इस पर क्लिक किया। तो यहाँ पर हमें बस लेआउट का थोड़ा ध्यान रखना था। तो लेआउट में तो मैं इसको कर देती हूँ 2 and 2, एंड ऑब्वियसली मैं ग्लो यहाँ से हटा देती हूँ, इफ़ेक्ट में जाकर शेडो हटा दी, एंड प्रॉपर्टीज़ में साइज़, हाइट कम, हाइट हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये हमने सब गड़बड़ कर लिया है। एक बार मैं इसको पहले जैसा कर देती हूँ। तो हमने इसको पहले जैसा कर दिया है, ये इस तरीके से था। बस हमने यहाँ जाना था, हमने यहाँ जाना था, हमने इफ़ेक्ट में जाना था, हमने, अच्छा हम बटन्स की बात कर रहे थे, तो हमने बटन्स में जाना था, फिल में जाना था, और यहाँ पे कलर कर लेना था पर्पल बस। और यहाँ पे कॉल आउट वैल्यूज़ पे जाना था, कॉल आउट वैल्यूज़ पे, सॉरी
एंड यहाँ से हमने इसको वाइट करना था, साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना था और बोल्ड कर देना था, विच इज़ फाइन। एंड इसको जो था मिडिल एंड इसका जो वर्टिकल वाला है वो अभी नहीं आ रहा है, वर्टिकल वाला जो अलाइनमेंट है वो नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं, अभी के लिए हम इसको ऐसे रख देते हैं। बट मुझे पहले ज़्यादा बेहतर लग रहा था, तो मैं साइड में रख लेती हूँ, विच लुक्स फाइन। अभी के लिए मैंने जो जितना प्रिपेयर कर लिया आप देख सकते हैं, एंड इतना आपका प्रिपेयर हो चुका है, अभी के लिए बहुत बेहतर लग रहा है। ये 100 पे नहीं है, 100 पे इस तरीके से आएगा तो अभी बेहतर है। बीच में हमें 4 चार्ट ऐड करने हैं, चले हम वो ऐड करते हैं। पर्पज़ ये है कि डैशबोर्ड एक बार के लिए ये समझ आए कि चीज़ें असेंबल कैसे करते हैं, चीज़ें लगाते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं, बस इससे ऊपर हमारा अभी फ़िलहाल के लिए और कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। हम कलर्स पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं ज़्यादा, हम चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी मेरा फोकस मेनली ये है कि आप बस ये सीखें कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। यहाँ पर एक बार के लिए ग्लो का ऑप्शन नहीं है, तो मैं इन दोनों में ना ग्लो ऑफ कर रही हूँ, बिकॉज़ वो अच्छा नहीं लग रहा। इन दोनों में है, उनमें नहीं है, तो शैडो ऑफ। एंड अच्छा, इसमें शैडो का था, तो एक बार के लिए ऑन कर देते हैं। इसका भी देखते हैं, इसमें शैडो ऑन हो सकती है। एंड ब्लैक कलर है इसलिए वो ऐसा आ रहा है, वाइट एंड बॉटम राइट की जगह बॉटम, ठीक है, अभी ठीक लग रहा है मुझे। चलें, अब हम लोग लेंगे शेप, जिसके अंदर हम 4 चार्ट बनाएंगे। हमें 4 चार्ट बनाने हैं ना, तो हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट के अंदर हम शेप लेंगे, एंड हम चाहें तो इस तरीके से सर्कुलर शेप ले सकते हैं या रेक्टेंगुलर शेप ले सकते हैं। मैंने ये रेक्टेंगुलर शेप ले ली क्योंकि अभी तक सारा रेक्टेंगुलर ही बन रहा है। इसको थोड़ा जूम कर लो, एकदम एक्यूरेट आ रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे 4, 1, Ctrl+C Ctrl+V, 2, बट आपको इसी की हाइट में रखना है ये, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड Ctrl+C Ctrl+V, आप इसके नीचे रखोगे इसे, इसको आप थोड़ा सा और लेंदी कर सकते हो, लेंथ में बढ़ा सकते हो, एंड इसको भी आप थोड़ा सा लेंथ में बढ़ा सकते हो, तो आप लेंथ में इंक्रीज़ कर लो, एंड इसको भी थोड़ा सा लेंथ में इंक्रीज़ कर सकते हो। देख रहे हो आप, लेंथ अभी बचा हुआ है हल्का सा, ठीक है। एंड इसकी भी लेंथ को आप इसी के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे भी Ctrl+C Ctrl+V, एंड आप एग्जैक्टली नीचे लेकर आएंगे। हाँ, अभी ठीक है, ये मैच कर रहा है, ठीक है। एंड अब आप इसको 100 कर लो, ताकि आपको दिखे कि आपने क्या एडजस्टमेंट की है। तो आपने इसको 100 कर लिया, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से दिखेगा। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा गैप ज़्यादा नज़र आ रहा है, एंड मुझे यहाँ पे भी थोड़ा सा ऊपर करो एंड साइड में करो, एंड ये ठीक है, इसमें ही गड़बड़ है हल्की सी। अब ठीक लग रहा है मुझे, तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। आप चाहें तो एक को ठीक कर लो, उसके बाद दूसरे को करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो हम इसे वाइट करेंगे या हम इसे ऑफ वाइट करेंगे। ऑफ वाइट हम लोगों ने रख रखा है, एंड एक इसे हम ऑफ वाइट करेंगे। तो पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं। बॉर्डर हम रखेंगे, बॉर्डर जो हमें रखना है वो वाइट कलर का बॉर्डर रखना है, तो हमने वाइट कलर का बॉर्डर रख लिया। शेडो भी हमें चाहिए कि हल्की सी शेडो आनी चाहिए, तो शेडो जो हमें रखनी है वो वाइट रखनी है, तो हमने वाइट शेडो रख ली है। ट्रांसपेरेंसी कम कर दिया ताकि शेडो हमें अच्छे से नज़र आए, एंड ब्लर का पॉइंट भी कम कर लिया है। ग्लो हम करवाना चाहते हैं तो हमने ग्लो भी कर लिया है, एंड जो ग्लो करवाना चाहते हैं वो भी हम वाइट कलर में करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से नज़र आने वाला है आपको, एंड लुक्स फाइन आई गेस, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको लिया, होम पे गए, फॉर्मेट पे एंटर किया, एंड इस पर क्लिक कर दिया, तो 2 विजुअल आपके पास इस तरीके से आ गए। अब आपको ये वाला विजुअल सेट करना है, क्योंकि ये वाला जो विजुअल सेट होगा वो यहाँ पे आएगा। तो ऑब्वियस है कि इसकी जो चीज़ें आएंगी, इस वाले की जो चीज़ें आएंगी वो इसके अंदर होगा। तो फिल जो होगा वो हमारा लाइट पर्पल कलर होगा। तो पर्पल की शेड में जाओ एंड लाइट पर्पल ले लो, लाइट पर्पल, बिकॉज हम पर्पल यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो एकदम लाइट पर्पल, ये ठीक लग रहा है मुझे। एंड इससे भी थोड़ा सा लाइट आप ले सकते हो, ठीक है, ये वाली शेड। एंड आप बाहर आ सकते हो, एंड यहाँ से बॉर्डर का जो कलर है वो पर्पल लेना है, एंड यहाँ से आपने शेडो ऑन करनी है। शेडो जो होगी वो पर्पल होगी आपकी, एंड यहाँ से जो ग्लो होगा वो भी पर्पल होगा आपका, क्योंकि हम पर्पल लेते हुए आ रहे हैं अभी तक। और ये अब मुझे बेहतर लग रहा है, एंड इसको हमने लेना है एंड फॉर्मेट पे एंटर करना है, हमने इस पर क्लिक कर देना है। तो अभी ये मुझे काफ़ी सही लग रहा है, लेकिन अभी मैं देख सकती हूँ साइज़ में थोड़ा सा इशू मुझे लग रही हैं।
जस्ट बिकॉज ये वाइट शेड है इस वजह से। तो एक काम करते हैं, हम इस पे जाते हैं एंड इसके स्टाइल पे जाएंगे एंड इसकी जो शेडो है इसको वाइट ना करके सेम क्रीमिश कलर की शेडो देंगे एंड इसका जो ग्लो है वो ग्लो भी हम लोग क्रीमिश कलर का देंगे, तो ये डबल लेयर नहीं दिखेंगी। एंड अब मुझे ये थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है। इसको फॉर्मेट पेंटर करके हम इस पर क्लिक कर देते हैं एंड नाउ इट लुक्स फाइन। एंड इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर में भी दिक्कत है मुझे ऐसा लगता है, तभी ये थोड़ा सा अलग अलग सा दिख रहा है मुझे। एंड जो चीज़ इसमें नहीं हो रही है वो चीज़ इसमें हो रही है, क्योंकि हर जगह शायद यही दिक्कत ली है मैंने। क्रीमिश 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 एंड क्रीमिश की जगह पे मुझे थोड़ा सा डार्क क्रीमिश लेना चाहिए, क्योंकि इसमें पर्पल लिया है तो उसने उस चीज़ को बांध दिया है। तो ब्लैक ले सकते हैं, नहीं हम क्रीमिश ही लेते हैं। चलो इसे यहीं पे इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास गैप कुछ ज़्यादा आ गया है, ये बात मैं कह सकती हूँ। तो हम गैप थोड़ा सा अब हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर लेते हैं, जो हम हमेशा से करते हुए आए हैं। एंड ठीक है, ठीक लग रहा है, ये नहीं लग रहा है तो हम कंट्रोल Z करते हैं। इसको हमें थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि इसके इक्वल दिखे, है ना। अब बस हम इसको थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है। ये बस ये विड्थ पॉइंट की वजह से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लग रहा है। अब ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, चारों चार्ट्स बनाते हैं। ये हमने कैनवस तैयार कर लिया है, देती हूँ, उसके बाद सेटिस्फैक्शन नहीं आती है बिल्कुल ही। तो ये बॉर्डर की वजह से वो कर रहे हैं। एक बार के लिए बस लास्ट, हाँ एक बार के लिए देख लेते हैं। बॉर्डर हम इनका ब्लैक रखते हैं, बॉर्डर अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो बॉर्डर हम इनका क्रिमिश ही रखते हैं, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं, मैं एक बार और इन्हें एडजस्ट कर सकती हूँ बस। ताकि ये जितना कलर वो वाला है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, इसको भी डिलीट कर देती हूँ। यहाँ से मैं लेकर आऊँगी कंट्रोल C कंट्रोल V एंड मैं इसे यहाँ पे एडजस्ट करूँगी एंड नीचे से यहाँ पे एडजस्ट करूँगी। और मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर करके इस पर क्लिक कर दूँगी, तो ये बात बन जाएगी। एंड इसको थोड़ा सा साइड में कर लूँगी, इसको थोड़ा सा साइड में करने की बात थी, हाँ ठीक है ना। और एक मेरे को इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है। इसको मैं यहाँ नीचे लेकर आती हूँ, इसको एडजस्ट करती हूँ और यहाँ पे इसको क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर करके इस पर कर देती हूँ। अब मुझे फिर भी थोड़ी संतुष्टि है कि हाँ चलो बेहतर है। अब मैं चार्ट बना लूँगी। सबसे पहला चार्ट मुझे क्या बनाना था, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला चार्ट मुझे बनाना था मंथ वाइज, मुझे जाननी थी सेल क्या हो रही है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, यहाँ पर एक क्लस्टर चार्ट ले लेते हैं। मतलब ये नॉर्मल स्टैक कॉलम लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वाला ही चाहिए हमें कॉलम। तो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ले लो चाहे, लेकिन हमें 2 पैरामीटर्स दिखाने नहीं है, हमें सिंगल दिखाना है। तो हमें नॉर्मल कॉलम चार्ट चाहिए। तो 100% स्टैक कॉलम चार्ट मैंने ले लिया है एंड मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस ही चाहिए मुझे। प्रोडक्ट, अच्छा चलो मंथ वाला दिखा रहे थे तो हमने मंथ किया एंड हमने टोटल सेल किया एंड इसने हमें दिखा दिया ऐसे। लेकिन ये ऐसे नहीं अच्छा लग रहा क्योंकि ऐसे लिस्ट आई है, तो मैं इसे बार में चेंज कर लेती हूँ ताकि बार में मुझे नज़र आ जाए। एंड मैं इसे एडजस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे ये मुझे ऐसे क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा लिस्ट है। ओके कोई बात नहीं। एंड इस तरीके से मैं इसे देख सकती हूँ। अभी मुझे अगर इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो मैं क्या करती हूँ, मैं जर्नल पे जाऊँगी, मैं इफ़ेक्ट में जाऊँगी, बैकग्राउंड ऑफ कर दूँगी, तो ये इसके अंदर फिल हो जाएगा। जैसे कि ये इसके अंदर बना हुआ है, ठीक है, ये इसके अंदर आ गया है। लेकिन क्या हमें ये चार्ट अच्छा लग रहा है, बात तो वो है ना, बात तो वो है कि क्या हमें ये अच्छा लग रहा है। हमें रखना यही पड़ेगा। और हमने इसको इस तरीके से रख दिया। इसके अंदर के कलर्स को देख लेते हैं हम। तो हमारे पास जितने भी एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, अगर आपको कुछ करना है तो उसका कर सकते हो। डेटा लेबल्स आप ऑन कर सकते हो ताकि इसके आगे डेटा लेबल हो। एंड डेटा लेबल को अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, वैल्यूज़ को आप बोल्ड करना चाहते हो तो बोल्ड कर सकते हो, मैंने बोल्ड कर दिया है।
यहाँ पर आपको डिस्प्ले यूनिट्स भी मिल जाता है, बैकग्राउंड वगैरह कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो। एंड मैं यहाँ से इसको बंद कर देती हूँ डेटा लेबल्स को। बार्स को मैं दूसरे कलर में करना चाहूँगी, डेफिनेटली मैं पर्पल करना चाहूँगी बिकॉज मैं पर्पल तब से कर रही हूँ, तो मेरे को पर्पल करना है। टाइटल, मेरे को टाइटल का डेफिनेटली करना है। ग्रिड लाइंस मैं ऑफ कर देती हूँ कि मुझे कोई भी तरीके की ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, तो मैंने इसे ऑफ कर दिया। प्लॉट एरिया बैकग्राउंड मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। कलर मैं वो कर चुकी हूँ बार्स का। उसके बाद हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो अगर हम देखें तो बोल्ड कर सकते हैं हम, एंड विच इज़ लाइक ओके फाइन। टाइटल मैं ऑफ कर सकती हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है ऑलरेडी। एंड सेम गोज़ विद द एक्स एक्सिस, मे बी वाई एक्सिस। वाई एक्सेस का कर रहे थे हम, अब एक्स एक्सेस का करने की ज़रूरत है। हमें टाइटल ऑफ कर सकते हैं हम। वैल्यूज़ को हम यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, बोल्ड में वैल्यूज़ दिख रही हैं। इसको हम ब्लैक कलर में कर सकते हैं कि हमें ब्लैक में दिखें। इवन हमारा जो वाई एक्सेस था उसके अंदर भी जो हमारी वैल्यूज़ थी उनको हम ब्लैक कर सकते हैं, तो हम ब्लैक कर लेंगे। एंड ठीक है, ये ऊपर वाला टाइटल वाली चीज़ मुझे थोड़ी समझ नहीं आ रही है, तो मैं टाइटल ये हटा देती हूँ। तो मुझे अब ये बेहतर नज़र आ रहा है, अब ये ठीक लग रहा है। उसके बाद मुझे और क्या बनाना था, अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे जाके देखो एक चार्ट, ओह माय गॉड, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, हम लोग चार्ज लगा के आते हैं। को कहा था बहुत ही रॉ काइंड ऑफ बन रहा है ये, तो इसके अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। जितनी मिस्टेक्स होंगी, जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी चेंज करने होगा, सब आपके सामने होगा। बिकॉज जब भी आप खुद भी बनाएंगे तो इसी तरीके से तो सोचेंगे और इसी तरीके से 100 बार चेंज करके तब जाके एक डिसीजन पे पहुंचेंगे। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती कि बिल्कुल डायरेक्टली हाँ हाँ ये अप्लाई करना है और हो जाएगा। नहीं भाई, जैसा होता है ना वैसा ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या आता है देखते हैं। अभी हम लोगों ने ये वाला बना लिया ना, रीजन का हम लोगों ने सोचा नहीं था। उसके बाद प्रोडक्ट का सोचा था हमने, तो एक काम करते हैं प्रोडक्ट का बना लेते हैं। प्रोडक्ट में हम देखें तो हमारे पास कितने सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो अच्छा हमारे पास 6 प्रोडक्ट्स हैं, तो ओके फाइन। उस तरीके से हम लोग कॉलम चार्ट बनाना चाहें तो बना लेंगे। तो प्रोडक्ट का मैं यहाँ दिखाना चाहूँगी ताकि क्रॉस में दिखे। तो यहाँ पर हम कॉलम चार्ट ले लेते हैं एक, तो हमें विजुअल भी तो लेना पड़ेगा ना। अच्छा हम बाहर क्लिक करते हैं, विजुअल लेते हैं एक कॉलम चार्ट का। एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट लेना है या नॉर्मल कॉलम चार्ट लेना है, इट्स टोटली अप टू यू। या फिर आपको ये दिखाना है तो हम एवरेज प्राइस भी दिखा सकते हैं। तो हम लोगों ने ये वाला ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या किया, प्रोडक्ट को ऑन किया, उसमें टोटल सेल दिखाया और इसमें यूनिट प्राइस भी लिया। यूनिट प्राइस में हम लोगों ने क्या लिया, एवरेज लिया। एंड ये हमारा लाइन वाई एक्सेस पे हमने रख दिया है, ठीक है। और इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, इसके अंदर फिट कर देना है, इसके अंदर फिट कर देना है। लेकिन अभी भी आप ये भी देख पा रहे हो कि इसमें भी हेडिंग का इशू है। जब भी हेडिंग का इशू होता है तो हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। जब भी हेडिंग का इशू है सबसे पहले तो बैकग्राउंड हटाओ इसका, तो इफेक्ट्स में जाकर बैकग्राउंड ऑफ कर दो, ठीक है। जब भी आपको हेडिंग का इशू होता है तो आप क्या करें, विजुअलाइजेशन के अंदर ये जैसे कॉम्बो में था ना, तो इसको लाइन क्लस्टर्ड कॉलम में हमारे पास बार में तो है ही नहीं, हमें यही रखना पड़ेगा, तो हम इसको ही रखते हैं। चलो ठीक है, ओके। एंड इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं, सबसे पहले तो आप इसको सेलेक्ट करो, फॉर्मेट प्रिंटर करो एंड इस पर क्लिक करो, तो जो भी चेंजेस होने होंगे वो हो जाएंगे। अगर आपको लाइन में कोई भी चेंजेस करने हैं, ओके ये बढ़ गया है, कम्प्लीटली बढ़ गया है, तो हम इसको ऐसे करते हैं, हम खुद से करेंगे। इसमें जाएंगे एंड हमारे कॉलम्स हैं, कॉलम्स को हमें पर्पल कलर का करना है तो पर्पल कलर का कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारी लाइन है, देखो मार्कर्स भी ऐड कर सकते हैं हम, मार्कर्स अभी ऐड करेंगे। सबसे पहले लाइन को हम लोगों को कैसे कलर का करना है, सॉलिड करना है, डैश्ड करना है, तो हम डैश्ड भी कर सकते हैं। तो हमें मुझे डैश्ड बेहतर लग रही है। एंड शेडेड एरिया, हम इस एरिया को शेड भी कर सकते हैं, तो ये मुझे और भी बेहतर नज़र आ रहा है कि ये इस तरीके से नज़र आ रहा है, मुझे ठीक लग रहा है। अगर आपको शेडेड एरिया नहीं चाहिए तो आप यहाँ से बंद कर भी सकते हो। यहाँ से मुझे ये क्रीम कलर का अगर मैं कर दूँगी तो दिखेगी नहीं, ब्लैक कलर का कर दूँगी तो ज़्यादा बेहतर दिखेगी, तो मैंने ये ब्लैक कलर की कर दिया। यहाँ से मुझे लेजेंड्स ऑफ करने हैं, तो डेफिनेटली अभी हम लेजेंड्स ऑफ करेंगे। पहले मार्कर देख लेते हैं, मार्कर हमें ऑन भी करने हैं। पहले मैं सारी चीज़ें बंद करती हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। यहाँ से हम मार्कर्स देखते हैं। मार्कर्स सबसे पहले हमने शो ऑल कैटेगरी पे हमने मार्कर्स दिखाए। मार्कर्स ठीक है, लेकिन मार्कर्स के जो कलर हैं वो हमें अभी थोड़े से ब्राइट कलर चाहिए हमें, तो हमने यहाँ पे ब्राइट कलर लिया कि एक ब्राइट कलर से हमारे मार्कर्स दिखे। लेकिन नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम रेड कलर से अपने मार्कर्स दिखा सकते हैं, ये बेहतर लग रहा है मुझे, तो ये हमने ले लिया। बॉर्डर अगर आप लगाना चाहते हो मार्कर्स पे तो लगा सकते हो, मुझे बॉर्डर्स नहीं लगानी है। एंड मैं बंद कर देती हूँ। डेटा लेबल अगर आप ऑन करना चाहते हो तो डेटा लेबल आप ऑन कर सकते हो, लेकिन नहीं सीरीज़ लेबल ऑन करना है नहीं। एंड इसको एक बार के लिए फिर से बंद कर लो।
सारी चीज़ों को बंद कर लो एंड लेजेंड्स आप ऑफ कर लो, मुझे लेजेंड्स नहीं देखने हैं। एंड यहाँ से एक्स एक्सेस पे वैल्यूज़ ऑफ कर लो, वैल्यूज़ ऑन करो एंड टाइटल ऑफ कर दो एंड वाई एक्सेस पे भी टाइटल ऑफ कर दो, वैल्यूज़ नहीं टाइटल ऑफ कर दो ताकि इस तरीके से दिखे। जो वैल्यूज़ हैं उन्हें बोल्ड कर लो एंड इवन एक्स एक्सेस वालों को भी बोल्ड कर लो, ठीक है। ये अब मुझे ठीक लग रहा है। ओके, मुझे टाइटल नहीं चाहिए इसमें, तो आप इस पर क्लिक करो, यहाँ पे जाओ, जर्नल पे जाओ, टाइटल को ऑफ कर लो। टाइटल नहीं चाहिए मुझे, तो इस तरीके से अब ये नज़र आ रहा है। एक बार के लिए इसको 100 पे करके देख लो कि आपका जो डैशबोर्ड है वो किस तरीके से नज़र आएगा। वो इस तरीके से नज़र आएगा तो मुझे बेहतर लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। एंड ये वर्किंग डैशबोर्ड है। जैसे आपने ईस्ट का क्लिक किया तो देखो ईस्ट का आ रहा है, नॉर्थ पे क्लिक किया तो नॉर्थ का आ रहा है, वेस्ट पे क्लिक किया तो वेस्ट का आ रहा है, साउथ पे क्लिक किया तो साउथ का आ रहा है, 2023 पे क्लिक किया तो 2023 का आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का चेक करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का आ रहा है। एक्सेसरी का चेक करना है, एक्सेसरी का आ रहा है। रिटर्निंग चेक करना है, रिटर्निंग आ रहा है। तो काफ़ी बेहतर आ रहा है ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद हमारा कैटेगरी प्रोडक्ट वाला बन चुका है। उसके बाद सेल्स वाला और कस्टमर टाइप दोनों के ही बनाने थे। तो सेल्स में और कस्टमर में दोनों में 0 मतलब कम कम डेटा है। तो हम लोगों को क्या करना है, हमने विजुअलाइजेशन में जाके एक तो पाई ले लेना है। पाई को तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर कि पाई का तो मैं यहाँ बनाऊँगी, और एक मुझे लेना है डोनट, डोनट का मैं बनाऊँगी यहाँ पर, ठीक है। बस अब मेरा कोई भी वो नहीं है, कोई भी एक ले लो कस्टमर टाइप और ले लो टोटल सेल्स, ठीक है। लेजेंड इसमें कर दो ऑफ, तो मुझे लेजेंड्स चाहिए नहीं। एंड जो मेरे डेटा लेबल्स हैं इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, डेट, वैल्यू और परसेंटेज ऑफ टोटल, कैटेगरी और परसेंटेज ऑफ टोटल चाहिए। तो मेरे पास कैटेगरी भी आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ टोटल भी आ जाएगा। जर्नल में जाके बैकग्राउंड तो मुझे किसी में भी चाहिए ही नहीं, तो मैं इफेक्ट में जाकर बैकग्राउंड ऑफ कर दूंगी। एक दो काम तो आप पहले ही कर लो, टाइटल मुझे चाहिए नहीं। तो इस तरीके से ना, ताकि आपका काम आसान हो जाएगा। एंड आप इसे ऑफ करो, यहाँ पे इसको एडजस्ट करो, इसको एडजस्ट करो एंड ठीक है। अब आपने यहाँ पे डेटा लेबल ले रखे हैं, विजुअलाइजेशन में जाओ, यहाँ पे जो डेटा लेबल्स ले रखे हैं, वैल्यूज़ ले रखी हैं, अब आप उसे बोल्ड कर सकते हो। कहीं और आपने दिखानी हो तो आप वहाँ दिखा सकते हो, ठीक है। इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहो तो इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो, और इसे ब्लैक में दिखा सकते हो। इनके अगर आप कलर चेंज करना चाहो स्लाइसिस के, तो कलर भी चेंज कर सकते हो। एक को ये दिखा दो, एक को पीच दिखा दो, ठीक है। तो ये मुझे बेहतर नज़र आ रहा है। एंड इसको पर्पल दिखा दो ताकि पूरा वैसा ही नज़र आए, या ब्लैक नज़र आए, ब्लैक बेहतर, ठीक है। एंड सेम आपने यहाँ पर डोनट में क्या करना है, आपने सेल्स चैनल लेना है, टोटल सेल लेना है, और यहाँ वाला जो है इसका फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ये आ जाएगा। आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये एडजस्ट हो गया, थोड़ा सा और इसको इंक्रीज़ कर लो, ठीक है। यहाँ पर इसके कलर्स और देखने हैं मुझे। अरे अरे अरे, ये तो सारा भागने लगा। आउटलाइन नहीं, कलर जो करना है आपने, एक को ब्लैक करना है, तो रिटेल ब्लैक कर दिया आपने, और ये वाला आपने वाइट कर दिया। वाइट नहीं, क्रीमिश करेंगे, क्रीमिश, ठीक है। तो ये आपका बेहतर है। अभी मुझे लग रहा है कि मुझे ये बैकग्राउंड ना पर्पल करना चाहिए। वही ना, मेरे को बार बार ऐसे ही हो जाता है, बस एक बार के लिए लगेगा टाइम। तो हम यहाँ पे जर्नल में जाके इफेक्ट में जाके बैकग्राउंड ऑन, हाँ बैकग्राउंड ऑन कर सकते हैं। एंड इसको मैं पर्पल करके देख सकती हूँ, तो पर्पल आ गया। एंड नहीं, पर्पल तो नहीं, नहीं, हम वाइट करके देखें। वाइट लुक फाइन, नहीं, जो था वही मुझे बेहतर लग रहा है अब, कि मैं उसको ना ही छेड़ूँ तो बेहतर है। विच लुक्स फाइन, तो मुझे ये ठीक लग रहा है। तो ठीक है, फिर हमारा, मैं ये कह सकती हूँ कि एक डैशबोर्ड तैयार हो गया, जिसके अंदर हमने जितने भी ऑप्शंस थे उनका इस्तेमाल किया और इस तरीके से बनाया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, है ना। कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड ये क्या हुआ, ये हमसे छोटी सी मिस्टेक हो गई है। हमने उस टाइम पे ये बंद करके नहीं देखा है कि कितना वो है। तो जब लास्ट में कोई मिस्टेक हो गई है, बस अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप इन्हें स्ट्रेच कर लो, और कुछ नहीं हो सकता। अब आप इन्हें स्ट्रेच कर सकते हो बस। आप इन्हें साइड में करो, इसे थोड़ा कम वो करो, इसे स्ट्रेच कम करो, एंड इसे बढ़ा लो, ताकि ये भी खुश हो जाए कि मेरे लिए जगह बन गई है।
ठीक है, और इसको अगर आप स्ट्रेच करना चाहते हो तो इसी को स्ट्रेच कर लो, क्योंकि ये वाले को स्पेस ज़्यादा चाहिए। ठीक है, एंड आपका जो डैशबोर्ड है वो तैयार हो गया है। अब आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ से सारे फ़िल्टर्स रिमूव कर देने हैं एंड आपका सारा काम यहाँ पे चल रहा है और इस तरीके से आपका डैशबोर्ड कंप्लीटली तैयार हो गया है। नाउ यू कैन सी इट। तो ये डैशबोर्ड था जो कि आपने बनाया होगा जब आप मेरे साथ चल रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये डैशबोर्ड इस तरीके से प्रिपेयर, अभी भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी भी करी जा सकती है, तो वो हम डेफिनेटली सीखेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ तक भी देख लिया है तो आप इस तरीके का, मान लो जब भी आपके पास कोई भी इस तरीके से कोई क्लाइंट भी आता है और ये चीज़ कहता है कि आपको ये डेटा रहा, मेरा डैशबोर्ड बना दीजिए, तो आप एटलीस्ट इतना काम कर सकते हैं। मैंने बहुत बेसिक सिखाया, अभी भी बहुत सारी एडिटिंग इसमें बाकी है। मैं अभी भी इससे कंप्लीटली सैटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन अभी भी आपको बात पता लग गई है कि किस तरीके से बनता है। कंप्लीटली सैटिस्फैक्शन वाला पूरा टाइम लगा के तो हम लास्ट वाला बनाएंगे, लास्ट वाले पोर्शन में बनाएंगे जब हम सारी चीज़ें कर लेंगे, इन सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलें, अब हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं इन सभी चीज़ों को एंड हमारा एक नए सिरे से नई चीज़ें शुरू करते हैं जो कि एक एडवांस लेवल है। अगर मैं इसमें भी बात करूँ तो इससे भी मतलब थोड़ा एक नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं। यहाँ तक एक स्टेप होता है, यहाँ तक आपको हर वीडियोज़ में सिखाया जाता है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज़ हर वीडियो में नहीं आती, कुछ थियरी वाला पार्ट है जो हर वीडियो में नहीं आता, वो हर मैराथन में ही देखने को मिल जाएगा, या फिर कोर्सेज जब आप परचेज़ करते हो तभी देखने को मिल जाएगा। तो वो सारा पोर्शन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर लिया है। लेकिन हाँ, यहाँ तक बस ये वाला जो पोर्शन अभी हमने किया है, ये जर्नली आपको प्रोजेक्ट के तौर पे वीडियोस के अंदर मिलता है। तो देख सकते हो आप कितना आसान है और पीछे का कितना काम होता है जो कि दिखाया नहीं जाता, और अभी आगे का कितना काम है वो भी ऑब्वियसली बैकएंड का ही काम है। तो कितना सारा काम होता है जो कि दिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, वो एक में नहीं होता। हम सिंपली डैशबोर्ड बनाना सिखाते हैं उसमें। तो चलिए फिर ठीक है, अब सीखते हैं हम अपना डेटा मॉडलिंग एंड उसके उस वाले पूरे पोर्शन को एक्सप्लोर करते हैं। काम करते हैं, अब डेटा मॉडलिंग को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने पेन लिया एंड हम व्यू में गए एंड हमने यहाँ से ग्रिड लाइन ऑफ कर दिया, और यहाँ से हमने एरो लिया, थोड़ा सा हमने जूम किया एंड थोड़ा सा मैं ना थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं ना, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि हमने जो मैकेनिज्म सीखा था पावर बीआई का वो किस तरीके से काम करता था, सो दैट आपको वो वापस से रिगेन हो जाए और वापस से आप कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, बिकॉज थ्योरी का पोर्शन आ गया अब, तब जाके अगर हमारा थ्योरी स्ट्रांग नहीं है ना तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें थ्योरी बहुत ध्यान से समझना है ये वाली चीज़, एंड देन हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे, तब जाके हमें चीज़ें समझ आएंगी, अदरवाइज हमें चीज़ें समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो चलें अब हम इसे शुरू करते हैं। तो बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करते हैं। व्हेन इट कम्स टू द पावर बीआई कि पावर बीआई करता क्या है या पावर बीआई का वर्क फ्लो क्या है, तो एक बार के लिए वर्क फ्लो हम याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने किया था लोड, कि हम सबसे पहले डेटा को लोड करते हैं। लोड करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म। हम उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, अलग अलग डेटा को भी लोड कर सकते हैं, जितना डेटा चाहें हम उतना डेटा लोड कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या था, रिलेशनशिप, जिसको हम बोलते हैं डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग की बात आई तो इसका मतलब क्या है, हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। रिलेशनशिप करने के बाद हमारे पास आए डैक्स फार्मूलाज। डैक्स फार्मूलाज की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम अलग अलग मेजर्स लगाते हैं, एंड डैक्स फार्मूलाज लगाने के बाद जैसे ही हमारे डैक्स फार्मूलाज लग जाते हैं, उसके बाद जाकर हमारे पास जिसकी बात आती है वो आते हैं हमारे विजुअल्स, विच इज़ आर डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने कहाँ कहाँ तक मशक्क़त की है, तो वो अगर देखा जाए तो वो हमने क्या क्या किया है, लोड किया है, ट्रांसफॉर्मेशन किया है, रिलेशनशिप किया है, डैक्स किया है, फॉर्मूलाज किया है। अगर मैं अब बात करूं कि हम लोग अभी तक क्या क्या कर चुके हैं, तो हमने लोड देख लिया है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया है, और एक बार के लिए हमने विजुअल्स भी समझ लिए हैं, मेजरली विजुअल समझ लिए हैं। तो हम कह सकते हैं हमने डैशबोर्ड कर लिया है। अभी हमारा प्रोजेक्ट बचा हुआ है, मैं जानती हूँ, बट एक बार के लिए विजुअल हम समझ चुके हैं, तो इसलिए मैंने किया है। तो अब हमारे पास जो मेजर चंक जो बच जाता है, जो एडवांस लेवल वाला चंक है, वो हमारे पास रिलेशनशिप बच जाता है और हमारे पास डेक्स फार्मूलाज बच जाता है। ठीक है, चलें, उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अभी तक हम लोग क्या करते हुए आए थे। अगर लोड की बात करें तो हमने दो तरीके की क्वेरी सीखी थी। द फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट क्वेरी, कि हम लोग डायरेक्ट क्वेरी करते हैं। यहाँ पर हाँ, क्वेरी का मतलब हमने क्या समझा था, ये रिक्वेस्ट है। और हम लोगों ने क्या समझा था, जो नेक्स्ट था वो था इम्पोर्ट मोड क्वेरी, जिसके अंदर हम लोग अपना डेटा
पावर बीआई के अंदर लोड करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर काम करते हैं। सो दैट इज़ योर इम्पोर्ट मोड क्वेरी। तो ये दोनों आपको समझ आ गए हैं। लोड के अंदर हम लोगों ने 2 क्वेरी की थी। द फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट क्वेरी एंड द अदर वन इज़ इम्पोर्ट मोड क्वेरी। अनदर वन इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपने 2 क्वेरी की थी। जब आप डायरेक्ट क्वेरी पे काम करते हो तो आप कौन सी क्वेरी पे काम करते हो? नेटिव क्वेरी पे काम करते हो। जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हो वो नेटिव क्वेरी पे काम करते हो। लेकिन अगर जब आप पावर बीआई के अंदर डेटा को लोड करके फिर कोई काम करते हो तो आप किस पे काम करते हो? एम लैंग्वेज पे काम करते हो या एम क्वेरी पे काम करते हो। तो यहाँ पर आपने ये सीखा था। नाउ इट कम्स टू द, ये वाला पार्ट तो हो चुका है ना। तो अब हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं हमारा मेजर जो चंक बचा हुआ है, एडवांस काइंड ऑफ वाला जो चंक बचा हुआ है, विच इज़ रिलेशनशिप एंड डेक्स फॉर्मूलाज। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में जो पहला पॉइंट आता है जो हमें चेक करना पड़ता है तो वो टेबल्स चेक करना पड़ता है। टेबल्स हम रिलेशनशिप में आके चेक करते हैं? नहीं, हमें अंदाज़ा तो जब हम डेटा लोड कर रहे होते हैं ना तभी होता है। तो यहाँ पर हमें टाइप्स पढ़ने पड़ते हैं। अलग अलग टाइप्स की हमारे पास टेबल होती हैं। उन टाइप्स को देखकर ही हम आगे रिलेशनशिप जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें टेबल्स के टाइप देखने पड़ते हैं। जब हमें पता लग जाता है कि हमारे पास इस टाइप की टेबल है तो उसके बाद हम उनकी पोजीशनिंग करते हैं। पोजीशनिंग करने का मतलब क्या है? जो आपके पास यहाँ पे व्यू आता है ना पावर बीआई के अंदर, रिपोर्ट व्यू आता है, सॉरी ये यहाँ पे मॉडल व्यू आता है। तो यहाँ पर आप कौन सी शीट को कहाँ रखोगे? इसको ऊपर रखोगे, इसको नीचे रखोगे, इसको यहाँ रखोगे, वहाँ रखोगे, सो दैट आप एक दूसरे के अंदर रिलेशनशिप बना सको। इस तरीके से आपको क्या करनी पड़ती है? पोजीशनिंग करनी पड़ती है। तो ये पोजीशनिंग भी अलग अलग तरीके की होती है। तो इसमें भी आप टाइप पढ़ोगे कि किस किस टाइप की पोजीशनिंग होती है और किस तरीके से हमें उसे लगाना होता है। उसके बाद आप जो पढ़ोगे वो आप एक्चुअल रिलेशनशिप पढ़ोगे, तब जाके आप उनमें रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे। एंड रिलेशनशिप के भी अलग अलग टाइप होते हैं। एंड रिलेशनशिप के अंदर जो सिंबल्स बनते हैं उनको भी अलग तरीके से बोला जाता है, नोटिफाई किया जाता है। तो हम लोग रिलेशनशिप के अंदर 3 चीज़ें सीखेंगे। द फर्स्ट वन इज टेबल, देन पोजीशनिंग एंड देन रिलेशनशिप। इन तीनों के ही टाइप में तो समझ लीजिए आपके पास थियरी पोर्शन थोड़ा सा और बढ़ गया है। अब हम थियरी में ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं कि टेबल हम किसे कहते हैं, कितने टाइप का होता है, पोजीशनिंग हम किसे कहते हैं, कितने टाइप का होता है, रिलेशनशिप हम किसे कहते हैं, कितने टाइप का होता है। इसके अलावा भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ ना, तो मैं आपको बता देती हूँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, टर्म्स, कुछ टर्म्स ज़रूर हम समझेंगे कि कुछ टर्म्स जो आती हैं उनका मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम उसे पढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग ये सारा कुछ कर लेंगे देन वी विल मूव टू डेक्स फार्मूलाज। डेक्स फार्मूलाज के लिए हो सकता है अभी तो मेरे दिमाग में ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैं लिटरली इसे कितना हो सकता है ना उतना रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे दिमाग में इतनी सी प्लानिंग नहीं है कि मैंने पहले से सब सोचा हुआ है उस अकॉर्डिंग नहीं। जिस डायरेक्शन में ये जाना चाहता है उस डायरेक्शन में ये जाता जा रहा है। एंड ठीक वैसे ही जैसे ही अगर मेरे डेक्स फार्मूलाज का मुझे लगता है कि हाँ मुझे आपको पहले एक्सेल के फार्मूला सिखाने चाहिए, देन आई शुड मूव टू द डेक्स फार्मूला सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट। तो हम लोग पहले एक्सेल करेंगे। अदरवाइज अगर हमें डायरेक्टली करवा सकती हूँ तो मैं डायरेक्टली कराने की कोशिश करूँगी। बट मेरी कोशिश आप तक बेस्ट पहुँचाने की रहेगी कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आए, बिकॉज़ मैं अभी तक भी इसी तरीके से लेकर आती गई हूँ। हम लोगों ने इवन 6 आवर्स लगा दिए हैं, जहाँ 6 आवर्स में लोग पूरा कोर्स कंप्लीट कर देते हैं कि 6 आवर्स में पूरा कोर्स कंप्लीट है। वहाँ पे मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने तो अभी आधा करा है, अभी मेजर चंक बचा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, कितना डिटेल में हम इसको लेकर जा रहे हैं। एंड इतनी ही डिटेल में हम आगे लेते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए आपको ओवरव्यू दे दिया है कि आने वाले टाइम में अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। एंड यही 3 टॉपिक अब आपको सब टॉपिक्स आएंगे अब डेटा मॉडलिंग के अंदर। और उसके बाद ये थियरी का पोर्शन हो जाने के बाद फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ चल देंगे। फिर प्रैक्टिकल में एक डेटा लेंगे। डेटा के अंदर मतलब जितने भी डेटा हो सकते हैं, पहले हो सकता है कि मैं एक छोटा सा डेटा लूँ एंड देन आपको बताऊँ, बिकॉज बड़ा सा डेटा ले लो ना तो फ़र्क समझने में थोड़ी तकलीफ होती है, समझ नहीं आता है। तो मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगी, बिकॉज मेरा अभी फ़िलहाल इनिशियल फोकस जो है वो आपको ये है कि आपको चीज़ें समझ आए। ऐसा नहीं है कि ह्यूज डेटा पे काम कर सको। वो ह्यूज पे तो आप तब काम कर सकोगे ना जब आपको बेसिक लेवल की कोई चीज़ आती होगी। तो मैं आपको चीज़ें बहुत अच्छे से कराऊंगी। प्रैक्टिकल जो कराऊंगी वो ईजी डेटा पे कराऊंगी सो दैट आप उससे रिलेट कर सको, आप उसको ईजिली समझ सको। जब आप आगे कभी प्रैक्टिस करेंगे तब हम और भी बड़े डेटा पे काम कर सकते हैं, बट इनिशियली हम स्मॉल डेटा पे अच्छे डेटा पे काम करेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं। अब हमारा जो सबसे पहला सब टॉपिक होगा हम उसे शुरू करेंगे, विच इज़ टेबल्स। चलिए उसे शुरू करते हैं। प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए ये नोट्स, एंड घबराने वाली बात नहीं है। सारे के सारे नहीं पढ़ने वाले हैं, थोड़ा ही पढ़ने वाले हैं इनमें से। एंड थोड़ा क्यों पढ़ने वाले हैं तो देखो, सबसे पहले बात आती है टेबल्स की। तो टेबल्स है क्या?
ठीक है। जब भी आप डेटा को लोड करते हो ना, तो आप उसको टेबल के फॉर्मेट में करते हो। आपको भी पता है, आपने एक्सेल की फाइल ली और उसके बाद वो पावर क्वेरी में खुलती है। पावर क्वेरी में आप कुछ सेलेक्ट करते हो और उसके बाद उसे लोड करते हो या ट्रांसफॉर्म करते हो, और उसके बाद जब आप उसे चेक करते हो तो किस में चेक करते हो? टेबल व्यू में चेक करते हो। तो बेसिकली आप जो भी लाते हो वो टेबल लेकर आते हो, टेबल के फॉर्मेट में आता है। तो टेबल तो यही होती है, जो डेटा आप लेकर आ रहे हो वो टेबल के फॉर्मेट में लेकर आ रहे हो। लेकिन हर एक डेटा जो लाया जा रहा है वो या तो फैक्ट टेबल हो सकता है या डायमेंशन, ये जितनी भी टेबल है वो उस तरीके का हो सकता है। अब हम यहाँ पर कौन-कौन सी, ऑल्दो बहुत सारे तरीके की टेबल होती है, आप सामने देख सकते हो, लेकिन जो मेन टेबल होती है ना, वो 2 होती हैं, एंड यहाँ हम 3 का ज़िक्र करके चलेंगे, बाकी टेबल्स को नहीं देखेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर आपके लिए इसे नोट्स में ऐड कर दिया, बिकॉज़ आपको पता तो होनी चाहिए ना कि इतनी होती हैं, है कि नहीं है? हाँ, आपको पता होनी चाहिए कि इतनी होती है। एंड हमारा रिबन हमें क्यों नहीं शो हो रहा है? ओके, हमें पता लग गया, हमें इसलिए नहीं शो हो रहा था। एंड अब हम यहाँ से ड्रॉ लेते हैं एंड उसके बाद हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार के लिए हम ये लेते हैं। तो देखो, 2 टेबल जो कि हम पढ़ने वाले हैं, विच इज़ फैक्ट टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायमेंशन टेबल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड ब्रिज टेबल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसका हम प्रैक्टिकल शायद ही देखिए, बिकॉज ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में आता है। मतलब एक रिलेशनशिप है जो कि मैनी टू मैनी है, तो बहुत कम ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ऐसा होता है, तो इसीलिए हम इसे देख लेंगे कि देखेंगे क्या। बाकी टेबल्स जैसे कि आप देख सकते हो, डेटा टेबल है, लुकअप टेबल है और हेल्पर यूटिलिटी टेबल है, ये सब टेबल्स बहुत कम काम आती हैं या बहुत ही आगे वाले लेवल पे हम इसे पढ़ते हैं, बिकॉज इनिशियल लेवल पे हमें जो काम देंगी ना वो ये दोनों टेबल देंगी, विच इज़ योर फैक्ट एंड डायमेंशन टेबल। तो सबसे पहले हमें ये दोनों समझने की ज़रूरत है। अगर हमने ये समझकर इनके प्रैक्टिकल पे अच्छी सी कमांड बना ली ना, तब जाकर हमें उन लेवल तक में जाना चाहिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, उसमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, कंफ्यूज हो जाओगे, मेरे कहने का मतलब वो है। चलें, सबसे पहले हम डायमेंशन टेबल को देखते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव और लुकअप टेबल होती है जो फैक्ट टेबल के रोज़ को एक्सप्लेन करती है। इनमें यूजुअली टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है। ये फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट बनाती है, पावर बीआई विजुअल्स के लिए फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट बनाती है, जैसे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर सिटी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, ब्रांड, एटसेट्रा। और ये जो टेबल होती है जिसमें सारे ट्रांजैक्शन और मेजरेबल डेटा होता है, इसमें यूजुअली नंबर्स होते हैं जिनको विजुअल में यूज़ करते हो, जैसे सेल्स, क्वांटिटी, अमाउंट। हर रो का एक इवेंट या ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट करती है। ये टेबल डायमेंशन टेबल से लिंक होती है उनके फॉरेन कीज़ के ज़रिए। फॉरेन कीज़, जो कीज़ बार बार यूज़ होती हैं उसे हम फॉरेन कीज़ बोलते हैं। एंड सेल्स आईडी, कस्टमर आईडी, क्वांटिटी एंड ये चीज़ें। तो चलें देखते हैं, इसको समझते हैं कि इसने बोला क्या। इसने बोला क्या, क्या बोला ये? ओके, चलें इसे समझते हैं। गिव मी अ मिनट एंड ऑरेंज लेते हैं। देखें, एक तरफ मैं एक टेबल बनाती हूँ जिसके अंदर हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन है। मतलब हमारे पास पार्टीज़ का पूरा इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर का पूरा इन्फॉर्मेशन है। तो कस्टमर डिटेल है, बेसिकली कस्टमर डिटेल है। अब हर एक कस्टमर को एक कस्टमर आईडी दे रखी है, फिर कस्टमर का नेम आ रखा है, फिर कस्टमर का कॉन्टैक्ट आ रखा है, फिर ईमेल आ रखी है, फिर उसकी लोकेशन आ रखी है, ये आ रखा है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रखी है ना। अब मुझे कस्टमर के बारे में कुछ जानना हो तो ये आएगा। फिर एक और मेरी टेबल बनी जिसके अंदर मैंने 1 लाख सेल का एंट्री किया हुआ है। 1 लाख सेल का एंट्री है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, कस्टमर का आईडी दिया, उसके बाद बस कैटेगरी बताया, क्या कैटेगरी खरीदा है, प्रोडक्ट बताया, क्या प्रोडक्ट खरीदा है, क्या जीएसटी नंबर है उसका, क्या उसका क्वांटिटी है, क्या उसका प्राइस है, क्या रेट बता दिया ना, क्या सेल है, मतलब कितने का उसने खरीदा है, कितने का डिस्काउंट पड़ा है, कितने का इनवॉइस वैल्यू बना है, कितने का टैक्सेबल बना है, सब कुछ यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। बस ये है कि एक कस्टमर आईडी इसने दिया है, एक कस्टमर आईडी के नाम से वो चल रहा है। तो यहाँ से मुझे कितना आसान हो जाएगा। अगर कस्टमर आईडी है, यहाँ पे कस्टमर आईडी है, मुझे पता है कि 10001 वाला कस्टमर है, उसने ना 50,000 का कुछ खरीदा है। लास्ट जो इनवॉइस वैल्यू बनी है 50,000 बना है। अब मुझे जानना है ये 1001 वाला ये बंदा का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसने ना पेमेंट नहीं की थी, मुझे जानना है।
एग्जाम्पल दे रही हूँ अभी के लिए, ठीक है, डायमेंशन और फैक्ट को समझाने के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 50,000 का पेमेंट मुझे उससे चाहिए, 101 है, मुझे इसका कॉन्टैक्ट है, तो ऑब्वियसली मैं क्या जाऊँगी, अपनी मेन लुकअप टेबल वाले पे जाऊँगी, जिसके अंदर मैं ढूंढ सकती हूँ, मैं वहाँ जाऊँगी एंड इसमें कस्टमर आईडी कस्टमर आईडी कस्टमर आईडी, ओ ये रहा 101, इसके सामने कस्टमर नेम आ गया, नेम कस्टमर का ये है, कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई, ईमेल आ गई और लोकेशन आ गई, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, ये अच्छा ये कस्टमर है, ये मुझे कांटेक्ट करना है। तो बेसिकली, और इसने कितने का परचेज़ किया है, 50,000 का परचेज़ किया है, ये चीज़ आपको यहाँ से पता लग गई। सो ये होती हैं टेबल्स अलग अलग तरीके से। एक जगह जहाँ पर आपके पास टेक्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन है, कैसी इन्फॉर्मेशन है, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये किस तरीके की टेबल हो गई, आपकी डायमेंशन टेबल हो गई, क्या हो गई, डायमेंशन टेबल हो गई। और ये आपका किस तरीके का हो गया, ये टेबल, ये आपका फैक्ट टेबल हो गया। फैक्ट टेबल बेसिकली आप कह सकते हो ट्रांजैक्शन वाली टेबल होती है, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन होती है, इसके अंदर नंबर्स आते हैं। तो देखो ना, इसके अंदर नंबर्स आए, इसने बताया कितना क्वांटिटी सेल हुआ, कितना सेल हुआ, कितना प्राइस आया, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से पता लगी, फैक्ट टेबल से पता लगी। अब आप जाके इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो, अब आपको सही से समझ आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ, ये होती है जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस या मेजरेबल डेटा होता है, किसमें होता है, फैक्ट डेटा के अंदर होता है। ये यूजुअली नंबर्स होते हैं जिनको तुम विजुअल्स में दिखाते हो, जैसे कि क्या, सेल्स, क्वांटिटी एंड अमाउंट, ठीक है। हर एक रो के इवेंट या ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तो मतलब हमारे ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ये डायमेंशन टेबल से लिंक होती है उनकी फॉरेन की के ज़रिए। तो उनकी फॉरेन की क्या है, मेरी डायमेंशन टेबल के अंदर जो मैंने डायमेंशन टेबल बनाई थी, यहाँ पे कस्टमर आईडी दी थी, यहाँ नेम दिया था और ये सब दिया था, और मेरी फैक्ट टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे आईडी दी थी और फिर सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो ये इससे कनेक्टेड है ना, आईडी से, तो यहाँ पे फॉरेन की क्या हुई, कस्टमर आईडी हुई। ये जो फैक्ट टेबल थी, ये किस चीज़ से कनेक्ट हुई, डायमेंशन के फॉरेन की से, तो यहाँ पे फॉरेन की क्या हुई, आपकी कस्टमर आईडी हो गई। कस्टमर आईडी हो सकता था कस्टमर नेम से हो, तो नेम से हो जाता। सो देखो, डायमेंशन टेबल क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है या लुकअप टेबल होती है। लुकअप टेबल कौन सी होती है, जिनके अंदर जाकर हमें इन्फॉर्मेशन देखनी होती है। अभी जिसके अंदर जाके मुझे इन्फॉर्मेशन देखनी है वो लुकअप टेबल है। तो अभी आपको मान लो कस्टमर 50,000 जिसको सेल किया था, उसका जब कॉन्टैक्ट डिटेल देखना था और उसके बारे में बात थी, तो आपने जाके कहाँ देखा, उस डायमेंशन वाली टेबल में देखा ना, तो दैट इज योर लुकअप टेबल, ठीक है, मतलब जिसके अंदर आपने देखना होता है। एक सेकेंड, मेरा पेन कहाँ चला गया, हाँ, होती है जो फैक्ट टेबल के रोज को एक्सप्लेन करती है, उसके रोज को एक्सप्लेन कर रही है। इनमें यूजुअली टेक्स्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन रहती है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन बेस्ड रहता है, ये कोई ट्रांजैक्शन वाली नहीं होती। ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट बताती है पावर बीआई विजुअल्स के लिए, कि आप फिल्टर लगा सकते हो। ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे जिस तरीके का डेटा होता है वो सारा स्लाइसर्स के लिए है, फिल्टर्स के लिए है कि नहीं है। आपके पास ये कस्टमर का नेम बता रहा है, आपके पास ये लोकेशन बता रहा है, आपके पास ये ईमेल बता रहा है, आपके पास कॉन्टैक्ट बता रहा है। इस तरीके की जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, ये फिल्टर बेस्ड के लिए होती है। वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, सेल्स, क्वांटिटी, इन सब का आप यूज़ किस लिए करते हो, चार्ट्स बनाने के लिए करते हो। अभी आपने डैशबोर्ड बनाया तो सेल्स का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे बार बार, तो किस लिए यूज़ कर रहे थे, सेल्स वाला डेटा ही तो चाहिए हमें। अगर मैं डायमेंशन टेबल वाले से मैं डैशबोर्ड बनाने चली गई, तो इसके अंदर तो कुछ डिस्क्रिप्टिव है ही नहीं, मतलब सॉरी, ये तो पूरा डिस्क्रिप्टिव है, इसके अंदर कुछ नंबर्स तो है ही नहीं। जब नंबर्स ही नहीं होंगे, कोई वैल्यू ही नहीं होगी, तो मैं टेबल के, मैं चार्ट के ऊपर दिखाऊंगी किसको, समझ रहे हो आप। तो जिसके अंदर हमारे पास नंबर्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, जो एक ट्रांजैक्शन जैसी होती है, वो हमारी फैक्ट टेबल होती है। और जिसके अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, वो डायमेंशन टेबल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझा देती हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक डेटा है, जिसके अंदर एक और डेटा हम लिख के चलते हैं, क्योंकि ये ना बहुत डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं समझ आया ना, तो फिर नहीं समझ आना, फिर नहीं बात बनेगी रिलेशनशिप में, तो बिल्कुल बात नहीं बनेगी, इट्स कॉम्प्लिकेटेड चलेगा फिर वो, ठीक है। एक तरफ ये टेबल है और एक तरफ ये टेबल है। आपकी कंपनी में 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं। यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ एम्प्लॉय का नेम है, यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल है, यहाँ ईमेल है, यहाँ पर बाकी फलाना ढिमकाना लोकेशन एंड ऑल उनका पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ है। यहाँ पर वो एम्प्लॉय की आईडी डालते हैं और हर मंथ का सैलरी डालते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। और वहाँ देखते हैं कि एक एम्प्लॉय है, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है EMP0010, ये वाला उसका आईडी है। और वो देख रहे हो कि उसने अप्रैल में, मई में
जून में आप सैलरी हम उसको रेगुलर डाल रहे हैं, लेकिन उसने तो मेल डाला हुआ है कि वो तो सैलरी आप रेगुलर उसको दे नहीं रहे हो, उसने आपको सू कर दिया है, उसने आपको केस कर दिया है और अब आपको ये इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। मैं एक हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर अब आपको उसको चेक करना है, तो उसने मान लो आप हर जगह चेक करो, यहाँ पे आईडी देखी। अब आईडी देखने से तो समझ आ गया कि अरे ये आईडी वाला पर्सन जो भी है, इसकी तो रेगुलर जा रही है। फिर आपने यहाँ पे आए, आप इस आईडी को आपने यहाँ डाला EMP0010। फिर आपने देखा अच्छा नेम क्या है, ये कौन सी क्या डेजिग्नेशन पे था, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, क्या ईमेल है, क्या है, उसका सब कुछ निकाला। फिर उसकी पास्ट, फिर इस आईडी को ही मान लो आपने एक और टेबल बना रखी है जो कि आपका इसका प्रेजेंट वाला है, जिसके अंदर ये प्रेजेंट एब्सेंट वाली उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी होती है, जहाँ पे आप एम्प्लॉय आईडी लिखते हो और उसके आगे पूरा लिखते हो वो कब कब आया था, कितने कितने बजे उसके शिफ्ट आवर्स थे और थे। फिर आपने यहाँ से नेम डिटेल चेक कर लिया, फिर आपने यहाँ पे भी एक एम्प्लॉय आईडी डाली EMP000010 एंड यहाँ पे आपको पता लग गया ये तो महीने में आता ही 4 दिन था, इसलिए इसकी सैलरी यहाँ पे कम गई है और अब ये किस बात का केस कर रहा है, और यहाँ से आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो कैसे आपका जो सिंगल की है वो उसने आपको हर जगह बता दिया। तो यहाँ पर फैक्ट टेबल जो बनेगा, वो फैक्ट टेबल क्या बनेगा, वो ये बनेगा, ये फैक्ट टेबल है जहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन है, एंड ये आपका डायमेंशन टेबल है, सॉरी ये आपका डायमेंशन टेबल है, ये आपका फैक्ट टेबल है, ये आपका फैक्ट टेबल है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से रिलेशनशिप बना बना के हमें अपनी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। आई होप आपको समझ आया होगा फैक्ट टेबल क्या होता है और डायमेंशन टेबल क्या होता है। वहीं पे एक बार के लिए ब्रिज टेबल को और देख लेते हैं। ब्रिज टेबल क्या होता है, बिकॉज इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। जब दो डायमेंशन टेबल के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है तब ब्रिज टेबल बनाई जाती है। कैसा रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी, ठीक है, रिलेशनशिप होता है। तब इसमें से दोनों डायमेंशन टेबल्स की होते हैं ताकि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बन सके। हमें इनडायरेक्टली रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, ये फैक्ट जैसा काम करती है बट सिर्फ लिंकिंग के लिए होती है। जैसे स्टूडेंट कोर्स में स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी है। अब स्टूडेंट कोर्स में क्या किया, देखो एक स्टूडेंट्स की लिस्ट बनी तो उसमें स्टूडेंट आईडी डाली गई और साथ में ये बताया गया कि उन्होंने कौन कौन से कोर्सेज खरीदे, ठीक है। फिर एक कोर्सेज की लिस्ट बनी और उसमें बताया गया कि किस किस स्टूडेंट ने कौन कौन सा कोर्स खरीदा, तो वहाँ पे स्टूडेंट आईडी बताई गई और यहाँ पे उस कोर्सेज की एक आईडी भी बनाई हुई थी। तो अब एक बात बताओ, तो एक आईडी ने हो सकता है बहुत सारे कोर्सेज खरीदे हो और एक कोर्स में हो सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हो। तो हमने क्या किया, एक साइड में सारी स्टूडेंट आईडी रख दी। स्टूडेंट आईडी मान लो 1 2 3 से डिफाइन थी एंड एक तरफ हमने कोर्स आईडी रख ली, मान लो अल्फ़ाबेट से डिसाइड थी। अब मैं कह देती हूँ 1 1 1, मतलब 1 इज़ द स्टूडेंट आईडी, 1 इज़ द स्टूडेंट आईडी, 1 इज़ द स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी ने ए खरीदा है, बी खरीदा है, सी खरीदा है। इसका मतलब है पहले स्टूडेंट ने ए कोर्स खरीदा है, उसी पहले स्टूडेंट ने बी कोर्स भी खरीदा है और उसी पहले स्टूडेंट ने सी कोर्स भी खरीदा है। फिर मैंने किया 2 3 3 4 और मैंने यहाँ पे लिखा है BCCA। दैट मीन्स सेकेंड बच्चे ने सिर्फ बी कोर्स खरीदा है, थर्ड आईडी वाले ने एक सी वाला भी खरीदा है और एक डी वाला भी खरीदा है थर्ड वाले ने, फोर्थ जिसकी आईडी है उसने ए वाला कोर्स खरीदा है। तो कैसे आपको पता लगता रहेगा, अभी आपने यहाँ कोर्स आईडी से अपनी इस वाले टेबल के अंदर चेक कर सकते हो कि कौन सा कोर्स खरीदा है, ए नंबर पे कौन सा आता है, बी पे कौन सा आता है, सी पे कौन सा आता है, डी पे कौन सा आता है, आईडी के हिसाब से। और स्टूडेंट आईडी से यहाँ से इस वाले टेबल से ये चेक कर सकते हो कि 1 वाला आईडी हमने किसको दी है, 2 वाला आईडी किसको दी है, 3 वाला आईडी हमने किसको दी है। तो दैट इज योर ब्रिज टेबल जो कि बीच का काम कर रही है। अभी दोनों टेबल्स में आप कैसे देखते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये वाला जो बताया था अभी एक एग्जाम्पल बताया था कि यहाँ पर एक तरफ डायमेंशन टेबल थी, एक तरफ आपकी फैक्ट टेबल थी जिसके अंदर से आपको सैलरी का पता लग रहा था और एक तरफ से ये पता लग रहा था। फिर आपको पता लगा कि कम सैलरी जो दी गई है उसका जो रीज़न है वो यहाँ पे है, तो ये एक ब्रिज की तरह काम कर सकती है। लेकिन यहाँ पर भी कंप्लीटली ब्रिज नहीं बन रहा है बिकॉज हमने एक एट्रीब्यूट दूसरा ले लिया है विच इज़ योर प्रेजेंट एब्सेंट, लेकिन समथिंग सैलरी से रिलेटेड होता तो इसको भी हम ब्रिज का कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन ब्रिज समझो उसमें क्या किया, उसने कोर्स वाला किया कि यहाँ पे भी एक आईडी लिखी है, यहाँ पे भी एक आईडी लिखी है। फिर भी इन आईडीज़ को देखकर हम कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं बिकॉज ये जो आई हैं ये फैक्ट टेबल से आई हैं, ये डायमेंशन टेबल से आई हैं, तो ये हम ले सकते हैं। तो इसीलिए जहाँ पे भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है ऐसे वाले बहुत कम एग्जाम्पल्स हम लोग करते हैं पावर बीआई के अंदर जहाँ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स हो, एंड उसकी जगह पे हमें ब्रिज टेबल का इस्तेमाल होता है। बाद में ये सारी टेबल्स आती हैं, ये टेबल अभी के लिए हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अभी जो हम काम करके देखेंगे वो फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल में करके देखेंगे, इसके अंदर हम रिलेशनशिप बनाकर फिर आगे काम करके देखेंगे। तो चलें अब हम वो शुरू करते हैं।
पोजीशनिंग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पोजीशनिंग की क्या बात होती है ना, जैसे मैं आपको बात बताती हूँ। सबसे पहले आपने टेबल लोड कर लिया, ठीक है, आपके पास पता लग गया आपको ये फैक्ट टेबल है, ये डायमेंशन टेबल है, ठीक है। उसके बाद आप अपने टेबल्स को ना जगह जगह पे रखते हो कि मेरे को ये टेबल यहाँ रखनी है, मेरे को वो टेबल वहाँ रखनी है, सो दैट आप उनमें कनेक्शन बिल्ड कर सको। सो उनको रखना इज अ पोजिशनिंग, और उस पोजिशनिंग को हम जैसे जैसे रखते हैं ना, उस पोजिशनिंग का भी नाम है कि हम इस तरीके का उसमें रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। पहले पोजिशनिंग बिल्ड करते हैं, फिर उसके बाद आप रिलेशन बिल्ड करने लगते हो, पहले कनेक्टिविटी नहीं बनाते हो। तो इसलिए पोजिशनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका पोजिशनिंग करेक्ट नहीं है तो आप में भी रिलेशनशिप ना बना पाएँ, वो पाथ वो ईजिली डिफाइन ना कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ मेजरली हम लोग 2 टाइप के जो पोजिशनिंग है वो पढ़ते हैं। पोजिशनिंग और भी होती हैं, लेकिन मेनली 2 टाइप की पढ़ी जाती है। द फर्स्ट वन इज़ स्टार स्कीमा and the other one is snowflake, फ्लैट टेबल, सिंगल टेबल मॉडल, एंड उसके बाद और भी होती हैं, लेकिन हम यहाँ मेजरली ये पढ़ने वाले हैं बिकॉज इन्हीं से ही ज़्यादातर काम किया जाता है ना। चलो एक एक करके पढ़ते हैं इन नोट्स को अच्छे से, बिकॉज ये वाली चीज़ क्या है ना, बहुत ही डिटेल में सीखने वाली चीज़ है, एंड ये चीज़ एक बार सिखाने से नहीं आती। अभी मैं बहुत ही बेसिक सिखाऊंगी आपको, एंड उस बेसिक का आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद देयर माइट बी चांसेस कि हमारा पार्ट 2 आए, तो जहाँ पर हम डिटेल में ये चीज़ करेंगे, तो वहाँ फिर हमारी चीज़ें और डिटेल में जाती जाएगी। लेकिन यहाँ मैं करवाऊंगी पूरा, ठीक है। आप उसको बिल्कुल ध्यान से सोचो। आप बस ये सोचो कि मुझे पावर बीआई सीखना है और मैं कोई नई चीज़ सीख रहा हूँ, उसमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है इतना उतना फलाना ढमकाना, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलें अब हम करते हैं। सबसे पहले हम पावर बीआई का टेबल पोजिशनिंग सीख रहे हैं। पावर बीआई में टेबल्स का सही पोजिशनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने इंपॉर्टेंट, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में क्यों बनाई है, सो दैट आप भी जब इसे पढ़ें तो उसे समझ सकें, क्योंकि हम इस लैंग्वेज में पढ़ते हैं और नोट्स हमें किसी और लैंग्वेज में मिलते हैं, फिर हम कनेक्ट नहीं कर पाते और हम नहीं पढ़ पाते, और इसका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए स्पेशली जब तुम्हारा डेटा मॉडल बहुत बड़ा होता है, देखो सोच के देखो, सारे काम तो हम एक्सेल में भी कर रहे थे, फिर हम पावर बीआई में आए। पावर बीआई में कोई लिमिट नहीं होती डेटा की, जैसे एक्सेल के अंदर लिमिट होती है 10 लाख की रोज होंगी, 16,000 आपका कॉलम्स होगा, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो बहुत बड़ा बड़ा डेटा होता है, तो जब भी ऐसा होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है पोजिशनिंग। ये पोजिशनिंग तुम्हें डेटा मॉडल को समझने, मेंटेन करने और डेक्स एरर्स से बचने में हेल्प करता है। बिकॉज अगर आपने पोजिशनिंग सही नहीं की है तो आपकी रिलेशनशिप करेक्ट नहीं बनेंगे, रिलेशनशिप करेक्ट नहीं बनेंगे तो आपको बाद में फॉर्मूलाज लगाने में तकलीफ होगी। बिल्कुल अपनी रियल लाइफ जैसा है, बट वहाँ से मैं कनेक्ट नहीं करूँगी फॉर श्योर, बट हाँ ये इस तरीके से है। नीचे सभी पोजिशनिंग के टाइम बताए गए हैं। चलें अब देखते हैं। सबसे पहले स्टार स्कीमा। स्टार कैसे बनता है? स्टार कैसे बनता है? स्टार ऐसे बनता है, हम एक स्टार बनाते हैं, ऑल्दो मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो जैसे बचपन में जैसे स्टार बनाते थे ना, मैंने वैसे स्टार बनाया, ठीक है। तो मैंने एक स्टार बना दिया। अब यहाँ पे पोजिशनिंग देते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, एंड ये बीच में जो एरिया है, जो बीच में एरिया होता है ना, फैक्ट टेबल, बीच में जब भी हमेशा रखी जाएगी वो फैक्ट टेबल रखी जाएगी। फैक्ट टेबल को बीच में रखो बिकॉज उससे उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। फैक्ट टेबल सबसे बड़ी टेबल होती है जिसके अंदर भर भर के इंफॉर्मेशन होती है। तो सबसे बीच में आपने फैक्ट टेबल को रखा। ये हमारी डायमेंशन टेबल को डिम बोलेंगे हम। डिम है, ये एक 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 डिम है। डिम कम भी हो सकती है, बस आपको पोजीशनिंग रखनी है। तो आप पोजीशनिंग कैसे रखोगे? एक टेबल बीच में रखी जो कि आपकी फैक्ट टेबल है, और बाकी साइड में डिम टेबल रख ली। अगर 3 टेबल है तो 3 टेबल रख लो, 4 टेबल है 4 टेबल रख लो, 5 टेबल है तो 5 टेबल रख लो, 6 टेबल है तो 6 टेबल रख लो, इस तरीके से। तो एक स्टार की पोजीशन में आ जाता है। वहीं पे स्नोफ्लेक कैसा होएगा? स्नोफ्लेक कैसा होगा? देखो अभी हमारे पास स्नोफ्लेक को बनाते हैं हम। स्नोफ्लेक कैसे होएगा? जैसे किस तरीके से बन रहा है, ये एक फैक्ट टेबल है, उससे आपकी एक डिम निकली, डिम से आपके और रिलेशन वाली निकल गई, ठीक है, और एक नॉर्मलाइज टेबल निकल गई, या फिर यहाँ से भी आप ये लगा लो, ठीक है, यहाँ से एक और डिम निकली और इस डिम से एक और नॉर्मलाइज वाली निकल गई, यहाँ से एक और डिम निकली, यहाँ से उसने एक और नॉर्मलाइज वाली निकाल दी, यहाँ से एक डिम निकली, यहाँ से एक और नॉर्मलाइज वाली निकाल दी। मैम ये क्या बोली जा रही हो, आप समझ ही नहीं आ रहा।
ये जब हम डेटा के साथ समझेंगे ना तब समझ जाएंगे। बस आप यहाँ पे मैकेनिज्म समझो, कहने का मतलब क्या है कि मतलब एक टेबल यहाँ पे बीच में है, ये विच इज़ योर फैक्ट टेबल, एंड उसके बाद आपने एक डायमेंशन टेबल बनाई, उस डायमेंशन को भी नॉर्मलाइज कर दिया। अब डायमेंशन टेबल इतनी बड़ी थी, इतनी सारी कॉलम्स थे, ओ माय गॉड नहीं समझ आया, तो उसको और इजी वे में आपने नॉर्मलाइज कर लिया, दैट नॉर्मलाइज करके आपने यहाँ रख लिया। फिर आपने एक और यहाँ पे डिम टेबल बनी और यहाँ से फिर उसे नॉर्मलाइज कर लिया, यहाँ एक और डिम टेबल बनी। तो इस तरीके से एक में एक, तो यहाँ पे कितने जॉइन है, यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको 2 जॉइन से गुजरना पड़ रहा है, यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको 2 जॉइन से गुजरना पड़ रहा है, यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको 2 जॉइन से गुजरना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जॉइंस एक्स्ट्रा हो सकते हैं। जो भी आप जॉइंट करते हो, एक दूसरे को जॉइन कर रहे हो, यहाँ पर तो आपको मान लो आप यहाँ एक डिम में हो, डायरेक्टली कनेक्ट, 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 यहाँ हो डायरेक्टली कनेक्ट, सारे एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तो एक ही बारी तो घूमना पड़ रहा है, सबको एक एक जॉइन पे जाना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 2 जॉइन गुजर के आना पड़ रहा है, तो यहाँ पर स्लो प्रोसेसिंग होती है, बड़ा डेटा होता है, ज़्यादा जॉइंट्स होते हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स डेटा ज़्यादा होता है। हमें जब हमारे पास सॉरी जब हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा होता है और जिसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तब हम स्नोफ्लेक की तरफ जाते हैं, अदरवाइज़ हम स्टार स्कीमा की तरफ जाते हैं। अब हम इसे पढ़ते हैं, मैंने सिर्फ अभी आपको स्ट्रक्चर बना के बताया है। आई एम सो सॉरी, मैं क्या करती हूँ, अभी मैंने बस आपको स्ट्रक्चर बना के बताया, अभी हम इसे पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, अभी वक्त है सारी चीज़ें करने में। उसके बाद मैं आपको डेटा दिखाऊंगी किस तरीके से करते हैं, फिर हम रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, तब जाके हम प्रैक्टिकल में जाएंगे। प्रैक्टिकल में अभी वक्त है, ठीक है। तो अभी है ना, थ्योरी को बहुत आराम से, आसानी से समझो। पहले देखो यहाँ पे पढ़ो आप, सबसे पहले क्या है ये स्टार स्कीमा पोजिशनिंग। सबसे पहले प्रेफर्ड और ऑप्टिमाइज्ड लेआउट होता है पावर बीआई के लिए, सबसे पहले, क्योंकि ईजी है ना। आपने खुद ने देखा कि स्नोफ्लेक में कितना टाइम लग रहा था, और यहाँ पे एक सेंट्रल फैक्ट टेबल होती है, जैसे कि मैंने बताया था, बीच में एक फैक्ट टेबल होगी और मल्टीपल डायमेंशन टेबल सराउंड करती है, जैसे कि मैंने बताया था साइड में डायमेंशन टेबल्स होंगी। सिंपल और क्लीन मॉडल होता है, जैसे कि आपने देखा कि कितना हौच पौच हो गया था स्नोफ्लेक के अंदर, और वहीं पे ही जब आपने फैक्ट टेबल के साथ किया तो वहाँ पे कितने आसानी से हो गया। फास्ट परफॉर्मेंस के साथ होता है, ठीक है, फास्ट परफॉर्मेंस के साथ होता है। ओके, स्नोफ्लेक स्कीमा की बात करें तो ये स्टार स्कीमा का एक्सटेंडेड वर्जन होता है, जिसमें डायमेंशन टेबल को और भी डायमेंशन टेबल से लिंक किया जाता है। मैंने किया था ना, उसे नॉर्मलाइज किया था, एक बड़ी डायमेंशन टेबल के पीछे फिर एक और नॉर्मलाइज टेबल रखी थी, ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होता है। देखा, मैंने कहा था ना, जो आप अपनी डायमेंशन टेबल को नॉर्मलाइज करके फिर एक और टेबल बना लेते हो और 2 जॉइन लग जाता है मेन फैक्ट टेबल तक पहुंचने के लिए, तो आपके जॉइंट्स बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होता है, मतलब डेटा रिडंडेंसी कम होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। मतलब डेटा को समझना तो आसान हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है क्योंकि आपके जॉइंट्स बढ़ जाते हैं। आपको समझ आ रहा होगा। अब परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो हो सकती है स्टार कंपैरिजन के, क्योंकि ऑब्वियसली देखो डेटा फ्लो करेगा उन जॉइंट्स के थ्रू, तो जॉइन कम होंगे तो जल्दी फ्लो करेगा, जॉइन ज़्यादा होंगे तो धीरे फ्लो करेगा। तो सिंपल है, स्नोफ्लेक में हमारे जॉइन ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं अभी आपको मैंने बताया, तो फिर ऑब्वियसली वो स्लो करेगा। जैसे प्रोडक्ट टेबल, कैटेगरी टेबल, डिपार्टमेंट टेबल, फिर कस्टमर टेबल, ज्योग्राफी टेबल, रीजन टेबल, तो एक से एक नॉर्मलाइजेशन हुआ, फिर एक नॉर्मलाइजेशन हुआ। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वो डायरेक्ट होता है। जैसे ये प्रोडक्ट, ये फैक्ट सेल थी, तो इसमें से प्रोडक्ट, कस्टमर, रीजन, डेट सारी इससे जोड़ ली बीच में, तो सारा काम बन गया, अपन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार के लिए पढ़ लेते हैं। फ्लैट टेबल क्या होता है? ये टेबल होता है जब सारा डेटा एक ही टेबल में होता है बिना किसी रिलेशनशिप के, जो कि हम करते हुए आए। छोटी रिपोर्ट्स के लिए ठीक है, बट स्केल वाले पे मेंटेन करना मुश्किल है। डेक्स लिखने में फ्लेक्सिबिलिटी कम मिलती है, क्योंकि हमारे पास डेटा एक ही में सब कुछ आ जाता है, जो कि हम अभी ट्रांसफॉर्मेशन में करके आए हैं। वही काम को ये फ्लैट टेबल बोल रहा है, फ्लैट टेबल बोल रहा है। ओके, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर टेबल पोजीशनिंग। अगर फैक्ट टेबल शुड बी एट द सेंटर इन द मॉडल व्यू, हमने जैसे स्टार स्कीमा में बताया। डायमेंशन टेबल जो है वो प्लेस करनी है टॉप एंड साइड्स में, जैसा कि मैंने आपको स्टार वाले में बताया था कैसे, कि फैक्ट टेबल को आप बीच में रखोगे, इसके अराउंड आप अपना स्टार बना लो, इसके अराउंड आप अपना स्टार बना लो। तो यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, मेरी ड्राइंग पे मत जाओ, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो। तो आप अपनी डायमेंशन टेबल को यहाँ पे रख सकते हो। अवॉइड क्रिएटिंग सर्कुलर रिलेशनशिप। सर्कुलर रिलेशनशिप्स बनाना, देखो मैंने बताया था जब बहुत सारी टेबल हो जाए तब, अदरवाइज हमारे जो मैंने इनिशियली क्या बताया था, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, तो ये सर्कुलर नहीं है। सर्कुलर कैसे होगा? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से। नाउ दिस इज द सर्कुलर।
बट हम लोगों ने ऐसे नहीं बनाया, हमने ये देख सकते हो सर्कुलर नहीं है ये, ठीक है। तो मेंटेन ए क्लीन लेआउट हमने रखना है, हौच पौच नहीं मचानी है। सिमिलर टेबल एक साइड में रखो जिससे हौच पौच ना मचे। हमें पता है सिमिलर टेबल है, एक दूसरे से कनेक्शन बनाना है, तो एक साइड ही रख लो ना, इधर उधर ले जाने की क्या ज़रूरत है। कि ब्रिज टेबल बिटवीन द टू रिलेटेड टेबल, ब्रिज टेबल मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर हम दोनों ही कीज़ को ले लेते हैं, दोनों ही चीज़ों को ले लेते हैं, देन हम लोग करते हैं। स्टूडेंट कोर्स एंड कोर्स डिटेल वाले में हम लोगों ने ये किया था, तो वहाँ पे हमने ब्रिज टेबल पढ़ी थी। एंड मैं आपको इसमें 2 कीज़ भी पढ़ाऊँगी, जब रिलेशनशिप पढ़ाऊँगी तब आपको एक कीज़ पढ़ाऊँगी ताकि ज़्यादा समझ आएगा। अभी आपको सिर्फ थ्योरी समझ के आपको ऐसा लगेगा क्या बोले जा रही हैं, क्या किए जा रही हैं। तो एक बार बीच में एक बार डेटा ज़रूर दिखाऊँगी, ठीक है। एक बार के लिए देख लो, टॉप लेवल में डायमेंशन टेबल होती है सबसे बड़ी, मिडिल लेवल पे ब्रिज टेबल्स होती हैं, बॉटम लेवल पे फैक्ट टेबल्स होती हैं, एंड फिर यूटिलिटी टेबल्स होती हैं जैसे जिसमें फ़िल्टर और सॉर्टिंग्स होती हैं। समरी एक बार के लिए हम पढ़ लेते हैं। स्टार स्कीमा पढ़ा, सेंटर फैक्ट टेबल के साथ सराउंडिंग डायमेंशन होता है, बेस्ट परफॉर्मेंस और क्लैरिटी मिलता है। स्नोफ्लेक में क्या पढ़ा कि डायमेंशन लिंक्ड विद द सब डायमेंशन, नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है, यूज व्हेन हायरार्की नीडेड। फ्लैट टेबल एक टेबल के अंदर जो कि हम करते हुए आ रहे हैं। ब्रिज टेबल जो कि 2 कॉमन टेबल्स को जोड़ लेती है। हेल्पर टेबल जिसमें साइड मॉडल, स्लाइसर्स और लॉजिक होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी समझ तो नहीं आया मैम, पता नहीं क्या पढ़वा गए आप। तो चलो एक बार के लिए पावर बीआई में इसका थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। मत देखो, ये तो मेरे को सिखाना है आपको। देखो ये टेबल देखो आप, यहाँ पर मैंने 5 डेटा लिया हुआ है। द फर्स्ट वन इज डिम कैटेगरी। देखो सबसे पहले फैक्ट सेल दिखाती हूँ। फैक्ट सेल के अंदर क्या है, सेल आईडी है, कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, डेट आईडी है, रीजन आईडी है, अमाउंट है। एक काम करते हैं, इसको हम सबसे पहले एक्सेल में खोलते हैं, तब जाके हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एंड ये मैंने क्या ओपन कर दिया है, एंड जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसे एक्सेल में ओपन करती हूँ। एंड उसके बाद हाँ, मैं इसे एक्सेल में ओपन करती हूँ, यहाँ समझने में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा एंड फिर हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। देखो ये आपका फैक्ट सेल है, एक बार के लिए हम इसका डेटा ओवरव्यू कर लेते हैं और उसके बाद इसे डिटेल में समझते हैं। तो टेक्निकली चलते हैं ताकि मुझे डेटा समझ आए कि किस तरीके से पोजिशनिंग की जाती है। एक बार के लिए मैं आपको यहाँ ज़रूर बताऊँगी, फिर दोबारा से और देख लेंगे। यहाँ अगर डेटा नहीं समझा ना तो लगेगा सारी हवा में बात हो गई, अभी तक जितनी बात हुई थी सारी भूल जाओगे। चाहे वो मैंने आपको इनिशियल लेवल पे टेबल बताई है, फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल, चाहे फिर मैंने आपको पोजीशनिंग बताई है विच इज़ योर स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लेक। उसके बाद हम रिलेशनशिप सीखेंगे, तो पहले हम डेटा के ओवरव्यू के लिए चलते हैं। पहले हम डेटा का ओवरव्यू कर लेते हैं और यहाँ से ना डेटा को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से समझेंगे इसे, ऑल्ट और CA कर लेती हूँ मैं इसको एडजस्ट करने से। एंड मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखो एक्सेल आना चाहिए, है ना। चल अब हम समझते हैं, जितना मतलब इस वाले जो पूरे मैराथन को ना आप उस तरीके से कंसिडर करना जिस तरीके में, क्योंकि मैंने ना उस वे से पढ़ाया है जैसे मान लो आपको कभी पावर बीआई आपने ओपन करके भी नहीं देखा है, आपको आता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं था कि पावर बीआई करता क्या है, तो अब आपको ये पता लगा। तो ये वाला जो मैराथन है ये हम उस बेसिस पे लेके चल रहे हैं जहाँ पर आपको चीज़ों के बारे में पता लग जाए, चीज़ों के बारे में आप कर लो। एंड उसके बाद हम लोग पार्ट 2 रख सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ टाइम लिमिटेशन। मैंने अभी देखा काफ़ी टाइम हो चुका है, तो टाइम लिमिटेशन है, तो उस वजह से जितनी भी एडवांस चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैम मुझे ये वाला पूरा समझ आ गया है, तो अब हम इसके आगे बढ़ सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं पार्ट 2 के लिए। अगर वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहा, सबको ये वाला पार्ट अच्छा लगा इन एनी केस, तो हम लोग पार्ट 2 ज़रूर लेकर आएंगे जहाँ पे हम और एडवांस करें। यहाँ पर हम उस लेवल का करेंगे जो इनिशियल लेवल पे किसी भी इंसान को सीखना चाहिए, एंड धीरे धीरे करके ही लेवल बढ़ते हैं ना। आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे जाते हैं, आप डायरेक्टली क्लास 10 पे जम नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलें अब देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले फैक्ट टेबल है। देखो आप नीचे नेम देख सकते हो, फैक्ट सेल्स है। अब फैक्ट सेल्स में मेरे पास है क्या क्या चीज़ वो आप देख सकते हो। यहाँ पर मेरे पास है कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, डेट आईडी है, रीजनल आईडी है, अमाउंट एंड सेल है। तो मैं यहाँ पर एक डायमेंशन बनाना चाहती हूँ विच इज़ आर फैक्ट टेबल का डायमेंशन होगा, जिसके अंदर मैं यहाँ पे क्या क्या लिख देती हूँ। कस्टमर आईडी है तो CID लिख सकते हैं हम, आगे से CID लिखेंगे उसको। C मतलब कस्टमर एंड ID मतलब कस्टमर आईडी। उससे पहले सेल्स आईडी था, प्रोडक्ट आईडी है, डेट आईडी है, रीजनल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे कि हमारे पास सेल्स आईडी है, यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं, प्रोडक्ट आईडी है, रीजन आईडी है, अमाउंट है, इसके अलावा भी और एक डेट आईडी है जहाँ तक मुझे पता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमारे पास हैं।
हाँ, तो आप देख सकते हो 5 6 है यहाँ, तो 1 2 3 4 5 6 मैंने वहाँ क्या एक्स्ट्रा ले लिया, प्रोडक्ट है, डेट है, रीजन है, कस्टमर है, सेल है। तो 2 टू 4 टू 6, यहाँ पे भी 6 है, मेरे काउंट करने में दिक्कत थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिम कस्टमर। तो डिम कस्टमर को हम लोग एक बार के लिए यहाँ पे रख लेते हैं, डिम कस्टमर। एंड ये हमारा डिम कस्टमर होने वाला है। एंड डिम कस्टमर में क्या है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है और जेंडर है। तो हम यहाँ पर रखेंगे कस्टमर आईडी, तो विच इज CID, कस्टमर नेम और जेंडर, ये है। एंड डिम प्रोडक्ट, डिम कैटेगरी, डिम डेट और डिम रीजन। तो देखो एक बात बताओ, जैसे ही हम लोगों ने बात की थी स्टार स्कीमा में एक साथ रखी जाती हैं, प्रोडक्ट और कैटेगरी को तो मुझे एक साथ रखना चाहिए ना, डिम डेट डिम रीजन का देख लेते हैं। तो एक काम करते हो, डिम कैटेगरी में यहाँ पे रखती हूँ, विच इज़ डिम कैटेगरी, और उसके जस्ट नीचे मैं यहाँ पे, क्योंकि कहते हैं ना पास पास में रखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिम प्रोडक्ट रख लूँगी। ये मुझे एक बेहतर पोजीशनिंग लगती है। तो डिम कैटेगरी हम देखेंगे तो विच इज़ कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम, बस। तो हमारा कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम, और ये कैटेगरी है तो CA लिख देती हूँ मैं। ये C कस्टमर आईडी था, ये C कस्टमर आईडी था, कस्टमर, और ये कैटेगरी है। ठीक है, तो कैटेगरी आईडी, हमें कैटेगरी आईडी ही मिल रही है ना, यस। एंड हम यहाँ पे Ctrl+A करके Alt+C करते हैं, एंड हम इसे जूम करते हैं, एंड यहाँ पे देखते हैं कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम। और अगर मैं फैक्ट सेल में देखूँ तो यहाँ कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चन था, कस्टमर की आईडी थी, एंड यहाँ कस्टमर का ही था, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और जेंडर, आप देख सकते हैं कस्टमर नेम था। ओके फाइन। डिम प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी आईडी, क्या है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी आईडी। तो ठीक है, फिर हम लोग ये लिख लेते हैं, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी आईडी। इसके अंदर है कैटेगरी आईडी ना, कुछ तो उसमें मिलेगा। अब हम यहाँ रख लेते हैं डेट वाला ना, डेट क्या था, डिम डेट, तो इसमें क्या था, डेट आईडी, मंथ एंड ईयर। तो डेट आईडी, मंथ और ईयर, और यहाँ पे था, यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, रीजन को मैंने ऊपर क्यों लिख दिया है, आई डोंट नो। ठीक है, रीजन में देखते हैं हम लोग, डिम रीजन के अंदर हमें क्या मिलता है, वेयर इज माई पेन, ओके। डिम रीजन के अंदर हमें रीजन आईडी और रीजन नेम मिल रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, रीजन आईडी और रीजन नेम, रीजन आईडी एंड रीजन नेम। तो ये हम लोगों ने अभी क्या कर लिया, पोजिशनिंग कर लिया है। इस तरीके से हमने एक स्टार स्कीमा वाली पोजिशनिंग करी। कौन सी करी है, स्टार स्कीमा वाली। हम लोग जो यहाँ पे करेंगे वो मेनली स्टार स्कीमा ही करेंगे, बिकॉज स्टार स्कीमा आसान पड़ता है। स्टार स्कीमा अगर आपको सबसे अच्छे से आ गया, सब कुछ हो गया, तो हम स्नोफ्लेक की तरफ जाएंगे। वैसे स्नोफ्लेक जो होता है ना, वो यार ये स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक को, ये आपके डेटा को देख के पता लगता है डेटा किस तरीके का है। ठीक है, बाकी चीज़ें आपके ऊपर टेबल पे डिपेंड करती है, आपके पास डेटा पे डिपेंड करता है। बाकी चीज़ें हम लोग आगे करेंगे। अभी के लिए मेरा डेटा ओवरव्यू हो गया है ना, आपने ये पोजीशनिंग कर दी है ना, मेरा काम यहाँ तक तो पोजीशनिंग वाला तक तो कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके आगे मुझे और चीज़ें, आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना सिखाना है। तो हम लोग उसकी तरफ जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है, विच इज़ कीज़, कि किसके थ्रू इन्हें जोड़ा जाता है, कैसे हमें जोड़ते हैं। तो पोजीशनिंग को एक बार के लिए मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगी टॉपिक वाइज, थियोरी वाइज, एंड एक बार के लिए हम उसे पावर BI में भी ऐड कर लेते हैं। पावर BI में भी किस तरीके से हम डेटा को ऐड करके सारी चीज़ें कर लेते हैं। एक सेकेंड आप मुझे दीजिए, मैंने पावर BI को ओपन कर लिया है, एंड यू नो दिस थिंग कि दोबारा से हम लोग ये करने हैं। तो जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं आपको ऐसा, मैंने बोला था ना, मैं बिल्कुल ऐसे रॉ रखने वाली हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि पहले से आपको एडिटिंग एंड ऑल एवरीथिंग मिलेगा। जो जैसा चल रहा है ना वैसा चलेगा। एंड हम लोगों ने यहाँ से ओपन कर लिया, एंड सेम डेटा हम वहाँ ले रहे हैं जो एक्सेल शीट आपने वहाँ पे देखी है। तो ये देख सकते हो, डिम कैटेगरी, डिम कस्टमर, डिम डेट, डिम प्रोडक्ट, डिम रीजन एंड फैक्ट सेल, एंड हम इसे लोड कर देंगे। इसके अंदर फिलहाल के लिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली उसे लोड कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा वक्त लेगा और लोड हो जाएगा। यहाँ पे लोड होने के बाद जब हम मॉडल व्यू में जाएंगे तो हमारा जो पावर BI होता है वो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप्स बनाता है। तो इसने ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप्स बना दिए हैं।
आप देख सकते हैं, ठीक है, मॉडल भी देख सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पे रिलेशनशिप ऑलरेडी बन गया है, तो मैं इसे डिलीट कर देती हूँ कि हमें ये वाले रिलेशनशिप अभी के लिए फ़िलहाल के लिए हम इसे डिलीट कर रहे हैं। इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, कैसे बनता है, कैसे ये होता है, वही सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। लेकिन अगर मुझे इसकी पोजीशनिंग करनी होगी, ऑल्दो इसने अपनी पोजीशनिंग अपने हिसाब से की हुई है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ढंग से नहीं थी। तो हमें फैक्ट सेल को बीच में रखना चाहिए, डिम कस्टमर हम यहाँ रख सकते हैं, डिम कस्टमर नहीं, डिम कैटेगरी, हम कैटेगरी यहाँ है तो ठीक है, प्रोडक्ट। देखो उसने भी ऐसे किया था, मैं तो नहीं लेकर आई हूँ, मैं तो सिर्फ फैक्ट सेल को अभी इधर उधर किया था। तो आप देख सकते हो डिम कैटेगरी और डिम प्रोडक्ट उसने एक साथ रखे हुए हैं, फैक्ट सेल बीच में रखी हुई थी। डिम रीजन को देखो इसने भी नीचे रखा हुआ है, डिम डेट और डिम कस्टमर उसने ऐसे रखा हुआ था, हमने भी इस तरीके से रखा हुआ था, डिम कस्टमर ऊपर रखा हुआ था, डिम डेट हमने नीचे रखा हुआ था। तो ये मैंने ऑल्दो मैंने देख के नहीं किया है, बट स्टार स्कीमा की जितनी भी पोजीशनिंग होती है वो इसी तरीके से होती है। इसने थोड़ी सी पास पास में की हुई थी, बिल्कुल ऐसे ऐसे इस तरीके से थी। लेकिन मैंने देखो कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं लेके गई हूँ, आप लोगों के सामने ही है, सारी चीज़ें इधर थी, बस फैक्ट स्केल को थोड़ा सा साइड में किया था। और उसी से ही आप देख सकते हो कि हमारी पोजीशनिंग इस तरीके से, हम थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन कर देते हैं। पावर बीआई में उसको थोड़ा सा मैसी सा कर रखा था, तो हम उसको थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा और इसे ऊपर कर देती हूँ, इसे ऊपर कर देती हूँ, इसको इसके इक्वल रख लेते हैं, इसको इसके इक्वल रख लेते हैं, ताकि ये इस तरीके से बने। अगर हमारे पास एक और टेबल होती तो हम यहाँ पे रख लेते हैं एंड उसके बाद ये आ जाता, और अब आराम से बना सकते हैं, क्योंकि रीजन का डायरेक्टली कनेक्शन होने वाला है, डिम डेट का डायरेक्टली कस्टमर से भी, और यहाँ से कनेक्शन होने वाला है। इनके आपस में कनेक्शन हो सकते हैं, कैटेगरी आईडी और डिम प्रोडक्ट, तो इनको मैंने आसपास में रख दिया है। कस्टमर आईडी है, ये भी डायरेक्टली फैक्ट सेल से ही जुड़ने वाला है। तो हम लोग बड़ा इजीली यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। आपको अभी मैंने दिखाया था रिलेशनशिप इसी तरीके से बिल्ड किए हुए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पावर बीआई में भी देख लिया किस तरीके से हम मॉडल व्यू के अंदर पोजीशनिंग करते हैं। बस आपने कुछ नहीं करना होता, अपनी टेबल को ले जाके ड्रैग कर सकते हो और आप उसको पोजीशन में, जिस पोजीशन में रखना चाहो उस पोजीशन में रख सकते हो। अब रिलेशनशिप कैसे बनते हैं, कैसे कीज़ होती हैं, कैसा सब कुछ होता है, वो हम आगे देखते हैं। तो चलें अब हम आगे बढ़ते हैं कीज़ की। तो कीज़ के लिए भी हमारे पास नोट्स हैं, हम नोट्स से ही उसे समझेंगे, पूरा डिटेल में करेंगे, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कीज़ नहीं पहचानने में आया तो आप रिलेशनशिप नहीं बना सकते। वैसे तो हर एक एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, कहीं पे भी किसी भी एस्पेक्ट में आपने गलती करी है तो आने वाली हर एक चीज़ वो गलत होती हुई जाएगी, तो वो सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। तो वैसे ही कीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जब भी हमारे पावर बीआई में डेटा मॉडलिंग करते हैं, डेटा मॉडलिंग करते हैं का मतलब क्या हो गया, हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं। देखिए अब आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो टीचर के लाइक जैसे स्कूल में नहीं पढ़ते थे कि मतलब जैसे बुक होती थी सामने, बस उसको पढ़ पढ़ के बता रहे होते थे, लेकिन ये ज़रूरी है ताकि आप लोग भी जब भी ये नोट्स पढ़ोगे ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। और ये नोट्स वैसे नोट्स तो है नहीं कि मैं कोई इंग्लिश का नोट पढ़ रही हूँ और आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, नहीं, ये नोट्स मेरी लैंग्वेज में है, आपकी लैंग्वेज में है, तो हम पढ़ सकते हैं चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम डिटेल में वैसे भी बात करते ही हैं। ओके, तब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कीज़। ऑब्वियसली जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं, कीज़ की हेल्प से हम टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसी के बेसिस पे हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं। जैसे डेटा सही तरीके से कनेक्टेड रहता है और हम करेक्ट एनालिसिस कर पाते हैं। ऑब्वियसली अगर कनेक्टेड सही तरीके से नहीं हुआ तो हम लोगों के पास करेक्ट डेटा नहीं आएगा, करेक्ट डेटा नहीं आएगा तो एनालिसिस कभी भी करेक्ट नहीं होगा। कीज़ होती क्या है, बेसिकली एक या ज़्यादा कॉलम्स होते हैं जिनके बेसिस पर टेबल्स कनेक्ट की जा सकती हैं। अब देखो, मैं एक बात बता रही हूँ कि एक टेबल को दूसरे टेबल से रिलेशनशिप से जोड़ेंगे, दूसरे टेबल को तीसरी टेबल से रिलेशनशिप से जोड़ेंगे, तो उन्हें जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ उनमें कॉमन होना चाहिए। तो ये कीज़ से ही हमें डिसाइड करना होता है, हम रिलेशनशिप बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ कीज़ दो तरीके की होती है, प्राइमरी की होती है, एक फॉरेन की होती है। यही दो टाइप की ही की होती हैं, ऐसे ही समझना होता है। प्राइमरी की, फॉरेन की, ये दोनों आपको समझ आएंगी। इन्हीं के बीच में आपका पूरा रिलेशनशिप फ्लो करता है, इन्हीं को ही आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है। देखो, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई क्या किया, अभी तो आपको मैंने लिख के दे दिया था उस डेटा में कि ये वाला आपका फैक्ट सेल है और बाकी सारी आपकी डिम है, मतलब डायमेंशन है। तो लेकिन अब वहीं पे ही जब आपके पास रियल लाइफ में डेटा होता है तो वहाँ पर कैसा होता है कि आपको खुद से नहीं पहचानना होता, खुद से ही आपको पहचानना होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन वाली टेबल है जिसके अंदर बहुत सारे रोज है, जिसके अंदर बहुत सारा डेटा है, जिसके अंदर वैल्यू वाला डेटा है, जिसके अंदर डेली सेल्स हो सकती हैं, डेली का कुछ भी ऐसा हो सकता है, जिसके अंदर जो आपका
जो डुप्लीकेसी है डेटा की, बहुत सारे डेटा है, ऐसे केस में वो जो टेबल होगी वो क्या होगी, आपकी फैक्ट टेबल होगी। एंड जो बाकी की टेबल्स हैं, जहाँ से जो लुकअप टेबल्स हैं, जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी डायमेंशन टेबल होगी, वो आपकी डिम टेबल्स होंगी। तो ठीक वैसे ही आपको, जैसे आपको इनिशियल लेवल पे आपको टेबल्स का पता करना था ना, तो टेबल्स का आपने पता किया, सही तरीके से पता करोगे तभी रिलेशनशिप करेक्ट बनेगा। ठीक वैसे ही आपको प्राइमरी की एंड फॉरेन की का भी पता लग जाएगा। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते जाओगे तब धीरे धीरे एकदम से देखकर पता लग सकता है कि प्राइमरी क्या है, फॉरेन की क्या है। इनिशियल लेवल पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है। ठीक है, ये टेबल का यूनिक कॉलम होता है। अब इसमें ना लॉजिक ढूंढ लेना, और मैं लॉजिक खुद ही बता दूंगी आपको। मतलब ढूंढ लेना मतलब हम मिलके ढूंढ लेंगे। हर रो के लिए अलग वैल्यू होती है। तो ठीक है, ये बात बस आप समझो, कस्टमर आईडी। ठीक है, एंड फॉरेन की ये किसी दूसरी टेबल पे की टेबल के प्राइमरी की से मैच करता है। एग्जाम्पल, ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी। बहुत आसान है, आपने समझ आया। अगर किसी को भी समझ आया तो प्लीज़ पहले ही नोटिफाई कर दे, मेरे बोलने से पहले ही नोटिफाई कर दे कि हाँ मुझे समझ आ गया। और नहीं आया तो थोड़ा सा अभी डिटेल में समझे। बहुत लॉजिक वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा लॉजिक वाली चीज़ है, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेट मी जस्ट, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं। देखो एक बात बताओ, मैंने जब अभी आपको बताया कि इनिशियल लेवल पे आपको टेबल को चेक करना पड़ता है, तो मैंने फैक्ट टेबल के लिए आपको क्या बताया था? फैक्ट टेबल के लिए कि उसके अंदर बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, डुप्लीकेट एंट्रीज हो सकती हैं, है ना। उसके अंदर बेसिकली ट्रांजैक्शंस लिखी होती हैं, मैंने यही बोला था। बस एक बार के लिए जो मैंने बोला था ना, मैं वो रिवाइज करा रही हूँ, फिर ये तो आप कह दोगे अरे मैम ये तो हमें आता है। ठीक है, फैक्ट टेबल। और डायमेंशन के लिए मैंने क्या बोला था? डायमेंशन के लिए मैंने क्या बोला था? लुकअप टेबल्स होती हैं। लुकअप टेबल्स मतलब काइंड ऑफ कि जिसके अंदर आप जाके इंफॉर्मेशन लेते हो, टेक्स्ट बेस्ड होती हैं, जैसे कि किसी की कॉन्टैक्ट डिटेल हो गई, ये सब कुछ हो गई, तो वो आपकी डायमेंशन टेबल है। तो ये कह रहा है जो प्राइमरी की होती है ना, वो यूनिक कॉलम होती है। अब एक बात बताओ, ये डेटा है आपका, ये डेटा है, ये आपके डिम टेबल्स हैं। डिम टेबल है, डिम टेबल है, और ये ऑब्वियसली आपकी ट्रांजैक्शनल सी टेबल होगी, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस होंगी। मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगी क्योंकि है ना, अभी फिर यहीं पे ही आके हमने काम करना है। मैं अभी सिर्फ आपको नोटिफाई कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो होंगी वो आपकी ट्रांजैक्शंस वाली होगी, ये आपकी डिम टेबल है। तो कोई चीज़ यूनिक मतलब एक बार आ रही होगी, यहाँ पे उसने क्या लिखना है? कस्टमर आईडी लिखना है, कस्टमर नेम लिखना है और जेंडर लिखना है। तो इसमें वो बार बार सेम आईडी क्यों लिखेगा? बार बार सेम आईडी लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। डायमेंशन में बार बार सेम आईडी लिखने का मतलब ही नहीं है, तो मतलब वो यूनिक रहेगा। लेकिन अगर फैक्ट टेबल की बात करें तो बार बार कोई कस्टमर आ सकता है, कोई भी कस्टमर 4 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार आके आपसे परचेज कर सकता है। तो यहाँ पर जो जितनी भी रोज होंगी, जितनी भी ट्रांजैक्शन नोट होगी, उसमें अगर कस्टमर आईडी रिपीट हो सकती है। am I right और am I right? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। देखें, मेरा कहने का मतलब ये है कि डिम जो है, जिसके अंदर हम लुकअप देख रहे हैं, लुकअप से ही समझ जाओ। लुकअप आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या करता है? यूनिक लुकअप वैल्यूज होनी चाहिए ना, तो बिल्कुल वैसे ही, तभी तो बोल रहे हैं। तो इसके अंदर तो यूनिक रहेगा। इसके अंदर तो अगर मैं बोलूँ कोई डिम कैटेगरी वाला है, तो आपके पास क्या थी? कैटेगरी आईडी थी, कैटेगरी नेम था और जेंडर था। ठीक है, फिर वहाँ से कोई फैक्ट टेबल थी, तो फैक्ट टेबल के अंदर तो कैटेगरी आईडी थी, रीजन आईडी थी, प्रोडक्ट आईडी थी, और बहुत सारी आईडीज थी, और बहुत सारी सेल्स का अमाउंट लिखा हुआ था। तो यहाँ पर तो आईडी रिपीट नहीं होएगी ना, यहाँ पे तो किसी पर्सन का नेम है, उसकी आईडी है, वो एक बार ही आएगी, क्योंकि उसने तो सिर्फ जेंडर बताना है। हो सकता है इसमें कॉन्टैक्ट का भी हो, तो उसने सिर्फ कॉन्टैक्ट बनाना है, वो बार बार थोड़ी ना बताएगा। लेकिन फैक्ट के अंदर वो बार बार हो सकता है, क्योंकि फैक्ट क्या होती है? वो ट्रांजेक्शनल होती है। ट्रांजैक्शन आपकी सेम पर्सन से बहुत बार हो सकती है, लेकिन जहां उस पर्सन की इंफॉर्मेशन हो, इंफॉर्मेशन तो आप एक ही बार एक ही जगह रखोगे ना। तो इसीलिए मैं ये कह सकती हूँ कि डायमेंशन हमारी यूनिक होती है, और फैक्ट टेबल के अंदर हमारे पास डुप्लीकेसी होती है। तो जहां प्राइमरी की बात आई, यूनिक कॉलम होता है, तो मैं कह सकती हूँ कि डायमेंशन टेबल के अंदर हमारे पास जनरली जो की होती है वो प्राइमरी की होती है। और फॉरेन की क्या हो गई? जो दूसरी टेबल के प्राइमरी की से मैच करता है। अब मेरी ये दूसरी टेबल है, ये लोग बताते नहीं है कि डायमेंशन में ही आपको यूनिक वैल्यू मिलेगा। अभी आपको डायमेंशन में यूनिक वैल्यू मिल गया, मतलब यूनिक आईडी मिल गई है, कस्टमर आईडी। अब यही कस्टमर आईडी यहाँ पे और सेल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जब कस्टमर आईडी लिखा है, वो किसी और टेबल का प्राइमरी की नहीं है।
यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लिखा है, देखो आप डेटा देखो, एक सेकेंड, ये मेरे टाइम स्टैम्प्स, ओके, यहाँ पे कस्टमर आईडी आया, तो ये कस्टमर आईडी इस टेबल का प्राइमरी की है। यहाँ सेल्स आईडी आया, सेल्स आईडी हमारे पास चलो ज़रूरत ही नहीं है, सेल्स आईडी इसका प्राइमरी की है, देखो सेल्स आईडी किसी और में नहीं है, तो इसका मतलब सेल्स आईडी यहीं पे ही हो सकती है, तो वो इसका प्राइमरी की है। प्रोडक्ट आईडी की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट आईडी उसने यहाँ से ली होगी, एंड प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे तो डुप्लीकेट नहीं हुई होगी, यहाँ पे तो कोई भी प्रोडक्ट कई बार बिक सकता है ना, कोई प्रोडक्ट कई बार बिक सकता है, बहुत सारे कस्टमर उसे खरीद सकते हैं, तो यहाँ पे तो वो रिपीट हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे वो रिपीट नहीं हुआ होगा, यहाँ पे तो प्रोडक्ट आईडी के सामने उसका प्रोडक्ट का नेम लिखा है और कैटेगरी आईडी लिखी हुई है, तो यहाँ पर वो उसका प्राइमरी की है और यहाँ पर वो उसका फॉरेन की है। कस्टमर सॉरी कैटेगरी आईडी यहाँ तो प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ तो वो है ही नहीं, यहाँ पर है, यहाँ वो इसका फॉरेन की हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ डिम के अंदर ही, देखो डिम से डिम में ही वो यहाँ पे इसका फॉरेन की है, लेकिन यहाँ पर वो उसका प्राइमरी की है, बिकॉज एक बार ही यूज़ हुआ है, यहाँ पर वो बार बार यूज़ हो सकता है। बिकॉज एक बताओ, इलेक्ट्रॉनिक में प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी हमने दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक को ए नाम दे दिया या इलेक्ट्रॉनिक को ई नाम दे दिया, अभी स्पीकर के आगे भी ई लिखा है, हेडफोन्स के आगे भी ई लिखा है, लैपटॉप के आगे भी ई लिखा है, तो कैटेगरी आईडी तो बार बार रिपीट हो रही है ना, तो यहाँ पर तो मैं ऐसे फॉरेन की में बोलूँगी ना। और यहाँ पर रीजन आईडी, तो देखो यहाँ पर रीजन आईडी के आगे रीजन नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो वो प्राइमरी की हुई, लेकिन यहाँ पर रीजन आईडी बार बार आ रही होगी ना, हर पर्सन उस रीजन से 100 200 लाख पर्सन हो सकते हैं, तो यहाँ पे तो वो रिपीट होगी, तो यहाँ वो फॉरेन की हो जाएगी। डेट आईडी के आगे, उसके आगे मंथ लिखा हुआ है, यहाँ पे वो डिम टेबल के अंदर वो एक प्राइमरी की होगी, लेकिन यहाँ पर वो ऑब्वियसली बार बार रिपीट हो रही होगी, सेम डेट पे बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो सकती है, तो आप यहाँ पर उसे फॉरेन की मानेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब मैं इन सबको हटा देती हूँ, क्योंकि मैं आगे आपको रिलेशनशिप यहीं बनवाऊंगी, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते। ठीक है, बट आपको समझ आया प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है। चलें अब हम आगे और बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है, मैं कोशिश तो पूरी ऐसे ही कर रही हूँ कि मैं इस तरीके से समझाऊँ कि आपको समझ आए, एंड यही एक वो रहता है ना जब हम पढ़ाते हैं, कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता लगे कि कहाँ फिर हम और बेहतर कर सकते हैं या कहाँ हम ऑलरेडी बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, कीज़ का यूज़ रिलेशनशिप बनाते वक्त होता है, तो अभी आपने देख ही लिया, रिलेशनशिप हमें एक टेबल से दूसरे टेबल में बनाना है और हम कीज़ के थ्रू बनाते हैं, तो एक को प्राइमरी कंसिडर करते हैं, एक को फॉरेन कंसिडर करते हैं, ये समझते हैं कि एक को कहाँ यूनिक आ रहा है, कहाँ हमारा रिपीटेड आ रहा है, और उस अकॉर्डिंग हम रिलेशनशिप बनाते हैं। पावर बीआई में जब हम दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं, तब कीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करती है। एक टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए जो कि यूनिक वैल्यूज़ होंगी, जो कि हमने देखा जर्नली डिम टेबल है। दूसरी टेबल में फॉरेन की होनी चाहिए जो कि रिपीटेड वैल्यूज़ होंगी, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फैक्ट सेल हो। डिम टेबल में भी कभी कभी क्या होता है, जब एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे कि मैंने दिखाया था कि वहाँ पे कैटेगरी और प्रोडक्ट वाला, तो वहाँ पर एक डिम टेबल के अंदर ही एक फॉरेन की थी, तो ये हो सकता है ऐसे आई एम सो सॉरी, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि फैक्ट सेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपकी फॉरेन की है, या डिम के अंदर जो भी है वो सारी की सारी ही आपकी प्राइमरी की है। जस्ट गिव मी अ मिनट। डेटा को देखकर आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी प्राइमरी की है और कौन सी फॉरेन की है, जो कि आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा, जो क्योंकि मैंने डेटा को देखकर भी आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है कि पावर बीआई ऑटोमेटिकली या मैनुअली 1-to-1 या मैनी टू वन रिलेशनशिप बनाता है, 1-to-1 या मैनी टू वन। ये रिलेशनशिप के टाइप्स हैं, ये हमें पढ़ेंगे अभी, कार्डिनलिटी वगैरह ये सब हम पढ़ेंगे अभी। रिलेशनशिप क्रिएट कराता है बेस्ड ऑन दिस कीज, तो ये सब अभी आएगा जब टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स करेंगे ना, तब ज़्यादा समझ आएगा। बिकॉज अभी एकदम से सब बता दूंगी ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। एंड उसके बाद हमें कैसे पहचानना होता है कि कौन सी की क्या है, तो कॉलम में यूनिक वैल्यूज हो वो मोस्टली प्राइमरी की होती है, वही वाली बात है बार बार। ठीक है, लेकिन अच्छे से हो जाएगा। जब कॉलम में रिपीट होने वाली वैल्यूज हो तो वो दूसरी टेबल से मैच करें और वो फॉरेन की होते हैं। पावर बीआई में मैनेज रिलेशनशिप का ऑप्शन यूज करके आप मैच देख सकते हो। ठीक है,
फ्लो क्या होता है रिलेशनशिप बनाने का? तो टेबल्स को लोड करो, सबसे पहले तो अपना डेटा लोड करो, ओके फाइन, ये हमने मैकेनिज्म में भी पढ़ा है। फिर टेबल्स का स्ट्रक्चर समझो कि आपकी जो टेबल्स हैं वो फैक्ट टेबल है, डायमेंशन टेबल है, ये सब कुछ। फिर आइडेंटिफाई करो कि उनमें प्राइमरी क्या है, फॉरेन की क्या है, तो आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है। फिर गो टू मॉडल व्यू, लाइक मॉडल व्यू में पहले भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि फोर्थ स्टेप नहीं जाना है, पहले हम लोग ये देख लेंगे। अगर आप वहाँ जाके भी चेक करना चाहते हो, वहाँ जाके भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप करके कीज़ को कनेक्ट करो, कीज़ को कनेक्ट करना ही आपका रिलेशनशिप है, लेकिन बीच में जो रिलेशनशिप बनता है उसके टाइप आपको समझने पड़ेंगे कि रिलेशनशिप बना क्या है। रिलेशनशिप का डायरेक्शन और कार्डिनलिटी चेक करो, दैट मीन्स एक तो डायरेक्शन चेक करो, किस डायरेक्शन में जो आपका डेटा है वो फ्लो हो रहा है, आपका जो रिलेशनशिप है वो फ्लो हो रहा है। एंड कार्डिनलिटी मतलब कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है, किस टाइप का रिलेशनशिप बन रहा है। एंड डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन क्रिएट करो। ऑब्वियसली हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास बहुत सारा जो डेटा है हम उसे जोड़ सकें एंड उसके बाद हम उसके ऊपर काम कर सकें। तो डेफिनेटली फिर उसके बाद हमें एनालिसिस भी करना होगा एंड विजुअलाइजेशन करना होगा। यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट नहीं होती है। एंड कीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है? एक्यूरेट रिपोर्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, डेटा को डुप्लीकेट या रॉन्ग कनेक्शन से बचाती है। रॉन्ग कनेक्शन दे दिया, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आएगी, रॉन्ग डेटा बनेगा, रॉन्ग डैशबोर्ड हो जाएगा। मल्टीपल डेटा को कंबाइन करके एक मीनिंगफुल इंसाइट जनरेट करना पॉसिबल होता है, बिकॉज ऐसे तो फिर हम जनरेट ही नहीं कर सकते हर एक डिपार्टमेंट। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, बैंक में आप जाते हो, ये एग्जाम्पल वैसे समझना, ताकि ये एग्जाम्पल मैं उस बेसिस पे दे रही हूँ जिस बेसिस पे आपको ये समझ आएगा कि वर्किंग कैसे, मैं किस तरीके की वर्किंग को डिफाइन कर रही हूँ, तो वो चीज़ समझ आएगी। आप बैंक में जाते हो, ये पर्सन है, पर्सन मिस्टर ए बैंक में जाते हैं और मिस्टर ए का एक है एज अकाउंट, ठीक है, और उस ऑब्वियसली एज अकाउंट का एक अकाउंट नंबर भी होगा, ठीक है। अब उन्हें ना 2-3 चीज़ें करानी थी, कुछ पैसे जमा भी कराने थे, कुछ निकालने भी थे, कुछ की एफडी भी करवानी थी, इस तरीके से कुछ करवाना था। तो सबसे पहले वो डेस्क नंबर 1 पे गए। तो डेस्क नंबर 1 पे उनसे पूछा गया कि हाँ जी सर, आपको क्या कराना है? तो उन्होंने पूरा सबमिट कराया कि अपना इशू बताया कि मेरा ना ये इशू है, मेरे को अपना जो अमाउंट है वो विड्रॉ करना है और फिर उसके बाद उसका एफडी बनवाना है। उन्होंने पूरा प्रोसेस बता दिया। तो डेस्क 1 क्या करती थी? सिर्फ रिपोर्ट करती थी। कोई भी पर्सन आए तो हम उसका डेटा लिखेंगे कि वो किस पर्पज़ से आया है, और साथ ही साथ में हम उसकी बाकी की डिटेल लिख लेंगे कि वो कहाँ से आया, क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आकर सबसे पहले कोई पर्सन से क्या पूछा जाएगा? उसका अकाउंट नंबर, कि सर आपका अकाउंट नंबर बताएं। फिर डिटेल्स तो उनके पास आ जाएगी। अकाउंट नंबर के बाद उसने जो भी इन्फॉर्मेशन लिखनी थी लिख दी। फिर वो डेस्क 2 पे गया। डेस्क 2 पे उसको क्या करने थे? पैसे विड्रॉ करने थे। तो उन्होंने बोला ओके विड्रॉ कर लेना। कितना अमाउंट विड्रॉ करना है? 50,000 करना है। ओके फाइन, एक काम करो अपना अकाउंट नंबर बताओ। तो उन्होंने अकाउंट नंबर बताया और उसके बाद उन्होंने सारा काम कर दिया, इतना अमाउंट जाएगा, इतना ये जाएगा। डेस्क 3 पे गए। डेस्क 3 पे वो जो अमाउंट विड्रॉ की थी उसकी एफडी वगैरह करानी है। तो अब यहाँ पर एफडी कराई तो वो फिर अकाउंट नंबर बताया और फिर नई इन्फॉर्मेशन भी आई। तो इस तरीके से हर अब डेस्क 1 वाला अपनी एक रिपोर्ट 1 सबमिट करेगा, डेस्क 2 वाला अपनी एक रिपोर्ट 2 सबमिट करेगा, डेस्क 3 वाला रिपोर्ट सबमिट करेगा। अब इनकी रिपोर्ट्स मुझे रिलेट करवानी पड़ेगी, तब जाके तो मैं इस बंदे की पूरी कुंडली निकाल सकती हूँ। इस बंदे के बारे में अगर मैं कुछ जानना चाहती हूँ, वो कब बनेगा? जब मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटा हो जिसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो, तो मैं इस बंदे के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी? जब मैं इन रिपोर्ट्स को जोड़ दूंगी, तभी तो मुझे पता लगेगा कि अच्छा ये आज इतने डेट पे बैंक में आया था, सबसे पहले ये डेस्क नंबर 1 पे गया था, इसने ये काम किया था, फिर इसने विड्रॉ किया, विड्रॉ भी यहीं से ही किया है और फिर बाद में यहीं से ही उसने उसका एफडी बनवा दिया है, इतने का एफडी बनवाया है, तो अब इसको ये चीज़ें होंगी। तो बेसिकली ये मैंने किस लिए बताया, ये ऐसा कुछ आप पावर बीआई में अभी फिलहाल कर नहीं रहे हो, लेकिन ये मैंने किस लिए बताया ताकि आप जो जर्नल अंडरस्टैंडिंग हो, जो आज तक जो डेली अपने आसपास देखते हो उनकी वर्किंग में भी आप ये समझ सको कि जो डेटा रिकॉर्ड होता है वो तो अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी उनके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो सारा का सारा डेटा जोड़ा जाता है, रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद डेक्स फंक्शन आते हैं, जैसे रिलेटेड, रिलेटेबल, प्रॉपरली तभी काम करते हैं जब रिलेशनशिप सही हो। रिलेशनशिप सही नहीं होगा तो ऑब्वियसली फॉर्मूलाज में नहीं काम करेंगे, क्योंकि फील्ड तो आपको फॉर्मूलाज में ही देनी है, तो वो भी कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये डेटा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मैंने जितना समझाया था वो कंप्लीट हो गया है। प्राइमरी कीज़ एंड एक बार के लिए वापस से मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ कि जैसे कैटेगरी आईडी है, तो यहाँ पे कैटेगरी आईडी नहीं है, कैटेगरी आईडी हमें इसके अंदर मिल रहा है। तो कैटेगरी आईडी यहाँ पे एक बार आई होगी और यहाँ पे बार बार आई होगी, तो यहाँ की फॉरेन की हो गई और यहाँ की प्राइमरी की हो गई। एंड प्रोडक्ट आईडी यहाँ की
प्राइमरी की है लेकिन यहाँ की फॉरेन की है। डिम डेट में देखूँ तो डेट आईडी यहाँ की प्राइमरी की है, यहाँ की फॉरेन की है। डिम कस्टमर अगर देखेंगे तो कस्टमर आईडी यहाँ की तो वो प्राइमरी की है, यहाँ की फॉरेन की है। एंड डिम रीजन देखूँ तो यहाँ की वो प्राइमरी की है और यहाँ की वो फॉरेन की है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं अपने क्या क्या कंप्लीट किया है, हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया है अपनी कीज़ एंड उसके टाइप। 2 टाइप की होती हैं, प्राइमरी होती है, फॉरेन होती है। यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे रिलेशनशिप के टाइप्स को समझने के लिए, कार्डिनैलिटी समझने के लिए कि कार्डिनैलिटी क्या होती है, रिलेशनशिप कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से हम उन्हें कनेक्ट करते हैं, किस तरीके से डेटा फ्लो करता है एंड क्या क्या उनके नेम होते हैं, किस तरीके से हम उन्हें देखते हैं। तो पूरा डिटेल में देखेंगे तो हम रिलेशनशिप्स बनाएंगे। ठीक है, चले अब हम रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम करने वाले हैं रिलेशनशिप और उसके टाइप्स। तो देखिए यहाँ पे ना रिलेशनशिप के टाइप्स और भी होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ जो सबसे मेन वाला है मैं आपको वो करा रही हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। बिकॉज अगर देखो, एक तो तरीका होता है कि आपको नॉलेज है, एक तरीका है कि आप ऑलरेडी काम कर रहे थे और अब आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो तो आप उसको और डीपली पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना, मैं आपको बार बार वही कहूँगी कि और भी चीज़ें होती हैं, हाँ होती हैं, लेकिन क्या अभी हमें वो पढ़ना ज़रूरी है? नहीं है। अभी हमें समझना ज़रूरी है, एक फ़्लो की तरह चलेंगे तो हमें ये समझ आएगा। बिकॉज़ ये इस वीडियो का पर्पज़ ये है ना कि आपको कुछ कोई चीज़ समझ आए, तो उसके लिए। तो यहाँ पर हम 2 वर्ड पढ़ते हैं व्हिच इज़ सबसे पहले आता है रिलेशनशिप, दूसरा वर्ड मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले ये समझो रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या हो गया? रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया? जब भी बात कहीं पे भी आप सुनो ना डेटा मॉडलिंग का कोर्स कर रहे हैं या डेटा मॉडलिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं? वो रिलेशनशिप बिल्ड करना सीख रहे हैं। कहाँ पे? डेटा के बीच में। डेटा के बीच में बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप बिल्ड किए जा सकते हैं। तो रिलेशनशिप बिल्ड करने को हम कह सकते हैं डेटा मॉडलिंग के अंदर जो मेन जो फोकस होता है, जो चीज़ होती है वो होती है रिलेशनशिप बिल्ड करना। द अदर थिंग, रिलेशनशिप बिल्ड करना इज अ प्रोसेस, ये नाम है उस प्रोसेस का। ठीक है, रिलेशनशिप बना रहे हैं दैट मीन्स वो प्रोसेस का नाम है। लेकिन रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। तो जो हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी बोलते हैं। अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक है तो आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ी स्पेलिंग्स के साथ थोड़ा है ऊपर नीचे मामला। लेकिन हाँ, अगर कार्डिनैलिटी की बात हो रही है, कार्डिनैलिटी का मतलब होता है टाइप्स, कि जहाँ पर हम टाइप ऑफ रिलेशनशिप देख रहे हैं। कार्डिनैलिटी के अंदर हम लोग रिलेशनशिप के टाइप देखते हैं। तो चले हम इसे थोड़ा सा पढ़ते हैं तो ज़्यादा हमें डिटेल में समझ आएगा कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पावर बीआई के अंदर रिलेशनशिप और उनका डिटेल फ्लो। लाइक पावर बीआई में टेबल्स को सही से मॉडल करने के लिए उनके बीच में रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ये रिलेशनशिप डेटा को लिंक करते हैं ताकि हम एक्यूरेट विजुअल्स और इंसाइट जनरेट कर सकें, ये हमें पता है। एक प्रॉपर फ्लो होता है हर रिलेशनशिप के बीच में, हमें पता है। उसमें कार्डिनैलिटी मतलब जो रिलेशनशिप बना है ना उसका नाम क्या है, वो कार्डिनैलिटी बोल देते हैं उसको। डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर जा रहा है, फैक्ट टेबल से डायमेंशन में जा रहा है, डायमेंशन से फैक्ट टेबल में आ रहा है, ये वाली चीज़। तो वो वाली चीज़ देखनी पड़ती है, तो वो आपको आ गया डायरेक्शन की का यूज़ होता है। नाउ टाइप ऑफ रिलेशनशिप, दैट मीन्स आप सबसे पहले, ऐसे तो बहुत सारे टाइप है लेकिन हम पढ़ा रहे हैं कार्डिनैलिटी के अंदर टोटल 4 आते हैं, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 मेनली यूज़ होते हैं तो 4 आते हैं। लेकिन जैसे 1 to many, देखो कॉम्बिनेशन बना लो। देखो 1 to many, समझो। 1 मतलब यूनिक, यूनिक मतलब क्या? यूनिक मतलब क्या? प्राइमरी की। मैनी कब आ रहा था? जो रिपीट हो रही थी। रिपीट कौन होता था? फॉरेन की। रिलेट करके कोई चीज़, चलो इसीलिए एक एक करके हम पढ़ रहे हैं ताकि हम रिलेट कर सकें, ऐसे डायरेक्टली एकदम से नहीं सब कुछ थोप दे रहे हैं। 1 to many, अब 1 to many को 1 to many को हम कैसे डिनोट करते हैं? स्टार से। स्टार मतलब क्या? मैनी। देख रहे हो आप यहाँ पे हम रेशियो का साइन लगाते हैं, रेशियो मैनी। तो ये है 1 to many, दैट मीन्स 1 to many का मतलब क्या हुआ? प्राइमरी की से फॉरेन की में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या है? मैनी टू 1, फॉरेन की से प्राइमरी की में ट्रैवल कर रहा है। अच्छा,
देखो कितनी आसानी से अब आपको समझ आ गया ना, वरना यही चीज़ मैं डायरेक्टली बोलती ऐसे ट्रैवल कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है, नहीं समझ आता। 1 to 1 मतलब प्राइमरी की से प्राइमरी की में ही ट्रैवल कर रहा है, और मैनी टू मैनी तो वो क्या हो गया, फॉरेन की से फॉरेन की में ट्रैवल करना है। जनरली जो हम काम करते हैं, जो करेक्ट होता है, जो ढंग से हम इजी काम हो जाता है, वो 1 to मैनी में होता है। जो जर्नल हमारा फ्लो रहता है वो इसमें रहता है 1 to मैनी। मैनी टू 1 होना मतलब उल्टा फ्लो होना, हमारा फॉरेन की से हमारा प्राइमरी की में जाना, वो फ्लो उल्टा है, तो इस पर डैक्स नहीं लग पाएंगे, फॉर्मूलाज में दिक्कत आ जाएगी। रिलेशनशिप तो होता ही है, रिलेशनशिप तो है तभी तो टाइप दिखा रहे हैं, लेकिन डैक्स लगाने में दिक्कत आ जाएगी, तो बहुत रेयरली हम देखते हैं। 1 to 1 आप देख सकते हो सकता है कोई चीज़ वहाँ पे भी यूनिक है, वो भी यूनिक है, तो वो चीज़ हो सकती है। एंड ऐसी सिचुएशन अभी आई नहीं है, अगर आती है तो हम देखते हैं। एंड मैनी टू मैनी का इस्तेमाल नहीं होता है, बिकॉज डेक्स पे दिक्कत आएगी कि बहुत सारी जगह और इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाती है, तो ये वाला हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन टाइप है, कॉम्बिनेशन देखो ना, पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, दो चीज़ में अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाना है तो 4 कॉम्बिनेशन तो बनेंगी बनेंगे ना, वहाँ ए बी, बी ए, और फिर ए बी बी, तो वैसा वाला है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपने बनाया और उस तरीके से। अब एक बार पढ़ भी लेते हैं, इतना ओवर स्मार्ट नहीं बनते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है एक टेबल में यूनिक वैल्यूज़ मतलब प्राइमरी की, और दूसरी में रिपीट वैल्यूज़ मतलब फॉरेन की होती है। देख लो, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था बिल्कुल वैसे आया। एग्जाम्पल कस्टमर टेबल, तो कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर्स टेबल, तो आपका 1 to मैनी हो जाएगा। अभी एक बार बताओ, चलो डायरेक्टली मैं एक्सेल में ही बता देती हूँ। यहाँ पे हमने रिलेशनशिप बनाने के लिए तो रख रखा था, फिर मैं यूज़ कब करूँगी इसे। देखो, अभी आपका ये फैक्ट टेबल है, ये यहाँ पे है प्राइमरी और फॉरेन की, आप समझ गए थे। तो अगर मुझे कस्टमर आईडी को किसी से जोड़ना पड़ेगा, तो कस्टमर आईडी तो यहाँ से जुड़ेगी, ये लो जी जुड़ गई। तो ये जो जोड़ी है मैंने कस्टमर आईडी को जो मैंने जोड़ा है, तो यहाँ क्या कह सकते हैं, प्राइमरी की क्या है, हमारा कस्टमर आईडी है, तो दैट इज़ माय प्राइमरी की। फॉरेन की क्या है, हमारा कस्टमर आईडी है, दैट इज़ माय फॉरेन की। तो यहाँ से जो मुझे रिलेशनशिप मिलेगा वो मिलेगा 1, और यहाँ पे फ्लो करेगा, फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, और यहाँ पे जो रिलेशनशिप मिलेगा वो मुझे मैनी का मिलेगा। कैसे मिला, फ्लो कैसे हुआ, फ्लो हमेशा याद रखो, जब भी हमारा कोई रिलेशनशिप फ्लो करता है वो प्राइमरी टू फॉरेन की ही फ्लो करता है। ठीक है, प्राइमरी टू फॉरेन की। हम यहाँ 1 to मैनी लगा रहे हैं ना, हमारा जो है वो 1 to मैनी। अब ऐसे ऐसे तो आप उल्टा भी चला दो, बट उल्टा हमने क्यों चलाना है जब सीधा चल सकता है, तो हमने यहाँ से ये किया। उसके बाद डेट आईडी है, डेट आईडी को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, डेट आईडी से सिंगल जॉइन लगा दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, डेटा फ्लो किससे होएगा, प्राइमरी डेटा हमारा ये यहाँ है, फॉरेन की ये है। ठीक है, तो हमारा डेटा फ्लो होगा इस तरीके से, ये हमारा क्या बनेगा 1, और ये यहाँ पे आके जो जॉइन लगेगा इस पे क्या आएगा, ये स्टार आएगा, विच इज़ मैनी। चलो अब इससे जोड़ते हैं रीजन आईडी के लिए मैं यहाँ से इसको ऐसे लेती हूँ और यहाँ से कनेक्ट कर देती हूँ, तो फ्लो किस साइड होगा, वो इस साइड होगा। क्यों फ्लो इस साइड होगा, क्योंकि ये प्राइमरी की और ये आपकी फॉरेन की हो गई है। फॉरेन की होने की वजह से यहाँ से ये कनेक्ट होगा, यहाँ पे 1 लिख के आएगा, यहाँ पे मैनी लिख के आएगा। यहाँ पर देखते हैं, देखो कैटेगरी आईडी इसके अंदर है नहीं, तो यहाँ पे तो कनेक्शन बनेगा नहीं, इसका कनेक्शन बनेगा यहाँ पर। मैं नीचे लेकर आती हूँ इसे, कैटेगरी आईडी, एक सेकेंड। ठीक है, फ्लो किस में होगा, कैटेगरी आईडी यहाँ प्राइमरी है, यहाँ फॉरेन की है, तो यहाँ से जो हमारा आएगा फ्लो तो इस साइड आएगा, और यहाँ पे भी यहाँ पे ऑब्वियसली वो रिपीट हो रही है तो इसलिए फॉरेन की। अगर यहाँ पे रिपीट ना हो रही होती तो यहाँ पे ये प्राइमरी हो जाती, तो 1 to 1 बन जाता, लेकिन यहाँ पे मैनी बनेगा, तो यहाँ पे मैनी हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब ये किसी भी तरीके से यहाँ से कनेक्टेड नहीं है। अब इस प्रोडक्ट आईडी से आप यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। तो देखो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आई मुझे, लेकिन यहाँ पे इसका तो ये फैक्ट फॉरेन की है और इसका ये प्राइमरी की है। ऑल्दो ये एक ब्रिज टेबल की तरह भी काम कर रही है, बिकॉज ये कैटेगरी के लिए भी इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल के ला सकती है, तो ये 3rd लेवल पे कनेक्ट कर रही है। एंड यहाँ से हम इसे प्राइमरी रख सकते हैं, यहाँ से हम इसको रख सकते हैं। इसको हमें देखना पड़ेगा, ये हमारा जो 3rd कनेक्शन बिठा रही है, लेकिन बाकी चीज़ों में आपको 1 to मैनी करेक्ट समझ आ गया होगा, राइट। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे भी रिलेशनशिप बना के देखते हैं। 1 to मैनी आपको समझ आया था ना, मैं इस डेटा को कर देती हूँ खलास, बंद। दोबारा से करती हूँ ताकि ऑटो रिलेशनशिप्स बन के आ जाएं, है ना।
थोड़ा सा हम स्मार्टली वर्क करेंगे। हाँ, हम यहाँ एक्सेल में जाएंगे, अपना डेटा रखेंगे एंड हमारे पास ये था, हमने ये ओपन किया। अब हम अपना डेटा लोड कर लेंगे यहाँ पे। तो जस्ट वेट अ मिनट, हमने ये सारा डेटा सेलेक्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसे लोड कर लिया है। डेटा लोड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा वक्त लेगा। एंड उसके बाद आपके मॉडल व्यू में भी मॉडल अब हम चेक करते हैं तो रिलेशनशिप बन गए हैं। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं बिना इधर उधर किए। ठीक है, बस इसको मैं यहाँ नीचे ले आती हूँ। रिलेशनशिप एज इट इज़ रखेंगे, हम कुछ छेड़ा छाड़ी नहीं करेंगे इसमें। रीजन को मैं यहाँ ले आती हूँ, डिमनेट। हमने बस इसको थोड़ा सा खुला खुला रख दिया, बस, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको हल्का सा ऐसे कर लेते हैं। देखो अब पढ़ो, डिम कैटेगरी से इसने कैटेगरी और प्रोडक्ट, ये वाला नहीं था, हमने यहाँ कस्टमर वाला रख रखा था। पहले कस्टमर का देखो, चलो कस्टमर का जो हमने बनाया था, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला कस्टमर का हमने बनाया, कस्टमर आईडी से फैक्ट टेबल से 1 to many का। अभी कस्टमर आईडी से फैक्ट टेबल में बना 1 to many का फ्लो आपका प्राइमरी की से, देख लो दोनों कनेक्टेड है। फिर डिम डेट का हमने बनाया था, डिम आईडी से हमें डिम डेट आईडी करनी है। डेट आईडी इज द प्राइमरी की एंड यहाँ जो डेट आईडी है वो फॉरेन की है, तो 1 to many का रिलेशनशिप यहाँ पे बन गया है। फिर डिम रीजन का देख लो, उनका हम देखेंगे क्योंकि वहाँ पे 2 रिलेशनशिप बन गए हैं ना, इसीलिए। एंड डिम रीजन का देखो, रीजन आईडी इज योर प्राइमरी की एंड रीजन आईडी यहाँ पे जो है वो फॉरेन की है, तो आपने यहाँ पर इस तरीके से 1 to many बनाया। और जो फ्लो है वो प्राइमरी टू फॉरेन जा रहा है। यहाँ पे फ्लो जो है वो प्राइमरी टू फॉरेन जा रहा है, यहाँ पे जो फ्लो है वो प्राइमरी टू फॉरेन जा रहा है। अब हम इस पे आते हैं, कैटेगरी आईडी मैंने कहा था डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये प्राइमरी है और यहाँ पर वो मैनी हो रही है क्योंकि वो फॉरेन की है। तो देखो यहाँ पर भी 1 to many का रिलेशनशिप बना है कैटेगरी आईडी के बीच में। और फिर यहाँ प्रोडक्ट आईडी के लिए 1 to many का रिलेशनशिप बना है। यहाँ पर आप फ्लो देखोगे तो 1 to many से ये जो फ्लो जा रहा है वो डिम प्रोडक्ट से फैक्ट सेल पे जा रहा है, और यहाँ पे जो आप देखोगे तो डिम कैटेगरी से डिम प्रोडक्ट पे आ रहा है, बिकॉज कैटेगरी आईडी हमारा प्राइमरी की है और यहाँ पर आकर वो फॉरेन की बन रहा है, तो हमने 2 डिम को भी जोड़ा हुआ है। ठीक है, अब इससे असर क्या पड़ा, यहाँ पर हम लोगों के पास हम लोगों को अगर कुछ भी काम करना हो तो किस तरीके से हम काम कर सकते हैं वो देखते हैं इसके अंदर। जैसे डिम कैटेगरी हो गया, डिम ये हो गया, सारे के सारे आप ओपन कर सकते हो, इस तरीके से कनेक्टेड हैं। ओके, नाउ अभी फर्स्ट से अगर मान लो मैं यहाँ ले लेती हूँ एक ये, और मैं कैटेगरी आईडी लेती हूँ, कैटेगरी आईडी ले लिया, यहाँ से मैंने कैटेगरी आईडी लिया है और यहाँ से मैंने सेल ले लिया है, नहीं टोटल सेल नहीं है, अमाउंट ले लिया है। तो ये मुझे दिखा देगा, हाँ बिल्कुल दिखा देगा क्योंकि हमने रिलेशनशिप बिल्ड किया हुआ है, तो इसने हमें दिखा दिया। हमारे पास कैटेगरी आईडी, 2 कैटेगरी आईडी हैं, लो चेक कर लेते हैं। कैटेगरी आईडी हमारे पास 2 ही हैं। ठीक है, तो 2 कैटेगरी आईडी है, तो यहाँ कर दिया। अब मुझे कैटेगरी नेम भी चाहिए, तो मैंने कैटेगरी नेम हम लोगों ने अलग से रखा हुआ है। 1 सेकेंड ओके, हम कुछ और यहाँ पे चार्ट लेते हैं। हमने यहाँ क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट नहीं लेना है, हमें ट्री मैप ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कस्टमर नेम भी चाहिए, तो हमने कनेक्शन बनाया था, तो कस्टमर नेम में कैटेगरी आईडी में जॉन एंड अमित आता है एंड प्रिया इज़ द सेकेंड वन। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कैटेगरी आईडी किस में थी, कैटेगरी नेम था, हमने कस्टमर नेम ले लिया है, तो डिम कस्टमर में आप देखोगे प्रिया एंड वो आ जाता है। कस्टमर आईडी इज़ 1 to 3 एंड यहाँ पर हमारा कैटेगरी आईडी नहीं, कस्टमर कैटेगरी नेम लेना था। तो देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया एंड सेकंड हमारा एक्सेसरी आ गया। कैसे आ गया, ये हमने कनेक्शन किए हुए थे। अब एक काम करते हैं, हम कनेक्शंस हटा देते हैं, दोबारा से कर लेंगे भाई, अब तो हमें आ गए हैं करने। तो हम यहाँ से इसे डिलीट करते हैं। अब हमने सारे कनेक्शंस डिलीट कर दिए। अब मैं अपने रिपोर्ट व्यू में जाती हूँ, इसे भी डिलीट करती हूँ एंड दोबारा से हम एक ट्री मैप लेते हैं और उसके अंदर हम लेते हैं कैटेगरी आईडी, हम लेते हैं कैटेगरी नेम और हम लेते हैं सेल्स। तो ये देखो हमें किस तरीके से दिखा रहा है, हमें अभी काउंट ऑफ सेल्स आईडी और इस तरीके से दिखा रहा है, ढंग से नहीं दिखा रहा है, लेकिन उस टाइम पे वो ढंग से दिखा रहा था। अच्छा चलो इसको ही मैं कन्वर्ट कर देती हूँ इसमें,
तो ये हमें काउंट ऑफ सेल्स आईडी, अच्छा मैंने सेल्स आईडी ले लिया ना, अमाउंट लेना था। हाँ, तो ये हमें इस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है। लकी समझ लें, एंड आप ना समझे तो मैं तो समझ लेती हूँ कि फ़िलहाल के लिए ये भी हमें मतलब एक करेक्ट डेटा दे, मतलब चार्ट दे रहा है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हुआ, ठीक है। ये डेटा में भी इस वजह से था, इस तरीके से था, तो ये आ रहा है। जैसे ही हम कोई स्लाइसर लगा देंगे या कोई फॉर्मूला लगाना चाहेंगे तो ये गड़बड़ा जाएगा। तो कभी भी जब हमारे पास मल्टीपल डेटा होता है और वहाँ से हम अलग अलग से लेकर कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमें रिलेशनशिप्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर उस टाइम पे रिलेशनशिप नहीं बनाया तो उसके बाद फिर आपका जो डेटा है वो फ्लक्चुएट करेगा, वो ढंग से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो चलें अब हम आगे चल के मैं एक दो और चीज़ें आपको बताती हूँ अबाउट द रिलेशनशिप्स। ने कार्डिनैलिटी समझ ली, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था। तो इसकी तरीके से ना और भी रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि हम नहीं पढ़े, जैसे क्रॉस डायरेक्शनल होते हैं एंड एक्टिव इनएक्टिव रिलेशनशिप्स होते हैं, वो हम कभी बाद में पढ़ेंगे। जब भी हम एडवांस कर रहे होंगे तो उसमें और डीपली जाएंगे, बिकॉज इसमें भी अभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अभी आने वाली हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, जब भी हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं तो वो बैक एंड में काम चलता है। उसका जो भी चीज़ें हैं आप मॉडल व्यू में देख सकते हो। मॉडल व्यू मैंने आपको बताया था जहाँ पे हम रिलेशनशिप बना रहे थे, उसका कोई भी इम्पैक्ट रिपोर्ट व्यू में नहीं आता। जैसे कि आपने अभी भी देखा था, जब हम रिपोर्ट व्यू में जब रिलेशनशिप था उस टाइम पे जो चार्ट बना रहे थे तो वहाँ पे कोई भी चीज़ें चेंजेस नहीं हुए थे, लेकिन आप उनके रिजल्ट में चेंज देख सकते हो। जब आप रिलेशनशिप नहीं बनाते हो तब उल्टे सीधे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक से नहीं आता है। रिपोर्ट व्यू में जब भी आप काम करते हो तब का बता रही हूँ मैं। एंड जब आप रिलेशनशिप बना लेते हो, करेक्ट रिलेशनशिप होते हैं, तो उस तरीके से करेक्ट ही रिजल्ट आता है। बेसिकली आपको पता नहीं लगेगा, विजुअल्स तो बनते रहेंगे, लेकिन बात ये है कि जब आप डेटा की एक्यूरेसी चेक करोगे ना तो वो एक्यूरेट नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको गड़बड़ हो जाएगा। बिकॉज आपको तो रियल लाइफ में काम करना है तो एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने के लिए तो आप कुछ भी करते रहो, लेकिन एक्यूरेसी ज़रूरी है, तो इसके लिए हमें रिलेशनशिप पहले बिल्ड करना पड़ेगा। स्टेप देख लेते हैं, फ्लो क्या है। एक बार टेबल को लोड करो, उसके बाद हर टेबल को कॉलम्स को समझो, फिर आइडेंटिफाई करो प्राइमरी की या फॉरेन की क्या है, मॉडल व्यू में जाओ, जो कि पहले भी हम लोग कर चुके हैं। और उसके बाद बस इसमें एक और ऐड हो गया कि रिलेशनशिप ऑर्डर चेक करो कि 1 to many है, many to 1 है, या फिर क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन है, सिंगल या बोथ है। मैंने आपको बोला ना और भी होते हैं। एक्टिव रिलेशनशिप बॉक्स टिक होना चाहिए अगर रिलेवेंट है, तो मैंने आपको बताया अभी और भी होते हैं, वो हम बाद में कभी करेंगे। एंड स्टेप 7 वैलिडेट करो कि रिलेशनशिप सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो हम लोग डेक्स फंक्शन जैसे लगा के यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसमें कोई विजुअलाइजेशन लगाकर यूज़ कर सकते हैं। टिप्स क्या है रिलेशनशिप को हैंडल करने की, तो एक कॉलम यूनिक होना चाहिए। दूसरा, मतलब आप अपने प्राइमरी की और फॉरेन की को एक बार चेक कर लो कि करेक्ट है या नहीं। हमें सर्कुलर रेफरेंस को अवॉइड करना है, बिकॉज वहाँ पे आप रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे। लूप बन जाएगा, जैसे ए से बी, बी से सी, तो सी से ए, तो ऐसे सर्कुलर रिलेशनशिप नहीं बनाने चाहिए। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप केयरफुली हैंडल करो, बिकॉज इंटरमीडिएट ब्रिज टेबल यूज़ करो अगर ज़रूरत पड़े तो। देखो, मैनी टू मैनी क्या है कि अगर मान लो आपका फैक्ट टेबल है और आपके पास डायमेंशन है, यहाँ पर भी फॉरेन की है, यहाँ पे भी फॉरेन की है, तो यहाँ पे भी वो कई बार यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी वो कई बार यूज़ हो रहा है, तो ऐसे केस में हम एक ब्रिज टेबल बना लेंगे। एंड ब्रिज टेबल से फिर हम लोग कनेक्ट करके फिर हम लोग काम करेंगे, तो वहाँ पर वो प्राइमरीज की तरह काम करेंगी। एंड ऐसे केस में आपका जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। अगर हम डायरेक्टली ये काम करते रहेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। एक्टिव रिलेशनशिप एक ही टाइम पे एक ही पेयर के बीच में हो सकता है, एक से ज़्यादा के बीच में नहीं हो सकता। रिलेटेड, रिलेटेबल एंड डेक्स जैसे फंक्शंस तभी काम करते हैं जब रिलेशनशिप प्रॉपरली लगे हो, वरना फील्ड को आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे ना। समरी हम कर सकते हैं कि पावर बीआई मॉडलिंग बैकबोन है पावर बीआई का, जो कि हम जानते हैं। बिकॉज पावर बीआई किस लिए जाना जाता है? डैशबोर्ड के लिए, लेकिन डैशबोर्ड तब बनेगा जब डेटा हमारे पास हो। लेकिन अगर थोड़े से ही डेटा में बनाना होगा तो मैं पावर बीआई क्यों करूँगी? पावर बीआई जैसा टूल यूज़ किया जाता है बहुत बड़े डेटा के लिए, बहुत सारे डेटा के लिए। तो जब इतना सारा डेटा आएगा तो आपका रिलेशनशिप वाला सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। तो सही रिलेशनशिप का मतलब है एक्यूरेट रिपोर्ट, हर टेबल का स्ट्रक्चर समझना, कीज़ को आइडेंटिफाई करना, रिलेशनशिप्स प्रॉपर्टीज़ को सेट करना या बेसिक क्रिटिकल स्टेप्स देखना। एंड ये प्रोसेस अगर सॉलिड है तो आपका डेटा मॉडल पावरफुल बन जाता है, जो कि हम बात भी कर रहे हैं कि हाँ, हमारा डेटा पावरफुल बन जाता है। अब एक काम करते हैं, देखो अभी तक हमने एक डेटा पे काम किया है, तो एक डेटा पे और काम करना बनता है ताकि हम रिलेशनशिप को बहुत बेहतर समझ सकें। एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द डेक्स फार्मूलाज। यहाँ पर भी हम
बिल्कुल बेसिक लेकर चलेंगे, बिकॉज़ यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस भी होती हैं। हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही पढ़ा सकते हैं, उतना ही वीडियो अपलोड हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करना चाहती कि मैंने कोई चीज़ शुरू करी फिर अधूरे में छोड़ दी, क्योंकि बाउंडेशन थी। या तो फिर उसे शुरू ही ना करें, उसे शुरू तब करें जब हमारे पास टाइम हो। तो इस तरीके से ही मैं पढ़ा के कंप्लीट करूँगी कि आपको अधूरा ना लगे और ये लगे कि हाँ, हमें सेकंड पार्ट चाहिए, लेकिन फर्स्ट पार्ट में भी हमें सैटिस्फैक्शन है। ऐसे नहीं कि बस बीच में छुड़वा दिया, ठीक है? तो चलें फिर अभी हम लोग एक और डेटा लेते हैं और उस पे काम करके देखते हैं, हमारे रिलेशनशिप बिल्ड करके देखते हैं, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फॉर्मूलाज़। नया डेटा लिया है जिसके अंदर हमारे पास 5 तरीके की हमारे पास क्या हैं, टेबल्स हैं। तो कस्टमर है, ऑर्डर है, प्रोडक्ट है, ऑर्डर डिटेल है, रीजन है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएँगे कि इसके अंदर आपको क्या लगता है, फैक्ट टेबल कौन-सी है और डायमेंशन कौन-सी है? आप मुझे ये बताएँगे। कस्टमर को देखो, ऑर्डर को देखो, प्रोडक्ट को देखो, ऑर्डर डिटेल को देखो और रीजन्स को देखो। कौन-सी टेबल जो है मैं उसको फैक्ट टेबल लिखूँ, यहाँ पर मैं लिखती हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या-क्या है। सबसे पहले, क्योंकि मैं ये थोड़ा-सा डिटेल में करा रही हूँ, ठीक है? तो थोड़ा-सा आप ध्यान दे सकते हैं। थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है, बट बिल्कुल ध्यान से करें, बिकॉज़ जो करेंगे अच्छे से करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है? कस्टमर्स हैं, चलो ऐसे लिखने में ना दिक्कत लगेगी, तो यहाँ पर सुंदर नहीं लगेगा। कस्टमर है, ऑर्डर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्डर ऑर्डर डिटेल है, रीजन है, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, कस्टमर को दिखा देती हूँ मैं एक बार। देखो आप, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है और रीजन है। तो इसको आप क्या बनाएंगे, डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल? नहीं समझ आ रहा? देखो, कस्टमर में सारा कुछ टेक्स्ट में ही है, तो हम लोग इसे क्या बना सकते हैं, अपना डायमेंशन टेबल। तो मैं डिम लिख देती हूँ। ऑर्डर्स में देखो, जिसमें अमाउंट मिल जाए ना, उसको देखते ही समझ लो फैक्ट टेबल है वो, और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अमाउंट मिल गई ना, कोई किसी तरीके का वैल्यू मिल गया, किसी तरीके की कैलकुलेशन से आया होगा ना, तो ये आपका फैक्ट टेबल है। तो इसको हम फैक्ट का दर्जा देंगे। ठीक है? प्रोडक्ट में आप देख रहे हो नॉर्मल है, तो ये आपका डिम है, डायमेंशन टेबल है। ऑर्डर डिटेल आप देख सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन है। ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, ऑर्डर आईडीज़ ही हैं, आईडीज़ ही हैं। तो ये मैं कह सकती हूँ क्या है, डिम है। और रीजन भी आपका डिम मिलेगा। रुको, मैं कंट्रोल डी कर देती हूँ। डिम मिलेगा, क्योंकि रीजन के अंदर भी इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो एक चीज़ तो आपको समझ आ गई कि जो कस्टमर है वो डिम है, ऑर्डर है वो फैक्ट है, बाकी सारे डिम हैं। तो आपको इनकी प्लेसमेंट कैसे करनी है, बिकॉज हम स्टार स्कीमा पे काम कर रहे हैं, बिकॉज एकदम से स्नोफ्लेक पे काम करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वो आगे भी नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, वो और भी बड़े डेटा पे होगा। काम ऐसे ही होता है। अगर आप सोच रहे हो ना स्नोफ्लेक आ जाएगा तो कुछ और काम होएगा, काम यही रहेगा। बस ये है कि उसमें और बड़ी-बड़ी टेबल्स बनती जाएँगी, बस फ़र्क इतना ही है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर्स वाले को ले लेते हैं। एक बार समझने के लिए हमें चाहिए ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, अमाउंट। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा और स्पेस लेंगे एंड यहाँ पे हम लेते हैं चलो बहुत तरीके से बनाते हैं, जब इतना तरीके से बना ही रहे हैं, तो उतने ही तरीके से बनाते हैं, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, शेप लेते हैं, एक ये शेप लिया एंड उस शेप को हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है? एंड इसके अंदर हम लोग लिखते हैं ऑर्डर आईडी। जब इतने अच्छे से कर ही रहे हैं ना, तो अच्छे से ही कर लेंगे। ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और रीजन है, तो मेरी मिस्टेक है ये। कस्टमर आईडी, कस्टमर, मैं वही कहूँगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ठीक से पता लगेगा। कस्टमर नेम, कस्टमर, ऐसे मैं जल्दी जल्दी लिख लेती हूँ, यहाँ पे मुझे पता नहीं क्या हो गया। एंड रीजन, एंड हम करेंगे रीजन। तो ये हमारी हो गई है, ठीक है? एंड हमने इसको इस तरीके से लगा दिया, दैट इज़ माय फैक्ट टेबल। और मेरी फैक्ट टेबल यहाँ से बहुत आसानी से आ गई है। नाउ लेट जस्ट इसको होल्ड करो एंड कंट्रोल शिफ्ट
से ऐसे प्रेस करो एंड इसको यहाँ पे रख लो। देखो कस्टमर का हमने ऑर्डर्स का हमने बना लिया, तो इसका हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा हो चुका है। एंड हमें कस्टमर और प्रोडक्ट, ऑर्डर डिटेल एंड रीजन, तो कस्टमर और रीजन एक साथ लिख सकते हैं, प्रोडक्ट एंड ऑर्डर हम एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम बनाएंगे कस्टमर वाला, तो हमने मिस्टेक कर दी है, हमें ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट ये लेना था। चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इसे, ये हमारा डिम बन गया है गलती से हमसे, तो हम इसको बीच में रखते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको हम ब्लैक कलर का कर लेते हैं एक बार के लिए शेप फॉर्मेट से, ये ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है। हाँ, अब इसके अंदर हमें चेंजेस करने हैं। एंड ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास क्या था, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, अमाउंट। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी एंड अमाउंट। कस्टमर आईडी एंड अमाउंट, ठीक है। एंड हम लोगों ने यहाँ पे इसे बना लिया है। हाँ ठीक है, हमें नज़र आ रही है। हम लोगों ने इसको लिया एंड एक बार को लेकर इसको मिडिल में कर लिया, सो दैट हम लोग बड़े इजीली इसमें चीज़ें कर सकें। नाउ कस्टमर आईडी अगर ये सब कुछ ठीक है, अब हम एक और वो बना लेते हैं, तो हमने इसको यहाँ लिया, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कस्टमर वाली बन गई है। अब हम लोग प्रोडक्ट वाला बना लेते हैं। देखिए थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखें, आई नो टाइम लग रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखें। प्रोडक्ट आईडी, नेम, कैटेगरी, तो प्रोडक्ट आईडी, इससे ना आपको बस अच्छे से समझ आ जाएगा, मेरा बस पर्पस वही है। प्रोडक्ट नेम एंड भूल जाती हूँ तो मैं, कैटेगरी ये हो गया, ठीक है। एंड और हम लोग ले लेते हैं एक बार के लिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड हमने एक चीज़ यहाँ पे ले ली, थोड़ा सा ये ऐसे कर लेते हैं, ये एक हमने यहाँ पे लेना है कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड एक हमने यहाँ पे लेना है, ताकि हम रिलेशनशिप अच्छे से बिल्ड कर सकें, ठीक है। एंड हम लोगों ने ऑर्डर डिटेल लिखना है, ऑर्डर डिटेल आईडी, ऑर्डर डिटेल आईडी अलग है और ऑर्डर आईडी अलग है, तो इसको ध्यान से लिखना है। ऑर्डर डिटेल आईडी, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और हमारा क्वांटिटी। एंड हमने यहाँ पे लेना है, कंट्रोल ए करना है, ऑर्डर डिटेल आईडी, ऑर्डर आईडी, क्वांटिटी, यही था हमारे पास, प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे बनाने को तो हम बहुत सारे रिलेशनशिप बना सकते हैं, बट हमें ये भी देखना पड़ता है हमें इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए। ऐसे तो हम बहुत सारे रिलेशन, हर किसी का रिलेशनशिप नहीं बनाया जाता, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। रीजन में है रीजन और मैनेजर, रीजन मैनेजर, चलो जी ठीक है। देखिए अगर हम मैं हर किसी से जोड़ना शुरू कर दूँ तो किस हिसाब से ये जुड़ेंगे, बस वो देखते जाएँ आप। कि यहाँ पे तो मैं ड्रॉ का ही इस्तेमाल कर लेती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। एंड देखो कस्टमर आईडी, यहाँ पर देखो कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी ये कस्टमर की थी, तो मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे ये प्राइमरी की होगी और यहाँ पर ये फॉरेन की होगी। तो यहाँ से मैं इसे कनेक्ट कर सकती हूँ अपने कस्टमर आईडी से, और यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप बनेगा वो मैनी का बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा वो वन का बनेगा, और फ्लो आपका इस तरह से होएगा, वन टू मैनी, ठीक है। कस्टमर नेम, अच्छा इसको तो हमने जोड़ दिया, कस्टमर नेम कहीं और कुछ नहीं है, रीजन को अगर हम जोड़ें तो यहाँ से यहाँ पर बनाना चाहें, बिकॉज यहाँ पे जो कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम आया होगा, तो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रीजन, हर रीजन का मैनेजर, मतलब यहाँ पे वो प्राइमरी की है लेकिन यहाँ पे वो फॉरेन की है।
अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ से अगर मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दूँगी तो ये वाले में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ऐसे केस में मैं क्या करती हूँ, इसीलिए कहते हैं पोजीशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए मुझे ये यहाँ पे चाहिए और ये यहाँ पे चाहिए, ठीक है? इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा एंड एक बार के लिए हम ये देखते हैं ताकि डायरेक्ट रिलेशनशिप बन जाए, बीच में कोई कट ना लगे। एंड अब हम जब रिलेशनशिप बनाएंगे तो यहाँ पे ये रीजन फॉरेन की है, यहाँ पे ये प्राइमरी की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर रीजन का मैनेजर बताया हुआ है, तो कोई भी रीजन बार बार तो रिपीट होएगा नहीं। लेकिन यहाँ पर कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एक रीजन मतलब बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं सेम रीजन से। तो ये हमारी फॉरेन की है, ये हमारी प्राइमरी की है और यहाँ से हम फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से हम फ्लो कर रहे हैं, वापस से करती हूँ, यहाँ से हम फ्लो कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर जाकर ये फॉरेन की है तो ये मैनी बन रहा है और यहाँ पे ये 1 बन रहा है और जो फ्लो है वो 1 to मैनी हो रहा है और यहाँ पर मैं अपना सेकेंड रिलेशनशिप बिल्ड कर सकती हूँ। चलो जी, ठीक है। यहाँ पर मैनेजर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है तो हम लोग यहाँ रख सकते हैं ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी भी है हमारे पास, ऑर्डर आईडी से या ऑर्डर डेट भी है। तो लेकिन हम तो ऑर्डर आईडी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर ऑर्डर आईडी से इसको कनेक्ट कर देते हैं। नाउ अभी एक बार पढ़ के देखो, देखो ऑर्डर आईडी यहाँ पे तो कई बार आ सकती है, फैक्ट टेबल है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर डिटेल आईडी, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और कितनी क्वांटिटी आई, ये बार बार रिपीट नहीं हो सकती ना। ये ऑर्डर आईडी है, देखो ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डिटेल आईडी, ऑर्डर आईडी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है तो हमें डेटा देखना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए मैं इसको एक बार के लिए प्राइमरी कंसिडर कर रही हूँ एंड इसको हम लोग फॉरेन कंसिडर कर रहे हैं। देखो ये फॉरेन है, ये तो पक्का है, लेकिन वो भी कहीं फॉरेन ना हो। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको 1 रख रही हूँ एंड उसको वहाँ चेक करेंगे एक बार के लिए। यहाँ इसको मैनी के लिए रख देते हैं और फ्लो जो होगा वो इस तरीके से होगा। यहाँ देखो प्रोडक्ट आईडी है, तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी, तो कोई भी प्रोडक्ट आईडी है वो एक ही बार आई होगी। तो यहाँ तो वो प्राइमरी है, लेकिन यहाँ पर वो फॉरेन की में आएगा क्योंकि कई बार रिपीट हो रही होगी कि ये ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी कई बार रिपीट हो रही होगी ना, क्योंकि बार बार ऑर्डर्स में कोई भी पर्सन बार बार सेम प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। तो यहाँ से जो मैं रिलेशनशिप बनाऊंगी वो बना तो सकती हूँ, वही कार्डिनैलिटी में अगर मैं फ्लो देखूँ तो यहाँ प्राइमरी टू प्रोडक्ट आईडी होएगा और ये मैनी की तरफ चला जाएगा। मेरे को बस एक वाले पे डाउट है और वो है ये वाला, क्योंकि अभी मुझे डेटा देखना पड़ेगा एंड देन सारी चीज़ें ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे कनेक्ट करेंगे। चलें अब हम पावर बीआई में देखते हैं इसे। देखिए हम लोगों को एक ब्लैंक रिपोर्ट और लेनी है, तो हमने एक और ब्लैंक रिपोर्ट ले ली है। अभी ये ओपन हो जाएगा एंड उसके अंदर हम नया डेटा लोड करते हैं, जो हमने नया डेटा लिया है। तो जस्ट गिव मी अ मिनट, कार्डिनैलिटी एग्जाम्पल डेटा, हाँ ठीक है। एंड ये अभी लोड हो जाएगा। यहाँ पे जितनी भी हमारे पास टेबल थी, जो भी हम लोग अभी एक्सेल में पढ़कर आए हैं, यहाँ पर हम सारा का सारा लोड कर लेंगे। लेकिन लोड करने से पहले एक बार के लिए ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, बिकॉज एक जगह जो डेट थी ना वो ठीक नहीं था, उसमें टाइम आया हुआ था। तो मेरे को एक बार के लिए वो ठीक करना है। मेरे को दिमाग में थी ये चीज़, कहीं पे डेट था, ऑर्डर डेट, आप देख सकते हो ये यहाँ पे, एंड इसको डेट के फॉर्मेट में करना था। कस्टमर आईडी एंड बाकी सब कुछ ठीक है। ऑर्डर डिटेल, कस्टमर, ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट, ओके फाइन, प्रोडक्ट भी ठीक है एंड ये भी ठीक है। चलो ठीक है, अब हम क्लोज इन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अप्लाई हो जाएगा, ये अप्लाई हो चुका है। ये बात आप यहाँ डेटा में चेक भी कर सकते हैं, तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से ही आपको हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने सीखा है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आपका डेट एकदम एक्यूरेट आ गया है, ठीक है। अब आप अपने रिपोर्ट व्यू में जाओगे और आपके पास यहाँ पे सारे रिलेशनशिप ऑलरेडी बने हुए हैं। मैं कोई भी रिलेशनशिप को चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं बस इन्हें एडजस्ट कर रही हूँ। ऑर्डर डिटेल देखो बीच में है, तो ये फैक्ट टेबल थी इसलिए बीच में है, इसको मैं यहाँ ले आती हूँ। रीजन से किसी ने भी कुछ कनेक्ट नहीं किया हुआ है, आई डोंट नो। रीजन को एक बार चेक करते हैं। रीजन का क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2, ओके। तो हमें सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए, तो हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में ये प्रमोटेड हेडर्स करेंगे। रीजन के साथ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो रखी है, तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि फर्स्ट रो को एज अ हेडर यूज़ कर लो एंड नाउ वी विल क्लोज एंड अप्लाई। तो अब जाकर हम अपने रिपोर्ट व्यू में चेक करेंगे, तो रीजन के साथ भी अभी हमारा एक रिलेशनशिप बन गया है। अभी हम रिलेशनशिप में एक चीज़ हमने डिस्कस करना रह गया था, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इन्हें पोजीशनिंग दे दी है। पोजीशनिंग देने के बाद हमने इसको यहाँ पे रख के
यहाँ पे इस तरीके से ये स्टार के फॉर्मेट में ले आए हैं क्योंकि हम स्टार स्कीमा पे काम कर रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर्स की, बात कर लेते हैं। देखो हमने कैसे प्लेसमेंट की थी, हमारा प्लेसमेंट भी अगर देखें कस्टमर रीजन का हमने यहाँ कर लिया था, ऑर्डर यहाँ पे, प्रोडक्ट यहाँ पे, क्योंकि रीजन देखो यहाँ पे भी इसको भी इसी तरीके से बनाकर लेकर आना पड़ रहा है, तो इसी वजह से हम लोगों ने इसको यहाँ रख लिया था, कोई बात नहीं। ऑर्डर डिटेल इसने यहाँ बीच में रखा हुआ है, विच इज़ योर, हमने ऑर्डर डिटेल को बीच में रखा था या ऑर्डर को बीच में रखा था, एक बार चेक करते हैं। हमने ऑर्डर्स को बीच में रखा था, इसने ऑर्डर डिटेल को बीच में रखा है, हमें ऑर्डर्स को बीच में रखना चाहिए था। तो अगर हम ऑर्डर्स को बीच में रखते हैं, ऑर्डर डिटेल को यहाँ रखते हैं, रिलेशनशिप तो हम तब भी बना पाएंगे, हम कस्टमर को यहाँ रख दें, हम रीजन को यहाँ रख दें। हाँ, अब इजीली बन रहा है, देखो पहले इधर उधर सारी चीज़ें हो रखी थी, बहुत इजीली बन रहा है। तो देखते हैं हम कैसे क्या चीज़ें बन रही हैं। ओके, एंड सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कस्टमर वाला हमने किया हुआ था, कस्टमर को हम यहाँ रखते हैं, ऑर्डर डिटेल को हम, कस्टमर यहाँ था हमारा, रीजन यहाँ था, प्रोडक्ट यहाँ था, ऑर्डर डिटेल यहाँ था। अब बिल्कुल वैसा कर लिया जैसे हमने एक्सेल में बनाया हुआ था, ठीक है। और ये मुझे बिल्कुल इजी प्लेसमेंट लगती है, मुझे बिल्कुल एक्यूरेट लगती है। ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले देखो कस्टमर आईडी, कस्टमर वाले में तो प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ पर फैक्ट टेबल के अंदर वो मैनी है, तो 1 to many फ्लो आप देख सकते हो, ये दोनों देख लो यहाँ से कनेक्टेड है, 1 to many यहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ से जो रीजन है, कस्टमर वाले में रीजन तो कई बार आ सकता है, तो यहाँ पे ये फॉरेन की है और यहाँ पर ये प्राइमरी की है, तो 1 to many, और यहाँ से वो जा रहा है, देख रहे हो आप, रीजन टू रीजन बन रहा है और इस तरीके से बन रहा है, बहुत इजी वे में यहाँ पे बन रहा है। पहले जब हम आए थे तो कितना मेसी हो रखा था, तो हमने इसको कितना इजी तरीके से रख दिया। तो जैसा हम कर रहे हैं ना, आप वैसा ही किया करें, उससे ना आप ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट को देखा था, जिसके अंदर कैटेगरी था, प्रोडक्ट आईडी था, प्रोडक्ट नेम था, और यहाँ पर ऑर्डर डिटेल आईडी था, ऑर्डर आईडी था, और प्रोडक्ट आईडी था। और हम कंफ्यूज किस पे हो रहे थे, एक बार के लिए हम लोग यहाँ पे वापस से चेक करते हैं, ये वाला नहीं कर रहे थे हम कुछ और कर रहे थे, हम इसमें थे। हाँ, हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे, प्रोडक्ट आईडी को लेकर तो कंफ्यूज नहीं थे, ऑर्डर आईडी को लेकर कंफ्यूज थे। तो चलो अब वहाँ पे देखते हैं ऑर्डर आईडी में देखो यहाँ पर इसने 1 to many किया है, कि यहाँ पर तो एक बार आई है ऑर्डर आईडी, एक ऑर्डर आईडी एक ही बार रहेगा, यहाँ पर उस ऑर्डर आईडी को बार बार आ सकता है, तो 1 to many यहाँ होगा। फैक्ट टेबल के अंदर प्राइमरी, मैंने आपको पहले बोला था कि इसमें मेरे को कन्फ्यूजन है, तो वहाँ डेटा को देखकर ही पता लगेगा। इन दोनों को इसने कनेक्ट नहीं किया है, जो कि प्रोडक्ट आईडी को प्रोडक्ट आईडी से अगर कनेक्ट करना चाहें तो हम कर सकते थे। रुको, ऊपर की तरफ जो है वो हमारा प्राइमरी है, और हमें नीचे की तरफ इस तरीके से लेकर आना था, मैनी टू वन नहीं बनेगा, 1 to many बनाना है। तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर कैटेगरी है, तो प्रोडक्ट आईडी सिमिलर रहेगा, एंड ये मैनी टू वन क्यों बन रहा है, 1 to many बनाना है, सॉरी 1 to many, एंड मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, नहीं बनेगा। तो ये रिलेशनशिप नहीं बनेगा। एंड अगर मैं प्रोडक्ट आईडी 2 ये बनाऊं तो भी नहीं बन, देयर इज ऑलरेडी रिलेशनशिप बिटवीन द 2 कॉलम्स। ऑलरेडी रिलेशनशिप कैसे है, अच्छा ये दिख रहा है ना मुझे, मैं भी देख नहीं रही हूँ। प्रोडक्ट आईडी देखो एक बार आ रहा है, और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी 2 बार आ रहा है। मैं यहाँ पे मैंने पे क्लिक करती हूँ तो प्रोडक्ट आईडी से ये हो रहा है, तो यहाँ पर ऑलरेडी रिलेशनशिप बना हुआ है। सॉरी, मैंने वो ना ध्यान नहीं गया था एकदम से, तो ये हो गया। तो यहाँ पर देख लो वही रिलेशनशिप्स हैं जो हमने यहाँ बनाए, बस यहाँ वाले में ये वाला रिलेशनशिप थोड़ा सा चेंज हुआ, कि यहाँ पे मैं कंफ्यूज भी थी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ हमें डेटा देख के समझ आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 वाला करेंगे, यहाँ हम मैनी करेंगे, और इसका फ्लो यहाँ डाउनवर्ड फ्लो हो जाएगा, कि वो यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है। इस तरीके से हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स यहाँ पे हो चुके हैं। अच्छा, जैसे आप क्लिक करते हो इस पर, तो दैट इज़ द एक्टिव। देखो हो सकता है बीच बीच में, अभी हमारे पास आया नहीं कुछ ऐसा, हो सकता है जो ये लाइन है ना वो डैश्ड दिखे। अगर वो डैश दिख रही है दैट मीन्स इनएक्टिव रिलेशनशिप है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक रिलेशनशिप नहीं है। अगर आपको ये नॉर्मल लाइन दिखे, नॉर्मल है, एक्टिव रिलेशनशिप है, ठीक है। और अगर आपको ऐसे डार्कर दिखे दैट मीन्स
वो हाईली एक्टिव तो नहीं बोल सकती, इस तरीके से ऐसे बोल सकते हैं एकदम एक्यूरेट है, एकदम सही है, आपको नोटिफाई कर रहा है कि आप जो अभी जिस रिलेशनशिप पे हो वो फिलहाल जो रिलेशनशिप चेक कर रहे हो वो ये वाला रिलेशनशिप चेक कर रहे हो। तो हो सकता है बहुत बार आपको डार्क लाइंस दिखे, हो सकता है बहुत बार आपको नॉर्मल लाइंस दिखे, और जहाँ पर भी आपको डैश लाइन दिखे तो आप उसको चेकआउट करें कि वो करेक्ट है भी या नहीं, ढंग से बना हुआ है या नहीं। आई होप आपको बहुत डिटेल में अब रिलेशनशिप्स पूरे अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्या 1 to many होता है, क्या many to 1 होता है, किस तरीके से हम यहाँ पे रिलेशनशिप बनाते हैं, किस तरीके से हम पोजीशनिंग करते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। एंड ठीक वैसे ही जब हमें नॉर्मलाइज करना होता है डेटा को, स्नोफ्लेक जब बनेगा ना, तो जैसे स्नोफ्लेक का भी मैं आइडिया दे देती हूँ एक बार के लिए। स्नोफ्लेक कैसे बनेगा, मान लो अभी तो इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं, 3 की जगह यहाँ पे 36 चीज़ें होती हैं। 36 चीज़ें तो ज़्यादा बोल दी। जैसे मान लो ये फैक्ट टेबल है, ये यहाँ पे आपका एक टेबल, यहाँ पे 2 टेबल, यहाँ 3 टेबल, यहाँ 4 टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर जो अभी तो आपने 3 या 4 हेडिंग्स देखी, यहाँ पे 15 हेडिंग्स हैं, यहाँ 20 हेडिंग्स हैं, यहाँ 25 हेडिंग्स हैं, यहाँ पे भी 20 हेडिंग्स हैं, और यहाँ पे अपने आप में 15 हेडिंग्स हैं। तो आपको इस फैक्ट टेबल से सबको जोड़ना है, लेकिन 15 हेडिंग्स में आपको चीज़ें मिल ही नहीं रही, तो आप इसको नॉर्मलाइज करके सिर्फ 5 हेडिंग वाली कोई टेबल बनाते हो, फिर उसको ज्वाइन करते हो इससे। इससे आप कोई 3 हेडिंग वाली कोई टेबल बनाते हो, फिर ज्वाइन करते हो इससे। आप कोई 4 हेडिंग वाली टेबल बनाते हो, फिर ज्वाइन करते हो इससे। एंड आप कोई 3 हेडिंग वाली टेबल बनाते हो, फिर ज्वाइन करते हो इससे। अब इसको ज्वाइन करने से पहले आपको इस वे से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये टेबल इनसे ही बनाई है ना, इनसे ही जनरेट हुई हैं, तो ज्वाइन एक्स्ट्रा लग जाते हैं। पहले आप इस पे फ्लो करोगे, फिर इससे आप इस पे फ्लो करोगे, पहले आप इस पे फ्लो करोगे, फिर इससे इस पे फ्लो करोगे, पहले आप इस पे फ्लो करोगे, फिर इससे आप इस पे फ्लो करोगे, पहले आप इस पे फ्लो करोगे, फिर आप इससे फ्लो करोगे। तो आपके जॉइंट्स बढ़ जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, और इसी चीज़ को हम स्नोफ्लेक बोलते हैं। स्नोफ्लेक पोजिशनिंग बोलते हैं कि हम एक टेबल से और टेबल्स जनरेट कर रहे हैं। जो प्रोसेस से 15 से 5 बना है उसको हम क्या प्रोसेस बोलते हैं, उसको हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, कि हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं, एक नॉर्मल सी टेबल बना रहे हैं। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी टेबल थी, उससे हम नॉर्मल एक टेबल बना रहे हैं, सो दैट हम लोगों को ईजिली सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो यहाँ पर हमारा रिलेशनशिप वाला जितना भी पोर्शन था हमने काफ़ी डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब हम इजीली सारी चीज़ें चाहें तो एक दूसरे से कनेक्ट करके हम यहाँ पे विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं आता, आपको रिपोर्ट व्यू में कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। जो भी इम्पैक्ट होता है वो मॉडल व्यू में होता है एंड डेक्स क्वेरीज लिखने में होता है। तो चलें अब हम डेक्स की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा उसे समझते हैं, देन हम डैशबोर्ड करेंगे। पैरामीटर्स, मेजर्स वगैरह यहाँ पर आई थिंक करने में थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, जितना हम कर सकते हैं हम करते रहते हैं। अदरवाइज पार्ट 2 तो है ही हमारे पास। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइनली आ गया है, जिससे सब मतलब जितने भी लोगों को इशू आता है ना, वो सबसे ज़्यादा इसमें इशू आता है। रिलेशनशिप में भी आता है, बट मेनली यहाँ पे अगर ये सारा पार्ट कवर हो गया है, फिर तो क्रिएटिविटी वाला काम बचता है, विच इज़ योर विजुअलाइजेशन। अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, मैकेनिज्म को थोड़ा सा याद कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं खुद को, कि पावर बीआई में, पीबीआई के अंदर जब भी वर्किंग होती है तो वो किस तरीके से होती है, कि हम पहले डेटा को लोड करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर हम लोग उसमें रिलेशनशिप बनाते हैं। रिलेशनशिप के बाद हम लोग उसमें किसी भी तरीके से डैक्स फार्मूलाज लगाते हैं। अगर हमें कुछ भी एडवांस्ड काम करना है, कुछ कस्टमाइजेशन वाला काम करना है, तो उसके बाद विजुअलाइजेशन होता है। एंड खुशी की बात यह है कि हम लोग यहाँ पर डेटा लोडिंग सीख चुके हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन सीख चुके हैं, रिलेशनशिप सीख चुके हैं, विजुअलाइजेशन सीख चुके हैं। अब हमें डेक्स फार्मूलाज ही सीखना बाकी रह गया है। तो हम लोगों को ये सीखना चाहिए। कहेंगे मैम ये बीच में क्यों आपने कर दिया है? समझाने के तौर पे, है ना। अगर मैं डायरेक्टली आपको लास्ट में विजुअलाइजेशन कराती, पहले सब कुछ कराती, आप बैठे बैठे ऐसे रिजल्ट का वेट करते कि हम विजुअलाइजेशन कब बनाएंगे, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए था। चलें अब हम देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। डैक्स होता क्या है, डैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? डैक्स का फुल फॉर्म में है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, एक्स फॉर एक्सप्रेशन, ठीक है। ये यूज़ होता है, ये फॉर्मूला लैंग्वेज है जो पावर बीआई में यूज़ होती है, पावर पिवट में यूज़ होती है। पावर पिवट कहाँ होता है? एक्सेल में। एक्सेल में भी यही काम होता है। एक्सेल में भी हम जब बैकएंड में काम करते हैं तो हम पावर पिवट में काम करते हैं, डैक्स फार्मूलाज लगाते हैं, और या फिर एसक्यूएल सर्वर के ऊपर जब भी ये काम होता है तो डैक्स के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। डेक्स का मेन पर्पस होता है कैलकुलेटेड कॉलम्स। कैलकुलेटेड कॉलम्स मतलब क्या होता है? कैलकुलेटेड कॉलम्स अभी मैं आपको बताती हूँ। मेजर्स और क्वेरीज के थ्रू डेटा को एनालाइज करना। अभी कैलकुलेटेड कॉलम्स कैसा होता है कि मान लीजिए आपके पास डेटा है, ये आपका डेटा है, ठीक है।
अब भी उस डेटा के अंदर यहाँ कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, उसके बाद उसका प्रोडक्ट नेम है, उसके बाद प्राइस है, सॉरी क्वांटिटी है, बस इतना देके छोड़ रखा है। तो अभी आप क्या करोगे, आप यहाँ कैलकुलेटेड कॉलम्स में सबसे पहले टोटल सेल निकालोगे, फिर उसके बाद मान लो आपको जीएसटी गिवन था, मान लो उसमें जीएसटी का रेट गिवन था, तो आप टैक्स निकालोगे, फिर टैक्स निकलने के बाद आप इनवॉइस वैल्यू निकालोगे, ये आपका टैक्सेबल वैल्यू निकला है, ये आपका इनवॉइस वैल्यू निकला है। तो ये जो कैलकुलेशन आप जिसकी करोगे वो क्या कर रहे हो, आप कैलकुलेटेड कॉलम्स कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो ना, सो दैट इज़ योर कैलकुलेटेड कॉलम्स। मेजर्स क्या होते हैं वो अलग होते हैं, क्वेरीज क्या होती हैं वो अलग होती हैं। क्वेरीज क्या होती है, किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट, क्वेरीज का क्या होती है, किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट। तो जब भी आपको अलग से कुछ काम कराना है जो कि डायरेक्टली कैलकुलेटेड कॉलम से नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप अलग से डेक्स क्वेरीज लिखते हो। डेक्स क्वेरीज जो आपने यहाँ पर डेक्स व्यू देखा है, आप यहाँ डेक्स क्वेरी व्यू देखते हो। डेक्स के यहाँ कैलकुलेटेड कॉलम नहीं आता, यहाँ फॉर्मूला नहीं लगता, यहाँ क्वेरी लिखी जाती है, जैसे कोड वगैरह लिखे जाते हैं उस तरीके से यहाँ पे क्वेरी लिखी जाती है एंड उसके बाद सारा काम होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो डेक्स फार्मूलाज लगाने होते हैं वो हम पावर क्वेरी एडिटर में ही वहीं पे ही लगाते हैं और वहीं से ही फार्मूलाज वो करते हैं। आपने बीच में एक बार वहाँ पे कस्टम कॉलम में देखा था ना, हम फार्मूला लगा रहे थे, लेकिन वहाँ पर जैसे ऐड डेज वाले में लगाया था तो क्या था, वो फार्मूला लगाया था, डेक्स फार्मूलाज लगाए थे। तो इस तरीके से हमें फार्मूला लगाना होता है। अब हम डिफरेंस समझते हैं कि मैम डेक्स फार्मूला, डेक्स क्वेरी, पैरामीटर्स, मेजर्स, इनमें डिफरेंस क्या होता है, बिकॉज ये सारे के सारे वर्ड्स आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे, हम लोग यहाँ रिपोर्ट व्यू में आते हैं, तो जैसे न्यू क्विक मेजर्स आ रही हैं, इसी तरीके से और में पैरामीटर्स आते हैं, किसी किसी में जैसे पैरामीटर्स आएंगे, आप इधर भी राइट क्लिक करोगे तो पैरामीटर्स भी आएंगे, मेजर्स भी आएंगे। तो इनमें फ़र्क क्या होता है ये भी हमें समझना ज़रूरी है ताकि हमें डिटेल में सारी चीज़ें समझ आए। तो डेक्स फार्मूलाज तो आपको समझ आ गए, वो एक्सप्रेशन होते हैं जिससे हम कैलकुलेटेड कॉलम्स निकाल सकते हैं या मेजर्स में लिखते हैं, मतलब मेजर्स में लिखते हैं, मेजर्स को हम समझेंगे अभी, एंड एक्सेल फार्मूलाज की तरह लिखते हैं, ठीक है। डेक्स क्वेरीज मैंने आपको बता दी है कि वो स्टेटमेंट होती है, टैबुलर डेटा रिटर्न करते हैं और वैसे ही कोडिंग के तरीके से हम लोग उसे लिखते हैं। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, जितना समझ रहे हो समझो ताकि हम बेसिक वाली चीज़ समझ सकें। पैरामीटर्स यूज़ होते हैं जिसमें हम इनपुट्स देते हैं और डायनेमिक फिल्टरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब हम पैरामीटर्स लगाएंगे ना अलग अलग तरीके के, तब आपको समझ आ जाएगा। एंड मेजर्स क्या होते हैं, एक तरीके की कैलकुलेटेड फील्ड होती है, ये विजुअल्स को इस्तेमाल करते हैं। आप कार्ड के अंदर पूरा टोटल सेल लिख रहे थे, ठीक है, तो और उसमें कोई मेजर लगाना चाहते हो तो मेजर लग जाएगा, तो वो विजुअल्स में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मेजर्स जो होते हैं वो विजुअल में यूज़ किए जाते हैं। इसका मतलब जब रिपोर्ट व्यू में राइट क्लिक करके मैं आपको बोल रही थी तो उसमें मेजर्स आते हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। एक बार के लिए हम ओवरव्यू देख रहे हैं, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद आपके पास आते हैं डैक्स फार्मूलाज और एक्सेल फार्मूलाज में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। सिमिलैरिटीज़ तो दोनों में फंक्शन बेस्ड आपको फार्मूलाज लिखने होते हैं। सिंटेक्स दोनों के सिमिलर होते हैं। जब सिंटेक्स सिमिलर हो गए तो हमें काम करना कितना आसान हो जाएगा। डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ, हर रो इंडिविजुअली कैलकुलेट करता है। एक्सेल जो है वो हर एक रो के लिए फॉर्मूला लगा के देता है, लेकिन जो डेक्स फिल्टर है ना वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, हमने जो उसको कॉन्टेक्स्ट दिया है वो उसी के ऊपर अप्लाई करेगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं करेगा। कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं कह रही हूँ कि वो कॉन्टेक्स्ट के बेस पे आपके फॉर्मूलाज लगाता है तो कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट भी होता है। रो कॉन्टेक्स्ट होता है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट होता है कि भाई अगर हमारा डेटा फिल्टर हो रहा है तब ये फॉर्मूला लगना चाहिए, या हमारे रो अगर ऐसे होते हैं तो हमारा ही फॉर्मूला लगना चाहिए। रिलेशनल मॉडल पे काम करता है। रिलेशनल मॉडल किसको बोल रहा है ये, कि भैया आपने मान लो फॉर्मूलाज की ज़रूरत तब पड़ेगी ना जब आपके पास जो डेटा है, मतलब बहुत सारा डेटा था और आपने उनके अंदर रिलेशनशिप बिल्ड कर रखी है। अब रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद आपको इसमें फॉर्मूलाज लगाने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर्मूलाज लगाकर फिर आपको काम करने की ज़रूरत पड़ती है, तब आप डैक्स फॉर्मूलाज लगाते हो। इसका मतलब यही है, इससे ऊपर कोई मतलब नहीं है। रिलेशनल मॉडल का मतलब क्या है कि आप अपनी रिलेशनशिप बना रखें और उसके बाद आप उसके ऊपर रिलेशनशिप लगाने के बाद आप उसके ऊपर डैक्स फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हो। नाउ कब और क्यों डैक्स को यूज़ करते हैं, तो डैक्स यूज़ करते हैं जब तुम्हें अपना डेटा को एनालाइज करना होता है बियॉन्ड द बेसिक विजुअल तो हमारे डेटा से बन ही रहे हैं ना, तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। टोटल सेल दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे तो टैक्स भी जानना है,
मुझे तो इनवॉइस वैल्यू भी जाननी है, तो फिर तो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जब भी मुझे कस्टम कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि टेबल के अंदर मुझे टैक्स का जानना था, मुझे इनवॉइस वैल्यू जानना था, तो किसी भी तरीके की कस्टम कैलकुलेशन करनी होती है तो हम लोग डेक्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई डायनेमिक फ़िल्टर लगाना है, बिज़नेस के केपीआईज़ बनाने हैं, जैसे पिवट टेबल में हम केपीआईज़ बनाते हैं, तो उसके अंदर भी कैलकुलेशन करते हैं। इवन हम पिवट टेबल के अंदर डायरेक्टली फ़ॉर्मूलाज़ नहीं लगा सकते एक्सेल के अंदर, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक कैलकुलेटेड फ़ील्ड होती है, तो उसके थ्रू हम फ़ॉर्मूलाज़ लगाते हैं और उसको बाहर बाहर वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। हम लोग पिवट का इस्तेमाल करके और भी फ़ॉर्मूलाज़ लगाकर हम केपीआई बनाते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे भी यही काम है कि हमें अगर बिज़नेस केपीआई बनाने हैं तो हमें फ़ॉर्मूलाज़ आने चाहिए, एंड एडवांस्ड लॉजिक में भी इसका इस्तेमाल होता है। मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम्स, देखो इतनी देर से बात हो रही है कैलकुलेटेड कॉलम, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेजर्स का क्या मतलब है, कैलकुलेटेड कॉलम का क्या मतलब है। आई थिंक मैं थोड़ा-सा फ़ास्ट-फ़ास्ट बोल रही हूँ। मुझे अभी एकदम से रियलाइज़ हुआ। अगर ऐसा है तो आई एम रियली सॉरी, बट आपको मैं दोबारा से एक बार के लिए रिवाइज़ करा दूँगी, ओके? मेजर्स, मेजर्स मैंने अभी आपको बताया था ना, कार्ड वाला एक एग्जांपल दिया था कि कार्ड के अंदर आपने टोटल सेल लिख लिया, तो वो एक मेजर बन के आ गया है। तो विजुअल के साथ डायनेमिकली कैलकुलेट होते हैं, एग्रीगेशन के लिए यूज़ होते हैं। एग्रीगेशन ही तो है, टोटल सेल क्या है, एग्रीगेशन, किसी चीज़ का सम, एंड फास्ट एंड ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, फास्टली आपको सारा रिजल्ट दे देते हैं। कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या होता है, डेटा लोड होने पर कैलकुलेट होते हैं, रो वाइज कैलकुलेशन होती है और मेमोरी ज़्यादा लेते हैं। मतलब कि मान लो एक तरफ तो ये है कि आपने यहाँ पर किया, यहाँ पे सब कुछ था, प्राइस था, क्वांटिटी था, फिर आपने कैलकुलेटेड कॉलम लिया, उसमें टोटल सेल लिखा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए फॉर्मूला लगाया, फिर जाके आया। और एक यहाँ पे ये मेजर है कि आपने कार्ड लिया और टोटल सेल की फील्ड को उठा के रख दिया और टोटल सेल आ गया। यहाँ पर तो टोटल सेल पूरी आएगी और उसके बाद टोटल पता लगेगा कि अच्छा ये टोटल है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता लग गया। सो दैट इज़ योर मेजर एंड दैट इज़ योर कैलकुलेटेड कॉलम। इसीलिए उसको बोला गया है कि ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है, मेमोरी ज़्यादा लेता है, क्योंकि भाई वो तो रो वाइज कर रहा है, रो वाइज कैलकुलेशन होती है। लेकिन यहाँ पे एग्रीगेशन के लिए यूज़ होता है और फास्ट एंड ऑप्टिमाइज्ड होता है, क्योंकि उसने फास्टली बस उसने एक टोटल देना है, यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करनी है, फिर जाके टोटल मिलेगा। तो यहाँ पे काम बढ़ जाता है, रो वाइज होता है। तो इस तरीके से ये बता रहा है मेजर्स एंड कैलकुलेटेड कॉलम्स में। आप मेजरली इन दोनों पे फोकस रखो, बाकी चीज़ें पैरामीटर्स वगैरह ये हमारे पावर बीआई के फीचर्स में ही आता है, तो वो जब हम कोई चीज़ करेंगे तब हम देखेंगे। क्वेरीज हम यहाँ पे नहीं देख सकते बिकॉज वो और भी एडवांस वाली चीज़ हो जाएगी, तो क्वेरीज नहीं करेंगे, डेक्स फार्मूलाज ज़रूर करेंगे। तो चलें अब हम कुछ डेक्स फार्मूलाज देखते हैं। ध्यान से ये चीज़ समझनी है, कहीं पे भी कुछ गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है? मैं पूरा वर्क फ्लो समझा रही हूँ आपको। अगर ये समझ आया ना तो आप ये कहोगे डेक्स इतना ईज़ी है, मतलब इस तरीके से लेना शुरू कर दोगे। मतलब ऐसे नहीं करोगे कि बहुत ही टफ है, नहीं आएगा हमें तो नहीं समझ आएगा। अच्छा, मैं यहाँ अज़म्पशन एक लेके ज़रूर चलूँगी कि अज़म्पशन ये है कि आपको एक्सेल आता है, ठीक है? एक्सेल अगर नहीं आता है तो ये वाला कॉन्सेप्ट करने से पहले प्लीज़ मेरा एक्सेल वाला वीडियो ज़रूर देखें। मेरे 2 वीडियोज़ हैं जिसके अंदर फर्स्ट वाले के अंदर मैंने एक्सेल का पूरा बेसिक टू एडवांस, मतलब उसको देखना तो बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक्सेल नहीं आता है तो। बिकॉज़ बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़ीरो टू हीरो वाली सीरीज़ है, एंड फ़ॉर्मूलाज़ को ना लॉजिक के साथ समझाया गया है कि वो उसी तरीके से समझाया गया है कि आगे जब भी वो फ़ॉर्मूलाज़ इस्तेमाल होंगे ना, तो आप लॉजिकली आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आप एडवांस टू प्रो के लिए भी जा सकते हैं, जहाँ पर मैंने फिर और एडवांस फीचर्स वहाँ पे करवाए हैं, ठीक है? तो आप प्लीज़, मैं ये अज़म्पशन लेके चल रही हूँ कि आपको एक्सेल के फ़ॉर्मूलाज़ आते हैं, बिकॉज़ ऐसे तो समझना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल भी अगर ऐसा है ना कि मैम थोड़े बहुत आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, तो भी चल जाएगा, फिर उसके लिए मैं हूँ यहाँ पे। उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उतनी ज़्यादा डिटेल में मैं बात कर भी नहीं रही हूँ, ठीक है? तो चलें शुरू करें। हम एक्सेल वर्सेस पावर बीआई के डेक्स के फ़ॉर्मूलाज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई एक्सेल में भी तो फ़ॉर्मूलाज़ लगाते हैं और आप कह रहे हो सिंटैक्स सेम है, तो क्या डिफ़रेंस होता है, किस तरीके से रिज़ल्ट में डिफ़रेंस होता है, तो ये समझना ज़रूरी है। वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि जो एक्सेल है वो हर रो पे काम करता है, ऑब्वियसली हर सेल के लिए आंसर लेकर आता है। लेकिन जो पावर बीआई के जो डेक्स हैं वो किस तरीके से कॉन्टेक्सचुअल लेकर आते हैं। तो इसको डीपली अगर हमने अंडरस्टैंड कर लिया तो हमारे लिए तो सारी कहानी एकदम सॉल्व हो जाएगी, एकदम ईजी हो जाएगी। तो बस वही कहानी मैं सॉल्व करने आई हूँ। ये नॉट उन लर्नर्स के लिए जो एक्सेल पावर बीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। चलो ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे है एक्सेल अप्रोच।
एक्सेल की अप्रोच क्या होती है। एक्सेल में जब भी हम किसी टेबल पे फॉर्मूला लगाते हैं तो हम सेल्स और अमाउंट लिखते हैं। चलो ठीक है, हम लोग ना इसको इस तरीके से ना करके मैं आपको डायरेक्टली समझाती हूँ और उसके बाद हम ये पढ़ने आते हैं तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ आता है। तो यहाँ पर मैं एक आपको एक्चुअल में डेटा लेकर फिर समझाऊँगी, तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से मैं यहाँ पर आपको बात कर रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ रीजन। मैं पूरा स्क्रैच से आपको ये समझा रही हूँ, तो इसे प्लीज़ ध्यान से समझना। ये समझ आएगा, डेक्स समझ आएँगे, किस तरीके से काम करने वाले हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। फिर फ़ॉर्मूलाज़ लगाने, अगर एक्सेल में फ़ॉर्मूलाज़ आते हैं, फिर डेक्स का फ़ॉर्मूला जल्दी-जल्दी लग जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, 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 साउथ, 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 नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट। कुछ डेटा बना रही हूँ मैं और आपके सामने ही बना रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, इनफ है इतना, ठीक है? एक काम करते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, आउट। यहाँ पर अब हमें वैल्यूज़ चाहिए, तो एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, रैंड बिटवीन द 10,000 to 20,000 हमें ये चाहिए, ठीक है? एंड हमने यहाँ पे इस तरीके से किया, ओके फाइन। अब हम लोग यहाँ पर इन दोनों को लेंगे एंड ऑल्ट HBA करेंगे, ऑल्ट HBT करेंगे एंड हम लोग इनका अलाइनमेंट करेक्ट कर देंगे एंड हम लोग इसे कलर कर लेते हैं, येलो कलर कर दिया एंड इसे बोल्ड कर देते हैं, तो बोल्ड कर दिया। अब एक मैं यहाँ से इसको लेती हूँ, कॉपी करती हूँ एंड यहाँ पे इसे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है? सेम वैल्यूज़ है, ओके वैल्यूज़ आर डिफरेंट, सो माय बैड, क्योंकि मैंने इसे कन्वर्ट नहीं किया है। अब वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी एंड हम इसे लेकर कॉपी कर कर यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो हमारे पास सेम वैल्यूज़ हैं, सेम टेबल आ गई हैं। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना लगे, ठीक है? यहाँ ठीक है। तो एक में मैं काम करती हूँ, यहाँ पे हम लोग टोटल ले लेते हैं, तो टोटल मुझे करना है, तो मैंने ऑल्ट इक्वल टू कर दिया एंड एंटर कर दिया, तो ये मेरा टोटल आ गया। मैं यहाँ पे टोटल लिख सकती हूँ एंड कुछ भी मत लिखो या तो फिर उसको रहने दो एंड लिख लो, चलो टोटल। एंड एक तरफ मैं यहाँ पे भी टोटल लिख लेती हूँ एंड यहाँ पे अभी हम टोटल करेंगे, कंट्रोल A, ऑल्ट HBN, ऑल्ट HBA, ऑल्ट HBT एंड यहाँ पे कंट्रोल A, ऑल्ट HBN, ऑल्ट HBA, ऑल्ट HBT, ये किया मैंने एंड इसके दोनों के ही टोटल्स को हम लोग इस तरीके से रखेंगे, बोल्ड कर देंगे एंड यहाँ से वाइट कर देंगे एंड मैं यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर लेती हूँ, यहाँ कर देती हूँ। यहाँ पर जो मुझे टोटल लगाना है, यहाँ पे भी मैं सेम टोटल, अब ये मैंने यहाँ ऑल्ट इक्वल टू किया मतलब नॉर्मल सम लगाया है, यहाँ मैं सब टोटल लगा रही हूँ, सब टोटल टैब एंड उसके बाद 9 कॉमा, उसके बाद मुझे रेफरेंस देना है, तो हम रेफरेंस के लिए हमें ये पूरा चूज़ करना पड़ेगा, तो हमने चूज़ किया, एंटर कर दिया, तो हमारे पास टोटल आ गया। चलो ठीक है, अब बात क्या है वो समझनी है, मुझे इनमें फ़िल्टर लगाना है, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट L किया और अब मैं फ़िल्टर लगाती हूँ। मुझे नोट का टोटल जानना है, तो मुझे नोट का टोटल कैसे मिलेगा? नोट का टोटल हमें यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे नहीं मिल रहा, ठीक है? यहाँ पे नहीं मिल रहा क्योंकि हमने नॉर्मल लगाया हुआ है, हमें यहाँ पे नोट का टोटल नहीं मिल रहा, लेकिन वही चीज़ अब मैं यहाँ पे लगाती हूँ एंड मुझे नोट का टोटल चाहिए, तो नोट का टोटल आ जाएगा मेरे पास, ये मेरा नोट का टोटल है। तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला चेंज हुआ क्या? फॉर्मूला हमारा G3 से G55 ही है, G3 से G55 ही है, लेकिन हमारे पास टोटल यहाँ पे ये आ गया है, हमारे पास टोटल यहाँ पे ये आ गया है। अब मैं एक काम कर लेती हूँ, यहाँ पर इसे कंट्रोल A, कंट्रोल T करके ओके करती हूँ एंड यहाँ पे इसे कंट्रोल A, कंट्रोल T करके ओके करती हूँ एंड यहाँ पर हम अपने फार्मूलाज को देखते हैं। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा हुआ है? सब टोटल 9 G3 एंड G5,
यहाँ पे एक मैं सम इफ लगाती हूँ, टैब करती हूँ, रेंज देती हूँ। रेंज मुझे ये देनी है कि भाई चेक करो मेरे इसमें मेरा टोटल कॉमा, उसके बाद मैं क्राइटेरिया देती हूँ। क्राइटेरिया में यहाँ पे लिख लूँगी, यहाँ पे क्राइटेरिया आ गया, कॉमा, उसके बाद मैं सम रेंज देती हूँ, सम रेंज। नहीं, अब ये ढंग से नहीं आया, लेट मी चेक। यहाँ पे मैं नोट्स लिख देती हूँ। मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ ना वो आपको पता लगेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें। यहाँ पे हम सम इफ लगाएंगे, टैब करेंगे, रेंज देंगे। हमने रेंज दे दी है, हमने रीजन ले लिया है, क्या ये इससे लग जाएगा? क्राइटेरिया हमने दिया इसको, उसके बाद हमने सम रेंज दिया इसको, और हमने एंटर कर दिया। तो अभी के लिए ये इस तरीके से नहीं लगेगा। ओके फाइन, तो हम यहाँ पे करते हैं सम इफ टैब, रेंज देंगे, रेंज दिया, टेबल 2 में हमें चाहिए ना, टेबल 2 हमने लिया, टेबल 2 में हमें रेंज ये वाला चाहिए। ये आएगा इस तरीके से, क्राइटेरिया, कॉमा, उसके बाद सम रेंज आ गया। तो यहाँ पर देखो टेबल 2 ही रहेगा। अभी मान लो इसे चेंज कर देती हूँ, मैं इसे साउथ कर देती हूँ, तो भी हमारा फॉर्मूले में टेबल 2 ही रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, आप ये समझें, यहाँ पर तो हमारा टोटल चेंज होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात समझे, टोटल वो का वही है। एंड हम लोगों को नॉर्थ का चाहिए, वो हट गया। बेसिक बात ये है कि आपने यहाँ पर कुछ भी आप करें, यहाँ मैं साउथ लिख देती हूँ तो टोटल चेंज हो गया, लेकिन आपका यहाँ पे टेबल 2 स्टिल रिमेज द सेम। टेबल 2 का सेल्स है इसमें, देखो इसने पहले तो लिया था यहाँ पे रेंज, लेकिन बाद में टेबल 2 सेल्स आ गया। मैं यहाँ ईस्ट लिख देती हूँ, टोटल चेंज। तो यहाँ पर मेरा जो फॉर्मूला है जिसके अंदर टेबल 2, टेबल सेल्स वगैरह एज इट इज़ लिखा हुआ है, राइट। तो बेसिकली जब हम एक्सेल में फॉर्मूलाज लगाते हैं तो वो करता क्या है, रॉ बेस्ड हमें आंसर देता है। बेसिक क्या है, चलो मैं समझाती हूँ इसे अब डिटेल में। बस मेरे को एक बार के लिए ये दिखाना था कि किस तरीके से जब आप फॉर्मूला लगाते हो किसी भी चीज़ को टेबल में कन्वर्ट करके, टेबल में कन्वर्ट करने के बाद आपकी जो फॉर्मूला के अंदर जो रेंज आती है वो कभी भी ये नहीं आती, सेल बेस्ड नहीं आती। वो आप A12, A673 इस तरीके से नहीं आता, वो हमेशा ऐसा आएगा टेबल 1, ये हेडर है, इस तरीके से आएगा। तो कंप्लीट रेंज आती है, इस तरीके से सेल की रेंज नहीं आती है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हो, आपने लिखा सम होना चाहिए इक्वल्स टू A1 से लेकर A55 तक, तो उसका मतलब यही है। अगर मान लो वहाँ पे आप स्लाइसर लगा दो, स्लाइसर लगाने से आपका फॉर्मूला चेंज नहीं होता, फॉर्मूला एज इट इज़ रहता है। आपने उसको क्या कहा है कि इस कॉलम के अंदर ना, ये मेरी कॉलम है A1 to A55 है, ये मेरा A1 to A55 है, इसके अंदर मुझे टोटल दे दो। अब आपने क्या किया, पहले तो A1 to A55 था तो यहाँ टोटल आ रहा था आपका। उसके बाद मैंने जब फिल्टर लगाया नॉर्थ वाला, तो अब आपके यहाँ बीच में सिर्फ 10 नंबर बचे हैं, तब भी फॉर्मूला रिमेन द सेम कि A1 से A55 ही दे दो, एंड फिर आपने को उसने टोटल दे दिया। तो इस तरीके से एक्सेल बिहेव करता है। एक्सेल क्या करता है, आपका फॉर्मूला एज इट इज रखता है, बस आपने जो फिल्टर आउट कर दिया या स्लाइसर लगा दिया या जो टेबल की रेंजेस ले ली, इसके अंदर वो क्या करेगा, जो भी चीज़ फिल्टर आउट हो गई वो दिखाएगा। तो यहाँ पर मेरा क्या हुआ कि अगर मुझे नॉर्थ का डेटा चेक करना है, तो जैसे ही मैंने नॉर्थ किया तो उसने क्या किया, फिल्टर आउट किया, मुझे सिर्फ नॉर्थ की एंट्रीज दिखाई और उसके बाद मुझे टोटल दे दिया। आंसर जो फॉर्मूला है वो सेम है। फॉर्मूला यही है कि कॉलम जितनी दिखे उसका मुझे टोटल दे दो। उसने तो मेरी कॉलम ही कम कर दी, लेकिन डैक्स फॉर्मूला कॉन्टेक्सचुअल पे बिहेव करता है। हम उसको कहेंगे ना कि भाई फॉर्मूला लगाया और हमें कहा नॉर्थ का मुझे सम चाहिए, नॉर्थ का सम चाहिए, स्लाइसर में हमने नॉर्थ कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है डेटा में सिर्फ नॉर्थ दिखेगा और फिर उसको जो विजिबल है उसका टोटल दे दिया, नहीं।
वो भाई लॉजिक समझेगा, वो ये कहेगा कि अच्छा नॉर्थ का चाहिए, ओके फाइन, मैं नॉर्थ का टोटल देता हूँ। उसको ये मतलब नहीं है कि उसको डेटा के अंदर पहले फ़िल्टर आउट करे नॉर्थ का, फिर जो उस कॉलम के अंदर दिख रहा है उसका टोटल दे दो और कह दे देखो आपने नॉर्थ का माँगा था, देखो ये नॉर्थ दिख रहा है, ये लो आपका आंसर। नहीं, आपने उसको नॉर्थ का है ना, आपने उसको स्लाइसर में नॉर्थ का है, वो पूरे डेटा में ढूंढेगा और पूरा नॉर्थ का टोटल दे देगा। जैसे आपके सम में डेटा में ढूंढा और फिर दे दिया, तो ऐसे डेक्स फॉर्मूला, लेकिन सम भी चेंज नहीं होएगा, लेकिन डैक्स जो होता है वो चेंज होता है। जैसे ही आप स्लाइसर दे रहे हो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ठीक है, एक बार के लिए हम इसको यहाँ से पढ़ते हैं और हमें इसे और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे थे हम, ये एक एग्जाम्पल समझते हैं, कंपैरिजन समझते हैं। देखो, एक्सेल में फॉर्मूला होता है सेल्स अमाउंट, ठीक है, इस तरीके से कि से सम करें सेल्स का अमाउंट का, ये जब आप टेबल में कन्वर्ट करते हो। लेकिन टोटल सेल्स इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी ऐसे आएगा, टोटल सेल्स सम सेल्स अमाउंट 1 लाख इसकी एंट्रीज ली हैं, 1 लाख का टोटल इसमें लिया रीजन में। अगर नॉर्थ को ले रहे हैं तो 20,000 का टोटल यहाँ दिखा रहा है, 20,000 का टोटल यहाँ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ जो टोटल ले रहा है वो विजिबल सेल्स का ले रहा है, विजिबल रोज का ले रहा है कि भाई मुझे रोज इतनी दिख रही है तो मैंने इसका टोटल कर दिया है। मेरा फॉर्मूला वही है कि मैं A1 से लेके A55 तक टोटल करके दूं, लेकिन यहाँ पर वो फिल्टर्ड कॉन्टेक्स्ट कि आपका डेटा वैसा का वैसा रहता है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं है, आपने नॉर्थ का मांगा है तो उस डेटा पूरे डेटा में से नॉर्थ का टोटल दे देगा। यहाँ आपका फॉर्मूला बदलता रहता है, यहाँ आपका फॉर्मूला नहीं बदलता, आपका बस रोज आपका डेटा बदल रहा है तो आपका फॉर्मूला, आपका आंसर बदल रहा है। यहाँ आंसर बदलता है, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। यहाँ आंसर तो बदलता ही है, लेकिन किसके बेसिस पे बदलता है, आपके फॉर्मूला बदल रहे हैं इस वजह से। सेम फॉर्मूला अनअवेयर ऑफ द स्लाइसर, आपने स्लाइसर लगाया, फॉर्मूला रिमेन द सेम, सम आपका A1 से A55 है वो कवर रहेगा, लेकिन सेम फॉर्मूला, रिजल्ट चेंजेस विद द फिल्टर। आपका फॉर्मूला के अंदर फिल्टर जैसे लगा वो चेंज करेगा। फिल्टर्ड रोज ओनली, फिल्टर्ड किया है उसका आएगा, फुल टेबल दिखेगी, फिल्टर्ड रिजल्ट नहीं दिखेगा, जो कि मैं आपको कह भी रही हूँ कि फुल टेबल दिखेगी। तो ये आपका समरी था कि एक्सेल में डेटा पहले फिल्टर होता है फिर फॉर्मूला वही रहता है, मतलब पहले फिल्टर करोगे फिर नॉर्थ का जान सकते हो। डैक्स में फॉर्मूला वही रहता है, लेकिन फिल्टर के हिसाब से ऑटो अपडेट नहीं होता है। आपका जो ऑटो अपडेट होता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है, आप उसको, आपका डेटा चला नहीं जाएगा कहीं पे। डैक्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है जब बात आती है डैशबोर्ड और डायनेमिक रिजल्ट्स के बारे में। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया है, अभी हम लोग फॉर्मूलाज करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं आपको यहाँ से समझा सकूँ। अगर इन एनी केस कोई भी कन्फ्यूजन लगती है इस वाली चीज़ में, इस वाली चीज़ को स्किप कर दो, आगे समझो एंड एक्चुअल प्रैक्टिकल चीज़ें समझोगे तो समझ आ जाएगा। ये बात अपनी ना कॉन्सेप्ट में डाल लो। जब मैं पढ़ाती भी ना तब भी मैं यही चीज़ बोलती हूँ, ये कॉन्सेप्ट ना दिमाग में डाल लो कि हमें थ्योरी समझनी है। और इन एनी केस बहुत सारे लोग ना थ्योरी नहीं समझ पाते, तो आप समझ लो कि कोई बात नहीं, हमने थ्योरी में अटेम्प्ट दिया है, अब हम प्रैक्टिकल समझेंगे, क्योंकि हर किसी की अप्रोच अलग होती है। प्रैक्टिकल से उन्हें थ्योरी समझ आता है, किसी को थ्योरी से प्रैक्टिकल आता है, मुझे पर्सनली थ्योरी समझ के फिर प्रैक्टिकल समझ आता है, लेकिन आपका अप्रोच दूसरा हो सकता है। तो सो होल्ड होल्ड ऑन, अब हम एक्चुअल में अप्लाई करके देखेंगे। भी हम एक्सेल में भी फॉर्मूला सीखना शुरू करते हैं ना, तो हम सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, ये 5 फार्मूलाज करते हैं। तो यही फार्मूलाज हम करने वाले हैं एंड मेजर्स को भी समझने वाले हैं। तो मैंने एक और ब्लैंक रिपोर्ट ले ली है जिसके अंदर हम लोग डेटा ले लेंगे एंड हमारा ब्लैंक रिपोर्ट आ चुका है। एक्सेल वर्कबुक हमने ले लेना है एंड उसके अंदर डेटा लोड कर देना है। तो मैंने एक नॉर्मल सा डेटा यहाँ पे ले लिया है, बेसिक हम लोगों को डैक्स फार्मूला सीखने के लिए। मैं आपको ये डेटा दिखा देती हूँ एक बार के लिए। आप देख सकते हो, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर है, रीजन है, ऑर्डर डेट है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है। ओके, डेट का हमें चेंज करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ से ऑर्डर एक बार के लिए चेंज कर लेते हैं। ऑर्डर डेट को डेट में कन्वर्ट कर देते हैं एंड बाकी सब कुछ तो ठीक लग रहा है मुझे। एंड लेट मी चेक, हाँ बाकी सब कुछ ठीक है। तो हम अब इसे क्लॉज एंड अप्लाई कर सकते हैं। जो चीज़ ख़राब लग रही है, ठीक नहीं लग रही है, तो वो इनिशियल लेवल पे ही ठीक कर लो, पता लगे बाद में उसके वजह से दिक्कत आ रही है, तो इसीलिए हम उसे ठीक कर लेते हैं। यहाँ से आप उसे एक्सपैंड ऑल करके देख सकते हो, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें फॉर्मूलाज लगाने हैं। तो हम टेबल व्यू में आते हैं और हमारी टेबल हमें दिख रही है। अब मान लीजिए मुझे चाहिए टोटल सेल, ये टोटल सेल ऑलरेडी यहाँ पे है ऑलरेडी, बट मुझे चाहिए टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का मुझे यहाँ पर एक कार्ड बनाना है, तो ये कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है कि हम कार्ड ले लें और हम टोटल सेल ले लें एंड वो चीज़ नॉर्मल हो रही है, लेकिन यही चीज़ हम लोग
एग्रीगेशन क्या है? एग्रीगेशन मतलब होता है सभी चीज़ का टोटल। ऑल्दो एग्रीगेशन आपको सिंगुलर एक आउटपुट ला के देता है, लेकिन हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं हो सकता। हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे मार्क्स होते हैं और आपको इधर की तरफ एग्रीगेशन करना होता, तब आपको ऐसा नहीं चाहिए होता। तो अभी के लिए आपको जो एग्रीगेशन चाहिए वो आपको टोटल सेल जानना है, फिर आपको एवरेज सेल जानना है, फिर आपको मिनिमम सेल जानना है, फिर आपको मैक्सिमम सेल जानना है। तो आप वो कैसे करेंगे? तो सिंपल सी चीज़ है, आपके पास यहाँ टेबल आ चुका है, आपको एक नया मेजर चाहिए, तो टेबल के टूल्स में से आप यहाँ न्यू मेजर ले सकते हो। आपको न्यू मेजर चाहिए, मेजर में आपको क्या चाहिए? आपको टोटल सेल चाहिए, तो आप यहाँ लिखोगे टोटल सेल्स। यहाँ हम सम करने वाले हैं ना, तो सम लिख लेते हैं, टैब कर लेते हैं। हमें सम किसका करना है? हमें सम टोटल सेल का करना है, तो हमने सम टोटल सेल ले लिया है एंड हमने पैरेंथेसिस ऑफ करके एंटर कर दिया है। एंड अब हम यहाँ रिपोर्ट व्यू में जाएंगे एंड रिपोर्ट व्यू के अंदर हमारे पास एक और मेजर आ गया, मेजर 1, एंड विच इज़ योर, अभी हमने कार्ड लिया है, कार्ड के अंदर हमने ये वाला मेजर दे दिया है। तो हमारे पास ओके हमें उस मेजर को नेम देना चाहिए था, जस्ट बिकॉज हम यहाँ पे हैं। तो मेजर 1 हम इस मेजर को हम लोग टोटल सेल का नेम दे देते हैं, टोटल सेल्स 2 दे देती हूँ मैं, ताकि आपको समझ आए। इक्वल्स टू सेल्स, सॉरी सम टैब, उसके बाद हमें चाहिए टोटल सेल टैब एंड हमने पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर। तो हमारे पास टोटल सेल के नाम से देखो, इधर की तरफ देखो, ये मेजर आ चुका है। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आ चुका है और हमने इसको दिया, तो ये हमारी टोटल सेल बन रही है। अगर हम ये ना करते, हमने कार्ड लिया है एक और कार्ड में भी हम टोटल सेल देते हैं, तो हमारे पास सेम आंसर है, एकदम एक्यूरेट है। तो मैम हम लोग डायरेक्टली कार्ड ही क्यों नहीं कर लेते, हम ये क्यों करते हैं? देखो कार्ड, अभी मेरे सिंपल एक फॉर्मूला समझा रही हूँ, दो बात है। कार्ड में तो बस टोटल सेल आ गया, अगर मान लो कोई और चीज़ में हमें सेल लगाना हो, हमें फॉर्मूलाज भी आने चाहिए। ऑल्ट इक्वल टू से भी सम होता है, लेकिन सम का फॉर्मूला भी तो सीखते हो ना, तो इसीलिए हमें फॉर्मूलाज आने चाहिए। चलें, अब अगर मान लो हमें दूसरा एक मेजर लगाना है, तो हम एक न्यू मेजर लेंगे। यहाँ से न्यू मेजर हम लोगों ने ले लिया है। नया मेजर हमें चाहिए एवरेज सेल का, तो हमने एवरेज सेल लिखा एंड उसके बाद इक्वल्स टू किया, हमें चाहिए एवरेज, तो हमने एवरेज लगाया, टैब किया, किसका एवरेज चाहिए? हमें यूनिट प्राइस का एवरेज चाहिए, तो हमने यूनिट प्राइस लेकर टैब कर दिया, उसके बाद पैरेंथेसिस ऑफ कर दिया, एंटर कर दिया। तो यहाँ पर एक एवरेज सेल का आप देख सकते हो, ये मेजर आ चुका है, वो आपके रिपोर्ट व्यू में भी दिखेगा। आप एक कार्ड ले लीजिए, यहाँ पे आप एक कार्ड ले लीजिए एंड उसके अंदर यहाँ पे एवरेज सेल का एक आपको दिख गया है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। मैम ये कार्ड से बन सकता था? बिल्कुल बन सकता था, हम कार्ड से भी बना के मैं बता देती हूँ आपको, लेकिन हमें फॉर्मूला सीखना फिर भी ज़रूरी है, मैं ऐसे बिल्कुल मना नहीं करूँगी, ठीक है। एंड हम लोगों ने एक और कार्ड लिया, कार्ड में हम लोगों ने, हमें सेल देनी थी, तो हमने सेल्स यहाँ पे दे दी, हाँ सेल्स हमने दे दी और यहाँ पे आके हमने उसका एवरेज कर दिया। तो ये एवरेज ऑफ द टोटल सेल आ रहा है, ये हमारा एवरेज ऑफ द टोटल सेल आ रहा है, ये हमारा एवरेज सेल आ रहा है। तो फ़र्क होगा मे बी, हम लोग इसको चेक करते हैं। हमारे पास टोटल सेल, हमने यूनिट प्राइस का लिया था, सॉरी माय बैड, मैंने यूनिट प्राइस का लिया था, मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए था एंड मुझे ये करना है। तो देख सकते हो आप, आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम। तो मैक्सिमम अगर मिनिमम करना है तो हमने न्यू मेजर लेना है, तो हम न्यू मेजर लेंगे। सबसे पहले काउंट कर लेते हैं, तो काउंट सेल्स, तो अगर मुझे काउंट करना है तो इक्वल्स टू काउंट टैब, उसके बाद मुझे क्या काउंट करना है? मुझे कस्टमर काउंट करने हैं, कितने कस्टमर आए थे, तो यहाँ टैब कर लिया, पैरेंथेसिस ऑफ कर लिया, एंटर कर दिया। तो यहाँ काउंट सेल्स का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ अगर मैं नया कार्ड लेती हूँ, तो बेसिकली ये मेजर बनाने में हेल्प कर रहे हैं। जो एग्रीगेशन होता है, एग्रीगेशन एक सिंगल आउटपुट ही देता है आपको। तो काउंट सेल्स का आपने 6 सेल कर दिया। अगर यही कार्ड मैं अलग से लेती, यहाँ पर मैंने अलग से कार्ड ले लिया है और यहाँ पर मुझे कितनी सेल्स हुई हैं, तो ये चीज़ मुझे कस्टमर से पता लगती, तो मैंने कस्टमर लिया और मुझे यहाँ कस्टमर नहीं, इसका काउंट चाहिए, वो भी डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट काउंट नहीं चाहिए, हमें काउंट चाहिए, तो हमारा 6 आ गया, ठीक है। अगर हमें डिस्टिंक्ट चाहिए तो कितनी काउंट ऑफ सेल था ना, कितनी बार सेल किया है, तो 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पर चलें, अब हम वापस से जाते हैं। अब हमें मैक्सिमम के लिए चाहिए, तो न्यू मेजर, आपने करना क्या होता है, बस न्यू मेजर लो, मेजर को नाम दो, मैक्सिमम सेल जानना है आपको, मैक्सिमम सेल्स जानना है आपको एंड इक्वल्स टू करो एंड मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाओ, मैक्स टैब, उसके बाद नहीं आ रहा क्योंकि हमने गैप दे दिया है, मैक्स टैब
कॉलम नेम देना है हमें, तो हमें कॉलम नेम देना होगा, तो हम मैक्सिमम किसके लिए देख रहे हैं? सम टैब, हमें टोटल सेल में चेक करना है। ओके, माय बैड। एंड ये करेक्ट नहीं हुआ, मैक्सिमम वाला करेक्ट नहीं हुआ, तो हम यहाँ से एक बार के लिए इसे डिलीट कर देंगे, डिलीट फ्रॉम द मॉडल। एंड हम एक बार और करेंगे, हम टेबल टूल्स में आएंगे, न्यू मेजर लेंगे, मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम सेल्स एंड इक्वल्स टू मैक्स टैब, उसके बाद कॉलम नेम और स्केलर 1। तो कॉलम नेम हम लोगों को यहाँ पे चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे कैसे नहीं आ रहा, हम एक बार चेक करते हैं। ये है कि हम थोड़ा सा गलती कर रहे थे, लेकिन अब हम नहीं करेंगे। अगर मान लो जैसे हम मैक्सिमम कर रहे थे ना, एक बार के लिए वही करते हैं, ठीक है। हम यहाँ आते हैं, न्यू मेजर लेते हैं, हम यहाँ पर मैक्सिमम लिखते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी लिखते हैं, इक्वल्स टू करते हैं, मैक्स लगाते हैं, टैब करते हैं एंड स्केलर नंबर हम क्वांटिटी देते हैं, क्वांटिटी, शीट का क्वांटिटी, टैब किया और हम लोगों को बस यही जानना है, तो हमने एंटर कर दिया, तो हमारे पास मैक्सिमम क्वांटिटी आ गया। लेकिन जब भी कहीं पे एक्सप्रेशन होता है तो हम एम मैक्स एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने, हमारे पास कार्ड आया, कार्ड के अंदर हमने मैक्सिमम क्वांटिटी कर दिया 7। एक और कार्ड लेते हैं, अब क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे भी तो होगा एंड हमने यहाँ फील्ड में डाला एंड हमें काउंट करना था, नहीं मैक्सिमम बताना था, विच इज़ 7, विच इज़ करेक्ट। ओके, एंड ठीक वैसे ही जब हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन का मतलब हमने उस पर कोई पहले से फॉर्मूला लगाया है, कुछ भी किया है, तो ऐसे केस में हमें मैक्स एक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन आ जाता है तो हमारे फॉर्मूलाज में एक्स लग जाता है, चाहे फिर वो सम एक्स हो, एवरेज एक्स हो, काउंट एक्स हो, इस तरीके से। तो यहाँ पर अभी हम मैक्सिमम सेल्स निकालेंगे, जो कि हम बात कर रहे थे, तो इक्वल्स टू मैक्स एक्स टैब। अब यहाँ पर भी आपको दिख नहीं रहा, बट आपको सिंटेक्स ऊपर दिख रहा है, टेबल, टेबल का नेम क्या है, शीट 1, तो शीट 1 आप डालोगे, टैब कर दो, कॉमा करो, उसके बाद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है, टोटल सेल्स, ऑब्वियसली आपको टोटल सेल का जानना है। टोटल सेल 2 वाला भी आ रहा है, जो आपने दोबारा से कैलकुलेट किया था ना, जो आपने एग्रीगेशन किया था, लेकिन हमें तो सिंपल वाला चाहिए, तो हमने सिंपल वाला लिया, कॉमा, उसके बाद ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, फॉल्स कर दो, पैरेंथेसिस ऑफ कर दो, एंटर कर दो, तो आपके पास यहाँ मैक्सिमम सेल्स आ गया है। अब आप रिपोर्ट में जाके चेक कर सकते हो, आपने यहाँ पे एक कार्ड लिया और यहाँ पे भी एक कार्ड लिया, ठीक है, एक और कार्ड लेना है हमें। भाई तुम यहाँ चलो, डिलीट कर देती हूँ इन्हें। एक और कार्ड लिया हमने, आ गया यहाँ पे ले लो, ठीक है। इसके अंदर अभी हमने मैक्सिमम सेल्स निकाला है तो डायरेक्टली डाल दिया, और इसके अंदर हमने सेल्स निकाला है तो टोटल सेल हमने ये देकर यहाँ से मैक्सिमम कर लिया, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहे हैं। मैम जब सारी कुछ सेम है तो मैं इजी वाला क्यों ना करूँ? देखिए ये चीज़ अभी के लिए लग रहा है, लेकिन फॉर्मूलाज आने बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए फॉर्मूलाज पे ध्यान दो, इन बातों पे नहीं, ठीक है। ठीक वैसे ही हम लोग मिनिमम भी निकाल सकते हैं, न्यू मेजर आप ले लीजिए एंड न्यू मेजर लगने के बाद आपने यहाँ पर जैसे मिनिमम सेल्स लिख दो, मिनिमम सेल्स एंड इक्वल्स टू, स्पेस नहीं देना, मिन एक्स टैब एंड उसके बाद टेबल देना है, तो विच इज़ शीट 1 टैब, कॉमा, उसके बाद एक्सप्रेशन देना है। आप मान लो यूनिट प्राइस निकाल रहे हो, तो आपने यूनिट प्राइस दिया, शीट लिया, टैब किया, कॉमा किया, फॉल्स किया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, आपके पास यहाँ मिनिमम सेल्स आ गया। मैंने मिनिमम सेल्स लिख दिया था गलती से, आप यहाँ पे यूनिट प्राइस कर दो, तो यूनिट प्राइस आ जाएगा, यूनिट प्राइस, तो ये मिनिमम यूनिट प्राइस बन चुका है। अब आप चाहे रिपोर्ट में जाकर, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, इन सभी को डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल से इन्हें सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल को होल्ड करके सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने ये लिया और एक और आपने कार्ड लिया, तो हमने यहाँ पे इसको ले लिया है। एक में हम लोग रखेंगे कि मिनिमम यूनिट प्राइस, तो आप देख सकते हो 150, एंड एक में हम लिखेंगे यूनिट प्राइस एंड यहाँ से हम इसको कर देंगे मिनिमम, तो भी आता है 150, दैट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, अपना सम कंप्लीट किया, एवरेज कंप्लीट किया, काउंट कंप्लीट किया, मैक्स कंप्लीट किया, मिनिमम कंप्लीट किया। इसी के अंदर अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हम अपने और भी फॉर्मूलाज को देखते हैं। देखो मैं आपको ना कुछ फॉर्मूलाज बता देती हूँ एक बार के लिए एक्सप्लेन करके, एंड उसके बाद आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। एक सेकेंड, देखें,
फिर हम एक फॉर्मूला करेंगे जो कि इसके अंदर भी एक्स्ट्रा है, एक्सेल में भी नहीं था। तो जो चीज़ हम कर चुके हैं उसको बार बार रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने पहले बोला था मैं ये लेकर चल रही हूँ कि आपको एक्सेल में फॉर्मूलाज आते हैं। तो हमने यहाँ सम किया, एवरेज किया, काउंट किया। जब भी आप काउंट एक्सेल में करते हो तो आप काउंट करते हो, काउंट ए करते हो, काउंट ब्लैंक करते हो। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होता है सेम तरीके से, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। तो मैं आपको बता देती हूँ, काउंट जो होता है वो नंबर्स को, डेट को, इन्हें काउंट करता है किसी भी तरीके के फॉर्मेट में। काउंट ए जो चीज़ काउंट में आ रही है वो भी लेता है, साथ में टेक्स्ट भी लेता है, कैरेक्टर्स भी लेता है, ठीक है। लेकिन काउंट ब्लैंक्स को नहीं लेता, बाकी सब चीज़ों को लेता है, क्योंकि ब्लैंक के लिए ऑटोमेटिकली अलग से है, तो ये ब्लैंक काउंट करता है। तो ये भी तीनों वैसे के वैसे ही लगेंगे जैसे कि हम काउंट लगा के आए हैं। वहाँ पर मैं फॉर्मूला दिखा सकती हूँ आपको। यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला होता है वो अवेलेबल रहता है। आप काउंट जब करोगे तो देख सकते हो, काउंट ए एक्स ब्लैंक, काउंट रोज़ की कितनी काउंट है, रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, वो आ जाएगा काउंट एक्स। मतलब कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में जानना है। अब बात आती है डिस्टिंक्ट की। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग से। अलग से मान लो मैंने यहाँ पर अभी आपके सामने जब डेटा बनाया था तब मैंने बहुत सारा रीजन, बहुत बार ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखा था। तो वहाँ पर हो सकता है 100 एंट्रीज मैंने लिख दी हो। लेकिन डिस्टिंक्ट अगर मैं पूछूं तो कितने रीजन है? 4 ही रीजन मिलेंगे ना, रीजन तो 4 ही मिलेंगे। एंट्रीज 100 टाइम्स है। तो अगर आपको जानना हो कि डिस्टिंक्ट कितने हैं तो वो कैसे जान सकते हैं? इसका एक दूसरा तरीका भी है। वो दूसरा तरीका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ हम लोग ना बेसिक ही करके चल रहे हैं क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट है। दूसरी चीज़, ये जो पूरा ट्यूटोरियल है ये है बिगनर्स के लिए। तो बिगनर्स को जितना जानने की ज़रूरत है इनिशियल लेवल पे, ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं उसी तरीके से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस के लिए जाना चाहते हैं तो लाइव के अंदर हम लोग पूरा एडवांस पूरा कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्टिंक्ट काउंट करने वाले हैं ना। तो मैं टेबल में यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ टेबल में जाती हूँ एंड न्यू मेजर लेती हूँ। एंड डिस्टिंक्ट हमने यहाँ पे कर लिया है क्या? हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे डिलीट करती हूँ, डिलीट फ्रॉम द मॉडल। अब करते हैं न्यू मेजर लेते हैं। मुझे जानना है डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर जानने हैं। कितने कस्टमर आते हैं, कोई रिपीट भी तो होता होगा। तो हम काउंट में जाएंगे, काउंट में हमें डिस्टिंक्ट काउंट हो गया। डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक भी होता है जिसमें से हम ब्लैंक को कंसिडर नहीं करेंगे, इसमें ये कंसिडर कर लेगा। तो यहाँ टैब लिया, हमें किसका डिस्टिंक्ट जानना है? हमें कस्टमर का जानना था। तो हमने कस्टमर लिया, टैब कर दिया, पैरेंथेसिस ऑफ कर दिया, एंटर कर दिया, हमारे पास डिस्टिंक्ट कस्टमर आ गया। अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं एंड हमें एक और कार्ड लेना पड़ेगा। 2 कार्ड हम ले चुके हैं, यहाँ पे इन्हें रखते हैं। एंड द फर्स्ट वन में हम डिस्टिंक्ट को डायरेक्टली पुट करते हैं तो यहाँ आ गया। एंड द सेकंड वन में हम यहाँ से कस्टमर को करते हैं एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे भी आता है काउंट डिस्टिंक्ट। तो आप करेंगे तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्टिंक्ट काउंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट जितने भी एग्रीगेशन के होते हैं, जितने भी पॉसिबल थे। बाकी चीज़ें जो आप एक्सेल में कर रहे हो बिल्कुल वैसा ही है, तो इसीलिए मैंने आपको पूरा वापस से काउंट ब्लैंक करके नहीं दिखाया है। लेकिन इस तरीके से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। क्या करेंगे? देखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इफ़ फार्मूला। तो इफ़ फार्मूला को समझते हैं। इफ़ फार्मूला को समझ के ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इफ़ फार्मूला कैसे करते हैं? इफ़, उसके अंदर आता है लॉजिकल टेस्ट, उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ ट्रू। ऑल्दो मैं ये लेकर चल रही थी कि आपको फार्मूलाज आते हैं, नहीं आते हैं तो प्लीज़ मेरा एक्सेल वाला प्लीज़ चेक करें, बिकॉज यहाँ पर मैं इतना डिटेल में इतने सिंपल फार्मूलाज नहीं करा सकती हूँ। ऑल्दो ये सिंपल है लेकिन फिर भी मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके। लॉजिकल टेस्ट, मान लो आप चाहते हो, आपके पास यहाँ पे एक डेटा है जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। क्या है? सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। और वहाँ से आपने परसेंटेज निकाल ली। परसेंटेज निकालने के बाद आप कह रहे हो कि मुझे तो ये लिखना है कि कौन स्टूडेंट पास है, कौन स्टूडेंट फेल है। तो पास होने का क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया क्या है कि अगर जिस बच्चे के 33% मार्क्स आ जाते हैं या उससे ज़्यादा आते हैं तो वो पास हो जाता है, वरना फेल हो जाता है।
तो आप बात अगर मैं पूछूं आपसे तो आप क्या कह रहे हो? अगर मुझे चेक करना हो तो चलो जल्दी से चेक करेंगे। यहाँ 5 स्टूडेंट बनाएंगे। यहाँ मेरे पास स्टूडेंट है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, 4 स्टूडेंट इनफ है, ठीक है। अब इसके जो मार्क्स आए हैं वो आए 25%, ये 35%, ये 20% और ये 45%। बच्चे बड़े नालायक हैं, ठीक है। ये आए हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ए पास हुआ है या फेल? तो आप कहोगे फेल हुआ है मैम। बी पास हुआ है या फेल? तो आप कहोगे पास हुआ है मैम। फिर आपसे पूछती हूँ सी क्या हुआ है, पास हुआ है या फेल? आप कहोगे फेल हुआ है मैम। फिर मैं आपसे पूछती हूँ डी क्या हुआ है? तो आप कहोगे पास हुआ है मैम। ओके, ये आपने क्या बताया? सबसे पहले आपने क्या चेक किया? सबसे पहले आपने चेक किया उस पर्सन के मार्क्स, कि मार्क्स क्या आए हैं, मार्क्स क्या आया है। फिर आपने अपने दिमाग में सोचा होगा कि क्राइटेरिया क्या है। ऑल्दो आपने सोचा नहीं होगा क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, बट जर्नली अगर आप ये बात सोच कर चलोगे तो कैसे प्रोसेस देखो। पहले आपने मार्क्स देखे होंगे, अरे इसके मार्क्स कितने हैं? 25% है, ओके। फिर क्राइटेरिया क्या है कि 25% से ज़्यादा या इक्वल मार्क्स हो, मतलब 33% से ज़्यादा या इक्वल मार्क्स हो, ये चेक करना है। तो फिर आपने चेक किया, अच्छा ये तो 25% है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्या? आपको कंडीशन क्या याद आई कि यार 33 से ज़्यादा आएंगे ना, 33 से ज़्यादा आएंगे या 33 आएंगे तो पास होगा। फिर आपने कहा कि अरे ये तो, इसने तो मतलब ये बात तो सच है ही नहीं, ये तो ज़्यादा आए नहीं है ना इक्वल आए हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या दे देंगे? फेल दे देंगे। और अदरवाइज हम क्या दे देंगे? पास दे देंगे। देखो, वैल्यू इफ ट्रू दैट मीन्स आप जो बात कह रहे हैं वो सच हो जाती है, सच हो जाती है तो आप क्या लिखना चाहते हो वो लिखो, और झूठ होती है तो क्या लिखो। अब मान लो बी के लिए आप सोच रहे हो, बी के लिए सोचो, आपने इसके मार्क्स देखे, अरे कितने मार्क्स है? अच्छा 35 मार्क्स है, 35% मार्क्स है, ओके। क्राइटेरिया क्या था? 33% से ज़्यादा हो या इक्वल हो, और ये बात सच हो जाए कि मतलब उसके ज़्यादा है और इक्वल है, तो मुझे उसको पास देना है। सच हो जाए, ट्रू, और ये फॉल्स, तो सच हो जाने पे क्या लिखते हैं? वो पास लिखना है। तो अच्छा, तो ये पास है बंदा क्योंकि ये बात सच हो गई है। तो बेसिकली मार्क्स को चेक, मार्क्स क्या है आपका? लॉजिकल टेस्ट है, लॉजिकल वैल्यू है ये, जिस पे आपने टेस्ट लगाया है ये कि ये वो ग्रेटर देन इक्वल टू 33% होना चाहिए। अब आपको इफ फॉर्मूला बहुत अच्छे से आ गया होगा। चलो अब इसे पावर बीआई में एक्सप्लेन करते हैं। अब पावर बीआई में अभी तक जब हम मेजर बना रहे थे तो मेजर बनाने का मतलब क्या था? यहाँ पर एक और चीज़ ऐड हो जा रही थी। अब इफ में हमें एक और चीज़ ऐड करनी है, लेकिन क्या हमें एक वो टोटल वाला कुछ चाहिए कि एक एग्रीगेशन में जैसे एक टोटल एक वैल्यू आ रहा था, ऐसा कुछ चाहिए नहीं, मुझे तो हर एक रो के लिए चाहिए। तो ऐसे केस में मुझे नया कॉलम चाहिए होगा। हम लोग मेजर नहीं लेंगे, अब हम नया न्यू कॉलम लेंगे। न्यू कॉलम आ गया, इस कॉलम का नेम क्या रखना है? सेल स्टेटस रख लेते हैं। सेल स्टेटस क्यों? चलो मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि मैं यहाँ पे मेजर लगाने वाली हूँ कि अगर मेरी सेल 1000 या 1000 से ज़्यादा है तो उसे हाई सेल समझना, वरना आप लो सेल समझना, ठीक है। अगर मेरी सेल 1000 या 1000 से ज़्यादा है तो उसे हाई सेल समझना, अदरवाइज उसे लो सेल समझना। तो हम लगाएंगे इफ फॉर्मूला, टैब करेंगे लॉजिकल टेस्ट। किसे चेक करना है? टोटल सेल को चेक करना है। तो शीट में जब मैं जाऊँगी तो यहाँ पे मुझे टोटल सेल ढूंढना पड़ेगा। टोटल सेल ये रहा, टैब। क्या चेक करना है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 1000 वाले के लिए भी नहीं चाहिए ना हाई, तो आप इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, अदरवाइज आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे 1000, कॉमा। कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू, रिजल्ट इफ ट्रू। अगर ये बात सच होती है तो क्या करना है? 1000 से ज़्यादा है तो क्या करना है? हाई। और याद रखें जब भी हम टेक्स्ट में कुछ लिखते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमास के साथ लिखते हैं, तो हम हाई लिखेंगे एंड हाई को ढंग से लिखेंगे। एंड ये सारे जो लॉजिक्स है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमास कब लगते हैं, क्या लगते हैं, वो एक्सेल वाले में कंप्लीटली कवर है, तो प्लीज़ आप उसे देखें। यहाँ बिगनर है लेकिन मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि आपको बहुत मतलब बिल्कुल ही माइनर चीज़ें आपको आती होंगी, ठीक है। एंड फिर हम लो लिख लेंगे एंड उसके बाद पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे। तो इसने हमें दे दिया, देखो 2 वैल्यूज़ हमारे पास आई थी तो वो दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, बाकी में लो आ गया है। सो दैट इज़ योर इफ फॉर्मूला, दैट इज़ योर इफ फॉर्मूला। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला सीखते हैं। अब मैं आपको एक एंड फॉर्मूला सिखाती हूँ, एंड एंड और।
हम यहाँ कर रहे थे। इफ़ सीखा, इफ़ भी लॉजिकल होता है, उसके बाद 2 फॉर्मूलाज और आते हैं विच इज़ एंड और, तो वो फॉर्मूलाज भी सीखना ज़रूरी है। एंड फॉर्मूला आपको क्या कहता है? कहता है सिचुएशन 1 आएगी, सिचुएशन 2 आएगी, दोनों सेटिस्फाइड होगी तो ट्रू आंसर आएगा। अगर दोनों सेटिस्फाइड नहीं होगी या एक सेटिस्फाइड एक नहीं होगी या एक नहीं हुई, दोनों सेटिस्फाइड मतलब एक नहीं हुई तो फॉल्स आएंगी। अब इन सब में फॉल्स आएंगे तो ट्रू आने की प्रोबेबिलिटी कब है? ये जो आंसर देता है वो ट्रू फॉल्स में देता है। ट्रू आने की प्रोबेबिलिटी कब है? जब दोनों ही आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तब आपको ये ला कर दे देता है। बस आपको लॉजिकल टेस्ट इसमें देने होते हैं और कुछ नहीं करना होता। तो चलो हम डायरेक्टली करेंगे। मैं अभी आपको यही कहूँगी, फार्मूलाज में कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे फार्मूलाज में थोड़ा फास्ट चल रहा है, फार्मूलाज डायरेक्टली नहीं समझ आ रहे, बिकॉज बहुत ईजी फार्मूलाज हैं, तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या आप खुद वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। 9 आवर लॉन्ग वीडियो है, टाइम स्टैम्प्स गिवन है, तो उसमें जाके देख लेना, वो आ जाएगा। बाकी हम लाइव में तो पूरा वापस से करवाती ही हूँ, मैं लाइव में पूरा हर एक फॉर्मूला दोबारा से कराती हूँ, ये सोचकर कि आपको एक्सेल में नहीं आता है, ठीक है, तो वहाँ पूरा करवाया जाता है। एंड हम लोग एक नया कॉलम ले लेंगे, तो टेबल टूल्स में जाएंगे, न्यू कॉलम लेंगे, तो यहाँ से हमने न्यू कॉलम ले लिया ताकि हमारे पास न्यू मेजर आ जाए। एंड हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले मैं कंडीशन बता देती हूँ, जिसकी क्वान्टिटी 3 से ज़्यादा हो और जिसका यूनिट प्राइस 100 से ज़्यादा हो, ऐसे को हम कहेंगे अच्छी चीज़ है, वो हमारे बिज़नेस के लिए अच्छी चीज़ है। क्या? जिसका क्वांटिटी या 4 से ज़्यादा लगा लो, लगभग 4 से ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, 4 से ज़्यादा हो और यूनिट प्राइस 100 से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे लगभग सारे 100 से ज़्यादा ही लग रहे हैं। 200 से ज़्यादा हो तो हमारे पास ये अच्छा माना जाएगा। तो मैं यहाँ पे मानती हूँ कि ऐड कॉम्बिनेशन करके मैं लिख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे। आप नाम कुछ भी लिख सकते हो। एंड फॉर्मूला लगाएंगे, टैब करेंगे। क्या कह रहे हैं? लॉजिकल 1। लॉजिकल 1 क्या है कि आपको क्वांटिटी चेक करनी है, तो शीट 1 लेंगे, इसमें क्वांटिटी लेंगे, क्वांटिटी लिया, टैब किया, क्या चेक करना है कि वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 कर लेंगे, क्या 4 कॉमा। दूसरा लॉजिक क्या है कि उसका यूनिट प्राइस, तो आप क्या करेंगे, यूनिट प्राइस ये लिया शीट 1 में, टैब कि वो ग्रेटर देन 200 हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी 200 कर देती हूँ। अगर आपको इक्वल्स टू नहीं लगाना तो आप मत लगाओ और एंटर कर दो। तो देखो यहाँ ट्रू फॉल्स आ गया। अब ट्रू कैसे आया? यहाँ 5 है विच इज़ ग्रेटर देन, हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, ग्रेटर देन 4। अब ग्रेटर देन 4 है और 200 है, मतलब ग्रेटर देन 200, मतलब इक्वल टू 200। अच्छा, यहाँ पे ट्रू क्यों है? 7 एंड 300। यहाँ पे ट्रू क्यों है? 4 एंड 200। लेकिन यहाँ फॉल्स क्यों है? क्योंकि 6 है, ये तो ठीक है, लेकिन 150 ये कम आ गया। यहाँ पर देखो 2 है और 250, लेकिन यहाँ कम आ गया, ठीक है। तो ऐड कॉम्बिनेशन ऐसा होता है। अगर मैं कहूँ कि एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो फिर मुझे आंसर दे देना, तो ऐसे केस में और का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। एंड वहाँ होता है जहाँ हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती है। तो हम लोग एक और नया कॉलम लेंगे जहाँ पे हम नया फॉर्मूला सीखेंगे विच इज़ और कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू और टैब। उसके बाद लॉजिकल 1, वही हमें क्वांटिटी चाहिए तो हम क्वांटिटी लेंगे, टैब करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हम सेम कंडीशन देंगे ताकि आप फ़र्क समझ सको। एंड लॉजिकल 2 हम क्या देंगे, यूनिट प्राइस था हमारा, टैब करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 200 हो एंड पैरेंथेसिस ऑफ हो, एंटर हो। तो देखो यहाँ पर जहाँ पर यहाँ पे फॉल्स थे, यहाँ पे फॉल्स थे, क्यों थे? क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा था विच इज़ ग्रेटर देन 4 बट 150 आ गया था विच इज़ लेस देन 200। यहाँ 2 आ रहा था विच इज़ लेस देन 4 बट 250 था विच इज़ ग्रेटर देन 200। तो यहाँ पर फॉल्स उसने दे दिया क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं थी। लेकिन यहाँ उसने फिर भी ट्रू दिया, क्यों कहता है दोनों ही कंडीशन कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो मैं आंसर दे दूंगा। और का मतलब होता है या तो ये या तो वो, कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो आंसर आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखो ये 150 है, ये 13 है, ये दोनों ही कंडीशन डाउन में है, मतलब ये 4 से नीचे है, ये 200 से नीचे है, तो यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। ओके फाइन। अब कुछ और कुछ और फॉर्मूलाज करते हैं, जैसे इज़ ब्लैंक हो गया कि इसमें कोई ब्लैंक है क्या, या फिर हम कर सकते हैं इज़ इवन, इज़ नंबर। तो हम करके देखते हैं 1-2 फार्मूलाज। ये सारे फार्मूलाज वही हैं, इज़ इवन इक्वल्स टू इज़ इवन। देखो, इज़ आफ्टर, इज़ ब्लैंक, इज़ क्रॉस फिल्टर, इज़ एम्प्टी, इज़ एरर, इज़ इवन, इज़ फिल्टर्ड, इज़,
कितने सारे हैं। तो अगर मान लो इस ब्लैंक जानना है कि यहाँ पर कुछ ब्लैंक है क्या, तो आप जान सकते हो। एम्प्टी है क्या, तो जान सकते हो। एरर है क्या, तो जान सकते हो। अब जैसे मैं इवन जानना चाह रही हूँ तो मैंने टैब कर दिया और मुझे नंबर बताना है। नंबर मैं किसका बता रही हूँ, मैं यूनिट प्राइस का बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, या फिर मैं क्वांटिटी का बता रही हूँ कि क्वांटिटी बताओ मुझे। एंड मैंने ये लिया, टैब किया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो उसने मुझे बताया फॉल्स फॉल्स फॉल्स, क्योंकि ये 5 है, ये 3 है, ये 7 है विच इज़ नॉट एन इवन नंबर, एंड 4 है, 6 है, 2 है विच इज़ एन इवन नंबर। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे कर लिया है। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, ये सारे के सारे मेजर्स ने ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। एंड इसको आप क्रॉस कर दीजिए एंड यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए। ये जितने भी कॉलम्स हैं वो ऐड होती जा रही हैं, लेकिन अभी के लिए वो नहीं दिख रहा है, तो आप इसको रिफ़्रेश कर सकते हो। तो यहाँ पे रिफ़्रेश कर लीजिए, तो आपका रिफ़्रेश हो गया है। एंड यहाँ पर अब आप चेक कर सकते हो कि वो आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो इज़ इवन देख सकते हो आप, यहाँ से डिस्टिंक्ट कॉलम वगैरह ये सब देख सकते हो। एंड वहाँ पे हमने इज़ इवन अभी करके ही आए हैं, तो आप देख सकते हो ट्रू एंड फॉल्स आ रहा है। और हम लोगों ने वहाँ पे क्या किया था, हम चेक करते हैं, हमने क्या किया था, ऐड कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन। ऐड कॉम्बिनेशन ये रहा और कॉम्बिनेशन ये रहा, तो जो भी आपने ऐड किया वो यहाँ पे आ रहा है। आप तो देखें, मुझे आपको ये बताना था कि देखिए जो भी आप काम करते हो ना यहाँ पर, वो बिल्कुल लास्ट का काम है। जब आप डैशबोर्ड बना रहे हो और अब आपको नया मेजर चाहिए, तो उसके लिए अगर आप जाकर ट्रांसफॉर्मेशन में चेक करोगे तो वो नहीं मिलेगा, बिकॉज वहाँ पावर क्वेरी एडिटर के अंदर वो चीज़ नहीं मिलेगी। आप ट्रांसफॉर्म डेटा में जाओ तो आपके न्यू मेजर्स जितने भी होंगे वो वहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो काम आपका पहले का काम है, जैसे मैकेनिज्म चलता हुआ आया था। तो यहाँ पे या तो आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है ट्रांसफॉर्म डेटा में करो, या फिर जब आपको लगता है कि वहाँ का काम पूरा हो चुका है तब जाके डैक्स में करो। तो ये डिसीजन आपको लेना होगा, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने लॉजिकल फार्मूलाज वाली चीज़ें तो कर ली हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, डेट एंड टाइम वाला देखेंगे और टेक्स्ट वाला देखेंगे। ये दोनों कैटेगरी कंप्लीट करके फिर हम इसे यहीं कंप्लीट कर देंगे। एंड क्योंकि हम लोगों को इतना ही करना है, उसके बाद आगे देखते हैं कि किस तरीके से, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में इशू हो गया है, तो हमें दोबारा से एक बार के लिए टेक्स्ट वाला करना पड़ेगा। तो एक सेकंड के लिए मैं इसे डिलीट करती हूँ एंड दोबारा करके बताती हूँ। हमने ये नया फॉर्मूला लिया टेक्स्ट फार्मूलाज को समझने के लिए। टेक्स्ट फार्मूलाज में जर्नली अगर मैं आपसे बात करूँ तो इस तरीके के लेफ़्ट, राइट, मिड, ट्रिम, इस तरीके के फार्मूलाज होते हैं, लोअर, अपर, प्रॉपर। लेकिन ये सारे फार्मूलाज जो हैं लेफ़्ट, राइट, मिड को छोड़कर, जो मैंने बात किया प्रॉपर एंड अपर एंड लोअर, ये वाले फार्मूलाज आप ट्रांसफॉर्मेशन में भी कर चुके हैं, तो आप वहीं पे ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। बाद में अगर मान लो यहाँ पर कोई मेजर लगाया है, यहाँ पर कोई नया कॉलम किया है, तो फिर तो वो ट्रांसफॉर्मेशन में दिखेगा नहीं। फिर अगर करना है तो आप यहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बार के लिए लेफ्ट फार्मूला आपको लगा के बताऊंगी। लेफ्ट फार्मूला करता क्या है, लेफ्ट साइड से कुछ भी चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है तो वो आपको करने के में हेल्प करता है। तो आप यहाँ न्यू कॉलम पे जाएंगे एंड यहाँ पर न्यू कॉलम में कॉलम ही लिख लीजिए, कोई बात नहीं। एंड आप यहाँ लेफ्ट फार्मूला लगाएंगे, टैब करेंगे। लेफ्ट किस में से चाहिए, ये रीजन वाले में से चाहिए या टैबलेट वाले में, प्रोडक्ट में चाहिए। मान लो मैं रीजन कोई एक कोड देना चाहती हूँ, तो 3 लेटर्स चाहिए मुझे, नोर। तो हम लोग टेक्स्ट देंगे तो रीजन देंगे, तो हम रीजन यहाँ पे लिखते हैं। तो शीट 1 रीजन, कॉमा, उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, तो हमें 3 चाहिए, तो 3 कर दिया, पैरेंथेसिस ऑफ कर दिया, एंटर कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास वो सभी आ गए हैं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, EASNORSOU सारा का सारा आ चुका है। सो दिस इज़ योर लेफ्ट। सेम तरीके से आपको मिड लगाना है, सेम तरीके से आपको आफ्टर लगाना है, ओके। नेक्स्ट जो हम फॉर्मूला करेंगे वो करेंगे कॉन्कनेट। कॉन्कनेट क्या करता है, 2 वैल्यूज़ को जोड़ता है, 2 टेक्स्ट को जोड़ता है। तो चलें हम उसके लिए भी एक न्यू कॉलम ले लेते हैं। मैंने ना ऑलरेडी पता है पढ़ा दिया था पूरा, फिर मैंने रिकॉर्डिंग चेक किया, पता लगा पूरी रिकॉर्डिंग गई। तो बट चलो कोई बात नहीं, कॉलम 2 लेते हैं। 2 टेक्स्ट को आपको जोड़ना है, आप कॉन्कनेट फॉर्मूला लगाएंगे, ओके। एंड कॉलम 2 इक्वल्स टू कॉन्कनेट टैब, उसके बाद टेक्स्ट 1 देंगे। तो मान लो आप प्रोडक्ट और कैटेगरी को जोड़ना चाहते हो, तो आप प्रोडक्ट कैटेगरी को पहले जोड़ना चाहते हो, तो कैटेगरी टैब, कॉमा, उसके बाद मान लो आप स्पेस जोड़ना चाहते हो, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस, कॉमा, उसके बाद आप सेकंड टेक्स्ट देना चाहते हो एंड उसके बाद आपका कैटेगरी आएगा, प्रोडक्ट आएगा, तो प्रोडक्ट क्या, एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया बिकॉज हमने स्पेस दे दिया था, तो ये डेलीमीटर हमसे पूछ नहीं रहा है, तो हम लोग इसको नहीं देंगे, एंटर कर देंगे। तो हमारे करेक्ट आंसर आ गए। हमने 2 को कनेक्ट कर लिया, एक्सेसरी एंड
टैबलेट को कैटेगरी हमें पहले चाहिए था तो कैटेगरी हमारा पहले आ गया, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट आ गया। इस तरीके से आप टेक्स्ट के जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं वो लगा सकते हैं। जो भी आप एक्सेल में करते हुए आए हैं सेम ही यहाँ पर है, इसीलिए मैं ज़्यादा रिपीट नहीं कर रही हूँ। बिकॉज आपको अगर ये फॉर्मूलाज बहुत ही डिटेल में करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे वीडियो सेक्शन में चेक कर सकते हैं जहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज को बहुत ही डिटेल में किया है। चलें अब हम नेक्स्ट करेंगे जहाँ पर हम अपने डेट एंड टाइम फॉर्मूलाज करेंगे। एंड टाइम वाले डेक्स करने वाले हैं, तो हमारे पास डेट ये है एंड टाइम हमें है ना कुछ ऐड करना पड़ता है, तो मैं क्वांटिटी सोल्ड को ही इसमें एज अ डेज कंसिडर या एज अ मंथ कंसिडर कर लूँगी जहाँ पे मुझे करना होगा। ये मैं डिलीट कर देती हूँ, मुझे नहीं चाहिए अभी के लिए। तो यहाँ से जैसे ही ये जाता है ना, आई थॉट लाइक कि ओ माय गॉड क्या चला गया है। चलो ठीक है, हम न्यू कॉलम ले लेते हैं, टेबल टूल्स में न्यू कॉलम लेंगे एंड मान लो आपको एक नया कॉलम चाहिए। ओके फाइन, हम एक न्यू कॉलम और लेंगे। ओके फाइन, अब हम न्यू कॉलम और लेंगे, न्यू कॉलम। ओके फाइन, एंड हम एक और न्यू कॉलम लेंगे। एक सेकेंड, हाँ कॉलम 3 आ गया है हमारे पास। एंड मान लीजिए आपको चाहिए यहाँ पर, आपको यहाँ से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है, तो आप जैसे एक्सट्रैक्शन आपको ट्रांसफॉर्मेशन में सिखाया था डेट का, या जैसे डे मंथ ईयर, वो वहाँ पे ही कर सकते हो। अब हम यहाँ पे टुडे का लगाएंगे, तो हम यहाँ पे लगाएंगे डेट इक्वल्स टू टुडे, यहाँ पे लिया और हमने एंटर कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास डेट का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, ये डेट हमारे पास आ गई है, हमने टुडे का हमने यहाँ लगाया है। जहाँ पर भी हम टुडे का लगाना चाहते हैं हम लगा सकते हैं। हमें न्यू मेजर लेकर करना चाहिए था, ये कॉलम करके नहीं। अगर मैं न्यू मेजर लेती एंड यहाँ पर टुडे का लगाती, मेजर डेट कॉमा टुडे और एंटर करती, तो हमारे पास द डेट इज़ ऑलरेडी यूज्ड इन दिस, तो न्यू डेट लिख लेते हैं, न्यू एंटर एंड तो डेट न्यू हमारे पास आ चुकी है। हम यहाँ जाएंगे, हम कार्ड लेंगे और हमने ये डाल दिया है, तो हमारे पास टाइमिंग डेट और ये आ गया है। वो फॉर्मेट हमें चेंज करना होगा, अदरवाइज़ हमारे पास ये आ चुका है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर नाउ लगाना है तो आप नया मेजर ले सकते हैं, बिकॉज जहाँ पर आपके पास सिंगल आउटपुट होता है वहाँ पे आप मेजर लगाते हो, जहाँ आपको हर रोज़ के लिए आंसर चाहिए वहाँ आप न्यू कॉलम लेते हो। तो यहाँ पर मुझे ये नया कॉलम नहीं लेना चाहिए था, मुझे डायरेक्टली मेजर लगाना चाहिए था, तो हम लोगों ने मेजर लगा लिया था। ठीक वैसे ही आप एक नया मेजर भी लगा सकते हो। न्यू मेजर मैं यहाँ पर लेती हूँ एंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मतलब मुझे न्यू टाइम चाहिए एंड तो मैं इक्वल्स टू नाउ का फॉर्मूला लगा सकती हूँ, टैब कर सकती हूँ, एंटर कर सकती हूँ। तो देखो एक नया मेजर मेरे पास आ गया है। आप यहाँ रिपोर्ट लेआउट में चेक कर सकते हो, मैंने एक कार्ड लिया है एंड यहाँ पर डेट न्यू हमने कर दिया है। सॉरी, डेट न्यू नहीं करना था, न्यू टाइम करना था एंड हम यहाँ न्यू टाइम कर देते हैं। तो नया टाइम आ गया डेट के साथ। तो आपके पास अभी का टाइम जो हो रखा है वो टाइम आ गया है। जैसे जैसे ये टाइम चलेगा वैसे वैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये टाइम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे टुडे का फंक्शन जो कि हमने लगाया। नाउ का फंक्शन हमने जो लगाया, मान लो ई डेट का एक फंक्शन आता है। ई डेट देखो, ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं ना, मैंने आपको दोबारा से यही कहूँगी कि मैंने एक्सेल में सारे फॉर्मूलाज करा दिए हैं। यहाँ लगाने का तरीका भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो उसे रिपीट करना, मतलब उसको पूरा डिटेल में सीखने के लिए आपको वहाँ पर मैंने 9 आवर्स दिए हैं और उसमें से लगा लो 4 to 5 आवर्स मैंने सिर्फ फॉर्मूलाज को समझाने, 5-6 आवर्स लगा लो मैंने फॉर्मूलाज को समझाने में लगाया है। तो इतना डिटेल में करा रखा है, तो वो वहाँ ज़रूर देखें, बिकॉज़ वहाँ लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने एक्सेल में ऑलरेडी कर रखी होंगी, तो मुझे सिर्फ आपको तरीके बताने के तरीके ये होने वाले हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको आ जानी चाहिए, नहीं आती हैं तो आप वो चेकआउट करें। वो 4 to 5 आवर्स ज़रूर लगेंगे, लेकिन आपका काम बन जाएगा। ई डेट का हम करने वाले हैं, तो इक्वल्स टू ई डेट। ई डेट का मतलब होता है एंड डेट। कोई भी डेट है और उसमें कोई मंथ ऐड करने तो आप वो कर सकते हो। डेट हमारे पास ऑर्डर डेट है, तो हमने लिया, टैब किया, कॉमा किया, उसके बाद क्वांटिटी हम ऐड करना चाहते हैं तो हमने टैब कर दी, पैरेंथेसिस ऑफ कर दिया, एंटर कर दिया। तो हमारे पास ई डेट हमारे पास क्यों नहीं आई? यहाँ पर हमारे पास ई डेट में
एक्सेसरी टैबलेट ई डेट, यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा। एक बार के लिए मैं इसे डिलीट करती हूँ, मुझे यहाँ से डिलीट करने चाहिए थे, वो तब डेटा मॉडल में से डिलीट होता। मेरी गलती यही होगी कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे कॉलम 1 न्यू कॉलम हम करते हैं, 1 सेकेंड के लिए न्यू कॉलम हम करेंगे एंड करेंगे, तो कॉलम यहाँ पे आया, ये आ गया। अब हम इसे डिलीट करेंगे, तो ये नहीं जा रहा है, बट चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ई डेट यहाँ पर करके बताती हूँ, आपको बात तो समझ आ जाएगी। बात ये है कि यहाँ पे मान लीजिए मैं आज की एक डेट ले लेती हूँ और मुझे यहाँ पे 10 मंथ्स उसमें ऐड करने हैं। तो ई डेट कैसे काम करती है, ई डेट टैब, उसके बाद स्टार्ट डेट लोगे, कॉमा, उसके बाद आप मंथ्स लोगे, एंटर करोगे तो उसके आगे की डेट आपके पास आ जाएगी। ये अभी फॉर्मेट में नहीं है तो इसलिए आप यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास 10 मंथ्स ऐड होके आ गया। मेरे को 5 मंथ्स ऐड करना था, हम ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी ई डेट आ जाती है, विच इज़ ई डेट। अब हमें एंड ऑफ मंथ निकालना है, जो कि हमारा यहाँ पे भी है या नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमने न्यू कॉलम लिया एंड यहाँ पर 1 सेकेंड, न्यू कॉलम लिया एंड यहाँ पे एंड ऑफ मंथ भी है, एंड ऑफ क्वार्टर भी है, एंड ऑफ ईयर भी है। हमारे एक्सेल में हमें एक एंड ऑफ मंथ ही मिलता है। तो एंड ऑफ मंथ कैसे निकलता है, जैसे मान लो मैं सेम ही डेटा यहाँ पे लेती हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करती हूँ एंड एंड ऑफ मंथ से उसका आंसर निकालती हूँ। एंड ऑफ मंथ टैब करेंगे, सेम तरीका है, हम स्टार्ट डेट लेंगे, उसके बाद हम मंथ्स लेंगे एंड एंटर कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर तो आ गया, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डेट तो आपकी ड्यू डेट 11 है, लेकिन वो कौन से मंथ में फॉल कर रही है, 10, और 10th मंथ का सबसे लास्ट डेट क्या होता है, 31। तो ये हर मंथ का लास्ट डेट देता है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला लगाते हैं और निकालते हैं, दैट इज़ योर ई डेट फार्मूला। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़े बहुत ही हम लोगों ने डेट एंड टाइम वाले फॉर्मूलाज देखे हैं, और जो मेन थे वो हम लोग अपने वहाँ से कर सकते हैं जहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया था, वहाँ पे डेट एंड टाइम का काफ़ी ज़्यादा रोल था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डेट एंड टाइम वाली सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अपना डैक्स फॉर्मूलाज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। देखिए जितना भी बेसिक में डैक्स फॉर्मूला है ना, मैं आपको प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा एक्सेल फार्मूला वाला ज़रूर देखें। वहाँ पे मैंने 6 आवर्स लगा के 5 आवर्स लगा के पूरा बेसिक क्लियर किया हुआ है, जो यहाँ क्लियर करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज बेसिक उतना हम नहीं जा सकते। यहाँ एक अजम्पशन के साथ चला जा सकता है। यहाँ मैं आपको थोड़ा डायरेक्टली बता सकती हूँ, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे सकती हूँ, बिकॉज बहुत बेसिक है। अभी आगे एडवांस और भी फॉर्मूलाज आने हैं, तो इसीलिए पहले आप वो वाला कवर कर लीजिए। जैसे ही बिगनर लेवल कंप्लीट हो जाएगा, जब भी भगवान की दया से अगर हमने चाहा तो हमें आगे अगर हम एडवांस वाला लेवल लेकर आते हैं, एडवांस वाला वीडियो अगर पार्ट 2 का इतना डिमांड रहा तो हम डेफिनेटली आते हैं, तो हम यहाँ पे वो वाले फॉर्मूलाज करेंगे जो वहाँ पे नहीं हैं। बात करूं तो यहाँ पर मैकेनिज़्म जब हमने शुरुआत की थी इस पावर बीआई ट्यूटोरियल की, तो हम यहाँ लेकर चल रहे थे कि हमने लोडिंग सीखेंगे, हम ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, हम रिलेशनशिप सीखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, रिलेशनशिप, एंड उसके बाद हम डैक्स फार्मूला सीखेंगे, एंड उसके बाद हम डैशबोर्ड सीखेंगे। हमने डैशबोर्ड भी सीखा, हमने डैक्स भी सीखा। डैक्स हमने कम सीखा, मैं खुद कह रही हूँ मैंने कम सिखाया अभी। रिलेशनशिप हमने कम्प्लीटली बहुत अच्छे से सीखा, ट्रांसफॉर्मेशन तो कंप्लीट कर लिया, लोड हमने बहुत अच्छे से कर लिया। तो अभी आपने क्या करना है, पहले इन सब की पूरी प्रैक्टिस करनी है, आपने अपने बिगनर लेवल को कंप्लीट करना है, एंड उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। व्हेन इट कम्स टू द लाइव में हम बिगनर टू एडवांस कंप्लीट करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरा एक ही बारी में, आप सोच के देखो, जो लोग कहते हैं कि 2 घंटे में पावर बीआई, 2 दिन में पावर बीआई, क्या हो सकता है। हमने अभी, मैं कह रही हूँ कि बेसिक टच किए हैं सारी चीज़ें, अभी तो पूरा डिटेल में किया भी नहीं है। तो पावर बीआई काफ़ी अच्छा खासा टूल है, एंड वो 2 दिन में जितनी भी चीज़ें आप सुनते हो ना, 2 दिन वाली कंप्लीट नहीं होती हैं, ठीक है। तो उन पे विश्वास बिल्कुल ना करें, एंड इसके अंदर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ लें। मैंने मैंने इनिशियली ये आपको बोला था कि लास्ट में एक और हम लोग डैशबोर्ड बनाएंगे, लेकिन वो फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम लोगों ने अभी हमने पैरामीटर्स नहीं किए हैं, टूल टिप्स वगैरह अभी हमने कुछ पैरामीटर्स नहीं किए हैं, ठीक है। पैरामीटर्स जो आते हैं, जो अलग से फीचर्स आते हैं, लेट मी जस्ट शो इट टू यू, एंड ये आपका पावर बीआई है। तो इसके अंदर हमारे पास देखो न्यू कैलकुलेशन एंड ये सब इंसर्ट में आपके पास इस तरीके से Q&A के इन्फ्लुएंसर, एंड साथ ही साथ में आपको यहाँ पर टूल टिप, डेटा ड्रिल थ्रू करना, एंड साथ ही साथ में हमने यहाँ पर जैसे
टूल टिप हो गया, इस तरीके से अलग अलग चीज़ें और आती हैं जो हमने अभी नहीं करी हैं क्योंकि वो सारा एडवांस में जाएगा। आप पहले इन सब की पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि ये आपको बहुत ही यूज़फुल रहा है, आपने काफ़ी अच्छे से सीखा है, तो प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, मेरे को एक लास्ट में ये कराना था कि आपको फ़ाइल कैसे मिलेंगी, तो मैं आपको ये पूरा फ़ाइल का ज़रूर करा देती हूँ कि चलें हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं फ़ाइल के लिए। एंड हम यहाँ पे जाएंगे एंड ये लेंगे एंड अकाउंट्स एक्सपर्ट। आप ऐप के थ्रू भी जा सकते हो, मैं यहाँ वेबसाइट के थ्रू दिखा रही हूँ, accountsexpertapp.com। तो आप यहाँ जाएंगे एंड अबाउट आवर कोर्सेज़ में जा सकते हैं और कोर्सेज़ में जाकर यहाँ फ्री कंटेंट में जाएंगे, फ्री कंटेंट में, फ्री मटेरियल में, व्यू कंटेंट में जाएंगे। अभी यहाँ पर एक्सेल का है, पावर बीआई का है और ये है पावर बीआई में जाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने जो पुराना एक डैशबोर्ड बनवाया था, ये ज़ेप्टो वर्सेस ब्लैंकेट, तो यहाँ पे वो आ रहा है। नेक्स्ट जो फोल्डर आपको मैं अभी एक फ़ोल्डर और बना दूँगी उसमें, जिसमें क्योंकि अभी तो डेटा हमारा सारा हमारे पास है, इसको कलेक्ट करके हमें अपलोड भी करना होगा, तो मैं इसको अपलोड यहाँ पर कर दूँगी। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कैसे मिला? आप ऐप पर जाओ, चाहे आप वेबसाइट पे जाओ, फ्री कंटेंट में जाओ, फ्री कंटेंट में जाने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा। व्यू कंटेंट में जाओ, व्यू कंटेंट में जाने के बाद पावर बीआई को आप यहाँ से देख सकते हो। अच्छा, अगर आप मेरे साथ लाइव में जुड़ना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, बस जैसे ही आप वेबसाइट पे जा रहे हो, वेबसाइट पे चले जाओ, ऐप पे जाना है, ऐप पे चले जाओ। यहाँ से डेटा एनालिटिक्स पे जा सकते हो। डेटा एनालिटिक्स पे आपको एक्सेल का लाइव कोर्स भी मिल जाता है और पावर बीआई का भी लाइव कोर्स मिल जाता है। व्यू डिटेल्स पे चले जाओ, यहाँ पर आपको मेरा इंट्रो मिल जाएगा और नीचे ये पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, जिसे आप चेकआउट कर सकते हो कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इससे ज़्यादा ही पढ़ते हैं, जो लिखा हुआ है वो होता है, हम अपनी पेस के अकॉर्डिंग चलते हैं। एंड उसके बाद आप इसे परचेज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको गूगल मीट का लिंक मिलेगा डेली बेसिस पे, और आपकी क्लासेस हुआ करेंगी मंडे टू फ्राइडे एंड डेली बेसिस पे आपको डेटा मिलेगा, डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जल्दी से जाइए, चेकआउट कीजिए। अच्छा, सेल भी चल रही होती है, मुझे अभी अनअवेयर, अभी तो नहीं चलता हुआ दिख रहा मुझे, या मुझे चेकआउट करना पड़ेगा। तो हाँ, आप उसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलें अब देखें, ये हमारे ऑल कोर्सेज़ हैं, आप उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो देखें, बहुत मेहनत करी है आप तक ये सब कुछ डिलीवर करने के लिए, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, है ना। एंड चलें फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी तरीके से आप पावर बीआई सीखते रहें एंड हमारे साथ जुड़े रहें। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।